एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको शेनवू कॉन्टिनेंट का मैप, जहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे राज होते हैं जिसको आप आराम से देख सकते हैं। मैं इसको लगा दूं क्योंकि बताने में बहुत टाइम जाएगा। और तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं एक फाइट को। एक लड़का टैंग यून जीत जाता है और वहाँ पे अनाउंस होता है टैंग यून ने मैच को जीत लिया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो लड़का टैंग यून है यही अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर है, बोले तो हीरो है। और हमें दिखाते हैं टैंग यून ने उसको हरा के उसके ऊपर लात रखी होता है सर पे। और तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। टैंग यून बहुत घबराया हुआ होता है और वो घबराते हुए अपने आप को देखता है और कहता है मेरी मार्शल स्पिरिट अवेकन होने में फेल हो गई है। इस चीज को फील करने के बाद में टैंग यून सदमे में चला जाता है। वो अपने ही ख्यालों में डूबने लगता है और डूबते हुए सोचता है मैं कैसे तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, अब मैं इस रास्ते में गहराई में जा रहा हूँ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं टैंग यून वहाँ पे बेचारा डूबता चला जाता है। और जब लोग देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पीड अवेकन नहीं हो पाई है, तो जैसे जमाने की आदत होती है जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो बहुत सुनाते हैं, तो वही हाल होता है यहाँ पे भी। टैंग यून को सब लोग सुना रहे होते हैं बातें। कोई कहता है उन्होंने उसे ट्रेन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए, लेकिन देखो रिजल्ट क्या निकला, मार्शल आर्ट सब बर्बाद हो गई। उसी भीड़ में कोई दूसरा कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ जो हुआ था और हमें 1000 साल में एक बार मार्शल आर्ट जीनियस के बारे में बताएं। फिर तीसरा कहता है मार्शल आर्ट जीनियस, मूर्खों वाली बातें मत करो, उसने अगर हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हम पहले ही शायद अवेक कर चुके होते। तभी एक और लड़का खूब तेज चिल्ला के बोलता है हमें रिसोर्सेज वापस दें जो हमारे हैं, जो आपके ऊपर खर्च हुए हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको हमारा मेन हीरो टैंग यून, बेचारा वो बहुत ही ज्यादा इन लोग की बात सुनने के बाद में और टूट जाता है और वहाँ पे सर झुका के आगे की ओर जा रहा होता है। भीड़ की ये सब बातें सुनने के बाद में एक एल्डर खूब तेज चिल्ला के कहते हैं क्या आपके पास अभी भी वापस आने के लिए कोई चेहरा है? टैंग यू जुआनफू में आपके जैसा कोई चेहरा नहीं है, तो तुरंत अपनी पैकिंग करें और यहाँ से बाहर निकल जाओ। सभी लोग टैंग यून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं। तभी उतने में एक खूबसूरत बहुत प्यारी बलून वाली लड़की आती है जो टैंग यून के आगे आ जाती है और उन सब से कहती है तुम सभी लोग रुक जाओ। गाइस सच बताऊं तो इसका फिगर एकदम मॉडल के तरीके है, बिल्कुल प्योर मॉडल है ये। जितनी भी मांगा मैंने अभी तक करी है सबसे सुंदर लड़की मेरे को यही लगी है। इसके पास सब कुछ भर भर के दिया है आर्टिस्ट ने। फिर वो आगे आने के बाद कहती है एल्डर प्लीज टैंग यून को एक बार और मौका दीजिए, मैं उन्हें फिर से प्रिपेयर करने के लिए कल मार्शल सोल सेरेमनी में ले जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी साइड दिखाते हैं टैंग यून को, बेचारा वो पीछे सबकी बातें सुन के घबरा रहा होता है। इस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तभी उतने में वहाँ भीड़ से कोई कहता है बिल्कुल नहीं, टैंग यून अब बेकार है क्योंकि आप दोनों एक साथ अवेक हुए हैं। लेकिन क्या होगा यदि आपने एक छोटी सी गलती की है जिसके कारण आपकी चेतना अवेक होने के बजाय वहीं पे रुक गई है। भीड़ में उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साने के साथ अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहती है अगर एल्डर सहमत नहीं है मैं क्वीन लाविन उसका साथ छोड़ दूंगी। और तो और अगर यह टैंग परिवार के लिए नहीं होता तो जियानफू के पास होता। तभी एल्डर उनकी ये बातें सुनने के बाद में गुस्सा के कहते हैं बस बहुत हुआ। फिर एल्डर उस लड़की से कहते हैं आप दोनों कल बिना किसी देरी के सेरेमनी को अटेंड करेंगे। फिर कहते हैं लेकिन इसे दिमाग में रखें आज से स्टार्ट हो रहा है, मैं टैंग फैमिली के लिए कुछ भी एहसान मंद नहीं हूँ और फिर जो हुआ है उसका कभी मेंशन नहीं किया जाएगा। वहाँ उन सब की ये सारी बातें सुनने के बाद में टैंग यून बेचारा बहुत उदास हो जाता है और उस लड़की से बोलता है लाओयिन मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए लेकिन आप मेरे लिए आगे खड़े हैं आज। फिर सीन चेंज होता है दोस्तों और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे एनलाइनमेंट प्लेटफॉर्म। और दोस्तों ये जगह वो होती है जहाँ पे इन दोनों की सेरेमनी होने वाली होती है मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की। और फिर दोस्तों में अगला दिन दिखाते हैं वहाँ पे खूब ढेर सारे जितने भी सेट के डिसाइपल्स होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक बात करता है, वो कहता है ये दो लोग कौन हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं? दूसरा आदमी उनकी तरफ उंगली से इशारा देते हुए कहता है इसके बारे में आप कभी नहीं जानते हैं? टैंग यून एक पुराना मार्शल आर्ट जीनियस जो कभी हमारे जियानफू से संबंधित थे लेकिन अब फिर बताता है वह अब हार गया है और सिस्टर यिन की फैमिली की एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसने उन्हें री अवेक करने के लिए फिर से एक बार आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया है। कितनी शर्म की बात है। और तभी दोस्तों वहाँ पे दिखाते हैं एक लड़का जो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में दो लड़कियों के साथ खड़ा हुआ होता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार टैंग यून आपने मुझे इस पल के लिए बहुत वेट कराया है, 3 साल पहले का बदला आज खत्म होने का समय आ गया है। और गाइस ये कहने के साथ में जो छोटी लड़की होती है उसके कांधे में वो गुस्से में जोर से दबा रहा होता है जिससे कि उस लड़की को बहुत दर्द होता है। फिर सीन हमारा मेन हीरो पे आ जाता है। हमें दिखाते हैं अपना टैंग यून और मिस लाओयिन दोनों बैठे हुए कल्टीवेशन के लिए बैठे होते हैं अपनी स्पिरिचुअल मार्शल स्पिरिट को अवेक करने के लिए। तभी टैंग यून कहता है लाओयिन और लाओयिन को दिखाते हैं कि वो स्माइल कर रही होती है और टैंग यून बोलता है आज तक आपने जितना भी मेरा साथ दिया मेरे को प्रोटेक्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये कहने के साथ में वो दोनों ध्यान लगाने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है तभी उसको अपने एल्डर की बात याद आती है
वो टैंगुन को बताते हैं आपको 2 व्यक्तियों के एक साथ अवेक होने की संभावनाओं के बारे में अवेयर होना चाहिए। आप लाओइन को अवेक होने से रोकेंगे। एल्डर की ये बात सुनने के बाद में टैंगुन बेचारा बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। फिर एल्डर उससे बोलते हैं मैं उसे विश्वास नहीं दिला सकता। यदि तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो कल सुबह अवेकन की जगह से वहाँ से चले जाना और उस मौके को अपने दम पर छोड़ देना, या आपके लिए स्वॉर्ड हाउस के रिसोर्सेज को वर्षों से बर्बाद करने के लिए एक भुगतान का समय है। फिर हमको दिखाते हैं टैंगुन मेडिटेशन करते हुए सोचता है आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं इससे अभी बाहर हो जाऊंगा। और तभी ये सोचने के साथ में टैंगुन अपनी आंख खोलता है और आंख खोलने के बाद सोचता है मुझे आखिरी बार तुम्हारी रक्षा करने दो लाओइन। और तभी हमें दिखाते हैं ये कहने के साथ में वो लाओइन की तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है ठीक है गुड बाय। और ये कहने के साथ में टैंगुन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और एल्डर के बगल से निकलते हुए कहता है एल्डर इस चीज के बारे में सबको बता दें। एल्डर मुस्कुराते हुए बोलते हैं आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और वहीं पे अपना हीरो टैंगुन बेचारा शांति से वहाँ से जा रहा होता है। जब वो उस ग्राउंड की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी आसपास के लोग चिल्ला के कहते हैं क्विंगलिंग जियानफू का आउटर डिसाइपर टैंगुन इतना मूर्ख है कि वह अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन नहीं कर सकता। फिर उसी भीड़ में दूसरा कहता है अब से आपको जियानफू से निकाल दिया जाएगा और आपको वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सब की ये सब बातें सुनने के बाद में टैंगुन बेचारा सर झुका के चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि ये सब बातें तो एल्डर ने उससे कही होती जो किसी को बता नहीं सकता। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे खूब बड़बड़ा रहे होते बुरी तरीके से। तभी कोई कहता है तुम इतने जीनियस हो बस इतना ही कर पाए। दूसरा कहता है यही तो इसी लायक है ये। कोई और कहता है तुम वापस चले जाओ। फिर कोई कहता है इस दुनिया में केवल ताकतवर ही जी सकता है, आप जैसा कमजोर नहीं। अगर तुम हार मान गए हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। फिर कोई और कहता है तुम बस एक कचड़ा हो, तुम अपनी मार्शल स्पीड तक अवेक नहीं कर सके, तुम कचड़े जरा कुछ नहीं हो। और सब लोग उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं टैंगुन बेचारा उन लोग के बीच में से चुपचाप एकदम शांति से निकल के जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल चिल्ला के बोलता है अरे वहाँ देखो। और ये कहते हैं बहुत शॉक्ड होता है। दूसरा कहता है वहाँ पे क्या हुआ है। और गाइस हमें दिखाते हैं टैंगुन भी वहाँ पे देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी कोई चिल्ला के बताता है सिस्टर क्वीन अवेक हो गई हैं, उनके पास एक आइस फिनिक्स की पावर है। और तभी बताया जाता है द आइस फिनिक्स मार्शल स्पिरिट, यह बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल स्पिरिट है। और गाइस हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक आइस फिनिक्स सिस्टर क्वीन के ऊपर से निकल के बाहर निकल रही होती है, जो उनकी मार्शल स्पिरिट होती है। इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो टैंगुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर अपने मन में कहता है कांग्रेचुलेशंस लाओइन, आखिरकार तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है। तभी दोस्तों में दिखाते हैं टैंगुन को वो बहुत ज्यादा ही अपने अंदर से उदास होता है और अपने मन में रोते हुए सोचता है क्यों मैं अकेला क्यों जो अपनी एक मार्शल स्पिरिट को अवेक नहीं कर सकता। वो ये चीज सोच के अपने मन में उदास होता है। तभी उतने में उसके पीछे एक हाथ आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। टैंगुन उस अटैक को सेंस कर लेता है और उसकी तरफ देखता है। और तभी दोस्तों जैसे ही देखता है कि वो अटैक करने वाला है उतने में टैंगुन उस अटैक से डॉज कर लेता है। और गाइस हमें दिखाते हैं ये वही आदमी होता है जो 2 लड़कियों को लेकर अपने साथ खड़ा हुआ था। टैंगुन उसको देखते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का टैंगुन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है धत तेरे की, तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो यार। फिर कहता है आपको जियानफू से निकाल दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको किसी की आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में टैंगुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर उससे कहता है सच बताओ तुम किस पर भौंक रहे हो या तुम किसके बल पर इतना ज्यादा उछल रहे हो। कमजोर लड़के मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं जा रहा हूँ या नहीं, और अब जब मैं जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद में टैंगुन वहाँ से पलट जाता है जाने के लिए। तभी वो लड़का बोलता है तुम लूजर, आपको लगता है कि यह 3 साल पहले की बात है। और तभी टैंगुन पलटता है उसकी तरफ और उससे कहता है वो कितना समय बिताती है अगर मैं ऐसा कहूँ कि लाओइन सच में बहुत बड़ी अंधी हो गई है। और गाइस ये कहने के साथ में ही वो लड़का उछलता है टैंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी उससे कहता है आपको लाओइन को छोड़ देना चाहिए ताकि मैं उसके साथ मजे कर सकूं, बस मुझे दे दो, तुम्हारे पास क्या है। उसकी ये बात सुनने के बाद में टैंगुन गुस्से में कहता है तुम बदतमीज भाड़ में जाओ। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है मार्शल स्पिरिट डिटेक्टेड सर्पेंट शैडो, क्या आप इस मार्शल स्पिरिट को कॉपी करना चाहते हैं, यस या नो। उसके मन में जैसे ही वो सवाल आ रहा होता है उसको देख रहा, तभी उतने में ही वो लड़का उसके मुंह के पास ले आता अपने घूंसे को और टैंगुन उस घूंसे को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद गुस्से में कहता है ओए तुम ये सब बातें तुम किससे कह रहे थे। और ये कहने के साथ में ही टैंगुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका एक इविल फेस दिखाया जाता है। उसको इतने ज्यादा गुस्से में देखने के बाद में वो जो लड़का होता है वो घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ में। फिर कहता है
जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मेरे विरोधी होने के लायक हो। वो ये बात बोल ही रहा होता, तभी उतने में दोस्तों दिखाते हैं टांग यून ने उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उतने में वो जो लड़का होता है उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे जाके जंप करके खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होने के बाद बोलता है, तो क्या हुआ अगर आपकी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है, लेकिन आज का समय मार्शल स्पिरिट का है। और फिर हमको दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ में वो जो लड़का होता है अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिव करने लगता है और कहता है मार्शल स्पिरिट रिलीज। और हमें दिखाते हैं उसके चारों तरफ से एक स्नेक टैग मार्शल स्पिरिट निकलना स्टार्ट हो जाती है। टांग यून उसकी इस मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद में हंसने लगता है मार्शल स्पिरिट, और उसके बाद कहता है, मुझे आश्चर्य है आपके पास ये वाली मार्शल स्पिरिट है। और गाइस ये कहने के साथ में ही टांग यून ने जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है उसको कॉपी कर लेता है और वो भी उसी तरह से वही मार्शल स्पिरिट निकालता है, लेकिन बस इसका कलर अलग होता है, ये पर्पल कलर की होती है। और टांग यून हंस रहा होता है उसको देख के। सारे लोग उसकी मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, वो तो टांग यून है, क्या वो अवेक हो गया था? और तभी गाइस हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देते हैं अटैक करने के लिए, जो कि एक दूसरे की मार्शल स्पिरिट को टच करते हुए एक दूसरे के ऊपर जा रही होती है। और हमें दिखाते हैं जो टांग यून की पर्पल कलर वाली स्नेक मार्शल स्पिरिट होती है वो उस लड़के के एकदम करीब आ जाती है और उसके करीब आने के बाद में वह सीधे उसके ऊपर जाके लड़ती है, बूम। और वो लड़का चिल्लाता है आ, और वहीं चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ उस लड़के की मार्शल स्पिरिट टांग यून की तरफ आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए, लेकिन अपना हीरो टांग यून उसका मार्शल आर्ट बहुत मजबूत होता है, जिस कारण से कि वो अपनी यिंग यांग मार्शल आर्ट को यूज करते हुए जो उसकी स्पिरिट होती है उसको घुमाना शुरू कर देता है। और लास्ट में दिखाते हैं हमको वो उसकी मार्शल स्पिरिट को वहीं पे अपने हाथों से दबा के खत्म कर देता है। वो लड़का उसी घायल हालात में खड़ा होता है और टांग यून से गुस्साते हुए कहता है, तुम मेरे जैसे मार्शल स्पिरिट को कैसे अवेक कर सकते हो? तुम्हारी और मेरी मार्शल स्पिरिट एक जैसे कैसे है? उसकी ये बात सुनने के बाद में टांग यून उसकी मौज लेते हुए कहता है, तुम्हारे और एक कुत्ते के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम हो, ये तो सबको पता है। मेरी मार्शल स्पिरिट तुमसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहने के बाद हमको दिखाते हैं टांग यून भी बेचारा अंदर से खुद शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे खुद नहीं मालूम होता है। और तभी वो अपने आप को चेक करते हुए बोलता है, मेरे सिर में एक आवाज आई थी। टांग यून की ये बात सुनने के बाद मुझे लड़का होता है वो गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, एक बार फिर सबके सामने मुझे इस लड़के ने अपमानित करने की हिम्मत कैसे करी? और ये कहने के बाद में वो जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है वो उसे अपनी हाई लेवल तक चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और चिल्ला के कहता है, अनफॉरगिवेबल। और गुस्से में टांग यून से चिल्ला के कहता है, तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ तुम। टांग यून उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपके दिल में किसी के लिए सामने खड़े होने की इच्छा बहुत कम है, तुम मुझे इस तरह से नहीं हरा सकते हो। और तभी में दिखाते हैं टांग यून के आंख के सामने से एक स्पिरिचुअल पावर उड़ के जाती है। और फिर गाइस हमको पता चलता है ये जो स्पिरिचुअल पावर होती है ये आइस फिनिश की पावर होती है, जो कि सीधे टांग यून के आगे से निकल के जाती है। और टांग यून और वो लड़का देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस हमें पता चलता है जैसे वो उड़ के उसके पास से निकल के जाती है उस लड़के के सामने से, वो लड़का उसी बर्फ में चिल्लाते हुए फ्रीज हो जाता है, बर्फ में जम चुका होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है लाओ यिन वहाँ पे आ जाती है और उस लड़के के सामने खड़े होके कहती है, तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली है, अब शांत हो जाओ। और ये कहने के बाद में लाओ यिन उसकी बर्फ को हटा देती है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही उसकी बर्फ हटती है वो लड़का वहीं जमीन पे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। तभी टांग यून लाओ यिन को देखने के बाद में कहता है, लाओ यिन तुम? फिर ये कहने के बाद में टांग यून लाओ यिन के पास में आ जाता है। लाओ यिन के पास में आके कहता है, लाओ यिन क्या तुम ठीक हो? और लाओ यिन गुस्से में पलट जाती है उससे, और जब पलटती है उसको देखने के लिए तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होती है उससे। उसको इस तरह से गुस्से में देखने के बाद में टांग यून बहुत ज्यादा ही घबराने लगता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि लाओ यिन ने गुस्से में आने के बाद में अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और तलवार बाहर निकालने के बाद कहती है, दूर रहो तुम मुझसे कमीने इंसान। और गाइस इन दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लाओ यिन टांग यून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, तुम झूठे कहीं के, क्या तुम मुझे पीछे छोड़ने का इरादा रखते हो? और हमें दिखाया जाता है लाओ यिन ने अपनी तलवार से एक स्लैश लगा दिया होता है, जिसको बड़ी मुश्किल से टांग यून डॉज करते हुए कहता है, लाओ यिन ये बस एक गलत फहमी है, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन दूसरी साइड दोस्तों को दिखाया जाता है लाओ यिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तभी वो टांग यून के ऊपर एक और अटैक करने के लिए अपनी तलवार को उठा लेती है। और तभी टांग यून से कहती है, तुम भाड़ में जाओ। और ये कहने के बाद में दोस्तों लाओ यिन फिर से एक स्लैश लगा देती है, जिसको बड़ी मुश्किल से टांग यून फिर से डॉज करते हुए लाओ यिन से कहता है, मेरी बात तो सुनो पहले। और ऐसे ही दोस्तों हमको दिखाते हैं लाओ यिन बार बार टांग यून के ऊपर अटैक कर रही होती है
और टेंगुन बड़ी मुश्किल से बार बार उसको डॉज कर रहा होता है। वो अटैक करती है, टेंगुन डॉज करता है। और दोस्तों सच में इतने गुस्से वाली बीबी तो भैया क्या बताएं। हाँ दोस्तों, ये इसकी वाइफ है। और तभी उतने में दिखाया जाता है लाओयिन ने एकदम से एक खतरनाक स्लैश टेंगुन के ऊपर लगा दिया होता है। टेंगुन उसके स्लैश से एकदम करीब से बचता है और अपने मन में सोचता है ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो इस कारण से मैं केवल अपनी पुराने मेथड का यूज कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ में ही हमको दिखाया जाता है टेंगुन वहाँ पे लाओयिन की तरफ उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है लाओयिन मुझे माफ कर देना ऐसा करने के लिए। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है टेंगुन ने उसको धक्का देके वहीं जमीन पे गिरा दिया होता है और साथ में ही उसके दोनों हाथों को ब्लॉक कर लिया होता है, मतलब पकड़ लिया होता है, जिस चीज से टेंगुन वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है। फिर हमको पूरा सीन दिखाया जाता है कि लाओयिन क्यों शर्मा रही होती है। टेंगुन लाओयिन के ऊपर बुरी तरह से चढ़ा हुआ होता है और चढ़ने के साथ में उसके दोनों हाथों को पकड़े होता है। जब टेंगुन उसके हाथों को पकड़े होता है तभी उसका सिस्टम एकदम से अपेयर होता है और उसको बताता है मार्शल स्पिरिट कर्व आइस का पता चला है, क्या तुम इसको कॉपी करना चाहोगे। इस चीज को सुनने के बाद में तो टेंगुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी अपने हाथों को देखते हुए मन में हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं किसी के भी संपर्क में आने के बाद में उसके मार्शल स्पिरिट की कॉपी कर सकता हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है टेंगुन ये बोलने के साथ में ही अपने सिस्टम को बोलता है कॉपी, और ये कहने के साथ में ही उसके हाथों में एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है उसने लाओयिन के छाती के ऊपर हाथ रख दिया होता है उसकी मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए। तभी वहाँ पे एक सिस्टम विंडो अपेयर होता है जिसमें उसको बताया जाता है मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए टारगेट का मूड वैल्यू रखता है और इस समय उसका मूड बहुत खराब है, जिस कारण से आप उसके मार्शल स्पिरिट की कॉपी नहीं कर सकते हैं। टेंगुन अपने सिस्टम विंडो की इस बात को सुनने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है ये क्या है, मूड वैल्यू, ये सब क्या है। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं जो लाओयिन होती है वो ब्लश कर रही होती है और फिर वो ब्लश करने के साथ में वहाँ पे चिल्ला रही होती है आह छोड़ दो मुझे। और इसी के साथ में ही टेंगुन का दूसरी बार सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है मूड वैल्यू 100% तक पहुँच गया है, मार्शल स्पिरिट कॉपी सक्सेसफुल। और हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि टेंगुन ने जिस जगह पे हाथ रखा होता है उस कारण से लाओयिन का मूड बन जाता है, जिस चीज से वो कॉपी कर पाया। जब लाओयिन देखती है कि टेंगुन अपना हाथ हटाने को तैयार ही नहीं है तभी लाओयिन कहती है टेंगुन तुम ये क्या कर रहे हो। फिर टेंगुन देखता है कि उसने धोखे से कॉपी करने के चक्कर में लाओयिन के बलून को पकड़े होता है और फिर लाओयिन कहती है क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा सकते हो। जब टेंगुन ये देखता है कि उसने अपना हाथ गलत जगह रखा होता है तभी एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाते हैं दोनों एकदम से वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। और तभी टेंगुन लाओयिन से कहता है अरे क्या अब आप शांत हैं। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है लाओयिन को। लाओयिन वहाँ पे ब्लश करते हुए शर्माते हुए कहती है अब मैं शांत हूँ। और फिर लाओयिन कहती है हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शांत हूँ। और लाओयिन के दिखाते हैं ये बोलने के साथ में ब्लश करते हुए अपने हाथ पे उंगलियों को रगड़ते हुए कहती है इस चीज के बारे में आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में वो और ज्यादा ब्लश करने लगती है और ज्यादा सोचने लगती है, सोचते हुए कहती है और मुझसे आपको शादी करनी होगी। और हमें कुछ समय बाद एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है। और हमें दिखाते हैं टेंगुन वहाँ पे एक चेयर बैठा होता है और लाओयिन उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उससे कहती है तुमने पहले भी बहुत बार मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। भले ही आप बेकार हैं या मार्शल स्पिरिट को अवेक नहीं कर सकते और बद से बदतर आप मेरी फैमिली में शादी कर सकते हैं, फिर आपको कभी भी अकेली चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। टेंगुन लाओयिन की इस तरह की तारीफों को सुनने के बाद में बेचारा सदमे में चला जाता है और अपने मन में सोचता है लाओयिन क्या कहना चाहती है कि मैं बेकार हूँ एकदम। और दोस्तों ऐसी तारीफ तो भगवान किसी को ना दे। टेंगुन अपने आप को संभालते हुए लाओयिन से कहता है चिंता मत करो तुम लाओयिन, मैं तुम्हें फिर भी निराश नहीं करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लाओयिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके हाथ को और जोर से पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है मुझे पता है, लेकिन बस आप याद रखें मेरे दिल में आप हमेशा सबसे बेस्ट रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगी। और ये कहने के साथ में ही लाओयिन को दिखाते हैं वो वहाँ से गेट ओपन करके जाते हुए उससे कहती है टेंगुन मैं अपने पापा को आने के लिए कहूंगी, बस थोड़ी देर के लिए आप यहीं रुकिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में टेंगुन राल टपकाते हुए कहता है ठीक है मैं रुक रहा हूँ। और फिर लाओयिन के जाने के बाद में अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में सक्षम नहीं हो पाया हूँ। इसका ये कारण है कि मैं अन्य लोगों की मार्शल स्पिरिट की कॉपी कर सकता हूँ
और ये कहने के साथ में वो बाहर की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, ये बहुत अजीब बात है, मुझे लाओयिन को इस सीक्रेट पावर के बारे में बताना नहीं चाहिए। टेन्युन ये चीज सोच ही रहा होता है, तभी उतने में दोबारा उस गेट से आवाज आती है, टेन्युन मैं वापस आ गई। टेन्युन उसको देख के उससे कहता है, लाओयिन मेरे फादर इन लॉ कहाँ हैं? क्या वह आपके साथ नहीं आए? उसकी बात सुनने के बाद में लाओयिन उससे कहती है, फादर इन लॉ? अरे हाँ फादर, वो 1 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाते हैं लाओयिन टेन्युन के एकदम पास आ जाती है, क्लोज आ जाती है और उसके आगे झुक के बलून दिखाते हुए उससे कहती है, टेन्युन मुझे अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है। लाओयिन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में टेन्युन तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, लाओयिन तुम इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो मुझसे? टेन्युन ये बोलने के साथ में ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है, हालांकि मैं हमेशा से आपसे प्यार करता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है लाओयिन टेन्युन के और क्लोज आने लगती है और तभी उससे कहती है, तांगयुन जल्दी करो, जल्दी से मेरे को पकड़ लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस चीज को सुनने के बाद में टेन्युन तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है, पकड़ लूं? लेकिन कहाँ पकड़ लूं मैं? जब टेन्युन ने ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं हमको लाओयिन उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में ही अपने बलून के पास लाते हुए कहती है, यहीं पर जल्दी करो, हाँ और मुझे गर्म करने में मदद करो प्लीज। टेन्युन उसकी इस हरकत को देख के थोड़ा घबरा रहा होता है। जब लाओयिन ने उसका हाथ पकड़ा होता है तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है टेन्युन का सिस्टम फिर से अपेयर हो जाता है और उसको बताता है, मार्शल स्पिरिट का पता चला है, एक्वाटिक मून, क्या आप इसकी कॉपी करना चाहेंगे? जब सिस्टम उसको बताती है कि एक्वाटिक मून, इस चीज से टेन्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में बोलता है, क्या एक्वाटिक मून ये आइस फिनिक नहीं है? तो इसका मतलब ये लाओयिन नहीं है। लेकिन जब सामने देखता है टेन्युन तो उसके सामने तो लाओयिन खड़ी होती है। उसको देख के अपने मन में सोचता है, अगर ये लाओयिन नहीं है तो ये कौन है? ये क्वीन हाउस में कैसे एंटर हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं लाओयिन के साथ में कुछ हो गया हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये सोचते हुए खुद में ही शॉक्ड हो रहा होता है। जब टेन्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है लाओयिन को। लाओयिन टेन्युन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीटते हुए कहती है, टेन्युन जल्दी करो, तुम क्या घूर रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इसके नीचे बिल्कुल नेकेड हूँ। जब टेन्युन उसकी नेकेड वाली बात सुनता है बेचारा वो घबराने लगता है और तभी घबराते हुए कहता है, ठीक है मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मदद करने से पहले जब तक मैं दरवाजा बंद कर दूं तुम थोड़ा सा रुक जाओ। टेन्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लाओयिन होती है टेन्युन को दरवाजा बंद करने के लिए जाते हुए देख के इविल स्माइल देने लगती है और अपने मन में सोचती है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसका यूज कर रही हूँ। तुमको टेन्युन अपना असली रूप दिखाना होगा। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं जैसे लाओयिन ये चीज के बारे में सोच ही रही होती है उतने में टेन्युन अपने स्नेक मार्शल स्पिरिट का यूज करके उसके दोनों पैरों को जकड़ लेता है। जिस चीज को फील करने के बाद में लाओयिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब ये क्या हो गया। और इसी के साथ दोस्तों हमको दिखाया जाता है लाओयिन को वो मार्शल स्पिरिट एकदम ऊपर की ओर उठा देती है। जिस चीज को फील करने के साथ में लाओयिन चिल्ला के बोलती है, टेन्युन जल्दी करो, मेरी मदद करो, अचानक से बहुत ढेर सारे सांप आ गए हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में टेन्युन हंसते हुए उससे कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सांप मेरे ही हैं। जब लाओयिन ये चीज सुनती है तो एकदम से सदमे में चली जाती है, शॉक्ड हो जाती है। फिर टेन्युन उसके सामने आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है, हाँ तुमने सही सुना, ये सारे सांप मेरे हैं। टेन्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लाओयिन होती है वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती कि अब क्या बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे रक्षक ही भक्षक निकल आया दोस्तों। फिर हमको दिखाया जाता है टेन्युन उसके सामने आकर गुस्से में उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लाओयिन नहीं हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो या तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? तुमने मेरी लाओयिन के साथ में क्या किया है? टेन्युन की ये बात सुनने के बाद में लाओयिन जो वहाँ ऊपर लटकी होती है वहीं से उससे कहती है, टेन्युन तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं लाओयिन हूँ, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। जब टेन्युन देखता है कि वो सच बताने को तैयार नहीं है तभी टेन्युन अपनी पावर का एक स्लैश आगे की ओर लगा देता है और उससे हंसते हुए कहता है, तो तुम अभी भी मुझे सच नहीं बताना चाहती हो? और स्लैश लगाने के साथ में अपने मन में सोचता है, मैं उसके साथ यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे ढूंढना होगा लाओयिन कहाँ है। और हमको दिखाते हैं टेन्युन ने जो अपनी पावर का यूज किया होता है वो जो स्नेक्स होते हैं उसको और कस कर जकड़ लेते हैं।
दोस्तों हमें पता चलता है जो उसके सांप होते हैं वो उस लड़की के इधर उधर घुसना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चीज से वो जो लाइन होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, वहाँ नहीं, प्लीज वहाँ मत जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा मत करो। और साथ ही दोस्त हमको दिखाते हैं जो उसके बलून का एरिया होता है वो पूरा का पूरा चमकना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसे तंग करते हुए टैन्यून इविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे देखने दो कि तुम सच में कौन हो। अंदर ये सब गेम चल रहा होता है दोस्तों, और हमें दिखाते हैं बाहर का सीन। बाहर लायन अपने फादर के साथ में गैलरी में आगे की ओर बढ़ रही होती है और बढ़ते हुए अपने पापा से बात कर रही होती है और बात करते हुए कहती है, फादर टैन्यून बहुत दयालु है और साथ में साहसी भी है और आपके लिए अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और उनके अंदर जिम्मेदारी उठाने की फीलिंग बहुत ज्यादा है। वह सच में बहुत अच्छा लड़का है। जब फादर अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश देखते हैं तभी वो स्माइल करते हुए कहते हैं, बस आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, आपने हर तरह से बात की है, एक बार मैं उससे बात कर लूंगा तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि वो कैसा है। जब लायन और उसके फादर गेट पे पहुंचते हैं तभी एकदम से आवाजें आ रही होती हैं, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। इन आवाजों को सुनने के बाद में जो उसके फादर और लायन होती हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ये अंदर चल क्या रहा है। और इस चीज को जानने के लिए लायन और उसके फादर वहाँ का गेट खोलते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं दोस्तों तो हमको पता चलता है जो लड़की लायन का रूप बनाकर आई थी वो कोई और नहीं लायन की छोटी बहन होती है और वो टैन्यून के आगे गिड़गिड़ा के कह रही होती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आपको समझने में। और हमको दिखाया जाता है टैन्यून ने उसको बहुत बुरे पोजीशन में एकदम जकड़ के रखा होता है। इस चीज को देखने के बाद में लायन और उसके फादर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ये क्या सीन चल रहा है, तुम्हारी छोटी बहन को ऐसे इसने क्यों पकड़ के रखा है। जब टैन्यून को ये एहसास होता है कि पीछे लायन और उसके फादर इन लॉ आ गए हैं वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है, वो घबरा जाता है और अपने फादर इन लॉ को देखने के बाद में उसके पसीने छूट जाते हैं और घबराते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं, अगर मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अपनी साली से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया तो धत तेरे की ये क्या बेवकूफी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रही। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उस हरकत को देखने के बाद में लायन के जो फादर होते हैं टैन्यून को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाते हैं और टैन्यून वहाँ पे उनके सामने आ जाता है जहाँ पे उनकी फैमिली पूरी बैठी होती है। लेकिन बेचारे टैन्यून का जो मुंह होता है वो बिल्कुल खराब हो चुका होता है क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी होती है। फिर लायन के फादर टैन्यून की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहते हैं, लायन उस आदमी को देखो जिसे तुमने चुना है। और लायन के दिखाते हैं लायन अपने फादर की तरफ देख के हैरानी से उनको कहती है, पापा शायद उन्हें कुछ परेशानी है जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकते। लायन की ये बात सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में एकदम से वहाँ पे अपनी चेयर पे घूंसा मारते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ लायन, उसकी ओर से बोलना बंद करो, उसे अपने लिए बोलने दो। फिर हमें दिखाया जाता है लायन बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और धीरे से उदासी के साथ में टैन्यून की तरफ आते हुए उससे कहती है, टैन्यून अभी लिंगहाओ के साथ में क्या वहाँ पे गलती थी। टैन्यून उसकी ये बात सुनने के बाद में हैरान हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, यह कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, मैं उसके चिल्लाने के बारे में सबको नहीं बता सकता। और तभी लायन से कहता है, वैसे मैं जैसे टैन्यून कुछ बोलने वाला होता है तभी दिखाते हैं लायन की छोटी बहन लिंगुआ वो अपने डैड के पास में उनको पकड़ लेती है और उनके पास में आकर उनके कांधे पे हाथ रख के अपने डैड से कहती है, पापा यह पूरी तरह से मेरी गलती है, मैं टैन्यून के साथ में एक मजाक वाला गेम खेल रही थी, मैंने खुद को लायन के रूप में उसके सामने प्रकट किया, इसलिए। अपनी छोटी बहन लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में लायन जो होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी लिंगुआ के ऊपर चिल्ला के कहती है, तो टैन्यून को ये लगा कि तुम मैं हूँ। लायन की ये बात सुनने के बाद में जो लिंगुआ होती है वो धीरे से अपना सर उठाती है और उसकी आंखें कुछ अलग तरीके से दोस्तों चमक रही होती है और वो एकदम से अपनी सिस्टर से इविल लुक बना के ब्लश करते हुए कहती है, हाँ उसके लिए आप मुझे थैंक यू बोलो, अब मैं यह जानती हूँ आप और टैन्यून उस तरह के रिश्ते में हैं। अपनी छोटी बहन की इस तरह की बात सुनने के बाद में लायन जो होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती, शर्मा जाती है और तभी शर्माते हुए कहती है, लिंगुआ झूठ बोलना बंद करो, टैन्यून और मैं। वो जैसे आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दिखाते हैं उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और तभी अपनी चेयर पे बहुत जोर से हाथ मारते हैं जिसमें से उनकी चेयर में दरार आ जाती है और गुस्से में कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब लड़ाई करना बंद करो तुम लोग। और दोस्तों में दिखाया जाता है
लिंगुआ के जो फादर होते हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपना हाथ मारा होता है उस जगह पे एकदम गड्ढा पड़ जाता है उनके हाथों का, जिस चीज को देखने के बाद में जो उनकी लड़कियां होती हैं वो घबरा जाती हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है लाविन की मदर उसके सामने आ जाती है और लाविन से कहती हैं, बेटी तुम सच में बताओ, क्या तुम तान्युन के साथ में शादी करना चाहती हो? अपनी मदर की ये बात सुनने के बाद में लाविन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। शुरुआत में अगर तान्युन ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और उसकी ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन उसको घूर रही होती है। फिर लाविन कहती है, इसके अलावा मैं सच में उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब तान्युन उसकी ये बात सुनता है तो वो बहुत अंदर से खुश हो जाता है और तभी प्यार से बोलता है, लाविन तुम सच में कितनी अच्छी हो। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों जो उसकी सिस्टर होती है लिंगुआ, वो एकदम से चिल्ला के कहती है, सिस्टर मुझे डर है कि तान्युन मेरा जीजा नहीं हो सकता। इस चीज को सुनने के बाद में तान्युन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी लिंगुआ से कहता है, मिस किन, इस चीज के बारे में आपका कहने का क्या मतलब है? और फिर हमको दिखाया जाता है जो लिंगुआ होती है वो अपने खजाने वाली जगह से एक लेटर को निकाल रही होती है और निकालते हुए कहती है, गोल्डन सिटी के जो लॉर्ड हैं वो आपसे शादी का प्रपोज रखने आए हैं और वे मेरी सिस्टर का हाथ मांग रहे थे। और ये कहने के साथ में ही अपनी तिजोरी में से निकाली गई चिट्ठी को वो वहाँ मेज के ऊपर रख देती है। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ जाता है और उस लेटर को अपने हाथ में उठा लेता है और उठाते हुए कहता है, जिन फैमिली यहाँ की मेन फैमिली और पावरफुल फैमिली है और उन्होंने अब एकदम से स्टेट से जोड़ने की पहल की है। वह मेरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को निगलने के लिए एक पॉलिटिकल मैरिज का यूज करना चाहते हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ के हेड होते हैं वो एकदम से गुस्से में कहते हैं, मेरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का फुटू वॉरियर बैटल स्टेट के साथ दुश्मनी होने का कोई इरादा नहीं है, हम केवल शांति से रहना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद में जो उनकी वाइफ होती है उनसे कहती है, हस्बैंड क्या कोई नई पॉलिसी के साथ हमारा ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट सच में इन मामलों पर अलग रह सकता है? जो वहाँ के हेड होते हैं वो एकदम से गुस्से में कहते हैं, तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? मुझे मत बताओ कि आप क्या चाहती हैं, हमारी बेटी जिन फैमिली के किसी जानवर से शादी करे? तभी उसकी वाइफ कहती है, मैं अपनी बेटी की खुशी का त्याग नहीं करना चाहती, लेकिन अब जब जैसे ही मदर आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दिखाते हैं एकदम से उसकी छोटी बहन टैंगुआ सामने आ जाती है और इविल लुक देते हुए हंसते हुए कहती है, फादर मेरे पास इस संकट से निपटने के लिए हमारे ट्रू मार्शल सेट का एक तरीका है, वैसे अगर देखा जाए तो। और ये कहने के साथ में वो तान्युन की तरफ देख रही होती है और देखते हुए कहती है, किसी को इस काम को करने में अपनी मर्जी दिखानी होगी। वो जैसे ही ये बात बोलते हैं तभी दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे एकदम से सोल्जर के तरीके खड़ा हो जाता है और अपने छाती पे हाथ मारते हुए कहता है, मिस किन अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बस कह दे, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं मना नहीं करूँगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ होती है वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल देने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं जानती थी कि तुम इतने धर्मी हो तो मैं समझती हूँ कि तुम ऐसा करोगे। और तभी में दिखाते हैं टैंगुआ तान्युन की तरफ उंगली से इशारा करके हंसते हुए कहती है, मेरे जीजा होने के संबंध में पहले आओ और पहले पाओ की बात है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लाविन एकदम हैरान हो जाती है। फिर टैंगुआ कहती है, जब तक आप मेरी बहन कुछ ऐसा करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, भले ही वे आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टैंगुआ की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाया जाता है तान्युन को तो एकदम राल चूने लगती बुरी तरीके से और तभी वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत बढ़िया होगा, बताओ मुझे कब कहाँ करना है। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं लाइन को, लाइन भी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। मतलब दोस्तों दोनों तरफ बुरी तरह आग लगी हुई है और वो शर्माते हुए कहती है, लिंगुआ तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सच में बहुत शर्मनाक है, हम शादी से पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब लिंगुआ देखती है कि लोग बेफालतू चीजें सोच रहे हैं तभी वो एकदम से जमीन पे पैर मारती है और तान्युन के आगे एकदम से आके खड़ी हो जाती है और आगे खड़े होके एकदम इविल लुक देते हुए कहती है, तो तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं तोरे को बाजा बाजी नहीं बजाने दूंगी, मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ, तुम लोग किस बारे में सोच रहे हो? अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और तभी वो कहती हैं, शादी करना एक तरीका है, हालांकि तान्युन को आपको समझना होगा। फिलहाल फुटू वॉरिंग टेस्ट में सभी सेक्ट उनके निशाने पर बन गए हैं। अगर मैंने जिन फैमिली के साथ शादी को आगे बढ़ाने दिया तो मेरी ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेक्ट की नींव गायब हो जाएगी। जब लाइन अपनी मदर की ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने एक अपनी मैजिक सील को जगा दिया है, हमें जिन फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
लायन की ये बात सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं अपने मन में कहते हैं, जिन फैमिली डरावनी नहीं है, जिन फैमिली के पीछे वे लोग हैं जिनसे आपको डरना चाहिए। और तभी हमें दिखाते हैं तायिन लायन का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए लायन के फादर की तरफ जाते हुए कहता है, अंकल किन, मैं खतरे के बारे में जानता हूँ लेकिन घबराना नहीं है, मैं किसी को भी लायन को धमकाने नहीं दूंगा। तेंग्युन के इस तरह के मूवमेंट को देखने के बाद में जो लायन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी कहती है, तेंग्युन तुम कितने ग्रेट हो, वाह तुम्हारा अंदाज कितना बढ़िया है। तेंग्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लायन की मदर होती है वो एकदम से उदास होते हुए कहती है, हस्बैंड चूंकि दोनों बच्चे सहमत हैं, हम उन्हें वो क्यों नहीं करने देते जो लिंगवा ने कहा है, तुरंत इनकी शादी करें ताकि हम जिन लॉन्ग की एम्बिशन को दूर कर सके और उन्हें इस मामले को पूरी तरह से त्यागने पर मजबूर कर सके। जैसे उसकी मदर इस चीज के लिए एग्री होती है तभी दिखाते हैं हमको लिंगहुआ को। लिंगहुआ उनके सामने आकर एकदम से खड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम ऐसा नहीं कर सकते, कल मैंने उन्हें बताया कि एल्डर सिस्टर की शादी नहीं हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है तेंग्युन के ऊपर गुस्साते हुए कहती है, तुम बेकार मेंढक, मुझे आपका पीडीए देखने के लिए बाध्य करना, मुझे अपना रवैया ठीक करने दीजिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि लायन से ज्यादा जोशीली तो ये है। और फिर कहती है, अगर आप मेरे ब्रदर इन लॉ बन के रहना चाहते हैं तो आपको अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना होगा, इसके अलावा तुम्हें हमारी फैमिली में शादी करना होगा। लिंगुआ की इस तरह की चबड़ चबड़ की बातें सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी उसके ऊपर एक खींच के तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, जिससे बचने के लिए लिंगुआ अपना हाथ ऊपर कर लेती है। और तभी वो गुस्से में कहती है, तुम बकवास लड़की, मिस्टर टैंग सिर्फ लायन के लिए बहुत पावरफुल लोगों का अपमान करने के लिए तैयार है और तुम अब भी चाहती हो कि वह हमारी फैमिली से शादी कर ले, तुम टैंग से और क्या लेना चाहती हो। लायन की मदर जैसी अपनी छोटी बेटी को मारने वाली होती है तभी दिखाते हैं तेंग्युन को। तेंग्युन एकदम से उनसे कहता है, आंटी अगर मैं लायन से शादी कर सकता हूँ तो मैं आपकी फैमिली में शादी नहीं करूँगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लायन की मदर होती है वो एकदम से रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है लायन और तेंग्युन एक साथ में खड़े होते हैं। और तभी लायन हंसते हुए कहती है, तेंग्युन सच में बहुत बढ़िया है। फिर तेंग्युन को दिखाते हैं, तेंग्युन अपनी साली की तरफ देख के गुस्से में कहता है कि इन फैमिली की दूसरी मिस, मुझे इस साजिश से आपके ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट की रक्षा करने दीजिए, हालांकि आपसे कुछ यहाँ पे मिस हो गया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ कहती है, मिस क्या मिस हो गया मेरे से। फिर हमें दिखाते हैं तेंग्युन उससे बोलता है, आपको केवल अपने ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट की रक्षा के लिए अपनी सिस्टर की खुशी नहीं बेचनी चाहिए। मैं सभी को ये साबित करने के लिए मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में भाग लूंगा कि लायन ने गलत आदमी को नहीं चुना। मैं उसकी खुशी को बिल्कुल भी दाव नहीं लगाऊंगा। तेंग्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लायन के फादर होते हैं वो बहुत जोर से खुश होकर हंसते हुए कहते हैं, बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी ने गलत आदमी को नहीं चुना है। फिर लायन की माँ भी हंसते हुए कहती है, लिंगुआ जब आपका समय आता है तो तेंग्युन सही होता है। इस चीज के बारे में आप पक्का कर लीजिएगा कि आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर पहचानने की आंखें हो और अपनी बहन की तरह एक अच्छा आदमी चुने। अपनी मदर की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं जो लिंगुआ होती है वो अपनी बहन के एकदम पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सिस्टर मेरा मतलब ये नहीं था, हमारे बीच कला पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बदमाश की बात को मत सुनो। लेकिन तभी हमें लायन को दिखाते हैं, लायन वहाँ पे बहुत स्माइल कर रही होती है, खुश होती है अपनी माँ की बात सुन के। और तभी वो कहती है, ठीक है अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे सकती। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ सैड हो जाती है और तभी वहाँ से रो के आगे भागते हुए जाते हुए कहती है, सचमुच मेरा मतलब ऐसा नहीं था। लिंगुआ के जाने के बाद में लायन की मदर उससे कहती है, ठीक है तुम कल कॉन्टेस्ट के दौरान हमारी फैमिली में शामिल हो जाओगे, तुम दोनों जल्दी करो और आराम करने के लिए चले जाओ। उनकी ये बात सुनने के बाद में तेंग्युन बोलता है, ठीक है मैडम, और लायन भी बोलती है, ठीक है माँ हम जाते हैं। और तभी हमको किन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है रात के समय का, और हमको वहाँ पे एक पर्दा दिखाया जाता है। उस पर्दे के पीछे कोई किसी को थप्पड़ मार रहा होता है बार बार। और साथ ही हमको दिखाया जाता है दोस्तों कि वहाँ पे कोई डॉल पकड़े होता है और उसके चेहरे पे टैंग लिखा होता है और साथ ही उस डॉल में कोई सुई चुभा रहा होता है और हंस रहा होता है। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है कि जो हरकत कर रहा है ये कोई और नहीं होता है, ये लिंगुआ होती है।
लिंगवा उस डॉल के ऊपर सुई से खूब ज्यादा अटैक करते हुए कहती है, बेवकूफ आदमी, तुम सब उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम मेरे को भड़काने वाले, मेरे को गुस्सा दिलाने वाले, मैं बिल्कुल अपना बदला लूंगी। और ये कहते हुए उस डॉल के सर पे दोस्तों सुई गाड़ देती है भाग से। और तभी हमें दिखाते हैं एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है, वो रुक जाती है और फिर उसके बाद में वो एकदम एक इविल लुक देती है और बहुत भयानक चेहरे के साथ में हंसते हुए कहती है मैं जानती हूँ। और ये कहने के साथ में उस डॉल में से उसका जो फेस होता है उसको अपनी सुई से बाहर निकालते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ, आप मुझे दूर नहीं भगा सकते। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लिंगवा कहीं पे बेहोश होकर पड़ी हुई होती है और दोस्तों वो जो जगह होती है हमें पता चलता है ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का फॉरेस्ट एरिया होता है। और उस जंगल से दो आदमी आपस में बात करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हुए जा रहे होते हैं। और तभी एक आदमी कहता है, सीजुआ, आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमें सिर्फ एक शादी की प्रतियोगिता के लिए सीक्रेट टेरिटरी में क्यों भेजा? ये एक नॉर्मल कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता? उस व्हाइट कपड़े वाले आदमी की बात सुन के ब्लैक कपड़े वाला आदमी बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मास्टर हमेशा या क्यों कहते हैं कि तुम डम हो। जब तुम अंदर आए तो तुमने इसे नहीं देखा? इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में हैं। जियानफू में बहुत ढेर सारे जीनियस होने चाहिए। स्टेज पर 100 से अधिक लोग कॉम्पिटिट करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? उसकी ये बात सुनकर जो व्हाइट कपड़े वाला आदमी होता है वो ब्लैक कपड़े वाले आदमी से बोलता है, सीजियोंग, क्या किन फैमिली की पहली बेटी परी जैसी खूबसूरत है? क्या इसीलिए वह इतने ढेर सारे जीनियस का आकर्षण का केंद्र बन सकती है? सीजियोंग जो होता है अपने मन में सोचता है, उसे बेवकूफ कहना अब कहावत बदलने लगा है। और फिर सीजियोंग उस व्हाइट कपड़े वाले आदमी से बोलता है, इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि मिस किन ने अभी अभी एक हेवनली ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है और किन फैमिली की पहली बेटी से शादी करने का मतलब है कि पूरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को प्राप्त करना होगा। ये किसी और से कॉम्पिटिट कैसे हो सकता है? तो सभी ने इस कंपटीशन में अपने यंग जीनियस को भेजा है। और दोस्तों हम लोग इन दोनों को मोटा और लंबा आदमी बोलेंगे, वो जरा बेटर रहेगा। और तभी लंबा वाला आदमी मोटे वाले आदमी से बोलता है, ओहो, अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास कोई मौका होगा? उसकी ये बात सुन के मोटा वाला आदमी बोलता है, तुम चिंता मत करो, भले ही हम दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन हम सचमुच अच्छे दिख रहे हैं। ये कहाँ से अच्छा दिख रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं हमको साइड में टेन्युन खड़ा होता है। उनको देखते हुए अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये लोग ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरी वाइफ को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए रूथलेस होने के लिए मुझे दोष मत देना। और फिर ये कहने के साथ में ही वो अपने पास में से एक मिरर निकाल लेता है और उसको निकालते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि मेरी वाइफ ने मुझे पहले से ही एक आर्टिफैक्ट दे दिया है। और हमें उस मिरर के बारे में बताया जाता है, टेन्युन जिन सेलेस्टियल लूनर मिरर, और उसकी डिटेल बताई जाती है। सेलेस्टियल लूनर मिरर सीक्रेट टेरिटरी में लोगों का प्लेस देख सकता है और किसी भी प्लेस की प्रोजेक्ट इमेज बना सकता है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है टेन्युन के हाथ में एक कॉपी टाइप कुछ होता है और टेन्युन उस कॉपी को देखते हुए कहता है, लाओइन द्वारा मुझे दिए गए रजिस्टर के साथ मिलकर मैं आसानी से और जल्दी से सही मार्शल स्पिरिट पा सकता हूँ। और उस रजिस्टर के बारे में हमको बताया जाता है और इस रजिस्टर में मार्शल स्पिरिट सहित शादी के कंपटीशन में सभी पार्टिसिपेट करने वालों की जानकारी दर्ज की गई है। और फिर हमें छोटी सी डिटेल बताई जाती है जैसे कि हैमर मार्शल स्पिरिट, और वो उन लोगों को देख के उसमें से मैच कर रहा होता है कि ये कौन है। और तभी वो मैच करता है, हैमर मार्शल स्पिरिट, नहीं नहीं ये नहीं है। वीड मार्शल स्पिरिट, नहीं ये भी नहीं है। फिर वो तीसरा देखता है, यहाँ सॉसरेज मार्शल स्पिरिट क्यों है? और वो उन सबको ऐसे देख रहा होता है। तभी एकदम से वो कुछ देख के वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, अरे रुको, ये यही है, हाँ मिल गए। और फिर उनके बारे में बताया जाता है, क्विंगलिंग जियानफू, नाम ली क्विंगुन। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से निकल के जा ही रहे होते हैं। तभी पतला वाला बोलता है, अरे देखकर उस जाल से संभल के निकलो। और साइड में हमको दिखाते हैं टेन्युन वहाँ पे देख रहा होता है इन लोग को छुप के। और तभी दोस्तों हमें पता चलता है वहाँ पे लिंगवा भी आ गई होती है और लिंगवा उनको देख के सोचती है, हाँ और दो लोगों से छुटकारा मिल गया। उनमें से हर एक मेरी बहन को चाहता है, सबसे खास तौर पर वो टेन्युन। कल आपने मेरे और मेरी बहन के बीच बवाल पैदा करने की कोशिश करने का साहस किया। मेरी बहन केवल मेरी हो सकती है। और ये कहते हुए गुनगुनाते हुए आगे की तरफ हंस के जाते हुए कहती है, मैं बचपन से ही सीक्रेट टेरिटरी में खेलती आ रही हूँ टेन्युन, इस बार मुझे तुम्हें नीचे ले जाना होगा। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसके पीछे जो घास होती है उस घास में से कोई उसको देख रहा होता है। लिंगवा ये सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ी रही होती है। तभी हमको दिखाते हैं एकदम से उस घास में से बहुत स्पीड से कोई चीज निकल के बाहर की ओर निकल जाती है
और निकलने के साथ में सीधे लिंगवा के ऊपर कुछ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिस चीज के बारे में लिंगवा को बिल्कुल नहीं पता होता है। जब लिंगवा एकदम से पीछे देखती है तो उस चीज को देख के एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पे जो अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है उस अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है लिंगवा के राइट हैंड पे एकदम से जाके कट लगाता हुआ निकल जाता है, जिस चीज के कारण लिंगवा वहीं पे एकदम से जमीन पे बैठ जाती है और अपने हाथ की तरफ देख रही होती है कि उसके हाथ में बहुत बड़ा कट लग गया होता है। फिर हमको पता चलता है ये लंबा वाला आदमी होता है। वो लिंगवा के आगे आके हंसते हुए कहता है यह सचमुच बहुत सुंदर लड़की है, और लिंगवा उसको देख के शॉक्ड हो गई होती है। और तभी हमें दिखाते हैं लिंगवा अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस कट को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रही होती है, और हील करते हुए अपने मन में सोचती है मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकती हूँ, इसने कैसा अटैक कर दिया मेरे ऊपर। जब लिंगवा इस चीज के बारे में सोच ही रही होती है तभी दिखाते हैं वो जो लंबा वाला आदमी होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास आकर उससे कहता है ये हो सकता है कि तुम ना हिल पा रही हो, और लिंगवा उसको देख रही होती है। और फिर वो आदमी लिंगवा के सामने आकर इविल लुक देते हुए अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए उससे कहता है तुम अपनी बॉडी को नहीं हिला सकती बेबी। जब तक तुम मेरे पॉइजन से स्ट्रक हो दूर भागने का सपना भी मत देखना, बस एक अच्छी लड़की बने रहना और मेरे पालतू होने का आनंद लेना। जब वो आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा थोड़ा घबराते हुए अपनी बॉडी को बड़ी जोर लगा के मूव करते हुए कहती है यहाँ मत आओ, मेरे पास आने की कोशिश ही मत करो। तभी वो आदमी कहता है डरने की कोई बात नहीं जवान लड़की, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उन खुशियों का एक्सपीरियंस दूंगा जो केवल दो आदमियों के बीच में हो सकता है। उसकी ये बात सुन के लिंगवा को दिखाते हैं वो घबराते हुए कहती है हेल्प, कोई बचाओ। लिंगवा वहाँ पे मदद के लिए पुकार रही होती है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी जीभ को अपने होठों पे रगड़ते हुए उससे कहता है आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे मैं उतना ही अधिक वो चीज करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उस लंबे वाले आदमी का हाथ जैसे लिंगवा के पास आने वाला होता है तभी लिंगवा चिल्ला के कहती है नहीं ऐसा मत करो। उसको ऐसे बेबस देख के वो लंबा वाला आदमी इविल लुक देते हुए हंस रहा होता है। जैसे ही दोस्तों वो हंस रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से उसके चेहरे पे एक बहुत जोरदार लात आके पड़ती है और वो आदमी बहुत दूर उड़ता हुआ जा रहा होता है, और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना हीरो तैन्यून होता है। जब लिंगवा उस जगह पे अपने ब्रदर इन लॉ को देखती है तो वहाँ पे वो रोने लगती है और कहती है तुम, और वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ तैन्यून उसको बचाने के लिए एकदम से वहाँ पे आ गए होते हैं। जिस लंबे वाले आदमी को तैन्यून ने लात मारी होती है वो लंबा वाला आदमी धीरे से अपने मुंह को पकड़ के खड़े होते हुए कहता है ये कमीना कहाँ से आया, तुम मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में तैन्यून उसकी तरफ स्माइल करते हुए अपने हाथों में चाकू से खेलते हुए उससे कहता है बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा ली सीजियोंग। ली सीजियोंग तैन्यून की ये बात सुन के उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तैन्यून से कहता है तो अच्छा ये तुम हो तैन्यून, मैं आपको सलाह देता हूँ कि तुम दूसरों के मामले में उंगली मत करो। मैं जानता हूँ कि आपने शैडो सरपेंट मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है, हालांकि मार्शल स्पिरिट के अलग अलग ग्रेड होते हैं। तुम्हारी बेकार स्पिरिट के साथ मेरे को शिकार करने की कोशिश करने के बारे में भी मत सोचो। ली शिजियोंग की बात सुनने के बाद में शैंगुन गुस्से में उससे कहता है कौन तुम्हारा शिकार चुराना चाहता है, हालांकि और ये कहने के साथ में वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक तरफ ली सेजियोंग और दूसरे साइड में तैन्यून दोनों के आपस में हथियार लड़ते हैं, और तभी तैन्यून उससे गुस्से में कहता है लेकिन इस मामले में आज मैं उंगली करूंगा। तैन्यून की ये बात सुनने के बाद में ली सीजियोंग उसके अटैक को डिफेंस करते हुए हंसते हुए कहता है तो तुम मरना चाहते हो तो मुझे इसका खुलासा करने से पहले अपनी तलवार को कुछ खून बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलने के साथ में हमको दिखाते हैं जो ली सीजियोंग होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने लगता है, और तभी वो कहता है रिलीज मार्शल स्पिरिट सीडो डार्कनेस। और हमें दिखाते हैं जो उसकी बॉडी होती है वो धीरे धीरे एक शैडो की तरह वहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तभी तैन्यून वहाँ पे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है कि ली शिजियोंग शैडो में चेंज होता जा रहा है। जब वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा एकदम से तैन्यून को चिल्ला के कहती है संभल कर, उसकी मार्शल स्पिरिट उसको इनविजिबल बना सकती है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तैन्यून बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी चिल्ला के लिंगवा से कहता है तुम बेवकूफ चुप हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरे पास आंखें हैं, मैं वो देख सकता हूँ।
तेन्युन की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं लिंगवा गुस्सा जाती है और वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है। और तभी हमें दिखाते हैं ली सेजियोंग की जो नाइफ होती है वो तेन्युन की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तेन्युन उसकी नाइफ को एकदम से टाइम रहते देख लेता है और उसको एकदम से अवॉइड कर लेता है। जब तेन्युन उसको डॉज करता है तभी ली सेजियोंग कहता है आपके रिफ्लेक्शन बहुत तेज है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अगली बार इससे बच सकते हैं। और साथ ही में दिखाते हैं कि तेन्युन की थोड़ी सी जो कपड़े होते हैं वो फट गए होते हैं। तभी ली सेजियोंग उसके चारों तरफ घूमते हुए तेन्युन से कहता है मैं तुमको तड़पा के मार डालूंगा। और तेन्युन भी इधर उधर देख रहा होता है और तभी वो एकदम से गहरी सांस लेता है और उसके अटैक को फील करने के साथ में ही डिफेंस कर रहा होता है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और तेन्युन उसके अटैक को भांपने के साथ में ही बचा लेता है अपने आप को। फिर हमें दिखाते हैं तेन्युन वहाँ पे उसके अटैक को डिफेंस करने के लिए खड़ा होता है और तभी वो आदमी अपने मन में सोचता है तेन्युन सच में बहुत स्किल्ड है, अगर धोखे से या इधर उधर कहीं और ये चला जाए तो शायद मेरा हमला इस पे लग जाए। फिर ली सेजियोंग लिंगुआ की तरफ देखने लगता है और लिंगुआ की तरफ देख के हंसते हुए कहता है अच्छा मैं समझ गया इसकी वीक पॉइंट क्या है। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है ली सेजियोंग अपना खंजर लेके लिंगुआ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो आपकी कमजोरी ये छोटी बच्ची है। जब तेन्युन लिंगुआ की तरफ देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी देख के कहता है अरे नहीं ये तो गलत हुआ, ये उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। और लिंगुआ उसके अटैक को आते हुए देख के घबरा जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं लिंगुआ को बचाने के लिए तेन्युन बहुत ज्यादा स्पीड में एकदम से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिस कारण से जो ली सेजियोंग का जो नाइफ होता है वो तेन्युन के पेट के अंदर घुस जाता है। तेन्युन अपने पेट में खंजर घुसते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़े होता है। और तभी ली सेजियोंग हंसते हुए कहता है तेन्युन मैंने सोचा कि आपको आदमी पसंद थे, ऐसा लगता है कि हम एक जैसी चीज को पसंद करने वाले लोग हैं। जब ली सेजियोंग ये बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तेन्युन को। तेन्युन उसका हाथ पकड़े हुए कहता है तुम कुत्ते के बच्चे चुप हो जाओ। फिर गुस्से में कहता है मैं आपके जैसा कहीं से भी नहीं हूँ। और ये कहने के साथ में ही ली सेजियोंग का हाथ पकड़ के वहाँ पे हंसते हुए कहता है तो आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया। जिस चीज को देखने के बाद में ली सेजियोंग थोड़ा घबरा जाता है और तभी घबराते हुए कहता है आप अपनी बॉडी को कैसे हिला सकते हैं। जब ली सेजियोंग ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको तेन्युन ने अपने सर पर स्नेक वाली मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर दिया होता है और वो कहता है मार्शल स्पिरिट। और हमें दिखाया जाता है तेन्युन की मार्शल स्पिरिट उसका जो खंजर होता है उसके चारों तरफ लपेट लेता है अपने आप को। तभी ली सेजियोंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सर्प मार्शल स्पिरिट के पास में इतना अच्छा डिफेंस नहीं हो सकता, रुको ये तो। तेन्युन उसकी ये बात सुन के उसका हाथ पकड़ के मोड़ते हुए और हंसते हुए कहता है तुमसे किसने कहा कि मुझ में केवल एक ही मार्शल स्पिरिट है। और हमें दिखाते हैं तेन्युन के आसपास और उसके अंदर से बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट स्नेक निकल रहे होते हैं। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तेन्युन अपनी पावर को यूज करते हुए उसके हाथ को वहीं पे मोड़ देता है, जिस कारण से वो चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, किसी के अंदर भी दो मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकते। और साथ ही में दिखाते हैं जो उसका पैर होता है वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। उसकी ये बात सुन के तेन्युन कहता है तुम दुनिया में कौन हो जो तुम ऐसा बोल रहे हो। और हमें दिखाते हैं तेन्युन की मार्शल स्पिरिट उसको पूरी तरह से वहाँ पे आईज में कवर करना स्टार्ट कर देती है। और तभी तेन्युन उसके चेहरे को पीछे करते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। और तभी वहाँ पे एकदम से तेन्युन का सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बोलता है मार्शल स्पिरिट का पता चला है, शेडो डार्कनेस मूड वैल्यू 100% तक पहुँच गया है, क्या आप इसको कॉपी करना चाहेंगे। और दोस्तों हमें और आपको साफ साफ पता है तेन्युन यहाँ पे क्या करेगा। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है तेन्युन ने ली सेजियोंग के ऊपर अपना एक अटैक करा होता है, जिस कारण से ली सेजियोंग की पूरी बॉडी वहाँ पे डिस्पेयर हो जाती है। और तभी उसका सिस्टम विंडोज को बताता है मार्शल स्पिरिट सक्सेसफुल कॉपी हो गई है। ली सेजियोंग के मरने के बाद में तेन्युन उसकी तरफ देखते हुए कहता है एक हत्यारे के रूप में यह आदमी प्योर पावर के माध्यम से बैटल को कंट्रोल करने वाले एक मास्टर के पास जाने की हिम्मत क्यों करेगा। फिर ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तेन्युन लिंगुआ की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसको देखने के लिए। और हमको लिंगुआ को दिखाया जाता है लिंगुआ वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। और तभी तेन्युन लिंगुआ की तरफ देखते हुए कहता है लाओइन ने मुझे जो रजिस्टर दिया था उसमें मुझे यह व्यक्ति क्यों नहीं मिला, क्या ये कोई जासूस हो सकता है। और लिंगुआ को दिखाते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे बहुत खराब होती है। फिर तेन्युन लिंगुआ को संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है पहले मुझे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने दीजिए और फिर देखेंगे कि वह कौन है। फिर तेन्युन उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है
ये कपड़े न्यूट्रलाइज करने में प्रॉब्लम करेंगे, पहले मुझे इन्हें उतार देना चाहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लिंगवा वहाँ पे सोते हुए बोल रही होती है, गरम, बहुत गरम हो रही है। और तभी हमें दिखाते हैं टैन्युन ने लिंगवा के जितने भी जख्म लगे होते हैं उसके ऊपर, उन सब के ऊपर वहाँ पे बैंडेजेस कर दी होती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों, उस बैंडेज को करने के लिए टैन्युन को उसके कपड़े उतारने पड़े थे। फिर दिखाते हैं लिंगवा धीरे धीरे अपने आँख खोल रही होती है और देखती है कि सामने टैन्युन बैठा होता है और उससे कहती है ये। और जैसे वो उठती है तो देखती है कि टैन्युन के हाथ के ऊपर उसका हाथ होता है, जिस इसको देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते अपने मन में कहती है, अरे नहीं, ये क्या। और तभी ये सोचने के साथ में ही लिंगवा को दिखाते हैं वो एकदम से उठती है और टैन्युन से दूर हो जाती है अपने आप को गार्ड करने के लिए। और टैन्युन पीछे पलट के देखता है कि इसको एकदम से क्या हो गया। टैन्युन उसकी हरकत को देखने के साथ में उससे कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम अपने पहले कपड़े क्यों नहीं पहन लेते। टैन्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो मन में सोचती है, कपड़े, अब मुझे ये मत बताना कि तुमने कपड़े उतार दिए हैं। और ये बात सुनने के बाद में वो बुरी तरह से ब्लश करने लगती है, उसके सब तरफ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, इसने ये क्या किया, मेरे कपड़े क्यों उतार दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने मेरे साथ में कुछ गलत कर लिया हो। और ये कहते हुए अपने आप को चेक कर रही होती है दोस्तों। और तभी में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, लिंगवा ने टैन्युन के गाल पे बहुत जोर का तमाचा मारा होता है, जिससे कि टैन्युन के गाल में 5 उंगलियों का बहुत मस्त सिग्नेचर पड़ा होता है दोस्तों, जो अलग से शो हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है लिंगवा ने टैन्युन के गाल पे तमाचा मारते हुए अपने कपड़े को उठाती है और आगे की तरफ जा रही होती है। और तभी टैन्युन घबराते हुए बोलता है, ब्रदर, तुमको इतना शर्मिला होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तो वैसे भी लड़के हैं। अब पता नहीं दोस्तों, पूरी बैंडेज करने के बाद में भी इसको अभी तक ये लड़का ही लग रहा है। टैन्युन इस चीज के बारे में बोल ही रहा होता है, तभी दिखाते हैं लिंगवा को, लिंगवा अपने कपड़े पहन रही होती है। और तभी टैन्युन बोलता है, आप बिल्कुल भी आदमियों की जैसी नहीं लगती हैं, आपका रंग बिल्कुल गोरा है और आपकी त्वचा काफी चिकनी है। लिंगवा उसकी ये बात सुनने के बाद में दिखाते बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और टैन्युन के एकदम कान के पास में आकर उससे कहती है गुस्से में, अच्छा तो तुमने मेरी बॉडी को भी देखा है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें मार डालूं, ऐसा ना हो कि तुम किसी और को ये बात बताओ। टैन्युन लिंगवा की इस तरह की बात सुनने के बाद में घबराने लगता है और घबराते हुए कहता है, वो सच में अभी बहुत खतरनाक लग रही थी। फिर ब्लश करते हुए उससे कहता है, अच्छा ये बताइए आपका कंधा कैसा है, क्या इसमें अभी भी आपको दर्द हो रहा है। आप बहुत लकी हैं कि मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया। टैन्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, मैं तो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी कि मैं तो भूल ही गई कि मैंने उसे गलत समझ लिया। इसके अलावा वो नहीं जानता कि मैं एक लड़की हूँ। और दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आ रहा राइटर क्या पेलना चाह रहा है यहाँ पे। फिर इस बात को सोचने के बाद में लिंगवा वहाँ पे मुंह फैला के खड़ी होती है और टैन्युन से कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि इस वजह से मैं तुम्हें अपनी सिस्टर पाने दूंगा तुमको। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में टैन्युन अपने मन में सोचता है, चलो ये तो बहुत बढ़िया है कि मैं बच गया और अच्छी बात है कि मैंने बहुत जल्दी से उसको जवाब दे दिया, अब मैं उसको गलती से भी छेड़ नहीं सकता। ये बात को सोचने के बाद में टैन्युन पलटता है और लिंगवा के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे हंसते हुए कहता है, मुझे अपनी भाभी के साथ आजादी लेते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मतलब दोस्तों, यहाँ इसकी वाइफ की बात कर रहा है, लिंगवा की वाइफ। फिर हंसते हुए कहता है, छोटे भाई, मैंने तुमको बचा लिया और आपने अभी भी मेरे को अपना नाम नहीं बताया है। टैन्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते अपने मन में सोचती है, ये श्रापित टैन्युन, वह सच में किसी भी अवसर का लाभ उठाना जानता है। ये सोचने के बाद टैन्युन से कहती है, मैं ट्रू मार्शल आर्ट सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ, बस तुम मुझे जियाओ यान बुलाओ। लिंगवा का नाम सुनने के बाद में टैन्युन वहाँ पे उसके पास हंसते हुए उससे कहता है, आपका नाम सुनने के बाद में मुझे पता चल गया कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और साथ ही ये कहते हुए वो लिंगवा के कंधे पे हाथ मार रहा होता है थोड़ा मजाक में। और तभी उसको सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप मार्शल स्पिरिट की कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मूड सही नहीं है। फिर लिंगवा थोड़ा इरिटेट हो जाती है उसके कंधे पे हाथ मारने से। तभी उसको झटकते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, आप कॉन्टेस्ट में जाने की जल्दी में क्यों नहीं है, क्या आप कॉन्टेस्ट जीतना नहीं चाहते हैं। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में टैन्युन हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ के कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अरे हाँ ये सही है, मैं आपकी चोटों पर एक नजर डाल सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं ये कहते हुए टैन्युन अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है। जिस चीज को फील करते हुए लिंगवा थोड़ा घबरा जाती है और तभी उसे चिल्ला के कहती है, कोई जरूरत नहीं है, यह पहले से बहुत ठीक हो चुका है, मुझे बाहर जाना है। और तभी दोस्तों को दिखाया जाता है जंगल में आवाज आ रही होती है और कोई चिल्ला के कहता है, अरे आपका स्वागत है। और दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है,
ये सच में बहुत खराब है, करीब मत आओ मेरे। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन ने लिंगुआ को अपने नीचे दबा के रखा होता है, जिस चीज के कारण लिंगुआ बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। तभी दिखाते हैं हमको लिंगुआ वहाँ पे ब्लश करते हुए चिल्लाती है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, तान्युन मेरे को परेशान कर रहा है। लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में तान्युन एकदम से उसके मुंह को बंद कर देता है, जिस चीज से थोड़ा वो शॉक्ड हो जाती है। लिंगुआ का मुंह बंद करने के बाद में तान्युन उसको चुप रहने का इशारा करता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ, किसी ने हमें फंसाने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। जिस चीज को सुनने के बाद में लिंगुआ थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तान्युन लिंगुआ को छोड़ने के साथ में वहाँ खड़ा होके इधर उधर देखने लगता है और देखते हुए मन में सोचता है, लाविन ने जो मुझे रजिस्टर दिया, केवल यिन वेदा में ही इतनी मार्शल स्पिरिट है कि वो ऐसा फॉर्मेशन बना सकता है। फिर तान्युन कहता है, अब जब एक्सेलेंसी आ गए हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते। और फिर हमको पता चलता है कोई तान्युन के ऊपर नजर रखे होता है और हमें दिखाते हैं उसके चारों तरफ ब्लू कलर का अराय फॉर्मेशन लगा होता है। तान्युन अपने सेल्टा स्लेविक फॉर्मेशन के अंदर रहना कैसा लगता है। तान्युन उस फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है, इस फॉर्मेशन का नाम काफी शानदार है, लेकिन ये बेकार है और कुछ भी नहीं करता है। और साथ ही हमको दिखाते हैं लिंगुआ तान्युन को पकड़े होती है घबराते हुए। फिर तान्युन को उस फॉर्मेशन में से आवाज आती है, ये सेल्टा स्लेविक फॉर्मेशन धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल पावर को सोख लेगा, फिर आखिरी में ये आप दोनों को सूखी हुई लाशों में बदल देगा। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, तो ये इस तरह का फॉर्मेशन है, ऐसा लगता है कि मैं लड़ना जारी नहीं रख सकता, मुझे उसे बाहर निकालना होगा। और ये बात को सोचने के साथ में तान्युन अपनी वही बेवकूफ वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। तान्युन अपनी नाक पे उंगली डाल के हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुमको अपनी फॉर्मेशन पे इतना भरोसा है तो तुम मेरा सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डरे हुए हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में फॉर्मेशन वाला बंदा बोलता है, मुझे डर और तुमसे। जैसे उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते तान्युन ने उसको सेंस कर लिया होता कि वो कहाँ पर है, और सेंस करने के साथ ही सोचता है, अच्छा तो वहाँ पर है वो। फिर हमें पता चलता है वो आवाज पेड़ की तरफ से आ रही होती है। तभी वहाँ से कोई बोलता है, ये सच में बहुत खुश करने वाली बात है, मैं किंगलिंग जियानफू का सक्सेसर डिसाइपल हूँ। मैं किसी व्यक्ति की भौंक से डर गया जिसे डेड हाउस से निकाला गया था। जब फॉर्मेशन वाले बंदे ने ये बात को बोला होता है तभी दिखाते हैं तान्युन अपने पीछे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और उस बंदे से बोलता है, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल की बात है। एक इतना ज्यादा इंस्पायर करने वाले सक्सेसर डिसाइपल के बारे में सोचना कितना ज्यादा कायरतापूर्ण है। क्या ऐसा हो सकता है जो तुम बोल रहे हो सक्सेसर डिसाइपल के बारे में वो सिर्फ एक दिखावा हो। फिर ये बोलने के बाद में तान्युन उसको हिसकाने के लिए हंसते हुए कहता है, मुझे शक है कि आपकी जो गन है वो भी सिर्फ दिखावे के लिए आपके पास है। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, जिसको सुनने के बाद में लिंगुआ भी वहाँ पे ब्लश करके धीरे से स्माइल देने लगती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो नुन्नू के ऊपर बात आ गई है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में फॉर्मेशन वाले जो बंदा होता है वो गुस्से में तान्युन से कहता है, तुम कुतिया के बच्चे, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे तानों से फुसला सकते हो, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। उस आदमी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन बहुत ज्यादा गुस्से में उसने जितनी भी अपनी स्पिरिट पावर को वहाँ पे गैदर करा होता है वहाँ पे जंप करते हुए उसके ऊपर अपनी स्नेक मार्शल स्पिरिट को फेंकते हुए अटैक कर देता है और अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी सोच से भी आगे। और हमें दिखाते हैं जिस जगह पे वो आदमी खड़ा होता है उस पेड़ पे तान्युन का अटैक लग रहा होता है। तान्युन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिस पेड़ पे लगता है वो पेड़ वहाँ से पूरा पिघल जाता है दोस्तों, और वो लड़का उस पेड़ के पीछे खड़ा होता है। और साथ ही हमको दिखाते हैं तान्युन की जो स्नेक मार्शल स्पिरिट होती है वो उसके हाथों में चारों तरफ लिपटी होती है, जिसको पकड़े हुए वो लड़का गुस्से में सोचता है, वो अभी तक बस मेरी जगह को खोज रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। अटैक करने के बाद में तान्युन को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है और तभी उस लड़के से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे आगे बहुत छोटे हो अटैक डिस्टेंस के लिए। तान्युन का ऐसा एटीट्यूड देख के और ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़का होता है वो गुस्सा आ जाता है और तभी गुस्से में कहता है, तान्युन तुम कमीने, और साथ ही तान्युन की स्नेक स्पिरिट को भी वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है। जब गुस्से में वो लड़का देखता है वहाँ पे अटैक करने के लिए तभी देखता है कि वहाँ पे तान्युन गायब हो चुका होता है, जिसको देख के थोड़ा वो शॉक्ड हो जाता है। वो जैसे इधर उधर उसको ढूंढ रहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन एकदम से उसके पीछे आके उसके छाती में अपनी तलवार को आर पार कर देता है। जिस चीज को फील करने के बाद में वो लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये कब आ गए मेरे पास में, और वो अपनी आखिरी सांसों में कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे बोलता है, मेरे पास ली सिजियोंग की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी आपकी मार्शल स्पिरिट भी मेरी हो जाएगी।
उसकी ये बात सुनने के बाद में वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी हमें दिखाते हैं तानियन उसकी बॉडी को टच करता है जिससे कि उसका विंडो अपेयर हो जाता है और उसका विंडो बताता है एक मार्शल स्पिरिट डिटेक्ट हुई है, फॉर्मेशन स्पिरिट। क्या आप इसको कॉपी करना चाहते हैं? और हम सबको पता है कि तानियन यहाँ पे क्या करने वाला है और इसी के साथ दिखाते हैं तानियन उसकी छाती में और ज्यादा अंदर तक अपनी तलवार को घुसेड़ देता है और इसको मारने के साथ ही पेड़ से नीचे फेंकते हुए उससे कहता है अब तुम ली सिजियांग के पास जाकर जुड़ सकते हो। और साथ ही हमको सिस्टम विंडो दिखाई जाती है, आपने मार्शल स्पिरिट को सक्सेसफुल कॉपी कर लिया है, मूड वैल्यू 100%। और हमें दिखाते हैं तानियन के वहाँ पे फेंकने से वो जो लड़का होता है सीधे उतने ऊंचे पेड़ से सीधे आके जमीन पे गिरता है धम्म से। जब ये कार्यक्रम चल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको लिंगवा तानियन को देखते अपने मन में सोचती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये कमीना इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये सोचते हुए थोड़ा उसको पसीने आ रहे होते हैं और तभी अपने मन में सोचता है तानियन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जरूरत की सारी मार्शल स्पिरिट इतनी जल्दी इकट्ठा कर पाऊंगा। मेरे प्लान को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। जब वो उसकी तरफ देख ही रही होती तभी दिखाते हैं तानियन उसकी तरफ हाई कर देता है जिससे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और ये सोचते हुए लिंगवा से कहता है मेरी प्यारी भाभी मैं अगली बार आपके साथ खेलूंगा, तुम बहुत पतली हो, तुम अपनी खाने को सही से खाया करो। उसकी ये बात सुन के जो लिंगवा होती थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर लिंगवा को दिखाते हैं उसकी ये बात सुन के गुस्से में अपने मन में सोचती है उसे कब पता चला कि मैं एक लड़की हूँ। तानियन तुम कमीने कहाँ भाग के जा रहे हो। और दोस्तों हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं अगले दिन में कॉन्टेस्ट में एक आदमी ने एक लड़के को मार डाला होता है और उसे कोई आदमी लेके वहाँ पे खड़ा होता है जिस चीज को सब लोग देख रहे होते कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया। और तभी वो पंखे वाला आदमी कहता है हर टॉम, डिक और हैरी सोचते कि वे यहाँ पे आ सकते हैं और मेरी मंगेतर को चुरा सकते हैं। और तभी वो आदमी उस लाश को देखते हुए कहता है मैं जिन तियान हाउ हूँ, द इम्पीरियल डिजरी ऑफ 1000 माउंटेन किंग और मैं किन फैमिली का होने वाला दामाद हूँ। और इस आदमी को आप सभी के लिए एक सबक बनने दें, जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसका हश्र भी ऐसा ही होगा इस आदमी की तरह। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे आए हुए कॉन्टेस्ट में सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी में दिखाते हैं पैट्रियार्च वहाँ पे आ जाते हैं और वो लड़का पैट्रियार्च को देखते हुए कहता है अंकल किन, आखिरकार आप यहाँ आ गए, लाओइन से मुझे शादी करने दीजिए। फिर उनकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है मैंने आपसे कहा था अंकल, किन अपनी सिचुएशन को समझते हैं, चिंता ना करिए आप, जब तक हम दोनों शादीशुदा हैं 1000 माउंटेन किंग आपके साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि लाओइन कहाँ है, क्या उसको देखना पॉसिबल है? उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च उसके सामने आते हैं और सबसे कहते हैं मैं आप सबके सामने एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ, मेरी लड़की तानियन के साथ में भाग गई है। उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे लड़का बकवास करा दोस्तों इतनी देर से, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो शॉक्ड होते हुए कहता है क्या वो भाग गई है? अपने पापा की बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं, वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या मेरी बहन भाग गई। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उन सबको इतना हैरान होते हुए देख के जो पैट्रियार्च होते हैं वो उन सबको बताते हैं जब वे लोग भाग रहे थे तब उन्होंने सभी के लिए एक मैसेज छोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे लड़का बीसी करा था बहुत ज्यादा। वो कहता है क्या, रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? फिर वो लड़का गुस्से में पैट्रियार्च से कहता है अंकल किन, क्या आपके ट्रू मार्शल सेक्ट जिनफू में बहुत निष्ठाहीन नहीं है? उस लड़के की ये बात सुन के पैट्रियार्च बोलते हैं जिन जियाओ जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिन जियाओ जी दोस्तों वही बीसी लड़का सबसे चिल्ला के कहता है आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम सब आपकी बेटी के लिए कॉम्पिटिट करने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब वह किसी और के साथ भाग गई है। फिर भी एक पिता होने के बावजूद आपको जरा से भी चिंता नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ट्रू मार्शल सेक्ट जियानफू ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या आप हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं? जिन जियाओ जी की ये बात सुनने के बाद में जितने लड़के भी आए थे वहाँ कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिट करने के लिए सारे के सारे वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्ला के कहता है हाँ यही सही है, ऐसा ही हुआ होगा। तभी दूसरा लड़का चिल्ला के कहता है आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर एक सामने औखड़ सा एक मोटा लड़का होता है, वो कहता है आपको हमें इस चीज के बारे में सफाई देनी होगी। मेरे चेहरे को देखो, मैं लगभग कितना ज्यादा खराब दिखने लगा था। अब इस घोंचे को कोई बताए जाकर कि तू पहले से बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है भाई। उन सबकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं मैं जिन फैमिली के उस लड़के को ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने दे सकता। जब वो ये सोच ही रहे होते हैं तभी वो लड़का उनके सामने हंसते हुए कहता है अंकल किन, इसके बारे में सोचो, क्या आप सभी ग्रेट जियानफू के पास में एक सीट पाना चाहते हैं? मेरे पीछे की जो ताकतें हैं 1000 माउंटेन किंग की हैं।
यहाँ तक कि पूरा लेजिंग डायनेस्टी भी उनके कानून से चलता है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इन छोटी मोटी तरकीबों से परेशान ना हो, ट्रू पावर नहीं। उसने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो पैट्रियार्च होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तुम लड़के शांत हो जाओ अब। और ये कहने के साथ में गुस्से में वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हवा में उड़ते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात को कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी कोई प्राइज नहीं है जिसे तुम लोग जीतने के लिए यहाँ पर आए हो। अगर आपके पास ताकत है तो लड़ो, सिर्फ इसलिए कि किसी और ने पहले पहल की। तुम सब यहाँ खड़े होकर कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरी बेटी ने आप सभी को क्यों रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम लोग की असली सच्चाई बताऊं, मैंने खुद उन लोगों को जाने दिया है। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए दबाव डाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेटी की खुशी है, जिस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी बेटी को कुछ भी करने के लिए और उसे मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। पैट्रियार्च किन की ये बात सुनने के बाद में जो जिन जियाओ होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है, किन कियान जुई सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर पैट्रियार्च अपनी और पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी कॉम्पिटिटर आए होते हैं सारे के सारे वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और अब उनकी पावर को देखने के बाद में किसी की इतनी औकात नहीं होती कि मुंह उठा के बोल सके। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च वहाँ पे एक बड़ा सा बॉल रख देते हैं और रखते हुए अपने मन में सोचते हैं, अफसोस मेरी बेटी ने सचमुच बहुत अच्छा दामाद चुना है। और उस बॉल को रखने के साथ में ही आगे आ जाते हैं और सबसे कहते हैं, ये वो मैसेज है जो टैंग यून ने छोड़ा है। इसे देखने के बाद आप लोग डिसीजन लें। और इसी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कुछ देर के बाद में वो जो बॉल रखा होता है पैट्रियार्च ने वो धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, जिस चीज को सब लोग देख रहे होते हैं। और तभी उस बॉल में से टैन्यून का और लाइन का वहाँ पे होलोग्राम दिख रहा होता है और वहाँ से टैन्यून अपनी नौटंकी करते हुए सबसे कहता है, हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। केवल तुम जैसे बेवकूफ ही इस कॉन्टेस्ट में ईमानदारी से भाग लेंगे। तुम लोग सच में बहुत बड़े घोचू हो। अपने आईक्यू के साथ मेरी बीबी को चुराने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहने के साथ में टैन्यून वहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, सबको चिढ़ा रहा होता है और हंसते हुए फिर कहता है, अगर तुम लोग को लगता है कि आप में क्षमता है तो सिटी के ठीक नॉर्थ में ताई झील पर आए और मुझे खोजे। मैं यहाँ लायन के साथ में अपने हनीमून का आनंद ले रहा हूँ। सच में कितने बड़े चूतिया लोग हैं सारे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर होते हैं सारे के सारा भड़क जाते हैं, गुस्सा रहे होते हैं। और तभी टैन्यून कहता है, लायन आओ मुझे चूमो, इन कुंवारे लोगों को दिखाने के लिए मुझे चूमो। फिर लायन कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। सच में दोस्तों टैन्यून बहुत ज्यादा कमीना है। और तभी जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे आए होते हैं सारे के सारे वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और तभी वो मन में सोचते हैं, ये कमीना टैन्यून, मुझे उससे नफरत है। तभी दूसरा सोचता है, अभी मेरा लायन के साथ में कोई रिश्ता भी नहीं है, इस बहन के पकड़े को मारना होगा। तभी वही छोटी वाला हैंडसम लौंडा गुस्से में कहता है, अच्छा तो ठीक है, सिटी के नॉर्थ साइड में मेरे लिए रुको कमीने, मैं तुम्हें सीधा वहीं का कर दूंगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखा जाता है। पैट्रियार्च जो होते हैं वो थोड़ा दुखी होते हैं और वहाँ पे पहाड़ों पे आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ भी आ जाती है और उनकी वाइफ आने के साथ में ही उनके बगल में आके उनको संभाल रही होती है। तभी पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि उस लड़के का प्लान काम करेगा या नहीं। तभी उनकी वाइफ उनसे हंसते हुए कहती है, आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं? टैन्यून के फैसले पर भरोसा करें, वो निश्चित रूप से मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं एकदम से एक डिसाइपल भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके पास चिल्ला के आते हुए कहता है, मास्टर ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च पीछे पलट के उसको देख के कहते हैं, भागना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। वो तभी भागता हुआ पैट्रियार्च एकदम पास आके वहीं पे घुटनों पे बैठ के पैट्रियार्च को एक लेटर देते हुए कहता है, मास्टर इसे देखें। और घबराते हुए कहता है, यंग मिस टैन्यून को ढूंढना चाहती हैं, उन्होंने ये लेटर छोड़ा है जाने से पहले। दोस्तों यहाँ पे टिंगुआ की बात हो रही है, लायन की छोटी बहन। उसके लेटर को देखने के बाद में हमें दिखाते हैं जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, भड़क जाते हैं और जो लेटर उनके हाथ में होता है वो उसी को पूरा मरोड़ देते हैं बुरी तरीके से। और फिर हमें दिखाते हैं उस पहाड़ में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, टैन्यून तुम जानवर कहीं के, मास्टर क्या गलत हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं वो डिसाइपल जो होता है वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी कोई मदद के लिए यहाँ पर आओ, मास्टर यहाँ पर गुस्से के मारे बेहोश हो गए हैं।
अब पता नहीं दोस्तों तैन्यून ने क्या किया है, अब देखते हैं आगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर आग जल रही होती है और तभी वहाँ कोई एकदम से छींकता है। फिर हमें दिखाया जाता है टैन्यून और लायन दोनों के दोनों वहाँ पे रोमांटिक सीन बना के बैठे होते हैं। टैन्यून लायन की गोदी में लेटा होता है और तभी लायन टैन्यून से प्यार से कहती है, टैन्यून आपके अंदर मेरे जैसी मार्शल स्पिरिट क्यों है? लायन की ये बात सुन के टैन्यून ऊपर देखता है और देखने के साथ में उसे बड़े बड़े वहाँ पे बादल दिखते हैं दो, और उन्हीं को देखते हुए टैन्यून कहता है, लायन मुझे खेद है लेकिन मैं फिलहाल आपको इस बारे में नहीं बता सकता। उसको इस तरह से देखते हुए लायन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर टैन्यून फिर से पलट जाता है। फिर टैन्यून लायन से कहता है, टैंग फैमिली ने मुझे त्याग दिया था, खुद को बचाने के लिए मुझे अपनी असली ताकत को छुपाना पड़ा। एक बार सही समय आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। टैन्यून की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, हाँ ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है कि हाँ तुम मुझे बता दोगे। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है लायन एकदम से झुकती है और टैन्यून के गाल में एक प्यार भरी पप्पी ले लेती है, जिस चीज से टैन्यून बुरी तरह ब्लश करने लगता है और साथ ही लायन भी ब्लश कर रही होती है। चुम्मी लेने के बाद में लायन को दिखाते हैं वो एकदम से खड़ी हो जाती है और ब्लश करते हुए टैन्यून से कहती है, मैं झील में नहाने जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम अच्छे बनो और यहीं पे रुको, वहाँ पे मेरे पास भाग के मत आना और किसी चीज के लिए भी बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और दोस्तों मुझे तो लायन के कहने का मतलब ही कुछ और लग रहा है। हमारा टैन्यून बेचारा छोटा बहुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बेचारा वहीं पे बैठा हुआ अपनी उसी एक पप्पी को याद कर रहा होता है। टैन्यून वहाँ पे बैठा हुआ उस पप्पी के बारे में याद करते अपने मन में सोचता है, अगर इत्तेफाक से मुझ में दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने की पावर अवेक नहीं होती तो हम बहुत पहले ही अलग हो गए होते। मुझे जल्दी करनी होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अपनी और अपने आसपास के लोगों की खुशी की रक्षा करने का बस यही एक तरीका है। और फिर वो सारे कॉम्पिटिटर के बारे में सोचने लगता है और वो मन में सोचता है, वे सभी लोग लगभग कल आ जाएंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन फिक्स्ड हो गया है, अब मैं बस इंतजार करूंगा और उन्हें अपनी दवा का स्वाद चखाऊंगा। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं टैन्यून को जिस तरह से टेस्ट करने के बाद में भूख बढ़ जाती है, वैसे एक पप्पी के बाद में दोस्तों आगे आप समझ जाइए। और तभी टैन्यून इविल स्माइल देते हुए कहता है, हालांकि आज रात मेरे को बहुत जरूरी काम करने हैं। फिर हमें दिखाते हैं टैन्यून वहाँ पे छिपने के लिए 4 पत्तियों का इस्तेमाल करता है। वाह क्या बात, 4 पत्ती से इंसान छुप जाता है, बेवकूफ नहीं तो। और तभी बड़ा एक्साइटेड होते हुए मन में सोचता है, लायन पहले से ही मेरी बीवी है, अपनी बीवी के साथ में नहाने में कुछ भी गलत नहीं है, इसे ताक झाक नहीं कहा जाता, ये सब मैं अपनी बीवी को ताक झाक से बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर टैन्यून को दिखाते हैं वही अपनी 4 पत्ती लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और एक्साइटेड होते हुए ब्लश करते हुए मन में सोचता है, मेरी बीबी मैं आ रहा हूँ बस आपकी सुरक्षा करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है टैन्यून एकदम से वहीं पे जहाँ पे नदी में वो नहाने गई होती है, वहाँ पे एक झाड़ के पास बैठ जाता है और उसे देख के ब्लश करते हुए मन में सोचता है, वाह ये तो मेरी बीबी है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं टैन्यून कुछ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। टैन्यून जब नदी के पास गया होता है दोस्तों तो वहाँ पे कोई दूसरी कन्याएं नहा रही होती है, जिसे टैन्यून देख रहा होता है बड़े मजे से। मतलब देख रहे दोस्तों, निगाहें नहीं हटती हैं, गए बीवी के लिए थे। और तभी टैन्यून उसको देखते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि वो जो कन्या होती है वो दोस्तों कन्या नहीं होती है, वो हाफ कन्या हाफ एनिमल होती है। मतलब बोले तो दोस्तों वो बीस्ट होती है एक तरह से, लेकिन दोस्तों देखने में बहुत सेक्सी होती है। और रात का सुनहरा मौसम और 4 चांद लगा दे रहा है भाई। टैन्यून जब उसको रात की चांदनी में देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है और तभी कोई उसको पुकारता है, टैन्यून तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमको पता चलता है वहाँ पे लायन आ जाती है, जिसको देखने के साथ में बगल में टैन्यून बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता, तुम यहाँ? फिर लायन उससे कहती है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इधर उधर मत आना? जब लायन कुछ बोली रही होती तभी दिखाते एकदम से टैन्यून उसके मुंह को दबा देता है और इधर देखते हुए कहता है, चुप हो जाओ मत बोलो कुछ, एक फॉक्स डीमन वहाँ पे नहा रही है, उसको हमारी बात सुनने मत दो। टैन्यून की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे पलट के नदी की तरफ देख रही होती है और हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो फॉक्स डीमन नहा रही होती दोस्तों, वो फॉक्स डीमन वहाँ पे नहीं होती है। मतलब उसको टैन्यून के बारे में पता चल जाता है। जब फॉक्स डीमन नदी में लायन को नहीं दिखती है तभी वो टैन्यून की तरफ घूर के देख रही होती है और टैन्यून का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। टैन्यून उससे बोलता है, मैं वो लायन मुझे समझाने दीजिए पहले। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं बीबी आखिर बीबी होती है, सख्त लौंडे पिघल जाते हैं, वो ना पिघलती है कभी। तभी वो टैन्यून को घसीटते हुए अपने कैंप की तरफ ले जाते हुए गुस्से में कहती
कहती है तान्युन चलो वापस वहाँ पे। और तान्युन को दिखाते हैं बेचारा वो बुरी तरीके दर्द के बारे चिल्लाते हुए कहता है मेरी बीबी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा कान छोड़ो। जब उन लोग की इस तरह से नौटंकी चल रही होती तभी दिखाते हैं हमको एक पेड़ के ऊपर वही फॉक्स डीमन खड़ी होके उन लोग को देख रही होती है और वो फॉक्स डीमन तान्युन कैसे मार खाते हुए देख के स्माइल करने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे खूब जोर जोर से सर्द हवाएं चल रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है लिंगुआ वहाँ पे आई होती है और वो वहाँ के इतने सन्नाटे भरी हवाओं की आवाज सुन के और रोते हुए घबरा के कहती है वो कौन सा रास्ता है जो नॉर्थ की ओर जाता है। मतलब दोस्तों भाग के आ गई है, इनको ये नहीं मालूम रास्ता कौन सा है। सच में यार अजीब बड़म लड़की है ये। जब लिंगुआ को कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों तभी वो बुरी तरह वहाँ पे चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम शापित तान्युन, आखिर तुम मेरी बहन को धोखा देने के लिए कहाँ लेके गए हो। और दूसरी साइड दोस्तों हमको तान्युन का कैंप सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा लिए होते हैं। हेलो गाइज, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने कैंप लगाया होता है। तान्युन अपनी बीवी को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारी ले गया था, मैं किसी और को देखने के लिए नहीं गया था। और तभी वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है मेरी जान मुझे टेंट में रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में हमको दिखाया जाता है लायन ने तान्युन के पिछवाड़े पे एक कस के लात मारी होती है और तान्युन फुटबॉल के तरीके बाहर रगड़ता हुआ निकल जाता है। और तभी लायन कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, अभी अभी तुमने नहाते समय मुझको झांकने के लिए तुम प्लान बना रहे थे। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है लायन मेरी जान मैंने तुमसे कहा था कि ये एक गलत फहमी थी, तुमने तो मेरी सफाई भी नहीं सुनी कि मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा था। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन ब्लश करते हुए बाहर निकल के आ रही होती है और उससे कहती है ठीक है तान्युन तुम जल्दी से सो जाओ, कल उन कमीनों को पीटने के बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, ठीक है जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगी। जिस चीज को सुनने के बाद में तान्युन की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। फिर तान्युन को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके आंखों में एकदम हार्ट शेप बन के निकलने लगते हैं, वो एकदम बावला हो जाता है दोस्तों। और तभी तान्युन अपने मन में सोचता है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, ठीक है अब आपने इस चीज के लिए वादा किया है। और दूसरे साइड में लायन बोलती है तो अच्छा ठीक है अब तुम सो जाओ। लेकिन हमारा बावला ठरकी तान्युन वो तो बिल्कुल अपने सपने में बिल्कुल खो चुका होता है एक्साइटेड होके। और तभी अपने मन में सोचता है ये लड़की आग से खेल रही है, कल मैं इसको एकदम सीधा कर दूंगा, देख लेना कल मैं पूरे चांद की चांदनी में इस चांद को हासिल कर लूंगा। और ये कहने के साथ में वहाँ बैठ के मेडिटेशन करने लगता है और मेडिटेशन करते हुए वो कल की फाइट के बारे में सोच रहा होता है। और तभी मन में सोचता है जिन फैमिली के जिन तियान हाउ से निपटना सबसे कठिन होगा, मुझे उसकी मार्शल स्पिरिट को हासिल करना है और जहाँ तक दूसरी मार्शल स्पिरिट की बात है वो तब की तब देखी जाएगी। वो जैसे वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठा होता है इस चीज सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं उसकी नाक में एक बहुत मीठी सी स्मेल जा रही होती है। उस मीठी स्मेल को सूंघने के बाद में तान्युन अपनी आंखें खोल लेता है और तभी मन में सोचता है ये कैसी मीठी स्मेल है, ये सच में बहुत प्यारी और मीठी स्मेल है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लायन को, लायन वहाँ पे सो गई होती है और तभी सोते सोते कहती है तान्युन तुम क्या कर रहे हो। और उस महक के कारण हमें दिखाया जाता है तान्युन जो होता है दोस्तों वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, तान्युन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और तभी कोई उसको बोल रहा होता है ब्रदर तान्युन आप जाग जाओ, सोना बंद करो। और जब तान्युन अपनी आंखें खोलता है दोस्तों तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संतरे होते हैं, मतलब बोले तो बलून होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े शेप के बलून होते हैं। और तान्युन उसको देख के कहता है अरे वाह ये तो स्वर्ग दिख गया मेरे को। फिर बाद में हमको दिखाया जाता है उस बलून के मालिक को और हमको पता चलता है ये वही होती है जिसको तान्युन नहाते हुए देख रहा होता है। वो फॉक्स डीमन अपने हंटर को रेडी करते हुए तान्युन से कहती है अरे लिटिल ब्रदर तुम कब जागे। और हाँ दोस्तों इसका जो फिगर है बहुत औसम है, मतलब बलून भी मस्त है एकदम, फिगर भी हॉट एंड सेक्सी है इसका। जब तान्युन उठने के बाद में उस फॉक्स डीमन को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी अपने मन में सोचता है अरे नहीं धत तेरे की, क्या ये सारे डीमन इसी तरह से खेलते हैं लोगों के साथ में। फिर तान्युन को दिखाते हैं, तान्युन फॉक्स डीमन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है और साथ ही साथ दोस्तों उसके पसीने भी आ रहे होते हैं। और तभी वो कहता है वो मैं आप वैसे मुझसे क्या चाहती हैं। और ये कहने के साथ में अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद है कि मैंने उसे नहाते हुए देखा था, वह इस चीज के बारे में मुझसे नहीं पूछेगी। फॉक्स डीमन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने हंटर को तान्युन के गाल पे लगाते हुए स्माइल करते हुए कहती है वैसे आप मेरे को बहुत जाने पहचाने लगते हैं और आप इस जंगल के इस हिस्से में क्यों आए हैं।
उस फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में टैनियन वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि उसने मेरे को अभी नहीं पहचाना है कि मैंने उसको नहाते हुए झांका था, तो मेरे लिए उसको समझाना आसान होना चाहिए। ये सोचने के बाद में टैनियन उसको समझाते हुए कहता है, मैं और मेरी वाइफ यहाँ अपने हनीमून मनाने के लिए आए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी टेरिटरी है। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। टैनियन की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल फॉक्स टैनियन की ये बात सुनने के बाद में जो फॉक्स डीमन होती है वो उसके गाल खींचते हुए कहती है, ओहो लिटिल बॉय, क्या बात, तुम तो हनीमून मनाने आए हो। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे बेतुके झूठ पर विश्वास कर लूंगी? और ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पे अपने हैंडर को निकालती है और सीरियस लुक देते हुए कहती है, इससे पहले कि तुम मेरे को सब कुछ सच सच बताओ, उससे पहले मैं तुमको बहुत तड़पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है फॉक्स डीमन ये कहने के साथ में अपने हैंटर से टैनियन को वहाँ पे बार बार पेलना शुरू कर देती है, दे हैंटर, उसका पिछवाड़ा सुझा देती है दोस्तों। और तभी टैनियन कहता है, तभी वो कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे अब? टैनियन बोलता है, मिस मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। फिर वो फॉक्स उसको मारते हुए कहती है, मुझे बताओ तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? फिर टैनियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मिस प्लीज मुझे मारना पीटना बंद करो आप। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है जो टैनियन होता है दोस्तों, उसका जो गाल होता है बुरी तरह ब्लश करने लगता है। और तभी वो उनसे कहता है, अरे आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी फीलिंग को बहुत ज्यादा भड़का रही हैं। आपका इस तरह का व्यवहार मेरे नागराज को जगा देगा। जब टैनियन इस बारे में बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं जो फॉक्स डीमन होती है उसके पीछे एक दूसरी लड़की आके खड़ी हो जाती है और उसके कान के पास आकर कहती है, क्या तुमको ये सब करने में मजा आ रहा है? जिस चीज को फील करने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी अचानक से पीछे पलटती है और जो दूसरी लड़की होती है वो भी पीछे जंप करके हट जाती है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो दूसरी लड़की आई है ये भी एक फॉक्स होती है, तो इसको हम ब्लू फॉक्स बोलेंगे। और हमको दिखाया जाता है वो ब्लू फॉक्स वहीं पे हवा में उड़ते हुए पिंक वाली फॉक्स से कहती है, आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया, मुझे वो होली रेलिक दे दो जो तुम्हारे पास है। उस ब्लू फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जो पिंक फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा गुस्साने लगती है वहाँ पे। और तभी हमें दिखाते हैं उस पिंक फॉक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ से भाग के निकलने लगती है उस जगह से। जब ब्लू फॉक्स पिंक वाली फॉक्स को ऐसे भागते हुए देखती है तो वो समझ नहीं पाती है और तभी वो इशारा करते हुए कहती है, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? और साथ ही दोस्तों ये वाली फॉक्स भी बहुत सुंदर है। इस वाली मांगा में जितनी भी गर्ल्स कैरेक्टर है दोस्तों सारी के सारी बहुत हॉट एंड सेक्सी मिलेंगी आपको। और ये कहने के साथ में वो ब्लू फॉक्स अपनी पावर को रिलीज करती है, अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसकी स्पिरिट पावर बेल की तरह होती है। वो जैसे अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करती है जो पिंक वाली फॉक्स भाग के जा रही होती है वो उसके पैरों को वहीं पे जकड़ लेती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो पिंक फॉक्स एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं जो उसकी स्पिरिट की बेलें होती हैं दोस्तों वो वहां से उसके पैरों को जकड़ने के साथ में ही उसको वहां हवा में उठा के घसीटते हुए अपनी तरफ ले आ रही होती हैं। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ब्लू फॉक्स ने उस पिंक वाली फॉक्स को पकड़ लिया होता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं उसने उसको एकदम उल्टा लटका के रखा होता है। और कोई भी पिंक वाली फॉक्स के बलून को मत देखना कि उसने कितनी कस के उसको टाइट रखा होता है। और तभी ब्लू फॉक्स पिंक वाली फॉक्स से कहती है, तो मुझे बताओ अब तुम होली रेलिक कहाँ पर छुपाया है तुमने? ब्लू फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पिंक फॉक्स गुस्साते हुए कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मैं नहीं जानती हूँ। उसने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं जो ब्लू वाली फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी वो अपने बेलों को हैंटर की तरह यूज करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो, उस रैलिक को मुझे दे दो, मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी और तुम अपनी जान को बचा लोगी। और साथ ही दोस्तों को दिखाते हैं वो ब्लू फॉक्स ने अपने पेड़ वाली बेलों को यूज करके वहाँ पे उसको जोर से गोल गोल घुमा रही होती है जिस कारण से वो चिल्ला रही होती है। जब वो ब्लू फॉक्स उसको मार रही होती है तभी दिखाते हैं हमको जो हमारा हीरो टैनियन होता है वो ब्लू फॉक्स के जो जाल होता है उससे रिलीज होने लगता है और तभी अचानक से धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाता है, आउच, बहुत तेल लग गई, और धीरे से उठने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं हमको उन दोनों की आपस में ऐसी नोकझोंक चल रही होती है। वो उससे पूछती है, बताओ, वो बोलती नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगे? तो ब्लू वाली फिर बोलती है, बहुत कुछ कर लेंगे। जब टैनियन देखता है कि वो लोग आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, आपस में नोकझोंक उनकी चल रही है, तो अपने मन में सोचता है, फॉक्स लेडी मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पास अभी भी मेरी बीबी है। और वहां से बहुत तेजी से दोस्तों भागता हुआ निकल रहा होता है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं जो ब्लू वाली फॉक्स होती है उसने पिंक वाली फॉक्स की हालत खराब कर दी होती है, वो एकदम बेहोश हो चुकी होती है। और तभी हमें दिखाते हैं वो ब्लू फॉक्स उल्टा लटकाए हुए पिंक फॉक्स से फिर पूछती है, तुम उस जरे से चक्कर से बेहोश हो गई, ये कैसे हो सकता है? और ये कहने के साथ में ही वो पिंक फॉक्स लेडी को वहाँ पीछे की तरफ फेंक देती है।
दूसरे साइड में जहाँ पे तान्युन भाग के जा रहा होता है, वो ब्लू फॉक्स लेडी तान्युन को जाते हुए देख रही होती है और तभी तान्युन को आवाज देके कहती है, अरे ओ छोटे लौंडे, तुमको क्या लागत है कि तुम यहाँ से जा सकत हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो तान्युन होता है वो वहाँ पे घबरा जाता है और हमें दिखाया जाता है जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो एकदम से तान्युन के सामने अपीयर हो जाती है, जिसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है अभी के लिए मेरा काम पूरा हो गया है। फिर वो फॉक्स लेडी तान्युन के सामने आकर उससे कहती है, क्या तुमने हमारे होली रेलिक को देखा है कि वो कहाँ पर है। लेकिन तान्युन को तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। तभी उसके पसीने आ रहे होते हैं। तभी तान्युन अपना दिमाग लगा के बहाना बना के कहता है, होली रेलिक वहाँ पर उस जगह पर है, देखो वहाँ पे। और जैसे ही वो ब्लू फॉक्स लेडी उस साइड देखती है, तान्युन अपने शैडो स्किल का यूज करते हुए वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है, जिस चीज के कारण जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है उसको गुस्सा आ जाती है। और तभी वो तान्युन की तरफ घूरते हुए कहती है, तो अच्छा गायब हो सकते हो तुम, अच्छा तो तुम गायब भी हो सकते हो। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम्हारे पास बस जरी सी ताकत है जो मेरे को बहुत बोर कर देगी। और ये कहने के साथ में वो उस जगह से डिस्पेयर हो जाती है। दूसरे साइड में दिखाते हैं जहाँ पे तान्युन अपनी शैडो स्किल का यूज करके भाग रहा होता है, वहीं पे वो ब्लू फॉक्स लेडी उसके जस्ट पीछे आ जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन घबरा जाता है कि अब ये एकदम से कैसे आ गई मेरे पीछे। उसके गाल पे एक जोरदार घूंसा मारती है, जिस चीज से तान्युन वहाँ पे उछलता हुआ दूसरी जगह पे जाके गिरता है। फिर वो ब्लू फॉक्स लेडी अपने वही बेल वाली पावर को यूज करने के साथ में तान्युन के ऊपर रिलीज कर देती है। और हमें दिखाया जाता है जिस तरह से पहले उसने पिंक फॉक्स लेडी को जकड़ा था अपने बेलों से, वैसे तान्युन को भी जकड़ लेती है वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन को वो बहुत बुरी तरीके पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे इस समय बिल्कुल सही से आंसर दो। तान्युन अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे रिलीज करते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है बताता हूँ, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये कहने के साथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे हंसने लगता है। तान्युन जैसे ही अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करता है, जो उसकी आइस फिनिक्स की पावर होती है दोस्तों, जो कि उसने अपनी वाइफ से ली होती है, उसके पावर के कारण जो उसके वहाँ पे जितनी भी बेलें होती हैं सारी के सारी फ्रीज होके वहाँ पे टूट जाती हैं। तान्युन उस बेलों से निकलने के बाद में अपने मन में सोचता है, चलो आखिरकार मैं उसके चंगुल से आजाद हो गया हूँ। जब तान्युन ने वहाँ पे अपनी आइस फिनिक्स पावर का रिलीज करा होता है, दिखाते हैं हमको ब्लू फॉक्स लेडी होती है, वो उसके इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। जो उसका फेस होता है बिल्कुल इविल फेस में बदल जाता है दोस्तों। उसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है, वो कैसी डीमन है, वह मेरे स्पिरिचुअल पावर के बनाए हुए 4 बम के हमलों को भी आसानी से झेल गई, और उसके बाद में भी जो उसका डिफेंस है वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तान्युन इस बात को सोचने के साथ में बगल में देखता है तो वो पिंक फॉक्स लेडी उसके बगल वहीं पे घायल पड़ी होती है। तान्युन उसकी तरफ देख के उससे कहता है, अरे ओ मैडम मेरी बात सुनो, मरने का नाटक करना बंद करो, अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो पिंक फॉक्स लेडी होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है, हम एक साथ चलेंगे उसको मारने के लिए। और तान्युन कहता है, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं मारने के लिए। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन आगे चल रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो पिंक फॉक्स लेडी होती है वो पीछे भाग गई होती है उतने में। जब तान्युन आगे जाता है उससे लड़ने के लिए, तभी दिखाते जो उसकी पेड़ों वाली बेलें होती हैं उसको पूरा जकड़ लेती हैं। और तान्युन वहाँ पे उस पिंक फॉक्स लेडी के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम धोखेबाज औरत, तुम भाग गई मेरे पास से। और साथ ही हमको दिखाते हैं वो वहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी रहा होता है। और फिर वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो तान्युन को वहाँ पे उसको गर्दन से पकड़ के सीधे जमीन में पटक देती है, जिस चीज के कारण तान्युन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तान्युन वहाँ पे अपने मन में सोचता है, धिक्कार है उस धोखेबाज फॉक्स लेडी पे, और ऐसे चूतिए टीममेट साथ ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और साथ ही हमको वहाँ पे जहाँ पे लायन का कैंप लगा होता है उस जगह को दिखाते हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है जो लड़के कल आने वाले थे वो आज रात में ही आ गए होते हैं, और वो तान्युन के कैंप के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तभी वो दुबला लड़का कहता है, शिक्सियोंग वो यहीं पे होना चाहिए। और वो मोटा हैंडसम दोस्तों बोलता है, वो व्यभिचारी कपल वो यहीं पे हैं। और ये कहने के साथ में वो मोटा लड़का अपनी तलवार को निकालता है और वो उस टेंट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब तुम दोनों नर्क में जाओ, वहाँ पे अपना प्यार दिखाओ जाके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उस मोटे लड़के ने अपनी तलवार से अटैक करके जहाँ पे तान्युन की वाइफ सो रही होती है वहाँ पे तलवार से अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे पूरा टेंट टूट जाता है। और वो मोटा लड़का उस चीज को देखने के बाद में हंस रहा होता है वहाँ पे। फिर वो टेंट के अंदर जहाँ पे लायन सो रही होती है उस चदरे को वहाँ से हटाते हुए कहता है, बेबी अब छिपना बंद करो, तुम देखो तुम्हारा हैंडसम मोटू आ गया है।
जब वो वहाँ पे उस चदरे को हटाता है तो देखता है वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है, और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है क्या वो कहाँ है? फिर वो पतला वाला लड़का चिल्ला के कहता है दूसरी तरफ देखो वहाँ पे। वो जैसे ही देखने की बात करता है हमें दिखाते हैं लायन। वो जैसे उस जगह पलट के देखने वाला होता है तभी दिखाते हैं लायन अपनी पावर को रिलीज करने के साथ में उस मोटे लड़के के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देती है, जिस चीज के कारण वो लड़का चिल्ला रहा होता है। और तभी धीरे से लायन वहाँ पे नीचे उतरती है और जो तलवार से उसने अटैक किया होता है उस मोटे लड़के के ऊपर, उस तलवार को धीरे से बाहर निकालती है, जिस चीज से बहुत ज्यादा खून निकलता है उसके अंदर से। उसको मारने के बाद में लायन अपने मन में सोचती है चलो ये तो बहुत बढ़िया है, जो हमने फॉर्मेशन पहले सेट किए थे उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया, लेकिन टैन्यून यहाँ पर क्यों नहीं है? फिर वो दूसरे लड़के से बोलती है क्या तुमने मैरिज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था? उसकी बात सुनने के बाद में पतला लड़का बोलता है हाँ, लेकिन इसके पूछने का मतलब क्या है? हाँ, तुमने मेरे शेंग झाओ को मारने का साहस किया है, मैं तुमको बता रहा हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों जैसे वो बोलता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, और वहाँ पे अपनी पावर को दिखाते हुए पीछे की तरफ से भागता हुआ जाते हुए कहता है आज मुझे कुछ और काम है, अगली बार मैं तुमसे लड़ूंगा, ठीक है? उस लड़के की बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए उसकी तरफ देख के कहती है तो ये कचरे नाली के कीड़े बस एक मांस के लोथड़े भर हैं। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है वो पतला लड़का भागता हुआ उस नदी के पास जाता है और वहाँ पे हंसते हुए उस नदी में जंप करते हुए कहता है ये मेरे भागने का रास्ता है। जैसे उसने ये बात बोली होती है अगले पल दोस्तों हमको दिखाया जाता है लायन ने अपनी आइज मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए पतले लड़के के सीने के आर पार कर दिया होता अपनी आइज का टुकड़ा, और अटैक करते हुए कहती है स्नो फ्लैक। वो यंग मास्टर लायन से बोलता है स्नो फ्लैक देखने में बहुत सुंदर है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है लायन ने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत नोकदार पिलर बना दिया होता है, जिसमें वो पतला लड़का कूदते ही घुस जाता है। फिर वो यंग मास्टर लायन से बोलता है सचमुच बहुत पावरफुल, जैसा कि मैंने अपनी मंगेतर से उम्मीद की थी। फिर वो अपने साथियों से हंसते हुए कहता है देखो मेरे पापा ने सही कहा था, लिंग फैमिली का गिफ्ट सच में बहुत फर्स्ट क्लास का है। उसकी बात सुनने के बाद में जो उसके साथी होते हैं वो कहते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं यंग मास्टर। फिर मैं दूसरे साइड दिखाया जाता है जहाँ पे लायन खड़ी होती है। वो उन लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि तियान हाओ वो यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गया, और टैन्यून यहाँ अभी भी नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो। और दोस्तों ये कहने के साथ में वो थोड़ा वहाँ पे गुस्सा रही होती है। जब लायन वहाँ पे गुस्साई रही होती टैन्यून के बारे में सोचते हुए तभी उतने में क्वीन को दिखाते हैं। वो अपने साथियों से हंसते हुए कहता है दोस्तों देखो मिस किन कितनी गुस्से में है, क्या आपको उस टैन्यून ने छोड़ दिया है? ये बहुत ही खराब बात है। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं वो वहाँ पे उदास होते अपने मन में सोचती है वे नहीं जानते कि टैन्यून कहाँ पर है, इसका मतलब यही है कि वो अभी ठीक है। फिर वो यंग मास्टर लायन से बोलता है मिस किन आप इतनी नोबल हैं तो आप मुझसे इस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? आपने मेरे शादी के प्रपोजल को नजरअंदाज कर दिया और मैरिज कंपटीशन भी आयोजित की और वहाँ से भाग गई। जब तक आप मेरी बात को सुनकर मेरे साथ वापस नहीं आती मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और आपको ये जानना होगा कि मैं जिन फैमिली का हूँ। उस यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी चिल्ला के कहती है चुप रहे हरामखोर, बस तब से चपर 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 करे पड़ा है, तू तो एकदम बकबक करने वाली औरतों की तरह है, बिल्कुल घटिया। और ये कहने के साथ में लायन उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और चिल्ला के कहती है मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, तभी मैंने तुम्हें त्याग दिया। जब यंग मास्टर देखता है कि वो अटैक करने के लिए इसके ऊपर आ रही है तभी वो अपने गार्ड से बोलता है मैंने ये चीज देख लिया है कि आपने कठिन रास्ता चुना है, जाओ और उसको पकड़ लो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसके गार्ड होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है सर। और ये कहने के साथ में वो दोनों लायन के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। लायन उनके अटैक को डिफेंस करते हुए उनसे कहती है मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, और साथ ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जब वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं एकदम से लायन के हाथ में दूसरे बंदी की तलवार घुस जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में लायन उस लड़के से कहती है मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। वो लड़के जब ये चीज देखते हैं कि मतलब हमारे अटैक तो कमजोर पड़ रहे हैं तभी वो एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। और तभी लायन पीछे आती है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है और अपनी एक स्किल को अटैक करते हुए कहती है आइज लुआन। और उसके स्किल के साथ दोस्तों में दिखाया जाता है वो दोनों जो बंदे होते हैं उनके चारों तरफ से लायन की जो एनर्जी होती है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है लायन की जो एनर्जी होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ वो जगह जो होती है वहां से रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है, और हमको पता चलता है वो जो लाइटनिंग होती है दोस्तों वो आइस क्रिस्टल की होती है। वहां पे वो जो दोनों बंदे होते हैं दोनों को दोनों बर्फ के अंदर चेंज हो जाते हैं, जम जाते हैं।
और वो लोग इतनी तेजी से स्पीड से जमे होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है। फिर लायन उन दोनों को उस यंग मास्टर की तरफ फेंकते हुए कहती है, तुम दोनों कचड़े कहीं के, हट जाओ मेरे सामने से। जब यंग मास्टर देखता है कि लायन पावरफुल है तो वो भी अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर का कलर रेड कलर का होता है। उसके जो साथी होते हैं जैसे उसके पास आ रहे होते हैं, उसने अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक रिलीज कर दिया होता है और फिर लायन की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल देते हुए कहता है आपने अभी अभी अपनी स्पिरिट पावर को अवेकन किया है और ये पहले से इतनी पावरफुल है। सच में एक हेवनली ग्रेट मार्शल स्पिरिट होने के योग्य है ये। चलो अब आओ और मेरी औरत बन जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट अगले 100 सालों तक बहुत संपन्न बना रहेगा। यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ये सब बातें बोल सको। और दोस्तों सच में अभी तक की जितनी मांगा बनी है सबसे ज्यादा सुंदर मेरे को जो कैरेक्टर लगा है वो यही लगा है, लायन का कैरेक्टर दोस्तों। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है लायन ने अपनी आइस फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर दिया होता है। और दूसरे साइड में भी दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है उसके पास में कोई फायर टाइप की पावर होती है दोस्तों जो वो रिलीज कर रहा होता है। फिर वो रिलीज करने के साथ में लायन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये मार्शल स्पिरिट किसी काम की नहीं है, ये सब अटैक बेकार है और तुम जो भी अटैक मेरे ऊपर अपने मार्शल स्पिरिट से करोगी वो किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें फिर से एक बार अपनी औरत बनने का सलाह देता हूँ। एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चों के अंदर हाई ग्रेड मार्शल स्पिरिट होगी। यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से मुझसे कहती है, तुम कमीने सपने देखना बंद करो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं कभी भी आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगी। और साथ ही अपने मन में सोचती है, तानियुन तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानियुन जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ब्लू फॉक्स लेडी ने उसको मार मार के हालत खराब कर दी होती है और तानियुन अपने सोल अटैचमेंट के कारण वहीं पे धीमे से बोलता है, लायन लायन। जब उसने ये चीज बोला होता है तभी वो ब्लू फॉक्स लेडी उसकी तरफ देखती है कि ये क्या बोल रहा है और तभी वो कहता है, उसको मेरी जरूरत है। जिसको सुन के वो ब्लू फॉक्स लेडी शॉक्ड हो जाती है। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो तानियुन होता है उसके ऊपर कुछ एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो ब्लू फॉक्स लेडी तानियुन के एकदम क्लोज आ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़का अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है। जो लेडी सोच ही रही होती तभी दिखाते हैं तानियुन के आगे सिस्टम ओपन होता है और उसको बताया जाता है, आप पहले ही 4 मार्शल स्पिरिट को हासिल कर चुके हैं, क्या आप मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में तानियुन वहीं पे अपने मन में सोचता है, मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर वो क्या है। फिर कहता है, चाहे वो कुछ भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है इसको एक्टिवेट करो। जब उसने ये कहा होता है तभी दिखाते हैं सिस्टम विंडो फिर ओपन होती है और उसको बताया जाता है अभी मूड वैल्यू उतना नहीं पहुंची है इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो तानियुन की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़का एक इंसान है लेकिन इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो बिल्कुल 1000 साल पहले जैसी है। और इस बात को कहने के साथ में वो दिखाते हैं तानियुन के ऊपर वहीं पे लातों की बरसात करते हुए कहती है, नहीं मैं इस तरह की पावर को सामने नहीं आने दे सकती, मुझे पहले ही इसको मार देना चाहिए। और तभी तानियुन को दिखाते हैं वो अपने मन में सोचता है, मैं अब मरने जा रहा हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो उसी हालात में अपने मन में कहता है सिस्टम से, हे सिस्टम मैं तुमसे कह रहा हूँ मार्शल स्पिरिट आर्मर को एक्टिवेट करो। उसकी ये बात सुनने के बाद में सिस्टम उसकी मौज लेते हुए कहता है, मूड वैल्यू काफी नहीं है इसलिए एक्टिवेट नहीं हो सकता। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है जो तानियुन होता है वो और ज्यादा अपनी मौत के करीब पहुंचता चला जाता है, वो मौत के पानी के अंदर डूबता चला जा रहा होता है। और तभी अपने मन में सोचता है, मूड वैल्यू ये क्या है, मूड वैल्यू धत तेरे की, तुम केवल बस मूड वैल्यू कहते रहते हो। और ये कहने के साथ में एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तो ठीक है मैं तुमको दूंगा मूड वैल्यू। और तभी वहाँ पे तानियुन क्रीपी स्माइल देते हुए एकदम पागलों ऐसा फेस बना लेता है और सिस्टम से कहता है, मैं मार्शल स्पिरिट को अवेकन नहीं कर सका, इसके कारण मुझे 3 सालों तक धमकाया गया और मैंने वहाँ पे बहुत शर्मिंदगी झेली और मार्शल स्पिरिट की कॉपी करना भी बहुत कठिन था। और अब मेरे पास ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो मेरी वाइफ को मेरे से चुराना चाहते हैं। मुझे लगा कि मैं भागने में कामयाब हो गया हूँ लेकिन पागल कुत्तों का एक झुंड मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहने के साथ में दिखाते हैं हमको तानियुन के हाथ में स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कहता है, और अब वो कमीनी फॉक्स कहाँ है जो मेरे साथ इतनी देर से खेल रही थी। सिस्टम क्या तुम मुझे बताओगे कि मूड वैल्यू फिर से हासिल कैसे करें। मैं तुम्हारी माँ का पकौड़ा कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा इस मूड वैल्यू के चक्कर में। हरामखोर कुत्ते कमीने, सिस्टम जल्दी इसको एक्टिवेट कर।
और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसके इतना गाली बकने के बाद में जो उसका सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। टैन्यून के चारों तरफ बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है टैन्यून के ऊपर वहीं खड़ी होती है। और तभी दिखाते हैं एकदम से जो टैन्यून की पावर होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पे एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो भी उड़ के पीछे चली जाती है। जब वो ये देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और घबरा के कहती है ये। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है एक ट्रू फॉर्म टैन्यून का, एकदम हीरोइटिक फॉर्म, जिसमें कि उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और देखने में भी दोस्तों बहुत औसम लगता है टैन्यून यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है टैन्यून के इस फॉर्म में टैन्यून का एकदम अलग लुक हो जाता है, उसके माथे पे भी एक ताज आ जाता है और टैन्यून की आंखें दिखाते हैं, टैन्यून की आंखें भी वहाँ पे चमक रही होती है अलग तरीके से। जिस चीज को देखने के बाद में वो ब्लू फॉक्स लेडी वहाँ पे घबराते हुए कहती है हे लड़के ये सब क्या था। और तभी दिखाते हैं एक बड़ा सा हाथ उस ब्लू फॉक्स लेडी के एकदम आंखों के पास में आ रहा होता है। फिर हमको पता चलता है टैन्यून ने अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करने के साथ में ही वो पहले से बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका होता है, जिस कारण से वो सीधे जाता है और ब्लू फॉक्स लेडी की बिल्कुल गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ने के साथ में एकदम से लेता है और जमीन पे धम से मारता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो नीचे की जमीन होती है पूरी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे टैन्यून रुकता नहीं है। टैन्यून जिस तरह से उसने मार खाया था उस फॉक्स लेडी से, उसी तरह से अपने जूते से उसके मुंह ही मुंह पे बार बार मार रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है टैन्यून जिस तरह की पावर को यूज कर रहा होता है अपने पैरों में उसको मारने के लिए, उसका इम्पैक्ट इतना हाई होता है कि उसके चारों तरफ के सर्कल के तौर पे पूरी जमीन वहाँ पे धंसना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको जंगल का सीन दिखाया जाता है। टैन्यून की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसके अटैक के कारण वहाँ जंगल में वहाँ पे बर्फ के पिलर खड़े हो गए होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है टैन्यून वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वहाँ पे वो नहीं होती है। उसने अपनी किसी स्किल का यूज करने के साथ में टैन्यून के अटैक से बच गई होती है और उसके पीछे जाके अपीयर हो जाती है। और टैन्यून पीछे की तरफ उसको घूर के देख रहा होता है गुस्से में और पीछे पलटता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे टैन्यून ने वहाँ पे अटैक किया होता है हमें दिखाते हैं ब्लू फॉक्स लेडी ने अपने आप को फिर से किसी तरीके से बचा लिया होता है, लेकिन वो जमीन पूरी वहाँ पे टूट गई होती है और वो ब्लू फॉक्स वहाँ से डिस्पेयर होते हुए टैन्यून से बोलती है हे लड़के मैं तुमको याद रखूंगी हमेशा, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी मैं तुमको बहुत गंदे तरीके से मारूंगी। अभी मेरे पास कुछ और जरूरी काम है जिन्हें मुझे पहले निपटाना है और मैं तुमको याद दिला दूं ऐसा लगता है कि दूसरी जगह पर भीषण लड़ाई चल रही है। जिसके साथ में ही हमको दिखाया जाता है टैन्यून का फेस, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी होती हैं। फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है लायन। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे लायन की फाइट हो रही होती है। दोस्तों वो जो यंग मास्टर होता है किसी तरीके से लायन को वहाँ पे उसने डिफीट कर दिया होता है, हरा दिया होता है और लायन वहाँ पे जमीन पे गिरी पड़ी होती है। फिर वो यंग मास्टर लायन को बुली करते हुए कहता है अब मेरे आगे स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। लायन जब देखती कि मैं यंग मास्टर से हार रही हूँ तो वो गुस्से में उसके बाद जितनी भी स्पिरिट पावर होती है वो सारी की सारी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे एकदम से जंप करके पीछे भाग जाता है और तभी वहाँ पे जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर जंप करके पीछे गया होता है लायन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वहाँ पे उसका पैर वहीं जम जाता है और वो ये देखने के बाद में अपने मन में कहता है यहाँ तक कि आसपास की जितनी भी हवा है वो सब जम चुकी है इसकी पावर से, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोच के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लायन की पावर को देखने के बाद में उससे चिल्ला के कहता है कि लायन तुम सरेंडर करने के बजाय अपनी मार्शल स्पिरिट को मजबूत करने के लिए अपनी लाइफ पावर को बर्न करना पसंद करोगी और मेरे सामने सरेंडर कर लेने में इतनी बुरी बात भी क्या है। जब वो ये बात को बोल ही रहा था तभी दिखाते हैं हमको लायन वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा स्पिरिट पावर को वहाँ पे अपने हाथों में गैदर कर रही होती है, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और हमें दिखाते हैं कुछ ये डांस तरह का स्किल होता है दोस्तों। और उस जगह पे लायन पोज बनाते हुए यंग मास्टर से कहती है तुम्हारे जैसा कचरे का टुकड़ा अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमको छूने नहीं दूंगी अपने आप को। और ये कहने के साथ में ही यंग मास्टर की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से घूर के देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं लायन ने जिस तरह का स्किल यूज करा होता है वहाँ की जो हवा होती है वो भी फ्रीज होने लगती है और वहाँ पे अपने आप स्वॉर्ड और डैगर बनना स्टार्ट कर देते हैं बर्फ के। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर थोड़ा घबराने लगता है और तभी कहता है नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको मत करो तुम।
वो जैसे इस बात को बोलता है और हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को। यंग मास्टर की तरफ लायन के बहुत ढेर सारे आइस के अटैक आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ में हमको दिखाते हैं जो लायन की स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ की बर्फ की पावर का यूज कर रही हैं। वो जैसे ही बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको लायन को उस यंग मास्टर के ऊपर पहुंच जाती है और अपने हाथ में अपनी पावर को यूज करते हुए एक डैगर बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसको एकदम से वो देख के थोड़ा घबराता है और लायन के दिखाते हैं वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लायन जैसे ही ऊपर से नीचे आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो हमें दिखाते हैं यंग मास्टर वहाँ पे डॉज कर लेता है और लायन के अटैक से वहाँ पे बच जाता है। लेकिन लायन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है जिस कारण से वहाँ पे एकदम से रुकती है और दूसरे साइड में फिर से अटैक करने के लिए मुड़ जाती है और साथ में अपने हाथों में वो आइस के वेपन्स बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ तुम मेरे इस हमले से बच पाते हो कि नहीं। और लायन का अटैक जैसे उसके पास जा रहा होता है तभी दिखाते हैं जो यंग मास्टर होता है उसके गाल पे लायन के आइस डैगर से कट लग जाता है, जिस कारण से वो गुस्सा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है वो तो और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है अटैक करने के लिए। लायन के आइस डैगर के कट लगने के कारण यंग मास्टर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और तभी उसको धीमा करने के लिए अपने हाथों में एक लेजर बीम जैसा अटैक करता है और वो लेजर बीम का जो अटैक होता है सीधे लायन की जांघ पे जाके लगता है, जिस चीज के कारण लायन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहीं पे वो एकदम से चिल्ला देती है क्योंकि जो बीम होती है वो उसके पैरों के आर पार हो जाती है। यंग मास्टर के उस अटैक के कारण लायन वहीं पे जमीन पे गिर जाती है एकदम धम से और यंग मास्टर उसको देख रहा होता है कि अब ये क्या करने वाली है। लायन वहाँ पे दर्द के बारे तड़पते हुए गुस्से में यंग मास्टर से कहती है, तुम श्रापित इंसान। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है यंग मास्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, किन लायन, तुम हार गई हो अब, तो इसीलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो। और वो जैसे ही उसको कुछ कहने वाला होता है तभी दिखाते हैं एकदम से एक घूंसा आता है और उसके मुंह पे बहुत जोर का पड़ता है दोस्तों, जिस चीज के कारण उसको एकदम कुछ समझ में नहीं आता है और हमें दिखाते हैं वो कोई और नहीं होता है, तान्युन वहाँ पे एंट्री कर चुका होता है। तान्युन के एक घूंसे के इम्पैक्ट के कारण वो जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ सीधे वहाँ से जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। फिर हमको पता चलता है जो तान्युन का घूंसा होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो सीधे एक पेड़ पे जाके लड़ता है और वहीं पे चिल्लाता है, आह। जब लायन देखती है, अरे तान्युन तुम, लायन उसके इस तरह के लेजेंडरी ड्रेसअप को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ इसके साथ में। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लायन की इस तरह की कंडीशन को देखने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को नारुतो सीरीज की याद आ गई है इसको देखने के बाद में। जब तान्युन वहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को वहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभालने के बाद में वो तान्युन से कहता है, तुम तान्युन हो ना, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ये क्या है, ये कैसी मार्शल स्पिरिट है। वो जैसे ये चीज को बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे गुस्से में खड़े खड़े डिस्पेयर हो जाता है और वो घबरा जाता है इस चीज को देखने के बाद में। और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन वहाँ से डिस्पेयर होने के साथ में ही यंग मास्टर के पीछे अपेयर हो जाता है और अपना घूंसा उसके पीछे बना रहा होता है। और दोस्तों जो उसका फेस होता है बहुत ज्यादा इविल होता है, इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिस चीज को सेंस करने के बाद में यंग मास्टर घबरा जाता है, उसको अब नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अब क्या करे तान्युन के अटैक से बचने के लिए। तभी दिखाते हैं वो तान्युन के अटैक से बचने के लिए अपने सामने अपनी स्पिरिट पावर का एक बैरियर बना देता है और तान्युन को दिखाते हैं वो उसके उसी बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तान्युन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसका जो बैरियर होता है वो तुरंत वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और तान्युन उस यंग मास्टर के बैरियर को तोड़ने के साथ में ही उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है, जिस चीज से उसकी आंखें और मुंह सब बाहर आ गया होता है दोस्तों। तान्युन का जैसे उसके घूंसा पड़ता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को, वो अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट उसके सामने बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरा विक्टर कंट्रोल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है उसके आगे। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन के उस घूंसे के कारण जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ जा रहा होता है तान्युन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और उसका पैर पकड़ने के साथ में उससे कहता है, तुम्हारी मेरी वाइफ के साथ में ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत बुरी तरीके घबरा जाता है और तभी तान्युन गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बीबी को कैसे बुली किया। और दोस्तों हमें यहाँ पे एवेंजर मूवी का एकदम सीन याद आ जाता है, जैसे हल्क ने लोकी को पटक पटक के मारा होता है, वैसे यहाँ पे जो तान्युन होता है वो यंग मास्टर को पटक रहा होता है और उसको पटकने के साथ में चिल्ला के कहता है, अब तुम यहाँ पे मरो। और तान्युन ने जैसे उसको पटका होता है वो इतनी ज्यादा तेजी से पटका होता है कि वो बिल्कुल रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है।
और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तान्युन का गुस्सा वो अभी तक शांत नहीं होता है। वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके हल्के तरीके चिल्ला रहा होता है। तान्युन यंग मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही उसकी तरफ देख के हंसते हुए उससे कहता है तुम एक नंबर के कचड़े हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तान्युन को इस तरह देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है वो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लायन अपने चोटों को पकड़े हुए तान्युन की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है ये तो सच में तान्युन ही है, हाँ ये मेरा तान्युन है। लावी ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं तान्युन ने यंग मास्टर के सीने के ऊपर बहुत जोर की एक लात मारी होती है जिसके इम्पैक्ट से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और साथ में ही उसके हाथों की हड्डी वहाँ पे टूट जाती है। यंग मास्टर को ऐसे तकलीफ पहुंचाने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसने के साथ में ही यंग मास्टर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो बिल्कुल उसको धोबी घाट के कपड़ों के तरीके धो रहा होता है बुरी तरह से। जब लाइन ये देखती है कि तान्युन ने अपना होश पूरा खो चुका है, वो बिल्कुल पागलों के तरीके यंग मास्टर को मार रहा है और तभी वो घबराते हुए तान्युन से कहती है तान्युन रुक जाओ, फाइट करना बंद करो, वो पहले ही मर गया है। जब तान्युन लायन की ये बात सुनता है तो अपने मन में कहता है लायन मुझे लायन को प्रोटेक्ट करना है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है तान्युन होश में आओ, क्या हुआ तुमको। लायन ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन अपने होश में नहीं होता है और लायन की तरफ एक डेविल लुक देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी हमें दिखाते हैं लायन डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों हमको पता चलता है तान्युन अपना होश में ही होता है। वो लायन के सर पे हाथ फेर रहा होता है और साथ में ही हमको दिखाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो भी पूरा खत्म हो जाता है। लायन उसको इस तरह से हाथ फेरते हुए देख के ब्लश करने लगती है। तान्युन लायन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है लायन मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये बात सुन के लायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तान्युन ने जैसी ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं इतनी ढेर सारी एनर्जी को यूज करने के कारण तान्युन वहाँ पे बेहोश होके उसके बलून के ऊपर गिर जाता है, जिस चीज से लायन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लायन तान्युन को अपने गोदी में लेके बैठी होती है और साथ में थोड़ा टेंशन में भी होती है। जो कुछ आज हुआ उस बारे में सोच के तान्युन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तान्युन, तुमने मेरी जान बचाई है आज। वो जैसे इस बारे में सोच रही होती है तभी दिखाते हैं झाड़ियों में कुछ सरर सरर की आवाज आ रही होती है, जिस चीज को फील करने के बाद में लायन वहाँ पे सतर्क हो जाती है, अलर्ट हो जाती है और चिल्ला के कहती है कौन कौन है वहाँ पे। और साथ ही अपने मन में सोचती है जिस हालात में हम लोग इस समय हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी से भी लड़ नहीं सकते हैं। अगर हमसे कोई लड़ने आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसी तरह से मरने वाले हों। वो जैसे इस चीज को सोच के अपने मन में घबरा रही होती, दूसरे साइड में दिखाते हैं झाड़ियों के अंदर से उसकी छोटी सिस्टर लिंगवा बाहर आती है और अपनी बहन को सामने देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसके आगे रोते हुए चिल्ला के कहती है सिस्टर ब्रदर इन लॉ मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये बात को बोल ही रहे होते तभी दूसरे साइड में दिखाते हैं लायन भी लड़ने के बाद में बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है और तभी वो बेहोश होते हुए कहती है सिस्टर लिंगुआ ये तुम हो। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगुआ अपनी बहन की केयर कर रही होती है। जैसे ही लायन को होश आता है तो लिंगुआ बहुत ज्यादा खुशी से चिल्ला के बोलती है सिस्टर आखिरकार आप जाग गए। लायन वहाँ पे अपने होश में आते हुए कहती है लिंगुआ हाँ ठीक है, टैंग्यून कैसा है। लायन के ये सवाल सुनने के बाद में लिंगुआ को दिखाते हैं। लिंगुआ वहाँ पे रोने लगती है और रोते हुए कहती है सिस्टर उस ठरकी इंसान के बारे में चिंता करना बंद करो तुम। लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी अपनी बहन का हाथ पकड़ के चिल्ला के कहती है लिंगुआ अब और परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन का बिहेव देख के लिंगुआ थोड़ा घबरा जाती है और दूसरी तरफ इशारा करते हुए अपनी बहन से कहती है मुझे डर था कि जब आप बेहोश थे तो वह आपके साथ में कुछ ठरकपन जरूर करेगा, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपको उसको निकाल देना चाहिए। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद में लायन की दिखाते वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और वो चिल्ला के कहती क्या ये कैसी बात कर रही हो तुम, वो मेरा हस्बैंड है। और जहाँ पे लिंगुआ ने उसको इशारा करके बताया था वो वहाँ की तरफ जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तभी लिंगुआ अपनी बहन को देख के अपने मन में सोचती है क्या मेरी बहन बहुत अजीब है, जाहिर तौर पर वो मेरी बहन है जिसने ब्रदर इन लॉ जैसे उस बेकार के कूड़े के टुकड़े की रक्षा की है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं हमको लायन जब उस जगह पे पहुँचती है तो कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और दोस्तों हमको दिखाया जाता है लिंगवा ने तान्युन की हालत बहुत खराब करके रखी होती है। उसको एकदम अडल्ट मूवी की तरीके जैसे रस्सी बांधी जाती है दोस्तों, वैसे एकदम रस्सी बांध के रखी होती है, जिस चीज के कारण तान्युन को बड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है। और लाइन उसको ऐसे रस्सियों से बंधे हुए देख के शॉक्ड हो जाती है। जब तान्युन अपनी वाइफ को देखता है तो बेचारा वहीं पे रोने लगता है और वहाँ पे उसको देखते हुए कहता है और मुंह से ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, मेरी वाइफ जल्दी करो, मुझे बचाओ, मेरी सिस्टर इन लॉ एक शैतान है। जब लायन तान्युन को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है दोस्तों कि उसके रस्सी नहीं खोलती है, उसको सीधा उठाती है और अपनी बाहों में भर लेती है और चिल्ला के कहती है, तान्युन तुम ठीक हो। और तान्युन बेचारा वहाँ पे कर रहा होता है और तभी कहता है, मेरी कमर की हड्डी, जो कि दोस्तों वहाँ पे क्रैक होने की आवाज आ रही होती है क्योंकि लायन ने उसको इतनी कस के दबाया होता है। लायन के इस तरह के खतरनाक प्यार को देखने के बाद में तान्युन की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी होती है दोस्तों, उसकी आधी जान बाहर निकल चुकी होती है और तभी वो इशारे से बोलता है, मेरी बीबी तुम पहले मेरी मदद करो, मैं मरने जा रहा हूँ। और लायन वहाँ पे तान्युन को गले लगा के बहुत खुश होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लायन ने आखिरकार अपने हस्बैंड की जो रस्सियां होती है उसको खोल दिया होता है। जैसे तान्युन की रस्सियां खुलती हैं, तान्युन वहाँ पे एक गहरी सांस लेता है। चलो आखिरकार मैं बच गया। और अपने मन में कहता है, मेरी वाइफ ने लगभग मुझे गला दबाकर मार ही डाला था। फिर ये कहने के बाद में तान्युन अपनी वाइफ के पास में आ जाता है और उसके गालों को सहला रहा होता है, उसको देख रहा होता है कहीं उसको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई है। और तभी लाइन उससे बोलती है, तान्युन क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुनने के बाद में तान्युन उसको जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो। जब उन लोग का रोमांस वहाँ पे चल ही रहा होता है, थोड़ा सा सीन बनने ही वाला होता है, तभी दिखाते हैं वहाँ पे कबाब में हड्डी दोस्तों आ जाती है, उसकी सिस्टर आ जाती है और वहाँ आके लिंगवा चिल्ला के कहती है, सिस्टर देखो वो घटिया आदमी तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, लिंगुआ अपने जीजा जी के बारे में ऐसा मत कहो, तुम ये गलत है। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी बहन से चिल्ला के कहती है, सिस्टर जब मैं पहुंची तो उसको कोई चोट नहीं लगी थी, मैंने केवल आपको ही घायल देखा था, वो पूरी तरह से एक कायर इंसान है। जैसे लिंगुआ ने ये बात बोली होती है, लायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ती है और अपनी बहन के गाल पे एक चाटे से तमाचा लगाती है। लिंगुआ इस चीज को फील करने के बाद में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि बहन ने एकदम से मेरे तमाचा क्यों मार दिया। फिर तमाचा मारने के बाद में लायन लिंगुआ के ऊपर गुस्साते हुए कहती है, अभी और इसी समय अपनी जीजा जी से माफी मांगो, वो उस तरह के आदमी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो उनके बारे में। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते लिंगुआ को। लिंगुआ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहीं पे उसके आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लिंगुआ को लगता है कि उसकी वहाँ पे बेइज्जती हो गई है और तभी वो रोते हुए वहाँ से भाग के चिल्लाते हुए जंगल में जाती है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे बुली किया है, वो बहुत बदतमीज है। वो तभी अपनी बहन को आवाज लगाती, लिंगुआ। वो जैसे ही आगे बढ़ती है अपनी बहन को रोकने के लिए, तभी दिखाते हैं तान्युन ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर तान्युन उसके हाथों में अपना हाथ डालने के साथ में अपनी वाइफ से कहता है, लायन लिंगुआ का कोई भी गलत इरादा नहीं है, तो तुम उससे इस तरह की बात मत करो, वो सिर्फ आपके बारे में चिंता करती है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे सोच में पड़ जाती है और फिर तान्युन की तरफ देखते हुए कहती है, तान्युन हम उसे बहुत ज्यादा बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं और मैं किसी को भी आपकी बदनामी करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। और ये कहते हुए लायन वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। तान्युन अपने वाइफ के मुंह से इस तरह की प्यार भरी बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ में उसको लेता है और गले लगा लेता है और गले लगाने के साथ में लायन से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बेशक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहती है, मैं जानती हूँ। और ये कहने के साथ में तान्युन को दिखाते हैं वो लिंगुआ को ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए लायन से कहता है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं लिंगुआ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, ये जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग को एक प्लान बनाने की जरूरत होगी। जब तान्युन आगे की तरफ जा रहा होता है तभी लायन उससे बोलती है, हाँ ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आप देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे अकेले जंगल में लिंगुआ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और तान्युन जब आगे जाता है तो एकदम से वहाँ पे लिंगुआ को कोने में बैठा हुआ रोते हुए देख रहा होता है। फिर तान्युन लिंगुआ के पास जाकर उससे प्यार से कहता है, लिंगुआ ये कितनी अजीब बात है ना, देखो आप भी बाहर घूमने निकले और मैं भी बाहर घूमने निकला हूँ
अपने जीजा की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं, वहाँ पे रोते हुए वो गुस्से में अपना मुंह पलट लेती है और अपने जीजा से बोलती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। फिर जब तान्युन अपनी साली को इतना रूठे हुए देखता है तो उसके पास जाता है और उसके पास जाके हंसते हुए उससे कहता है, अब तुम इतना गुस्सा भी मत करो, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ अपनी बहन के बारे में टेंशन लेती हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तान्युन, मेरी सोच बस आपकी बहन की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बनने का है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं, वो वहीं पे रूठी हुई बोलती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। फिर तान्युन अपनी साली की तरफ हंस के हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब इस चीज को इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है तुमको। अच्छा मेरी बात सुनो, वापस चलते हैं और तुम अपनी बहन से माफी मांग लेना और मैं उससे आपकी बात करने में मदद करूंगा, ठीक है। वो जैसे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा गुस्से में अपने जीजा के हाथ पे हाथ मारकर उनके हाथ को हटा देती है और हाथ मारकर रोकने के बाद में तान्युन की तरफ मुंह चढ़ाते हुए कहती है, बू, मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। और सच में दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि लिंगवा भी छोटी है। फिर तान्युन उसकी इस हरकत को देखने के बाद में लिंगवा की तरफ उदासी से देखते हुए कहता है, लिंगवा अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो बस घर चली जाओ। फिर तान्युन की ये बात सुन के लिंगवा वहाँ पीछे पलट जाती है। जब तान्युन वापस जाने वाला ही होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा एकदम से उसके हाथ की आस्तीन को पकड़ के घसीटती है। जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि इसने अब मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया। और तभी लिंगवा वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ, मैं नहीं जानती कि घर कैसे वापस जाना है। फिर दोस्तों पता नहीं जीजा साली के बीच में क्या बात हुई, तान्युन और लिंगवा दोनों को दोनों अपने उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लाइन उसका वेट कर रही होती है। और तान्युन लिंगवा को लाते हुए हंस के लाइन से कहता है, ठीक है। लिंगवा अपनी बहन से माफी मांगती है अब, और लिंगवा भी वहाँ पे ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए अपने सर को झुका के खड़ी होती है। फिर अपने सर को झुकाने के बाद में अपनी बड़ी बहन से अफसोस जाहिर करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाइन को दिखाते वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्ला के लिंगवा से कहती है, लिंगवा जिससे तुम्हें माफी मांगनी है वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ, वो तुम्हारे बगल में खड़े हुए तान्युन है। जब तक आप उससे माफी मांगते हैं मैं आपको माफ कर सकती हूँ। अपने सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है अंदर ही अंदर, मुझे उससे माफी मांगनी होगी, वो ठरकी इंसान, ये सच में बहुत शर्मनाक है। और अपने होठों को काटते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ, मैं। लिंगवा जैसे ही कुछ आगे बोलने वाली होती तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहाँ पे हंसते हुए लिंगवा से बोलता है, ठीक है, आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी भी ये सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। तान्युन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ओहो बेवकूफ तान्युन, तुम सच में मेरी बहन को पूरी तरह बिगाड़ दोगे। फिर तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लाइन उनसे कहती है, जिन तियान हाउ को हमारे हाथों से मरने के बाद में हमारा घर जाना वापस सही नहीं होगा। अभी हमें जिन फैमिली द्वारा पकड़ लिया जाएगा और हमारे लिए बाहर रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है, अब जब ऐसा है तो हमको फेंगडू सिटी की तरफ चलना चाहिए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। फिर तान्युन उनसे बताता है, फेंगडू सिटी हमारी सोच से भी सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला ट्रेडिंग और व्यापार करने वाला सिटी है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं। लिंगवा तो एकदम अपने सपने में चली जाती, जहाँ पे खूब ढेर सारे सोने चांदी हीरे होते हैं। और फिर तान्युन बताता है, जब तक हमारे पास पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जगह बिल्कुल खजाने की तरह है। फिर तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उन लोग को बताता है, आप वहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़े और बहुत अच्छे खाने और यहाँ तक कि हत्या करने के जो वेपन्स होते हैं जो सदियों से चल रहे हैं आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा उसके ऊपर गुस्सा जाती है और तभी चिल्लाते हुए उससे कहती है, जीजा जी क्या आपको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? फेंगडू सिटी 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर हम वहाँ जाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? जैसे लिंगवा ने उससे ये बात बोली होती है तभी तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है और उस ट्रेजर को दिखाते हुए इन दोनों से कहता है, देखो ये क्या है मेरे पास में। जिस चीज को देखने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तभी हैरान होते हुए वो दोनों तान्युन से कहते हैं, अरे ये तो टेलीपोर्टेशन एंकर डिवाइस है। उस डिवाइस को देखने के बाद में लिंगवा अपने जीजा की तरफ देख के कहती है, आपके पास इतनी ज्यादा कीमती चीज क्यों है जिसके साथ हम मेन लैंड पर एक बड़े सिटी में किसी भी जगह पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके जा सकते हैं? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बताता है उसको, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो मेरे को ये गिफ्ट उस बंदे ने दिया है। जब तान्युन इस बारे में बता ही रहा होता है तभी लाइन अपने मन में सोच रही होती है, आमतौर पर इसमें समय लगता है, उस जगह पहुंचने में हमें 2 दिन लगते और इसमें आश्चर्य नहीं है कि वे आधे दिन में हमारे पास पहुंच गए थे। फिर तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो ठीक है सभी लोग, हमारा नेक्स्ट स्टॉप फेंगडू सिटी, चलो चलते हैं। और सब चिल्ला के बोलते हैं, वूहू चलो चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब हमें सच में भागना पड़ेगा। और लाइन उसकी तरफ देख के ब्लश करते हुए बोलती है, तान्युन। और लिंगवा अपने जीजा की तरफ देख के गुस्से में कहती है, तुम कैसे बेकार जीजा हो,
फिर हमको दिखाया जाता है फेंगडू सिटी फैंटेसीलैंड, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा सिटी होता है, जिसके मेन गेट पर 2 गार्ड होते हैं और हमको बताया जाता है जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं उस जगह को ऑक्शन हाउस कहा जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी एकदम से एक बोरी को उनके आगे फेंक देता है, जिसको देखने के बाद में गार्ड थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमको पता चलता है उस बोरी के अंदर एक लड़की होती है दोस्तों। फिर वो दोनों गार्ड उस बोरी को किसी दूसरे अपने एल्डर के सामने लाकर फेंक देते हैं और हमको पता चलता है उस बोरी के अंदर एक लड़की होती है दोस्तों। फिर वो गार्ड अपने एल्डर के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर देखिए हमें क्या मिला है। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता है दोस्तों, वही पिंक फॉक्स लेडी होती है जो 2 एपिसोड पहले टैनिन को पकड़ के मार रही थी। और फिर वो दोनों गार्ड उस पिंक फॉक्स लेडी को उस बोरी के अंदर से धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे होते हैं। उस पिंक फॉक्स को देखने के बाद में जो दूसरा आदमी होता है वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हंसते हुए कहता है, इस बार तो सच में हमारे हाथ में कुछ बहुत महंगी चीज लग गई है। तान्युन, लायन और लिंगुआ तीनों लोग फेंगडू सिटी में पहुंच गए होते हैं। तभी लायन कहती है, तान्युन अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। और वहीं पे हमको दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे चाय पीते हुए लायन से कहता है, फेंगडू सिटी साउथ में सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला सिटी है, हमें कुछ खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत है यहाँ पर, और हमें जिन तियान हाओ की चीजों का भी ध्यान रखना है ताकि हम अपने अगले कामों को तैयार कर सकें। और वहाँ पे अपनी चाय की प्याली को रखते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए, और अपनी वाइफ की तरफ देख के गुस्से में कहता है, तुम्हारी गोद में उस जगह पर लिंगवा क्यों लेटी हुई है। और दोस्तों में दिखाते हैं लिंगवा को, वो भी टैनुन को मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम दोनों के साथ में यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो आप मेरी बहन के साथ में कुछ भी गलत कर सकते थे, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के साथ में टैनुन की तरफ देख के सीरियस लुक देते हुए सोचती है, और अगर मैं अकेले वापस जाती हूँ तो ये ना केवल खतरनाक है, बल्कि अगर मेरे फादर सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बेच दें तो मैं क्या करूंगी, मैं अकेले वापस नहीं जा रही हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको डर है कि आपकी बहन को कुछ हो सकता है, बल्कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको रास्ता ही नहीं पता है, इसी कारण से आप वापस अपने घर को नहीं ढूंढ पा रही हैं। और दोस्तों हमको दिखाते हैं तान्युन ने जैसी ये बात बोली होती है, लिंगवा बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी तान्युन के ऊपर अपना एक हेड अटैक करते हुए कहती है, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके कारण मैं अपने घर से बिना रास्ता जाने ही निकल गई, और अब ये सुपर चैलेंज रास्ता ना ढूंढ पाने का सिर्फ तुम्हारे कारण है। फिर हमें दिखाते हैं उन लोग की लड़ाई होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी तान्युन लिंगवा से कहता है, तुमने सच में मुझे मारा, लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाने की जरूरत है। और ये कहते हुए दोस्तों वहाँ पे जो भी सामान पड़ा होता है सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, जिस चीज को लायन बैठी हुई देख रही होती है। फिर वो उन लोग की लड़ाई देखते देखते थक जाती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मैंने कहा तुम दोनों शांत हो जाओ। उसने जैसी ये बात बोली होती है दोस्तों में दिखाते हैं टैनिन और लिंगुआ बुरी तरह से आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बात सुन के वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। फिर लायन उनकी तरफ देख के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी के अभी रुको और तुरंत जाकर सो जाओ। और दोस्तों इस जगह पे जब लायन ने ये बात बोली होती है तो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में दिख रही होती है। जब वो दोनों इस तरह से लायन को गुस्से में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी लिंगुआ अपनी बहन से चिल्ला के कहती है, हाँ ठीक है मैडम, मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तभी कोई बोल रहा होता है, देखो वहाँ पर क्या है। और हमको पता चलता है उस मार्केट में लायन और टिंगुआ दोनों के दोनों वहाँ से निकल के घूमने के लिए जा रहे होते हैं। लोग उनको देख के आपस में बात करते हैं, देखो वो दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, हाँ सच में बहुत प्रीटी हैं वो तो। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है ये जो नीचे का ड्रेसअप है ये इस तरह का क्यों है। जब लायन आगे की तरफ जा रहे होते तभी उतने में एक आदमी उनसे कहता है, मिस जरा 1 मिनट के रुकिए। और उस आवाज सुन के लायन पीछे पलट के देखती है और जब पीछे पलट के देखती है तो हमें दिखाते हैं एक नौटंकीबाज लौंडे को दोस्तों, जो वहाँ पे पोज देते हुए लायन से कहता है, हेलो मैंने आपको वहाँ से देखा, मुझे लगता है कि आप वहाँ अपनी बहन के साथ बगल में खड़ी होकर बहुत अच्छी लग रही हैं। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जो मार्केट में लोग टहल रहे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, तो ये लड़का युन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। युन फैमिली के सबसे बड़े बेटे का करियर बहुत अच्छा है और वो फेंगयू सिटी की आधी प्रॉपर्टी का मालिक भी है। फिर हमको उस नौटंकीबाज लौंडे को दिखाते हैं दोस्तों, वो वहाँ से जंप करते हुए सीधे लायन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लायन उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम है। लायन की खूबसूरती देखने के बाद में वो जो लौंडा होता है दोस्तों वो ब्लश करने लगता है, उसकी राल चूने लगती है और तभी वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं फेंगडू सिटी को सबसे अच्छा जानता हूँ, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम दोनों औरतें जाना चाहती हो तो मैं आपको कंफर्टेबल देने की गारंटी दे सकता हूँ। उस लौंडे की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज करते हुए कहती है, तुम
यहाँ से दफा हो जाओ। और हमें दिखाते हैं लायन की जो स्पिरिट पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिस चीज को देखने के बाद में जो वो लौंडा होता है वो घबराते हुए उससे कहता है तो वो एक वॉरियर है, उसकी मार्शल सोल बहुत पावरफुल है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी लायन की इस पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं इस बार इसको सबक सिखाया जाएगा, वो इसका हकदार है, उसने किसी औरत के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा था। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो लौंडा होता है लायन की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि लायन अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है बहुत ज्यादा। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है वो लौंडा घबराने के साथ में लायन के आगे घुटने टेक देता है और उसके आगे सर झुका के कहता है मैं नहीं जानता था कि आप एक वॉरियर हैं, मैं तांग तू हूँ, प्लीज लेडी मुझे माफ करिए। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि ये फाइट करेगा। जब वो ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी दिखाते पीछे से एक हाथ आता है और उसके कांधे पे रखते हुए कहता है ब्रदर क्या हुआ आपको। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं तान्युन होता है। और तान्युन उसके पास आकर स्माइल करते हुए कहता है आप लड़की पटाने में सचमुच बहुत बुरे हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ब्रदर परेशानी खड़ा करना तुम बंद करो, अब वो एक मार्शल स्पिरिट वाली वॉरियर है। उस लौंडे की बात सुनने के बाद में तान्युन उसके क्लोज आके स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर मैं तुमको दिखाऊंगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे पोज देने लगता है। उसको देख के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं वो बस एक पगला हारा हुआ लड़का है, तुम अपने आप को शर्मिंदा मत करो, भाड़ में जाओ तुम, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो स्वर भी उड़ सकते हैं। वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं एकदम से तान्युन लायन के पास चला जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से चिपका लेता है और फिर लायन को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को सहलाते हुए उससे कहता है मेरी लिटिल गर्ल मेरे साथ ऑक्शन देखने जाओगी तुम। और दोस्तों यहाँ का पोज सच में एक नंबर का हॉट एंड सेक्सी होता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो मार्केट के दूसरे लोग होते हैं वो ऐसा देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरा कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो खड़े खड़े लड़की फंसा ली। तान्युन के इस तरह का हुनर को देखने के बाद में जो यंग मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है और तान्युन का वो एक नंबर का फैन बन चुका होता है दोस्तों। और तभी वो कहता है लौंडियाबाज, वह सच में एक असली लौंडियाबाज है, मुझे उससे इस तरह की लौंडियाबाजी सीखनी होगी। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो यंग मास्टर होता है तान्युन की तरफ भागते हुए चिल्ला के कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मेरा गॉडफादर बने, गॉडफादर मैं आ रहा हूँ। और दूसरे लोग उसकी ऐसी हरकत को देख रहे होते हैं। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है ऑक्शन का, जहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो रही होती है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और सबसे कहती है सम्मानित गेस्ट का हमारे ऑक्शन में वेलकम, मैं ऑक्शन के लिए आइटम पेश करूंगी। जब वो ये बात को बोली रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन ऊपर के फ्लोर में खड़ा होकर ऑक्शन को देख रहा होता है और तभी वो लेडी बोलती है हमारा फर्स्ट आइटम ये है। और जैसे ही तान्युन उस फर्स्ट आइटम को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क्या ये? और उस ऑक्शन का फर्स्ट आइटम दोस्तों एक मिस्टीरियस हैमर होता है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और देखने पे बिल्कुल थॉर का हैमर होता है दोस्तों ये। फिर ऑक्शन गर्ल उस हैमर के बारे में बताती है मिस्टीरियस हैमर, कहानियों के हिसाब से इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत तेज बिजली और गड़गड़ाहट की पावर है, हालांकि इस हैमर को उसका चुना हुआ व्यक्ति ही उठा सकता है। फिर दूसरा आइटम सामने आता है डॉल ऑफ अननोन मटेरियल। फिर ऑक्शन गर्ल उसके बारे में बताती है ये ह्यूमन शेप की गुड़िया बहुत नर्म है, इसका यूज बहुत साफ है, किस लिए किया जाता है। और दोस्तों आप भी जानते होंगे इसका यूज क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इसे एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। फिर तीसरा आइटम दिखाते हैं स्टोन मास्क, उसके बारे में ऑक्शन गर्ल बताती है माना जाता है इसके अंदर बहुत भयानक पावर छुपी हुई है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये कोई नहीं जानता। तान्युन इस तरह के सारे आइटम्स को देखने के बाद में अपना सर पकड़ लेता है और तभी कहता है ये सारी की सारी बस एक खिलौने हैं और कुछ नहीं। और वहीं पे सर पकड़े हुए गुस्से में कहता है इन सब चीजों को भूल जाओ वाइफ, चलो चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा ऑक्शन नहीं है। वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी ऑक्शन गर्ल कहती है और आखिरी आइटम के लिए हमारे पास एक फॉक्स डीमन है। ऑक्शन गर्ल की ये बात सुनने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता। और जब तान्युन उस जगह पे पलट के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ पे पिंक फॉक्स लेडी खड़ी होती है और उसके हाथ और गले में कॉलर पड़ा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है ये सच में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। वो ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी की तरफ इशारा करके कहती है ये हमारा ऑक्शन का आखिरी आइटम है, एक बहुत ही वैल्यूएबल प्योर ब्लडेड फॉक्स डीमन। जब वो ऑक्शन गर्ल ये चीज के बारे में बोली रही होती तभी दिखाते हैं पिंक फॉक्स डीमन को, वो बेचारी वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होती है। तभी ऑक्शन गर्ल बताती है एक ट्रांसफॉर्म फॉक्स डीमन को न केवल आप एक लेबर की
तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कई अलग तरह से भी इनके साथ में खेला जा सकता है। और वो कैसे गेम होते हैं दोस्तों, वो आप समझ सकते हैं। फिर ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी को दिखाते हुए कहती है, इस फॉक्स डीमन की ओपनिंग हम 100 गोल्ड की बिड से करते हैं। और ये कहने के साथ में जो उसकी हथकड़ी होती है दोस्तों, उसमें स्पिरिचुअल पावर कुछ होती है। वो ऑक्शन गर्ल अपनी फिंगर से कुछ पावर रिलीज करती है, जिस कारण से जो उसकी हथकड़ी होती है उसमें कुछ मूवमेंट होने लगता है। और तभी ऑक्शन गर्ल कहती है, तो अब ये बिडिंग स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ये चीज करती है तो हमें दिखाते हैं वो ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी की पूरी बॉडी को शो ऑफ कर रही होती है, जिस चीज से वो जो हथकड़ी होती है एकदम से ऊपर पहुंच जाती है और उसके जो हाथ होते हैं वो बॉडी के ऊपर चले जाते हैं, जिस चीज से जो उसकी ब्यूटीफुल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा ही शो ऑफ हो रही होती है। वो ऑक्शन गर्ल बोलती है, तो अब शुरू करते हैं, जिस चीज से पिंक फॉक्स लेडी थोड़ा सा ऑड फील कर रही होती है और वहां पे करार रही होती है। और तभी पिंक फॉक्स लेडी की इस तरह की ब्यूटीफुल बॉडी को देखने के साथ में ही जो वहाँ के ठरकी आदमी होते हैं और जो बुढ़े होते हैं वो बिल्कुल बावले हो जाते हैं, उनकी नाक से तो खून निकलने लगता है। और तभी चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं इसके लिए 200 गोल्ड कॉइन बिड करता हूँ। दूसरा कहता है, नहीं मैं 300 बिड करता हूँ। वो लोग बिड कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर के फ्लोर से एक आदमी कहता है, मैं इसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन बिड करता हूँ। उसकी इस तरह की बिडिंग को देखने के बाद में नीचे आपस में लोग बात करते हुए कहते हैं, क्या वो 1000 गोल्ड कॉइन दे रहा है? दूसरा कहता है, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो युआन फैमिली के लीडर जितना फेमस है? जब वो लोग ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं एक मोटे आदमी को, जिसकी आंखों में बिल्कुल हवस गिरी पड़ी होती है दोस्तों उस फॉक्स लेडी को देखने के बाद में। और तभी वो मन में कहता है, ओहो ये तो एक फॉक्स डीमन है, इसके साथ तो मैं बहुत अच्छे से खेल पाऊंगा। जैसे 1000 गोल्ड कॉइन लगता है तो आगे कोई नहीं बोलता है। तभी वो ऑक्शन गर्ल अपने हथौड़े को उठाते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, ये फॉक्स डीमन 1000 गोल्ड कॉइन में जा रही है। कोई और बिट लगाना चाहता है? अगर और कोई नहीं है तो ये फॉक्स डीमन 1000 गोल्ड कॉइन वाले आदमी के पास चली जाएगी। और ये कहने के साथ में वो अपने मन में रोते हुए कहती है, इसी के साथ ये लोमड़ी इतने कम दाम में चली जाएगी। क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो 1000 गोल्ड कॉइन से ऊपर लगा सके? मुझे लगता है कि मेरा कमीशन बिल्कुल चला जाएगा मेरे हाथों से। और ये कहने के साथ में वो अपने हथौड़े को मारते हुए कहती है, 1000 गोल्ड कॉइन 1, 1000 गोल्ड कॉइन 2। जब वो बिडिंग को फाइनल कर ही रही होती तभी वो मोटा अपनी जीभ को अपने होठों पर सलाते हुए पिंक फॉक्स लेडी की तरफ देख के सोचता है, मैंने कभी किसी डीमन के साथ नहीं खेला, इस बार मुझे कुछ नया आजमाने को मिलेगा। वो जैसे ही 1000 गोल्ड कॉइन 3 बोलने वाली होती है तभी उतने में अपना टैंगिन खड़ा होता है और वहाँ पे कहता है, मैं 1001 गोल्ड कॉइन की बिट लगाता हूँ। जिसको देखने के बाद में वो जो मोटा होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये कौन आ गया। वो मोटा आदमी तानिन की तरफ देख के अपने दांत खिटखिटाते हुए कहता है, तुम बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें इस गेम में परेशानी पैदा करना पसंद हो सकता है लेकिन मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। ये ऑक्शन हाउस बहुत पावरफुल है, ऐसा मत सोचो कि तुम उनके पीछे छुप जाओगे। जब वो आदमी ये बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तानिन को। तानिन वहाँ पे बैठा हुआ स्माइल करते हुए कहता है, जा बे मोटे, जो करना कर लेना तू। और तभी वो मोटा तानिन की बात सुनने के बाद में गुस्से में कहता है, 1500 गोल्ड कॉइन। और तानिन कहता है 1501 गोल्ड कॉइन। फिर मोटा कहता है 2000 गोल्ड कॉइन। तानिन कहता है 2001 गोल्ड कॉइन। तानिन की इस तरह की बदतमीजी को देखने के बाद में कि बस 1 गोल्ड कॉइन बढ़ा के वो बिट को खराब कर रहा है, वो मोटा आदमी उसकी तरफ गुस्से में देख के कहता है, तुम बच्चे, इसका क्या मतलब है? क्या तुम सचमुच मेरे विरुद्ध जा रहे हो? तानिन उस मोटे की बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे विरुद्ध? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मैंने अपना पैसा बहुत जगह पर नहीं लगाया है, इसलिए मैं यहाँ लगाने की सोच रहा हूँ। फिर तानिन कहता है 20,000 गोल्ड कॉइन। इसको सुनने के बाद में लिंगुआ तो शॉक्ड हो जाती है और साथ में ही हमें लाइन को दिखाते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है, गुस्सा रही होती है। तभी वहाँ पे जो पब्लिक आई होती है वो 20,000 गोल्ड कॉइन सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो जाती है। तभी एक आदमी कहता है, क्या 20,000 गोल्ड कॉइन? दूसरा कहता है, अरे उस कमीने के पास तो बहुत पैसा है। और तीसरा हैरानी से कहता है, जितना पैसा वो दे रहा है उतनी कीमत में तो 6 डीमन फॉक्स खरीद सकते हैं। फिर हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है। वो मोटा आदमी 20,000 गोल्ड कॉइन के बारे में सुन के गुस्सा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, जब पैसे की बात आती है तो कोई भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी देर तक मेरे साथ में इस तरह से कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और गुस्साते हुए वो कहता है 30,000 गोल्ड कॉइन। जब ऑक्शन लेडी वहाँ पे 30,000 गोल्ड कॉइन सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लश करने लगती है और कहती है, हाँ अब जाके मेरा कमीशन बढ़िया निकलेगा। और फिर सबके सामने स्माइल करते हुए कहती है, यहाँ पर 30,000 गोल्ड कॉइन लग चुके हैं, कोई और आगे बिडिंग बढ़ाना चाहता है? वो जैसे अपने ख्वाबों में खोई होती है 30,000 गोल्ड कॉइन सुनने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। और तभी तानिन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मेरी बिड
उसने जैसे इस बात को बोला होता है तभी दिखाते लिंगवा को, वो उसका हाथ पकड़ घसीट रही होती है और अपने जीजा जी के कान के पास आकर उनसे कहती है, जीजा जी बोली लगाना बंद करो, आपके बगल में दीदी बैठी देखने में बहुत जरा गुस्से में लग रही है। जब अपनी साली की ये बात सुनने के बाद में वो अपनी बीबी की तरफ देखता है, मतलब कि लायन की तरफ देखता है, तो वो देख के एकदम घबरा जाता है, सक्का पक्का हो जाता है दोस्तों वो, और अपने मन में सोचता है, ओ तेरी ये क्या हो गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बीबी इस चीज से बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही है और मुझे लगता है उसका बदला बहुत खतरनाक होगा क्योंकि मेरी बीबी बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। इस चीज को फील करने के बाद में तान्युन वहाँ पे चिल्ला के कहता है, ये देखते हुए कि वहाँ पर कोई और है जो इस डीमन फॉक्स को सच में हासिल करना चाहता है, तो मैं इसलिए अब इसको नहीं लूंगा और आप इस डीमन फॉक्स को हासिल कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको बधाई हो। जब ऑक्शन गर्ल सुनती है कि तान्युन अब बिड नहीं लगा रहा है, तभी वो कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन एक। लेकिन तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसने एकदम से बिडिंग लगाना बंद क्यों कर दी, और तभी वो कहता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ऑक्शन गर्ल कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन 2। फिर ऑक्शन गर्ल कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन 3। आपको बधाई हो, इतना ज्यादा पैसे लगाने वाले आदमी। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है उसको तो झटका लग जाता है क्योंकि इसने रंगबाजी में बहुत हाई बिडिंग लगा दी होती है, और तभी वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, तुम अब इसे क्यों नहीं चाहते हो, जब लेना नहीं था तो उंगली क्यों कर रहा था भाई। और दोस्तों इस झटके के कारण वो जो मोटा लड़का होता है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, और तभी वो गुस्से में मन में सोचता है, ये कमीना लड़का इसने मेरे साथ में ट्रिक खेला है। और वहाँ सामने तान्युन उसको स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर पैसे वाले जल्दी करो और वहाँ पेमेंट जाके दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30,000 गोल्ड कॉइन वहाँ पे पेमेंट ना कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़े। और वहाँ से उठने के साथ में ही वो स्माइल करता हुआ लायन के पास में आकर उसके ऊपर जैसे हाथ रखता है, वो उसके हाथ को झटक देती है। तभी तायन स्माइल करते हुए कहता है, अय्या इतना क्यों गुस्सा हो तुम, मेरी बीबी यहाँ पे बहुत ढेर सारे अमीर लोग हैं। और हमें दिखाते हैं जो लाइन होती है वो उसको गुस्से में यहीं पे छोड़ के चली जाती है, और तायन चिल्ला के कहता है, मेरी बीबी मेरे लिए रुक जाओ। तान्युन की तरफ देखने के बाद में जो मोटा लड़का होता है बहुत सारा गुस्सा जाता है, और तभी गुस्साते हुए मन में सोचता है, तुम कुतिया के पिल्ले, मैं तुमको मार डालूंगा। और ये कहते हुए वहीं पे दोस्तों लात मार रहा होता है गुस्से में, क्योंकि उसका बहुत ढेर सारा पैसा आज लॉस हो गया होता है ऑक्शन हाउस में। जब वो इस तरह से बकवास कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों उस नौटंकीबाज लौंडे को जो पिछले एपिसोड में तान्युन के पीछे पीछे अंदर आया था, और वो उस मोटे वाले आदमी को देखने के साथ में गुस्से में घूर रहा होता है, जिसको देखते हुए मोटा वाला आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है, घबराते हुए कहता है, गॉडफादर आप। और वो लड़का गुस्साते हुए उस मोटे लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम चुप हो जाओ कूड़े इंसान, क्या तुम जानते हो तुमने किसे आज नाराज किया है? जो आदमी अभी बाहर चला गया वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है एकदम हैरान हो जाता है, घबराने लगता है, और तभी कहता है, क्या क्या कह रहे हैं आप, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? जब उस मोटे लड़के ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो जो नौटंकीबाज लौंडा होता है उसने उसके सर पे एक घूंसा मार दिया होता है, और उससे कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जाओ और उनसे माफी मांगने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उस नौटंकीबाज लौंडे के हाथों से घूंसा खाने के बाद में अपना सर पकड़े हुए कहता है, लेकिन गॉडफादर ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर को किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब दोस्तों समझ रहे, ये उसको अपना बाप मानता है और जो वो उसको अपना बाप मानता है, तो इसीलिए वो तानिन को दादा बोल रहा है। मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में जो नौटंकीबाज लौंडा होता है वो अपना सोच में पड़ जाता है, मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे दिखाते हैं जो मोटे लड़के ने ऑक्शन में पिंक फॉक्स लेडी को 30,000 गोल्ड कॉइन में खरीदा होता है, वहाँ के गार्ड उसको उसकी तरफ लेके आ रहे होते हैं, जिसको देख के उसको आइडिया पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं पिंक फॉक्स को दिखाते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो ऑक्शन में इस तरह से बेची गई है। उसको देखने के बाद में नौटंकीबाज लौंडा बोलता है, इसमें कुछ तो बात है जो मेरे बायोलॉजिकल फादर को पसंद है। फिर हमको रात का सीन दिखाते हैं, रात की खूबसूरत चांदी में जहाँ पे तान्युन रुका होता है उस जगह को दिखाया जाता है, और तभी हमको पता चलता है तान्युन ने जो आज ऑक्शन हाउस में किया है उसके कारण लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और इसी कारण से वो बेचारा जमीन में चटाई में सो रहा होता है, और ऊपर बिस्तर के ऊपर लाइन और लिंगवा सो रही होती है। इसीलिए दोस्तों वो बीबी को नाराज बिल्कुल ना करे। तान्युन जब बुरे हालात में बेचारा जमीन में सो रहा होता है तभी उसको धीरे से आवाज आती है, डैड क्या आप सो गए हैं? ये आवाज सुनने के बाद में तान्युन तुरंत खिड़की खोल के देखने के लिए चला जाता है कि वहाँ पे कौन है। जब वो खिड़की खोल के देखता है तो वहाँ पे वही नौटंकीबाज लौंडा होता है दोस्तों, लेकिन तान्युन उसको देखने के साथ में समझ नहीं पा रहा होता इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। फिर तान्युन अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मुझे इस नौटंकीबाज लौंडे को इग्नोर कर देना चाहिए? और ये सोचने के साथ में वो खिड़की से नीचे की तरफ कूदने वाला होता है। तान्युन वहाँ पे नीचे आने के बाद में अपना सर खुजलाते हुए उससे कहता है, अरे तुम तो वही हो जो मार्केट में थे, क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मेरे को ढूंढ रहे हो?
तान्युन ने जैसे ये बात को बोला होता है, दिखाते हैं दोस्तों, वो जो नौटंकीबाज लौंडा होता है वो तान्युन के आगे एकदम झुक जाता है, घुटने टेक के सर झुका के नीचे कहता है, फादर प्लीज आप मेरे को एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रहे हो बे? वो नौटंकीबाज लौंडा तान्युन से कहता है, मैं सच में आपकी लौंडियाबाजी पे एकदम फिदा हो चुका हूँ कि आप किस तरह से लड़कियों को तुरंत पटा लेते हैं। यही कारण है कि मैं आपका एडॉप्टेड सन बनना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को भी सिखाएं कि किस तरह से ऐसी लौंडियाबाजी सीख सकते हैं। तान्युन उसकी तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, ओहो ये बेवकूफ। फिर वो पीछे हट के अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए पिंक फॉक्स लेडी को उसकी तरफ लाते हुए कहता है, मुझे पता चला कि आप इस डीमन फॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मैंने उसे आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए ऑक्शन हाउस से खरीद लिया था। मेरे फोस्टर फादर प्लीज इसको अस्वीकार ना करिएगा। तान्युन इसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहने के साथ में ही जो डीमन फॉक्स होती है उसको उसके पैर के पास फेंक देता है। फिर तान्युन उस नौटंकीबाज लौंडे की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, ये देखकर कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुमको अपना एक एडॉप्टेड सन बनाने की परेशानी से बचा लूंगा। फिर कहता है, बेटा मैं तुम्हें लड़कियों को पटाने के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद में वो लौंडा तो एकदम दोस्तों खुश हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। फिर तान्युन कहता है, पहली चीज लड़कियों को पटाने के बारे में किसी भी लड़की का पीछा नहीं करते हैं, बल्कि उन लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लौंडा होता है एकदम बावला हो जाता है दोस्तों। उसको तो समझ नहीं आ रहा होता है मेरे फादर ने क्या बता दिया मेरे को। वो अपने बाल पकड़ के खींचने लगता है और तभी चिल्ला के कहता है, तो ये इस तरह से होता है फादर, मुझे नहीं पता था। फिर तान्युन उस फॉक्स लेडी को अपने कांधे पे लादते हुए उस लौंडे से वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहीं पे रुको और तुम इस चीज के बारे में समझने के लिए थोड़ा समय लो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लौंडा होता है बड़े एटीट्यूड में अपने छाती पे घूंसा मारते हुए कहता है, आप चिंता ना करो फोस्टेड फादर, मैं आपको कहीं से भी निराश नहीं होने दूंगा। और तान्युन वहाँ पे इविल स्माइल करते हुए आगे की ओर निकल जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन ने उस पिंक फॉक्स लेडी को एक पेड़ से बांध दिया होता है और उसी के सामने खड़ा होता है और फिर उस पिंक फॉक्स लेडी के गाल पे हाथ मारते हुए उससे कहता है, हे लिटिल फॉक्स डीमन, अब कुछ बदला चुकाने का समय आ गया है, जागो उठो। और ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पे उसके चेहरे पे थोड़ा पानी से उसके ऊपर बौछार करता है जिससे कि वो उठे। जब तान्युन उसके चेहरे पे पानी मारता है तो धीरे से वो उठते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है। फिर जब वो आंखें खोल के सामने देखती है तो सामने तान्युन खड़ा होता है और उसको देख के कहती है, अरे ये तो आप हैं। तान्युन उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, जिंदगी का नाम ही एक बदलाव है लिटिल फॉक्स, जो आज आपके पास है। और दोस्तों आप देख सकते हैं तान्युन ने किस तरह से रस्सियों से बांधा होता है लिटिल फॉक्स को। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा भड़क जाती है और तभी चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें हमारे होली रैलिक के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हैंडर पकड़े होता है उसके गले के पास रखते हुए स्माइल करके कहता है, होली रैलिक, मुझे उस खिलौने के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमको मार डालूं? तान्युन की इस तरह की हरकत को देख के वो ब्लश करने लगती है। फिर तान्युन कहता है, आज मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारे मरने की कामना करूंगा। जब तान्युन वहाँ पे पिंक फॉक्स के साथ में खेल ही रहा होता है तभी यहाँ पे लायन की एकदम सोते सोते आंख खुल जाती है और उठने के बाद में वो तुरंत तान्युन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अरे वो तान्युन कहाँ चला गया। फिर वो अपने बेड से उठ के वहाँ खिड़की के पास आ जाती है जहाँ खिड़की खुली होती है और वो खिड़की की तरफ आगे देख के अपने मन में सोचती है, वो ठरकी आदमी, क्या ऐसा हो सकता है? और आगे दोस्तों हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ वो उस खिड़की से जंप लगा के बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के उसी नौटंकीबाज लौंडे के सामने आके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का जैसे ही लायन को देखता है वो उसका ग्रीट करते हुए कहता है, गॉड मदर, आप चिंता मत करो, मेरे फ्रोस्टेड फादर एक डीमन स्पाई से पूछताछ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ आपके लिए इंतजार करने के लिए कहा है। दोस्तों इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। जब लायन उस लड़की की इस तरह की हरकत को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या गॉड मदर, ये किस तरह का बदतमीज आदमी है? तान्युन ऐसी दुनिया में क्या कर रहा है? फिर हमें दिखाते लायन उस लड़के से गुस्साते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो तान्युन कहाँ गया था? अपनी गॉड मदर की बात सुनने के बाद में वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए परमिशन नहीं है। उस लड़के ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको लायन बहुत सारा गुस्सा आ जाती है, उसकी आंखें एकदम इविल हो जाती हैं और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी उंगलियां चिटकाते हुए उससे कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे तान्युन कहाँ पर है? और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके जंगल पे आ जाता है जहाँ पे लिटिल फॉक्स और तान्युन होते हैं और तभी वहाँ पे आवाज आ रही होती है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं गलत थी, नहीं, मुझ पर दया करो। और दोस्तों मुझे मालूम है ऐसी आवाज सुनने के बाद में आप कुछ और ही सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तान्युन उसके पैरों में एक बर्ड के पर से गुदगुदी मचा रहा होता है जिस चीज से वो बहुत ज्यादा छटपटा रही होती है। भाई तुम लोग कितना गलत सोचते हो यार।
फिर तान्युन उसके पैरों में गुदगुदी मचाते हुए हंस के कहता है, पहले तो तुम बड़ी रंगबाजी में बोल रही थी कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी, तो अब क्या हुआ? तुम दया की भीख क्यों मांग रही हो? ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैंने अभी तक नहीं की है। लिटिल फॉक्स उसके इस तरह के टॉर्चर को फील करते हुए रो के कहती है, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मैं गलत थी, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपने क्लैन का होली रेलिक भी दे दूंगी। फिर हमें दिखाते हैं वो पिंक फॉक्स अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और साथ में ब्लश करने लगती है, और फिर उसने जो अपने अंदर होली रेलिक को छुपाया होता है वो धीरे धीरे वहां से उसको बाहर निकाल रही होती है। और दोस्तों हमको पता चलता है जो पिंक फॉक्स होती है उसने होली रेलिक को अपनी बॉडी में छुपाया होता है, जो कि उसके पेट से बाहर निकलता है, जिस चीज से उसको थोड़ा सा ऑड फील होता है और वहीं पे ब्लश कर रही होती है। जब तान्युन उस होली रेलिक को देखता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या है, क्योंकि काला अक्षर तो भैंस बराबर होता है जिनको कुछ नहीं पता होता है। और वो सोचते हुए कहता है आखिर ये रेलिक किस लिए है। तान्युन जैसे ही उस रेलिक के बारे में देख के सोच रहा होता है तभी एकदम से लायन भूत के तरीके एकदम उसके पीछे आ जाती है और उसके कान पे आकर कहती है, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तान्युन इस तरह की आवाज सुनने के बाद में एकदम घबरा जाता है और वहीं पर झटक के एकदम से किनारे उछल के चला जाता है। और जब वो लायन को देखता है तो एकदम चिल्ला के कहता है, अरे मेरी बीबी तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ। तान्युन कहता है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था। फिर लायन कहती है, वह आपके हाथ में क्या है वैसे, पहले ये बताओ मुझे। और ये कहने के साथ में तुरंत लायन वहाँ से जंप करती है और तान्युन से वो होली रेलिक को छीनने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी तान्युन कहता है, अरे मेरी बीबी एक मिनट रुको तो, मैंने अभी तक इस चीज के बारे में पता नहीं लगाया है कि इस चीज का यूज कैसे किया जाए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, आप किसके बारे में पता लगा रहे थे, मुझे पता है, ज्यादा ज्ञान ना पेलो तुम। फिर तान्युन कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब वो लोग इस तरह से छीना झपटी कर रहे होते हैं उस रेलिक को, तभी वो रेलिक एकदम से तान्युन के हाथ से निकल के नीचे की ओर गिर रहा होता है, जिसको देख के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो रेलिक जैसे जमीन पे जाके गिरता है दोस्तों, उस रेलिक के बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं और वो रेलिक वहीं पे टूट जाता है। वो रेलिक जैसे ही वहां पे गिर के टूटता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है, जिस चीज को लिटिल फॉक्स देखने के बाद में उसकी तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं कि जिस रेलिक को मैंने इतने समय से संभाल के रखा इन दोनों बीसी बाजों ने तोड़ डाला उसको। फिर उस रेलिक में से बहुत ढेर सारी रोशनी बाहर की तरफ रिलीज होती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन और लायन एक दूसरी जगह पे आ गए होते हैं जो देखने में एक बड़ा सा टेम्पल लग रहा होता है दोस्तों। तान्युन जैसे वहां पे आता है उस जगह को देखने के साथ ही कहता है, ये क्या है। और तभी सामने देखता है तान्युन वहां पे एक दीवार पे कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कैसर 3। जब लायन देखती है तो उससे कहती है, तान्युन ये स्क्रिप्चर ये क्या है। और ये कहते हुए वो जो स्क्रिप्चर होता है उसके एकदम क्लोज आ जाते हैं वो दोनों और उसको ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे होते हैं। और तभी वो लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है, बहुत समय पहले एक फाइट हुआ था जिसमें कि बहुत ढेर सारे डीमंस और ह्यूमंस आपस में लड़ रहे थे। और फिर हमको पता चलता है जो उनकी फाइट हो रही होती है उनकी फाइट में बीच में बहुत ढेर सारे एलियंस की शिप आ जाती है, जिसको देख के उन लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या है। और जब वो एलियन की शिप वहाँ पे आती हैं तो वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस और डीमंस होते हैं वो सारी शिप उन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक मास्टर होता है जो बहुत पावरफुल होता है। फिर वो मास्टर अपनी पावर को बढ़ाने के साथ में वहाँ पे जितने भी एलियन रेसेस के जो लोग आए होते हैं मारने के लिए उनको, वो उन सभी को वहाँ पे मार डालता है और उनके ऊपर वहाँ पे एक विनिंग फ्लैग लेके खड़ा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा तान्युन का वही मेंशन दिखाते हैं जहाँ पे वो रुका हुआ था। लिंगवा वहाँ पे तकिया पकड़ के आराम से चिपक के सो रही होती है और सोते हुए कहती है, मेरी सिस्टर। और दोस्तों बहुत राज चूरी होती है उसके मुंह से। जब लायन और तान्युन वहाँ पे उन स्क्रिप्चर को पढ़ रहे होते हैं तभी वो स्क्रिप्चर एकदम से गायब हो जाते हैं, जिसको देखने के साथ में तान्युन वहाँ पे कहता है, लायन वो स्क्रिप्चर वहाँ से गायब हो गए सारे के सारे। फिर तान्युन वहाँ पे इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन लायन उस स्क्रिप्चर बोर्ड की तरफ देख के तान्युन से कहती है, तान्युन मुझे लगता है ये जो पत्थर के ऊपर स्क्रिप्चर लिखे हुए थे वो यहाँ का इतिहास होगा, पहले का जो कुछ भी प्राचीन काल से हुआ वो यहाँ पे लिखा गया है। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, ऐसा होना चाहिए, आइए सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता तलाशते हैं हम लोग। लायन भी कहती है, ठीक है। और वो दोनों ये कहते हुए आगे रास्ता तलाशने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे दिखाते हैं वही पिंक फॉक्स लेडी उन लोग को पीछे ताड़ते हुए एक इविल स्माइल करती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पिंक फॉक्स लेडी उस जगह को बहुत अच्छे से जानती है और तभी वो वहाँ पे किसी चीज को ढूंढते हुए अपने मन में कहती है, पूर्वजों के अभिलेखों के हिसाब से इसे यहीं कहीं होना चाहिए। और वो जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ पे उस पत्थर को ढूंढ लेती है और वो उस पत्थर को वहाँ पे पुश कर देती है, दबा देती है। वो जैसे ही वहाँ पे दबाती है तो वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है जो कि एकदम से उसके सामने आ जाता है।
और दूसरे साइड में दिखाते हैं लायन और तानियन दोनों के दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि रास्ता कहाँ पर है। वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, लायन कुछ फील करने के साथ में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एकदम से एक डोर आ जाता है जिस चीज में से बहुत ढेर सारा धुआं बाहर निकल रहा होता है। लायन उस डोर को देखते हुए कहती है, तानियन वह पत्थर का दरवाजा। उसकी ये बात सुनकर तानियन कहता है, मैं पहले ही देख लूंगा, बस तुम मेरे पीछे रहो। तभी लायन कहती है, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों उनको वहाँ से कुछ खतरा महसूस हो रहा होता है। और ये कहने के साथ में ही तानियन उस गेट के सामने आ जाता है जहाँ पे वो गेट ओपन हुआ होता है। फिर तानियन उस गेट के अंदर की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं कुछ भी अंदर नहीं देख सकता, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, लगता है मुझे अंदर जाके ही देखना पड़ेगा कि क्या है वहाँ पे। और ये कहने के साथ में ही तानियन और लायन दोनों उस स्टोन गेट के अंदर की ओर आ रहे होते हैं। जब वो लोग अंदर आए होते हैं तभी दिखाते एकदम से वो जो स्टोन गेट ओपन हुआ होता है वो एकदम से धम्म से बंद हो जाता है। जिस चीज को फील करने के बाद में लायन और तानियन दोनों घबरा जाते हैं और तभी लायन चिल्ला के कहती है, तानियन गेट बंद हो गया है। वहाँ पे जैसे ही गेट बंद होता है तो दिखाते हैं वहाँ पे जो मशाले रखी होती किनारे वॉल पे, वो सारी मशाले अपने आप वहाँ पे जलना शुरू हो जाती हैं। और वो मशाले जैसे ही जलती हैं वहाँ पे एकदम से कोई पैर रखता है, बूम, जिसको फील करने के साथ में वो दोनों घबरा जाते हैं। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता है, ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है दोस्तों, मिनोटॉर मॉन्स्टर, जो कि अपनी कुल्हाड़ी लेके तानियन और लायन के सामने खड़ा होकर रोर कर रहा होता है। जब तानियन इतने बड़े मॉन्स्टर को देखता है अपने सामने तो घबराते हुए गुस्से में कहता है, अरे नहीं धत तेरे की, ये क्या हुआ, ये तो एक जाल था। और लायन भी पीछे उसको देख के घबरा के कहती है, तानियन संभल कर रहना। और दूसरे साइड में दिखाते हैं कि वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो उनकी तरफ अटैक करने के पोजीशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है उनको देख के। और वो दोनों जहाँ पे खड़े होते हैं वो मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी से एकदम से अटैक करता है, पुम, जिससे कि बचने के लिए वो दोनों वहाँ पे जंप करके हवा में चले जाते हैं और साथ में ही अपनी तलवार से उसके ऊपर स्लैश लगाते हैं। जब तानियन और लायन दोनों ने उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश लगाया होता है तो उसके दोनों कांधों के ऊपर एक स्क्रैच मार्क पड़ जाता है और उसमें से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगता है। जैसे उन लोगों ने उसको मारा होता है तभी वो जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और पलट के उनकी तरफ देखता है। लेकिन तानियन देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन बनी होती है, जिसको देखते हुए मन में सोचता है, क्या वो हरी कलर की लाइन जो इस मॉन्स्टर के ऊपर है, क्या वह इसके हेल्थ के बारे में बता रही है। फिर तानियन ये सोचने के साथ में अटैक करने के पोजीशन में आते हुए कहता है, इस चीज के बारे में पता लगाने का खाली एक ही तरीका है। और ये कहने के साथ में वो उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है और अपनी तलवार में स्लैश लगाते हुए कहता है, शैडो सर्पेंट स्लैश। और हमें दिखाते हैं तानियन का जो स्लैश होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो मिनोटॉर मॉन्स्टर थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है और तानियन वहाँ पे देख पाता है कि वो जो उसकी ग्रीन लाइट होती है वो उसकी और कम हो जाती है। इस चीज को समझने के बाद में तानियन लायन की तरफ देख के चिल्ला के कहता है, लायन डीमन के सर के ऊपर जो हरी लाइन बनी हुई है वो उसके हेल्थ के बारे में होनी चाहिए, जब तक हम उसका हेल्थ खराब करते रहेंगे वह मर जाएगा। लायन जब ये देखती है तो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है। और ये कहने के साथ में लायन को दिखाते हैं वो भी अपनी पावर को रिलीज करने के साथ में ही अपनी स्वॉर्ड्स में इंसर्ट करना स्टार्ट कर देती है और अपनी तलवार में अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक स्लैश पीछे से लगा देती है उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर। जब वो मिनोटॉर मॉन्स्टर देखता है कि लायन ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया है तो वो देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ ही गुस्से में उसके अटैक से बचते हुए वहाँ पे जंप लगा देता है और जो उसका अटैक आइस फिनिक्स होता है वो मिनोटॉर मॉन्स्टर के नीचे से निकल जाता है। वो मिनोटॉर मॉन्स्टर जैसे ही लायन के अटैक से बचता है तो दिखाते हैं उसके पीछे तानियन वहाँ पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और अपेयर होने के साथ में ही और अपेयर होते हुए वहाँ पे उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के पीछे आके हंसते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं कि तुम बिना कहीं कदम रखते हुए मेरे अटैक को कैसे डॉज कर पाते हो। और ये कहने के साथ में तानियन फिर से अपना शैडो सर्पेंट स्लैश ऊपर से लगा देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो जो मॉन्स्टर होता है नीचे की ओर गिर रहा होता है। और साथ ही हमको दिखाते हैं दूसरी तरफ से लायन ने भी अपना आइस फिनिश अटैक उसके ऊपर नीचे से कर दिया होता है। वो मिनोटॉर मॉन्स्टर तानियन के अटैक से नीचे जमीन पे आके गिरता है, बूम। और तभी तानियन चिल्ला के कहता है, लायन अप करो तुरंत। और दूसरे साइड से लायन का अटैक उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास एकदम क्लोज पहुंच गया होता है और वो मिनोटॉर नंगू मॉन्स्टर वहां पे अपना पिछवाड़ा दिखा के ऐसे ही पड़ा होता है। लायन का स्लैश जैसे मिनोटॉर मॉन्स्टर पे लगता है वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। फिर हमको पता चलता है लायन के जो आइस फिनिश अटैक होता है उसके इम्पैक्ट के कारण वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसकी जो एचपी होती है बहुत ज्यादा नीचे हो चुकी होती है और साथ ही वो मिनोटॉर मॉन्स्टर पूरी तरह से बर्फ में कवर हो चुका होता है। तानियन जब देखता है कि वो मिनोटॉर मॉन्स्टर बर्फ में जम चुका होता है तभी वो उसके ऊपर आ जाता है उस बर्फ के ऊपर और उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर आके हंस के कहता है, तो बताओ हमारा कपल वाला अटैक तुमको कैसा फील हुआ। और ये कहने के साथ में तानियन अपनी तलवार को निकालता है और मिनोटॉर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो तुम अब मरो मिनोटॉर।
वो जैसे ही अपनी तलवार को मिनोटॉर के ऊपर अटैक करने के लिए बर्फ के ऊपर लगाता है, वहाँ पे क्रैक पड़ने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। जब लायन देखती है कि वो मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा गया है, तभी वो तान्युन से चिल्ला के कहती है, तान्युन संभल कर रहना, वो अटैक करने वाला है। और साथ ही हमको दिखाते हैं लाइन की जो बर्फ होती है वो पूरा वहाँ पे टूटना स्टार्ट हो जाती है और वो मिनोटॉर मॉन्स्टर उसकी बर्फ के जो जाल होता है उसको पूरा का पूरा वहीं पे तोड़ के ड्रोर करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। तान्युन उसको देख के गुस्साते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी अब बिल्कुल पगला चुका होता है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और बाद में हमको पता चलता है वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है दोस्तों, उसके पास में पावर के साथ साथ उसके पास एक और स्किल होता है जो अपनी एचपी को रिकवर कर रहा होता है और उसकी एचपी पूरी तरह से वहाँ रिकवर हो चुकी होती है। तान्युन वहीं पे मिनोटॉर के सामने खड़े होकर अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। फिर वहां से हमारा सीन शिफ्ट होके उसी जगह पे आ जाता है जिस सिटी में तान्युन लोग रुके हुए थे। वहाँ पे दो गार्ड वही मोटे वाले आदमी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास में एक बुढ़ा एल्डर आ रहा होता है। वो मोटा आदमी उस बुढ़े से चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आन फैमिली में आकर इतने मनमानी ढंग से व्यवहार करने की? आप वास्तव में कौन है बताओ? क्या तुम ये भी जानते हो फेंगडू सिटी में हमारा क्या प्लेस है? वो जैसे इस बारे में बोल रहा होता है जो बुढ़ा एल्डर होता है वो गुस्सा जाता है और अपने हाथ से एक स्लैश उसके ऊपर रिलीज कर देता है। वो एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सिर्फ अपने हाथ के स्लैश से ही जो उसके पास में दो गार्ड खड़े होते हैं उसके कंधों को पूरा का पूरा वहाँ पे चीर देता है, जिसको देखने के साथ में ही वो मोटा लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो एल्डर गुस्से में उस मोटे लड़के से कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम मुझे उसका सही सही जवाब दोगे। और वो मोटा लड़का वहाँ पे बहुत घबराया होता है और ये कहने के साथ में वो एल्डर वहाँ पे तान्युन की वहाँ पे एक पिक्चर को निकालते हुए उस मोटे लड़के से कहता है, क्या तुमने इस व्यक्ति को कहीं पे देखा है? उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो मोटा लड़का शॉक्ड हो जाता है और तभी वो याद करता है कि यही तो ऑक्शन हाउस में आया था और इसी ने वहाँ पे मेरे साथ बिडिंग में फाइट की थी और उस डीमन फॉक्स को भी मेरे से छीन के ले गया। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो मोटा लड़का तान्युन का जो पिक्चर होता है उसको देख के हैरान होता है और तभी मन में सोचता है, क्या ये मेरे बायोलॉजिकल गॉडफादर नहीं है? क्या ये लोग उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं? और ये सोचने के साथ में मोटा लड़का एल्डर से कहता है, मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है? वो एल्डर जैसे ये बात सुनते हैं तभी उसके ऊपर अपना एक स्किल से अटैक कर देते हैं जिस चीज से उसके कांधे में एक होल हो जाता है और तभी वो चिल्लाता है, आह! फिर वो अपने हाथ को पकड़ के घबराते हुए उससे कहता है, धिक्कार है तुम जैसे इंसान पर जो दूसरों की बात को समझ नहीं पाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। उस मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर पिक्चर दिखाते हुए फिर उससे कहता है, मैंने पूछा है कि तुमने उसे देखा है या नहीं? तुमने कहा कि तुम उसे नहीं जानते। ऐसा लगता है कि आपने ना सिर्फ उसे देखा है बल्कि आपके उसके साथ अच्छे रिश्ते भी रहे होंगे। उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो मोटा लड़का घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा आदमी सच में बहुत चालाक है। फिर वो एल्डर उस मोटे लड़के ऊपर गुस्साते हुए कहते हैं, इस चर्बी के ढोल को पकड़ो और इस जगह में सभी लोगों को मार डालो। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में जो उसके साथ के गार्ड होते हैं वो दोनों उस मोटे लड़के के पास में गुस्साते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो मोटा लड़का बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं, मेरी फैमिली को मत मारो। क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमको सब बता दूं? और जैसे उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से एल्डर उसकी छाती पे एक जोर से लात मारते हैं जिसके कारण वो घिसटता हुआ पीछे की तरफ जाता है। फिर दिखाते हैं एल्डर को, एल्डर उसके सर के ऊपर अपने पैर रख के खड़ा होता है और तभी उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, हत्या करना हमारा शौक है और चाहे आप बताएं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उस मोटे लड़के से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत खास सीट दूंगा। जब हम तुम्हारे परिवार के सारे लोगों को मारेंगे तो तुम मजे से वहाँ देख सकते हो और तब हम तुम्हें धीरे धीरे तब तक टॉर्चर देंगे जब तक तुम हमें सब कुछ बता ना दो जो हम जानना चाहते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है उसी डंजन को जहाँ पे लायन और तान्युन दोनों वहाँ पे उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे। मिनोटॉर मॉन्स्टर अपनी सारी ब्लड को रिकवर करने के साथ में वहाँ पे बहुत जोर से रोर कर रहा होता है और तान्युन और लायन दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। तभी तान्युन उसकी इस तरह की पावर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, बकवास, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस डीमन को काटा नहीं जा सकता है।
फिर लायन अपने मन में सोचती है हमारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। फिर तानन गुस्साते हुए कहता है धिक्कार है, हमें क्या करना चाहिए अब। जब तानन वहाँ पे गुस्सा ही रहा होता है तभी दिखाते हैं लायन। लायन उसकी तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है तान्युन, मैंने देखा कि जब भी डीमन अपने माथे से उस हरी लाइट को निकालता है ऐसा लगता है कि ये डीमन हमेशा बस अपने सिर की रक्षा करता है। तान्युन लायन की ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि जो इसका सिर है यही इसका वीक पॉइंट है। और इस चीज का पता चलने के साथ में उसे थोड़ी राहत मिलती है और तभी वो गहरी सांस लेता है। चलो अच्छा है, कम से कम पता तो चला। फिर तान्युन दोबारा जोश में आने के साथ चिल्ला के कहता है तो फिर ठीक है, हम उसे मारने की फिर कोशिश करेंगे। वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं वो मिनोटॉर मॉन्स्टर को। वो गुस्साता हुआ जंप करता है और सीधे तान्युन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे रोर करता हुआ सीधे तान्युन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे तान्युन उसके घुसे को वहाँ से डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है जंप करके। और हमें दिखाते मिनोटॉर मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और तभी तान्युन उसके पीछे में आकर अपने माथे पे कोई स्किल को एक्टिव करता है और दूसरे साइड से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश लगा रहा होता है। जिस चीज से जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी गुस्सा रहा होता है और अपने हाथों से उसके स्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और हमको पता चलता है तान्युन ने जो वहाँ पे अपने माथे पे स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करा होता है उसके अंदर से गोल्डन कलर की चेन निकलती है जो कि सीधे जाती है और मिनोटॉर का जो हाथ होता है उसके साथ वहाँ पे लिपट जाती है। फिर तान्युन वहाँ पे अपनी चेन को रिलीज करते हुए अपनी स्किल को कहता है फॉर्मेशन मार्शल स्पिरिट शैकल द ड्रैगन। तान्युन के इतने ढेर सारी चेन के लिपट जाने के कारण वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहीं पे बहुत जरा जोर से एक रोर लगाता है। जब वो मिनोटॉर मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है तभी तान्युन चिल्ला के कहता है लायन, हमें ये एक साथ करना होगा। और तान्युन और लायन अपने स्वॉर्ड्स को लेके मिनोटॉर मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हमको पता चलता है तान्युन और लायन ने उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ढेर सारे अटैक कर रहे होते हैं, जिस चीज के स्लैश उसके शरीर पे दिख रहे होते हैं। इतने ढेर सारे अटैक के कारण उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और तभी वो वहाँ पे गुस्साते हुए बहुत जोर से चिल्लाता है। जब तान्युन उसकी तरफ देखता है तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी हमको पता चलता है मिनोटॉर मॉन्स्टर ने अपनी पावर का यूज करने के साथ में जो तान्युन का फॉर्मेशन स्किल होती है उसकी चेन्स को वहाँ पे तोड़ देता है। और हमको पता चलता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो बर्जर्क मोड में चला गया होता है, मतलब वो एकदम जंगली पागल हो चुका होता है। अब तभी उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के नीचे एक फॉर्मेशन बन गई होती है और तभी तान्युन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है फॉर्मेशन स्कैटरिंग विंड्स। और ये कहने के साथ में ही उसके नीचे से बहुत ढेर सारी हवा का प्रेशर बवंडर की तरह निकलता है और उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को ऊपर हवा में उठा देता है। तान्युन के इस फॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए लायन जब देखती है कि मिनोटॉर मॉन्स्टर हवा में है तभी वो अपनी तलवार से वहाँ पे खड़े खड़े आइज लॉन स्लैश उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर लगा देती है। लायन के बहुत ढेर सारे स्लैश उस मिनोटॉर मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं और वो मिनोटॉर मॉन्स्टर हवा में इस समय फ्लोट कर रहा होता है। वो जैसे ही उसके ऊपर स्लैश लगता है तो दिखाते हैं मिनोटॉर मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और लायन के अटैक के कारण जो उसकी बॉडी जो हवा में थी वो एकदम से जमीन पे आके गिरती है बुम। और मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। जब मिनोटॉर मॉन्स्टर नीचे गिरता है तभी हमें दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहीं पे मिनोटॉर मॉन्स्टर जहाँ गिरा था वहीं बगल में खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। फिर तान्युन उसको देख के कहता है अच्छा, तो मेरे पास जितने भी अलग अलग तरह की मार्शल सोल हैं उनके एट्रीब्यूट एक साथ काम कर सकते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास में जाता है और उसकी सींग को पकड़ लेता है और उसकी सींग को पकड़ते हुए उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को थोड़ा सा पलटता है और हमें दिखाते हैं उस मिनोटॉर मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी हमको पता चलता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसके माथे पे एक क्रिस्टल लगा होता है जिसको तान्युन देख लेता है और तभी तान्युन उस क्रिस्टल को देखने के साथ में एक इविल स्माइल करते हुए उस क्रिस्टल को उसके माथे से बाहर निकालने लगता है। जब तान्युन उस क्रिस्टल को उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के माथे से खींच रहा होता है तभी वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साथ ही जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी वहाँ पे बहुत छटपटा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और साथ ही जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसके माथे के अंदर अपनी स्वॉर्ड को सीधे घुसेड़ देता है, जिस चीज से मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत तेज चिल्लाता है। और हमें अगले पल दिखाया जाता है वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उस जगह से डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल पावर दिख रही होती है। जब मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे गायब हो जाता है तभी दिखाते हैं उसके गायब होने के बाद में वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स आ जाता है दोस्तों, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है और चमक रहा होता है। तान्युन जब ये देखता है तो बड़ी रंगबाजी में अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है
ये क्या है, और उस बॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तान्युन के उस मेंशन को दिखाते हैं जहाँ पे वो रुका होता है, जहाँ पे लिंगवा सोने के बाद में वहाँ पे जाग चुकी होती है और बैठते हुए कहती है, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों कहाँ हो। जब वो उठ के बैठती है तभी दिखाते हैं एकदम से बाहर गेट पे ठक 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 आवाज हो रही होती है। जब लिंगवा ये चीज देखती है तो घबरा जाती है और तभी घबराते हुए कहती है, कौन है बाहर। तभी पता चलता है बाहर वही नौटंकीबाज लौंडा होता है दोस्तों, जो तान्युन को अपना बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर कहता है और वो कहता है, दूसरी गॉड मदर, मैं आपका गॉड सन हूँ। वहाँ पे जिन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा गॉड सन कौन पैदा हो गया। फिर लिंगवा वहाँ पे उठती है और धीरे से उसी नौटंकीबाज लौंडे के पास आ जाती है और उससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और साथ ही में दिखाते हैं वो जो लड़का होता है वो अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स को लेके आता है और लिंगवा से कहता है, दूसरी गॉड मदर, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर लिंगवा की तरफ देख के बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा गॉडसन और उसकी पूरी फैमिली पहले ही मर चुकी है। जो बुड्ढा बाहर आया है उसने उन लोगों को मार डाला है और इस बूढ़े आदमी को मेरे आदमी सिटी के ईस्ट साइड ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं गॉड मदर को अपने साथ में सिटी के वेस्ट साइड ले जाऊंगा। उस नौटंकीबाज लोंडे की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे गुस्सा जाती है और बड़े एटीट्यूड में कहती है, तुम रुक जाओ, अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे। जब लिंगवा ने ये चीज बोली होती तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस मोटू का वहीं का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उस एल्डर ने उसकी फैमिली के सारे लोगों को मार के एक टीला टाइप बना दिया होता है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिन फैमिली का बूढ़ा एल्डर उस मोटे लड़के को बांध के रखे हुआ होता है और तभी उससे कहता है, अब आपकी फैमिली में जितने भी 28 साल के लोग थे सब मर चुके हैं, तो क्या अब भी आप मुझसे झूठ बोलेंगे। उसकी ये बात सुन के वो मोटा लड़का बेचारा बस रोने वाला होता है। फिर वो मोटा लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम कमीने बुड्ढे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं तुमको आकर मारूंगा। मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आत्माओं को मारने के बारे में 1 या 2 बातें जानता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारी आत्मा को भी बहुत तड़पाऊंगा। उस बड़ों की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा लड़का होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी रोते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, लेकिन फिर भी मैं तुमको श्राप दूंगा। मोटे लड़के ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो नौटंकीबाज लौंडा आ गया होता है और उसके माथे पे आकर कस के एक घूंसा मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे कपड़े पहनकर क्या आप अपनी माँ होने का नाटक कर रहे हो। अपने गॉडफादर को सामने देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी रोते हुए कहता है, गॉडफादर आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या आपको भी उस कुतिया के पिल्ले ने पकड़ लिया था। उस मोटे की बात सुनने के बाद में वो नौटंकीबाज लौंडा बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या वो बच्चा तान्युन जो सच में तुम्हारे लिए ये सब करने लायक है जो तुम कर रहे हो उसके लिए। और ये कहने के साथ में वो बूढ़े एल्डर की तरफ मुड़ जाता है और मुड़ते हुए हंस के उनको ग्रीट करते हुए कहता है, कियान भाई मेरा गॉडसन बहुत ज्यादा बेवकूफ है, प्लीज इसकी बातों का आप बुरा मत माने। मैं आपको उस बदतमीज टैंगुन के पास ढूंढने के लिए ले चलूंगा, हालांकि मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मेरी एक छोटी सी विनती को पूरा करें। उस नौटंकीबाज लड़के की बात सुनने के बाद में वो बूढ़ा इंसान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या विनती है। उस बूढ़े एल्डर की बात सुनने के बाद में वो अपने घुटनों के बल आके उनके पास आ जाता है और हंसते हुए उनसे कहता है, वो मैंने ये सुना है कि टैंगुन की एक बहुत अच्छी साली है जो बहुत सुंदर है और उसका फिगर भी बहुत मस्त है, बिल्कुल ब्यूटीफुल है, और सच कहूँ तो वो देखने में बहुत ज्यादा जेंटल और गॉर्जियस है। मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। और ये बात को कहते हुए एकदम से दिखाते हैं वहाँ पे एक तलवार एकदम से निकलती है और हमको पता चलता है दोस्तों वो जो नौटंकीबाज लौंडा होता है उसने अपने एक खंजर को निकाल के उस बड़ो की छाती के आर पार कर दिया होता है, जिस चीज को देखने के बाद में वो बड़ो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उसको मारते हुए वो नौटंकीबाज लौंडा इविल स्माइल करके कहता है, अगर मैं तुम्हें उसकी अच्छाइयों का अनुभव करा सकूं। और तभी दिखाते हैं वो जो बड़ाऊ होता है कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो कहता है, तुम कौन हो
और हमको पता चलता है वहाँ पे वो नौटंकी वाला लौंडा नहीं होता है। वहाँ पे लिंगुआ अपने रूप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद में आई होती है, जिसने की बातें करते हुए उस बड़ऊ के छाती के आर पार अपने नाइफ को कर दिया होता है। और तभी वो उससे कहती है, तो बड़ऊ तुम्हें कैसा लगा, क्या मैं सच में बहुत जेंटल हूँ? वो बड़ऊ ये चीज देखने के बाद में बहुत शॉक्ड हो गए होते हैं और हमें दिखाते लिंगुआ के माथे पे उसकी स्पिरिट एनर्जी का सिंबल दिख रहा होता है। और तभी लिंगुआ वहाँ गुस्सा के कहती है, अब तुम बुड्ढे मर जाओ। और ये कहने के साथ में जो उसने उसकी छाती पे अपने खंजर को घुसेड़ के रखा होता है बड़ी स्पीड में एकदम से निकाल लेती है, जिस कारण से जो उसकी बॉडी का ब्लड होता है वो भी बहुत फुहारे के तरीके बाहर निकलता है और वो बुढ़ऊ एकदम से चिल्लाता है आह। जब वो मोटा लड़का इस चीज को देखता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी घबराते हुए कहता है, तुम आप सच में आखिर कौन है? जब उस मोटे ने ये बात बोली होती तभी दिखाते लिंगुआ को अपनी छेड़ने वाली आदत से बाज नहीं आती है और वहीं पे नौटंकी करते हुए कहती है, तुमने मुझे दिन में ऑक्शन हाउस के अंदर देखा था, भूल गए क्या मेरे को? मैं तो बहुत स्वीट हूँ। जब मोटा लड़का उसकी ये बात सुनता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में कहता है, मैंने जो सोचा ये वो नहीं थी। जब मोटा लड़का इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते लिंगुआ उसके पास आती है और उसके पास जो रस्सी बंधी होती है उसके हाथों में उसको काट देती है और उससे कहती है, कुछ देर में मैं उन लोगों को फुसलाकर यहाँ से दूर ले जाऊंगी। एक बार मैं युआन फैमिली के घर जाऊंगी, हम वहीं मिलेंगे, ठीक है? मोटा लड़का उसकी बात सुन के घबराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों के पास बहुत ढेर सारे लोग हैं, आप ये सब खुद नहीं कर सकती हैं। उस मोटे लड़के ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं लिंगुआ अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने लगती है और हमें दिखाते हैं लिंगुआ की जो स्पिरिट पावर होती है वो किसी का भी रूप ले सकती है और वो वहीं पे खड़े खड़े एकदम से उसी बूढ़े आदमी का रूप ले लेती है, जिसको देखने के बाद में वो जो मोटा होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी घबराते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा भी कर सकती हो? फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है लिंगुआ ने उस बूढ़े आदमी का रूप लेने के बाद वो गेट के बाहर जाती है और जो उसके साथ में गार्ड आए होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, युआन फैमिली उस बच्चे के साथ भाग गई, हर कोई उनके पीछे जाओ, मैं उन्हें ईस्ट की ओर जाके देखता हूँ। उसकी ये बात सुन के जो गार्ड होते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। फिर हमको फेंगडू सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और तभी कोई कहता है, आपको मेरे को सेकंड ग्रैंडमा कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को क्वीन कह सकते हो। और दोस्तों हमको अंदाजा तो हो ही गया ये कौन है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं लिंगुआ को। लिंगुआ वहाँ पे बैठी हुई खूब रंगबाजी दिखा रही होती है और वो दोनों लड़के उसके आगे झुके होते हैं, एकदम सजदा कर रहे होते हैं उसको। और वो नौटंकी वाला लौंडा उससे कहता है, अच्छा ठीक है माई क्वीन, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है। लिंगुआ उसकी बात सुनने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और तभी चाय पीते हुए हंस के कहती है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है, आज से तुम लोग मेरे छोटे भाई बनोगे। हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरी बहन और जीजा जी कहाँ हैं? लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में वो नौटंकी वाला लौंडा उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, मेरी क्वीन, तुम्हारी सिस्टर और जीजा जी एक बहुत बड़ी लाइट के अंदर गायब हो गए हैं। उस नौटंकी वाले लौंडे की ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ को दिखाते हैं वो जो चाय पी रही होती वो एकदम से उसके मुंह से बाहर निकल जाती क्योंकि वो घबरा जाती है ये बात सुनने के बाद में और वो सीधे उसी लड़के के मुंह पे जाके पड़ती है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमको उसी डंजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मशाले जल रही होती हैं। और तभी वहाँ पे उस बॉक्स को देखने के बाद में तान्युन लायन से कहता है, मेरी बीबी आपको क्या लगता है इस बॉक्स के अंदर कौन सा खजाना होगा? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, मुझे नहीं पता, आइए पहले इसे सेफ्टी के साथ में खोलते हैं। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन जैसे ही उस बॉक्स को जाता है उठाने के लिए एकदम से कोई शेडो आती है और उस बॉक्स के आर पार चली जाती है। जब तान्युन उसके बाद अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में वो बॉक्स नहीं होता है, जिसको देखने के बाद में वो शॉक्ड होते हुए कहता है, मेरा बॉक्स कहाँ गया? और तभी हमें साइड में दिखाया जाता है वहाँ पे पिंक फॉक्स लेडी आ गई होती है जिसने अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बॉक्स को चुरा लिया होता है। जब तान्युन ये देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम कमीनी, ये तो वही श्रापित फॉक्स डीमन है और उसने छुप कर यहाँ पे हमारा पीछा किया। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में पिंक फॉक्स लेडी को दिखाया जाता है, वो उसकी तरफ फ्लाइंग किस करते हुए अपने मन में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीक्रेट रिल्म को ह्यूमन ही खोल पाएंगे। आप दोनों ह्यूमन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे सीक्रेट रिल्म का ट्रेजर दे दिया। अब तुम दोनों बस यहीं रुको और धीरे धीरे मर जाओ। जब वो पिंक फॉक्स ये कहने के साथ में आगे बढ़ती है तभी तान्युन चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, दौड़ना बंद करो, और ये कहते हुए उसका पीछा करने लगता है।
और तभी वो एकदम से आगे जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो गेट बंद हो चुका होता है, जिसको देखने के बाद में तानियन गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की डीमन फॉक्स, वह चली गई। मैं लड़ाई से पहले ही बहुत जरा थक गया हूँ। वो डीमन फॉक्स सच में बहुत बदतमीज है। और ये कहते हुए वहाँ का सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लायन वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और तानियन वहाँ पे डोर को ढूंढने के लिए हर जगह गया होता है और तभी वहाँ पे आकर कहता है, और तभी लायन उससे कहती है, क्या हुआ, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला? और तानियन उससे कहता है, हाँ नहीं मिल पाया। फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और तभी वहाँ पे एक दूसरे से पीठ लगा के बैठ गए होते हैं हाथ पकड़ के। और तभी तानियन कहता है, लायन अगर हम सच में बाहर नहीं निकल सकते तो हमें क्या करना चाहिए? तानियन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, तुम चिंता मत करो तानियन, यहाँ कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। और जब लायन देखती है कि तानियन बहुत ज्यादा टेंशन में है तभी वो पलटती है और तानियन के गले लग जाती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, भले ही अगर हम सच में बाहर नहीं निकल सकते हैं, मैं अभी भी आपके साथ यहाँ हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानियन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये पल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुके होते हैं दोस्तों। फिर तानियन उसकी तरफ देखता है कि लायन आखिरी टाइम तक मेरे साथ में ही है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर हमें तानियन को दिखाया जाता है। तानियन वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहता है, वैसे देखा जाए तो मैं आपको ये चीज देने के लिए एक सही समय का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि मैं तब दूंगा आपको। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तानियन ने वहाँ पे एक रिंग निकाल ली होती है और लायन के आगे करते हुए उससे कहता है, लायन मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगी? और ये कहते हुए ब्लश कर रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं। लायन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये कहने के साथ में हमको दिखाते हैं तानियन ने जो अपने साथ में रिंग लाया होता है लायन के लिए, वो उसकी फिंगर में उसको पहना देता है और इसी के साथ में इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। और हमें दिखाते हैं वो लोग वहीं पे एंगेजमेंट करने के साथ में ही वहीं बैठ के चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं दोस्तों। और अब तानियन को यहाँ पे मरने का भी कोई गम नहीं होगा क्योंकि उसको लायन का साथ मिल चुका होता है दोस्तों। जब तानियन लायन के साथ में प्यार कर रहा होता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, यहाँ पर होली रेलिक का पता चला है, मूड वैल्यू 200%, क्या आप इसकी कॉपी करना चाहेंगे? तानियन जैसे ये बात सुनता है तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे वो कॉपी करने के साथ में ही जो उसका रेलिक टूट गया होता है दोस्तों, वो फिर से अपने आप वहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तानियन और लायन ये चीज देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी उसको देखते हुए थोड़ा हैरान भी हो गए होते हैं क्योंकि वो एकदम दोबारा फिर से जुड़ने के साथ में एकदम नया जैसा हो गया होता है। और तभी वो हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये बिल्कुल ठीक हो गया ये तो। और फिर हमको पता चलता है तानियन और लायन ने उस होली रैलिक का यूज करते हुए वहाँ से डिस्पेयर हो जाते हैं और वो लोग एक बिल्कुल नई जगह पे एक जंगल पे आके अपेयर होते हैं। वो लोग उस जंगल को देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पे आ गए। तभी लायन उससे कहती है, तानियन आखिरकार हम बाहर निकल आए। फिर लायन तानियन से कहती है, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए, लिंगवा का अकेले वहाँ पे होटल में रहना बहुत खतरनाक है। तानियन उसकी ये बात सुनने के बाद में एक तरफ देखते हुए उससे कहता है, मेरी बीबी कोई जल्दी नहीं है, जरा 1 मिनट के लिए रुको तो यहाँ पे। और तभी हमें दिखाते हैं तानियन जहाँ पे देख रहा होता है वहाँ पे आ जाता है झाड़ी के पास और वहाँ आने के बाद में कुछ ढूंढते हुए कहता है, अरे मुझे याद है यहाँ पर कुछ गिरा था। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे एक स्क्रॉल को पकड़ लेता है और उसको देखते हुए कहता है, समझ गया, दरअसल मैं इस कॉन्टेक्ट का यूज करने की प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन आप गए और खुद को मार डाला, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए दोष मत देना। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है तानियन वहाँ पे वो जो उसको स्क्रोल मिला होता है दोस्तों, उस पे अपने अंगूठे से ब्लड ड्रॉप गिरा रहा होता है और साथ ही बहुत ज्यादा इविल लुक देख के स्माइल करते हुए कहता है, तुम लिटिल फॉक्स, चलो देखते हैं तुम अब कहाँ भाग कर जाती हो। तुम ही वो हो जिसने मुझे बार बार उकसाया है, आज मैं अपना बदला लेने जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फॉक्स होती है वो एक स्प्रिंग में नहा रही होती है और नहाते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ में उसके हाथ में वही ट्रेजर बॉक्स होता है जो वहाँ पे उस रूम्स के अंदर से उसने चुराया था। और वो उस ट्रेजर बॉक्स को देख के स्माइल करते हुए कहती है, इस बॉक्स के अंदर 1000 साल पहले का सीक्रेट है, देखते हैं इसमें क्या है। पिंक फॉक्स जैसे ये बात को कर रही होती तभी दिखाते एकदम से उसे कुछ फील होता है और वो घबराते हुए कहती, क्या ये क्या हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है वो जो पिंक फॉक्स उस स्प्रिंग के अंदर नहा रही होती वहाँ से एकदम से गायब हो जाती, टेलीपोर्ट हो जाती है। और दोस्तों वो टेलीपोर्ट होने के साथ में एकदम से जहाँ तानियन होता है वहाँ बिना कपड़ों के वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे उसके बड़े बड़े बैलून आप देख सकते हैं।
वहाँ पे आने के बाद में वो लिटिल फॉक्स एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर वो इधर उधर देख रही होती है कि अभी तो मैं पानी के अंदर थी, अब सारा का सारा पानी कहाँ गया, और वो वही चीज फील कर रही होती है। जिसको देखने के बाद में जब तान्युन उसको बिना कपड़ों के देखता है दोस्तों, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है, और उसके नाक से एकदम भलभला के खून निकल आता है उसकी बॉडी को देखने के साथ में ही। और बगल में जो उसकी बीवी खड़ी होती है वो उसको ऐसे करते हुए देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे लिंगवा होती है। वो दोनों मोटे पत्ते लड़के बाहर गेट के खड़े होके ठंडा रहे होते हैं, और तभी मोटा लड़का कहता है, गॉडफादर हमारी क्वीन कहाँ गई, हम कब तक इस तरह से यहाँ इंतजार करेंगे। उसकी बात सुनने के बाद में वो नौटंकी वाला लौंडा बोलता है, अरे बेवकूफ तू चुप रहे, हम ऐसा ही करेंगे, हम क्वीन के वापस आने का वेट करेंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि क्वीन ये चीज करने के बाद में हमारा टेस्ट ले रही हो। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो पिंक फॉक्स लेडी एकदम से तान्युन के सामने आके अपेयर हो जाती है, क्योंकि जो उसके गले में कॉलर पड़ा था उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले तान्युन ने फेंक दिया था। लेकिन जब ये बॉक्स लेके भाग गई तो तान्युन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने ब्लड से साइन कर दिया था, जिस कारण से ये पिंक फॉक्स लेडी एकदम से उस स्प्रिंग से इसके सामने अपेयर हो जाती है। पिंक फॉक्स लेडी जब तान्युन के सामने आती है तो शॉक्ड होके कहती है, मैं यहाँ कैसे। और दूसरे साइड में तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन वहाँ पे उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है, और दिखाते हैं उसकी नाक से बहुत खून निकल रहा होता है। और तभी तान्युन उसको देख के अपने मन में सोचता है, तो इस तरह से स्लेव कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, ये सच में बहुत मजेदार है, ये कमाल का है। जब तान्युन उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है तभी दिखाते हैं दूसरे साइड में लायन को। लायन उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, और तभी तान्युन को चिल्ला के कहती है, तान्युन बेशरम ठरकी, तुम कितनी देर तक इसको घूरने का ऐसे ही प्लान बना रहे हो। उसकी ये बात सुन के तान्युन वहाँ पे घबरा जाता है। फिर तान्युन अपने आप को वहाँ पे संभालते हुए अपनी नाक से खून पोंछते हुए लायन से कहता है, हाँ लायन, इस फॉक्स डीमन ने बहुत बार हमें धोखा दिया है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि वो फिर से हमारे खिलाफ कोई साजिश रच सकती है। लायन इस तरह से इसकी ठरकपन की हरकत को देखने के बाद में गुस्साते हुए अपने हाथ को आगे करके कहती है, लाओ मुझे दो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट और जल्दी से वापस होटल जाओ और जाकर लिंगवा को ढूंढो, वो कहाँ है। मैं अपनी छोटी बहन की चिंता करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि वो वहाँ पे अकेली है। जब लायन ने उससे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट मांगा होता है तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा के अपने मन में कहता है, धत तेरे की, मेरी इस साली ने मेरी खुशी के पल को फिर से बर्बाद कर दिया है, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहते हुए उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी मुश्किल से लायन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, हालांकि लायन आपको इससे बहुत सावधान रहना होगा, ये फॉक्स डीमन बहुत ज्यादा चालाक है। लायन तान्युन की इस हरकत को देखने के बाद में उसको धक्का दे के कहती है, तुम यहाँ से जाओ ना। और तभी तान्युन उससे कहता है, लायन तुमको उस फॉक्स डीमन की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, वो अपने मन में बहुत बुरे ख्याल रखे होगी, अगर तुम मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुन के लायन उससे कहती है, मुझे पता है तान्युन, जल्दी करो और जाओ यहाँ से, लिंगवा को अपने आप इधर उधर भागने मत देना। फिर हमें दिखाते हैं बीबी तो बीबी होती दोस्तों, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी तान्युन वहाँ पे अपना सर खुजलाते हुए जा रहा होता है और दूसरी साइड लायन उसको बाय कर रही होती है, और तभी मन में कहती है, तो आखिरकार मैंने तान्युन को यहाँ से जाने के लिए मना लिया। और ये कहने के साथ में लायन को दिखाते हैं वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में पकड़े हुए अपने मन में सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तान्युन को धोखा दिया, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपने तान्युन को बेशर्मी से बहकाया है। तुम सचमुच एक फॉक्स डीमन हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मालिक कौन है यहाँ पे। इस बात को सोचते हुए लायन स्माइल करते हुए एक कपड़े को लेके उस फॉक्स डीमन के पास में आ रही होती है और उससे कहती है, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, आप ठंड में यहाँ पे ठिठुरना नहीं चाहेंगी। लायन से वो कपड़ा लेने के साथ में ही वो फॉक्स डीमन अपने मन में सोचती है, देखने में ऐसा लगता है कि इस लड़की से निपटना उस लड़के से निपटने से बहुत आसान होगा। फिर इस बात को सोचने के बाद में वो फॉक्स डीमन उसको स्माइल करते हुए कहती है, आपका इस चीज को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे फॉक्स डीमन ने ये बात भूली होती तभी दिखाते एकदम से बहुत रफ्तार से एक अटैक आता है उसकी तरफ, और जो कपड़ा लायन ने उस फॉक्स डीमन को दिया होता है वो कपड़ा वहाँ पे तितर बितर हो जाता है, पूरी तरह फट जाता है।
और हमको बाद में पता चलता है ये किसी और ने नहीं किया होता है, वो लायन ने किया होता है दोस्तों। और लायन उसके सामने तलवार लेके गुस्से में खड़ी होके कहती है, मैंने तुमसे कहा कि कपड़े को पहन लो, तुमको क्या समझ में नहीं आया? उसके इस तरह के चेंज बिहेव को देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि एकदम से इसे क्या हो गया। और तभी ये कहने के साथ में ही लायन वहाँ पे एक और ड्रेस को नीचे फेंक देती है, जिसको पहनने के लिए वो लिटिल फॉक्स घुटने पे बैठ जाती है। लायन अपनी तलवार को उसके कांधे पे रख देती है, जिस चीज से वो एकदम घबरा जाती है। जब वो लिटिल फॉक्स लायन की तरफ देखती है तो वो देखती कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसको सबक सिखाना चाहती है। और तभी लायन कहती है, तुम इधर आओ और यहाँ आकर कपड़े पहन लो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? और दोस्तों यहाँ पे जो लायन का लुक होता है एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। उस पिंक फॉक्स लेडी ने जैसे ही कपड़े पहने होते हैं, लायन ने अपनी तलवार चलाकर फिर से उसके कपड़े अपनी तलवार के स्लैश से फाड़ दिए होते हैं और उस कारण से उसके बलून साफ साफ दिख रहे होते हैं। और तभी लायन उसके कपड़े फाड़ने के साथ में मन में सोचती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कपड़े इतनी आसानी से पहनने दूंगी? जिस चीज से वो लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा रही होती, डर गई होती है। और हमें फिर दिखाते हैं जो लायन होती है उसने अपने स्लैश चला के जो कुछ बचे उसके टिके हुए कपड़े होते हैं उसको बुरी तरह फाड़ देती है। अब तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बेहाल हो चुकी होती है, उसकी आंखें एकदम बाहर निकल आई होती डर के मारे। जब लिटिल फॉक्स वहाँ पे घबरा रही होती तभी दिखाते लायन को। लायन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में घूर के कहती है, जब तुम कपड़े पहनती हो तो सबसे पहले पैंट क्यों पहनती हो? लायन के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद वो लिटिल फॉक्स समझ जाती है कि ये मेरे को सुकून से जीने नहीं देगी और वहीं पे वो बुरी तरह रो रही होती है और अपने मन में सोचती है, सिस्टर क्या तुम मुझे खुश रहने दे सकती हो? फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। हमको उस जंगल में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो भाग के कहीं जा रहे होते हैं। तभी उतने में ऑरेंज कपड़े वाला आदमी कहता है, सिजियोंग हमें तानुन के पीछे जाना होगा। उस लड़की की बात सुनने के बाद में सिजियोंग उससे कहता है, तानुन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट किन लायन है। फिर वो लोग भागते हुए बहुत दूर एक पेड़ के पास में आके खड़े हो जाते हैं। ऑरेंज कपड़े वाला आदमी कहता है, ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को हासिल करने के और भी तरीके होंगे, क्या सच में उस सेट को हासिल करने के लिए आपको एक औरत से प्यार करना पड़ेगा? उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में दूसरा लड़का कहता है, तुम पागल हो, शुरुआत से ही यू सिटी के लॉर्ड किन लायन को चाहते थे। उसकी ये बात सुन के ऑरेंज कपड़े लड़का कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या? फिर वो काले बाल वाला लड़का ऑरेंज कपड़े लड़के को बताता है, ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट से निपटने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट वाली एक औरत बहुत ज्यादा अनमोल सोर्स है। जब तक उसकी तरह की एक औरत हमारे पास हो तो हमारे आगे होने वाले बच्चे सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट वाले वॉरियर पैदा होंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में ऑरेंज कपड़े लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या गोल्डन सिटी के जो सिटी लॉर्ड है उनका लड़का भी मर नहीं गया? क्या उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत अच्छी नहीं थी? उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लैक हेयर लड़का कहता है, जहाँ तक मुझे पता है जिन फैमिली के जिन तियान हाओ जैसी मार्शल स्पिरिट वाले कम से कम 10 लोग हैं और वे सभी सिटी लॉर्ड के बच्चे हैं। जिन तियान हाओ की परवाह किसे है? जिन सिन की सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट क्या मायने रखती है? उस लड़के की ये बात सुन के जो ऑरेंज कपड़े लड़का होता है वो हैरान होते हुए कहता है, अरे हाँ ये आप सही बोल रहे हैं, क्या किन लायन की कोई छोटी बहन नहीं है? उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है? ऑरेंज कपड़े वाले की ये बात सुनने के बाद में वो ब्लैक हेयर लड़का हंसते हुए कहता है, मैंने उसकी छोटी बहन की मार्शल स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं सुना है, शायद ये बहुत मजबूत नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में ऑरेंज कपड़े लड़का उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और ये कहने के साथ में एकदम से वहाँ पे तलवार चलती है, जिस चीज से वो जो ब्लैक हेयर लड़का होता है उसके मुंह पे एकदम से खून निकलता है और वो खांसता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। और हमको पता चलता है वो जो ऑरेंज कपड़े वाला लड़का होता है दोस्तों, उसने ब्लैक हेयर लड़के के पेट पे अपनी तलवार को आर पार कर दिया होता है। और तभी ब्लैक हेयर लड़का कहता है, आखिर तुम हो कौन जिसने मेरे पे अटैक किया? उस ब्लैक हेयर लड़के की बात सुनने के बाद में वो ऑरेंज कपड़े लड़का गुस्साते हुए कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम बोल रहे थे कि मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लैक हेयर लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और हमको पता चलता है लिनहुआ ने अपने रूप को चेंज करने के बाद में उस लड़के का रूप ले लिया होता है और लिनहुआ वहाँ पे उसको देख के बहुत जोर से हंस रही होती है। फिर लिनहुआ उसके कान के पास में आकर उसको कहती है, ये सही है, मेरी मार्शल स्पिरिट मेरी बहन के समान ही है, ये भी एक सेलेस्टियल रैंक की मार्शल स्पिरिट है। उसकी ये बात सुन के जो ब्लैक हेयर लड़का होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, घबरा रहा होता है। और तभी लिनहुआ जो उसने तलवार उसकी छाती में भोंकी होती है वो उसकी तलवार को खींच के उसको आगे धक्का दे देती है। और हमें दिखाया जाता है लिनहुआ ने जैसे उसको धक्का दिया होता है वो उस पेड़ के तने से सीधे नीचे की ओर गिर रहा होता है और वो नीचे जाके गिरता है एकदम से धम।
फिर लिनवा वहाँ उस पेड़ के तने से नीचे उतर के उसके बगल में आ जाती है और उसको देख के अपने मन में सोचती है, मैंने अपनी बहन और जीजा के पीछे पड़े लोगों में से आखिरी को भी मार डाला है। फिर हमें दिखाते ही लिंगवा वहाँ पे बहुत ज्यादा इविल लुक देख के स्माइल करते हुए कहती है, दीदी जीजा अब आप बेफिक्र हो सकते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। और हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ में लिंगवा वहाँ पे रोने लगती है और उसके आंसू वहाँ जमीन पे गिर रहे होते हैं क्योंकि वो बड़ी हो चुकी होती है दोस्तों। फिर लिंगवा वहाँ पे अपने आंसू पोंछते हुए मन में सोचती है, ये क्यों हो रहा है, मैं अपने आप क्यों रो रही हूँ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लिंगवा उस बंदे के पेट में तलवार घुसड़ने के बाद में वहीं पे बैठी रो रही होती है और कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद इसीलिए इस खुशी के मारे मेरी आंख में आंसू बह रहे हैं। फिर कहती है, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरे को इसकी आदत नहीं है। फिर वो अपने बचपन में चली जाती है और अपनी बचपन की बातें बताती है, जब मैं छोटी थी तब से ऐसा ही है, मेरे को कोई नहीं पूछता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मेरी बड़ी बहन को ही प्यार करते थे और वही सबकी दुलारी थी। मेरे मॉम और डैड भी उसी को चाहते थे और पूरी सच बात ये है कि ट्रू मार्शल आर्ट सेट के जितने भी लोग थे सब लोगों को मेरी बहन की ही परवाह थी, किसी एक व्यक्ति को भी मेरी परवाह नहीं थी। और दिखाते हैं वो बेचारी अलग अकेले तलवार पकड़े खड़ी होती है और उसके पापा लाइन को प्यार कर रहे होते हैं। फिर वो एक जगह का सीन बताती है, मुझे अपनी मम्मी पापा का ध्यान खींचने के लिए मुझे जानबूझकर परेशानी खड़ी करनी पड़ी, लेकिन मुझे केवल आखिरी में डांट और फटकार ही मिला करती थी। हालांकि ऐसा ही था, मैं चीजों को नुकसान करा करती थी और अपने पेरेंट्स से डांट खाती थी, फिर भी मैं उस चीज से बहुत खुश थी। फिर एक जगह का सीन दिखाते हैं हमको, उन लोग डिनर टेबल के सामने बैठे होते हैं और वहाँ पे लाइन को पेरेंट्स अपने साथ बैठाते हैं और इसको अलग बैठाते हैं और तभी वो बताती है, आखिरकार मैं उन सब से सच्चा प्यार करती थी। और ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा जोर जोर से वहाँ चिल्ला के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, धिक्कार है तुम जैसी बेकार बहन पर और धिक्कार है तुम जैसे बेकार जीजा पर, तुम लोग सचमुच मुझे नहीं चाहते हो, इसीलिए मेरे को अकेला छोड़ के चले गए। तब मुझे ट्रू शॉर्ट सेक्ट की एम्प्रेस बनने के लिए बस अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। वो जैसे चिल्ला के रो रही होती तभी दिखाते एकदम से उसके पैर को दूसरा लड़का पकड़ लेता है, जिस चीज को देखने के बाद में जो लिंगवा होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि एकदम से किसने पैर पकड़ लिया। और हमको पता चलता है वो ब्लैक हेयर लड़का जो होता है अभी जिंदा होता, मरा नहीं होता है। और तभी वो लिंगवा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम छोटी बच्ची नर्क में जाओ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे लिंगवा के बलून के पास में उसकी तलवार आती है तभी दिखाते हैं लिंगवा वहाँ पे जंप करते हुए उसकी तलवार से बच जाती है और अपने मन में सोचती है, ये सोचना कि मेरा एम्प्रेस बनने का जो प्लान है इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम तो सच में बहुत बेकार इंसान हो। वो लड़का जैसे उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से वहाँ पे एक आवाज आती है, गिल स्लैश। और उस आवाज को सुनने के बाद में लिंगवा और ब्लैक हेयर लड़का दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी में दिखाते हैं लिंगवा को बचाने के लिए तान्युन कहीं से उछल के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सीधे आके लिंगवा के सामने आ जाता है और जो बंदा अपनी तलवार से उसको मारने वाला होता है उसकी तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर तान्युन उसकी तलवार को अपने हाथ में वहीं पे उठाता है जमीन से और उसी की तलवार से उसी की गर्दन को काट देता है। और तान्युन ने इतनी तेजी से उसकी गर्दन को काटा होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो एकदम से खांसता है और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और अचानक से उसका दम वहीं पे घुट जाता है और वो जमीन पे वहीं पे नीचे गिर जाता है। जब लिंगवा देखती है तान्युन को कि तान्युन ने उसको बचाया है आके, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी ब्लश करते हुए तान्युन से कहती है, जीजा जी मुझे लगा कि तुम लोग मुझे नहीं चाहते। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसके सर पे पुश करते हुए गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, क्या तुमको रात में बुरे सपने आते हैं? हमने तुमसे कब कहा कि हम तुमको नहीं चाहते हैं? अगर मैं समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचता तो क्या आप जानती हैं कि आप मर गए होते? और चाहे कुछ भी हो, आपकी मार्शल स्पिरिट आपकी बहन से बेहतर नहीं है और जब आप बाहर निकले तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। इसे हमेशा बाहरी लोगों के सामने यूज मत करा करो। जब मैं होटल में वापस गया और तुम्हें नहीं पाया, मेरी हालत अपने मौत तक जाने जैसी हो गई थी। तुम इस तरह से क्यों बाहर घूम रही हो? जब तान्युन उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा को। लिंगवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने जीजा जी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ मैं इस चीज को समझती हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं। लिंगवा इस चीज को देखने के बाद में बहुत खुश होती है और लिंगवा अपने मन में कहती है, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी को पूरे टाइम मेरी चिंता थी, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तान्युन जब उसका इस तरह का बिहेव देखता है कि वो हंस रही है तभी तान्युन उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? क्या तुमने सुना भी मैंने अभी तुमसे क्या क्या कहा है? लिंगवा हंसते हुए कहती है
हाँ जीजा जी, सुना है मैंने जो आपने कहा। जब इस बात को बोली रहती तभी दिखाते हैं तान्युन के आगे सिस्टम विंडो पर होती है और उसको बताया जाता है मार्शल स्पिरिट का पता चला है, एक्वाटिक मून, मूड वैल्यू 85%। जब तान्युन देखता है कि 85% मूड वैल्यू है तो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे रुको, मूड वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या ये लिंगवा की मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने का सही समय नहीं है? मुझे उसे और ज्यादा उत्तेजित करने का तरीका सोचना होगा। और दोस्तों अब यहाँ पे तान्युन जो है अपनी हद से गुजरने वाला है, देखिएगा आप लोग। फिर ये बात सोचने के बाद में तान्युन स्माइल करता हुआ लिंगवा के पास आता है और उससे कहता है, लिंगवा मुझे आपसे कुछ पूछना है। और लिंगवा भी कहती है, जीजा जी क्या बोल रहे हैं आप? फिर तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन लिंगवा को वहाँ पेड़ के पास ले जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिस चीज से लिंगवा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी तान्युन कहता है, लिंगवा तुम हमेशा अपनी बहन के साथ रहना चाहती हो ना? लिंगवा भी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ? फिर तान्युन लिंगवा के एकदम क्लोज आया था चेहरे के और उसके पास आके उससे कहता है, तो इसी कारण से तुम्हें अपनी बहन के साथ में आ जाना चाहिए और मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह तुम हमेशा अपनी बहन के साथ रह सकोगी। लिंगवा इसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है और तान्युन से कहती है, शादी कर लूं तुमसे? तभी सिस्टम विंडो तान्युन का आगे अपीयर होता है। मूड वैल्यू 99% तक पहुंच गई है। जब तान्युन देखता है कि 99% तक हो गई है तभी एक कदम और आगे बढ़ जाता है वो। फिर वो लिंगवा के एकदम कान के पास आके उसके कानों में कहता है, वैसे देखा जाए तो आप सच में मुझे पसंद करती हैं, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। अगर तुम इस तरह से देखो कि तुम अपनी बहन को पसंद करती हो और तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंगवा जो होती एकदम सदमे में चली गई होती दोस्तों। और तभी वो कहती है, अगर सच्चाई देखी जाए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ। जैसे लिंगवा ने ये चीज कहा होता है, तान्युन के आगे फिर से सिस्टम विंडो पैर होती है और उसको बताया जाता है, आपने मूड वैल्यू 100% तक कर ली है और आपकी एक्वाटिक मून स्पिरिट सक्सेसफुली कॉपी हो गई है। जब तान्युन देखता है कि हाँ मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है तभी तान्युन फॉल बैक कर लेता है और लिंगवा के माथे पे एक उंगली मारता है, जिससे कि लिंगवा सदमे से थोड़ा बाहर आ जाए। फिर तान्युन उसके सामने खड़े होके कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब चिढ़ाना बंद कर दूंगा, तो इसलिए तुम इसको आसान बनाओ और दोबारा से वही लिंगवा बन जाओ जैसी तुम हुआ करती हो। और लिंगवा गुस्से में अपने माथे को छू रही होती क्योंकि उसके दर्द हो रहा होता है। और हमें दिखाते हैं लिंगवा वहाँ पे बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम बदतमीज जीजा जी, आप तो मुझे चिढ़ा रहे थे, तुम अगर इसी तरह करते रहे मैं तुमको मार दूंगी। वो जैसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तभी दिखाते हैं तान्युन उसके हाथों को पकड़ लेता है और लिंगवा से हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन हमारे लौटने का इंतजार कर रही होगी, चलो फिर मेरा हाथ इस तरह से पकड़ो कि तुम खो ना जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा ब्लश कर रही होती है। जब तान्युन उसका हाथ पकड़े हुए उसको ले जा रहा होता है तभी लिंगवा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसकी दीदी उसका हाथ पकड़े है। और तभी लाइन कहती है, लिंगवा मेरा हाथ पकड़े रहो ताकि तुम खो ना जाओ। और लिंगवा भी कहती है, मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है। और जब वो सामने देखती है तो वो एक साइड में तान्युन और एक साइड में लाइन को देखती है। लिंगवा को वो दोनों एक तरह लग रहे होते हैं। और तभी तान्युन कहता है, अरे ओ बैलट, जाग जा, अब जाने का समय हो गया है। और लिंगवा को दिखाते हैं। लिंगवा वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, हाँ जीजा जी ठीक है। तान्युन जब उसकी इस तरह की हंसी और इस तरह के उसका कैरेक्टर देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है। और तभी उससे कहता है, लिंगवा क्या हुआ तुमको? क्या मैंने तुमको बेवकूफ बना के डराया नहीं था? जल्दी करो और मुझे लायन के पास जाना है उसे देखने के लिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन अपनी साली को लेके अपनी बीवी के पास आते हुए कहता है, लायन हम वापस आ गए, देखो मैं लिंगवा को अपने साथ में लेके आया हूँ। जब लायन तान्युन को देखती है तो खुश होके कहती है, अरे वाह तान्युन तुम वापस आ गए। और तान्युन वहाँ पे लिटिल फॉक्स को वहाँ सर्व करते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ से चला गया तो यहाँ दुनिया में क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों लिटिल फॉक्स को तान्युन बहुत खतरनाक मानता था, लेकिन उसकी बीवी ने लिटिल फॉक्स को रातों रात बिल्कुल सीधा कर दिया। अब पता नहीं क्या क्या इसके साथ किया है वो तो भी दिखाया नहीं गया। लिटिल फॉक्स को देखते हुए कहता है, लायन आपने लिटिल फॉक्स से क्या कहा है? वह इतनी ज्यादा आज्ञाकारी क्यों हो गई है?
लायन तानियन की ये बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहती है तानियन, क्या तुम ये सच में जानना चाहते हो कि मैंने क्या किया है? तानियन जब ये चीज सुनता है तो उसे याद आता है कि मेरी बीवी बहुत खतरनाक है, और तभी वो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता हूँ। और साथ ही अपने मन में सोचता है मैं बिल्कुल भी लायन को धोखा नहीं दे सकता, वरना मैं एक भयानक मौत मरूंगा। देखा दोस्तों, ये होता है बीबी की पावर। जब तानियन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते लायन को। लायन वहाँ पे खड़ी होती है और लिटिल फॉक्स से बोलती है लिटिल फॉक्स, ट्रेजर बॉक्स को बाहर लाओ। लिटिल फॉक्स लायन की ये बात सुनने के बाद में ब्लश करते हुए कहती है हाँ ठीक है मास्टर। और दोस्तों मुझे ये बताओ, ये क्या है जो शेप बगल में लेफ्ट साइड में दिख रहा है? ये पीछे का हिस्सा है कि ऊपर का हिस्सा है? और तभी हमें दिखाते हैं जो लिटिल फॉक्स होती है उसने अपने बलून में हाथ डालती है। शायद उसकी स्टोरेज स्पेस अपनी बलून के अंदर ही बना के रखी होगी, और अपने बलून में से उस ट्रेजर बॉक्स को जो रिंस के अंदर से मिनोटॉर मॉन्स्टर को मारने के बाद हासिल किया था वो तानियन के आगे कर देती है। लेकिन तानियन कहता है अरे तू ट्रेजर बॉक्स हटा, अभी मुझे बलून देखने दे, वो बहुत शेपदार है। और ये सोचते हुए उसके मुंह में राल चुभ रही होती है एकदम, और वो बिल्कुल सपनों में चला गया होता है। जब लायन अपनी आदमी की इस तरह की निगाहों को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, और तभी खांसते हुए कहती है और उसके ऐसा करते ही जो लिटिल फॉक्स होती है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। फिर लिटिल फॉक्स देखती है अपने बलून की तरफ। तानियन जो है उसके बलून को बुरी तरह ताड़ रहा है। तभी वो अपनी मास्टर का इशारा समझते हुए अपने बलून को कपड़ों से ढक लेती है। जब तानियन ये चीज देखता है कि उसने बलून ढक दिए तभी गुस्साते हुए मन में कहता है धत तेरे की, इतने मस्त बढ़िया सीन अब हमेशा के लिए चले गए, ये नहीं हो सकता, ये सच में बहुत खराब है। जब तानियन ऐसा कर रहा होता है तभी लायन को दिखाता है। लायन उसकी तरफ गुस्से में घूर के देख रही होती है। जैसे ही लायन को देखता है तभी वहाँ पे नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है, और उस बॉक्स को अपने हाथों में लिंगवा के साथ में खेलते हुए कहता है ये सच में बहुत मजेदार मैजिक था, देखा तुमने लिंगवा? और लिंगवा उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। फिर तानियन वहाँ पे सबको इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, अब वो समय आ गया है कि हम इसे सावधानी के साथ खोलें। जैसे ही तानियन उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे एक की रखी होती है, जिसको देखने के बाद में तानियन कहता है अरे ये की, ये किस लिए है? जैसे तानियन उस बॉक्स को खोलता है, उस की को देखता है, तभी दिखाते हैं जो तानियन के पास में होली रैलिक होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस की में से बहुत ढेर सारी लाइट निकलना स्टार्ट कर देती है, और तभी वहाँ पे जो होली रैलिक होता है वो उस की को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस चीज को देखने के बाद में जो तानियन होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो होली रैलिक उस की को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे एकदम से होलोग्राफिक इमेजेस आने लगती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैप दिखाया जाता है जिसको कि तानियन और सब लोग देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं। तभी तानियन वहाँ पे मैप में देखते हुए कहता है ये प्लेस कैसे है? जैसे तानियन ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं लायन को। लायन लिटिल फॉक्स की तरफ इशारा करती है, जिसको फील करते ही लिटिल फॉक्स वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है ये हमारा होली रैलिक आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। लिंगवा उस मैप को देखने के साथ में एक जगह को देखते हुए कहती है ये देखने में सच में फैंटेसी लैंड है, लेकिन ये जगह कैसी है जहाँ पे किले जैसा दिखता है? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानियन उसकी तरफ देख के कहता है क्या तुम वहाँ पे गई हो? तानियन की ये बात सुन के लिंगवा उसको बताती नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी है। तानियन उससे पूछता है अफवाहें? किस तरह की अफवाहें सुनी है तुमने? फिर लिंगवा बताती है मैंने सुना है कि जो व्यक्ति सीमांत सिटी पर शासन करता है वो एक महारानी है, बोले तो दोस्तों एम्प्रेस है। फिर हमको उस बहुत ज्यादा गॉर्जियस खूबसूरत एकदम मस्त लेलन टॉप एम्प्रेस के बारे में बताया जाता है। अफवाह ये है कि शाइनिंग सिटी की एम्प्रेस न केवल बेहद मजबूत है बल्कि बहुत ज्यादा सोच से बिल्कुल बाहर है। और तभी तानियन कहता है कि हम लोग इस सिटी के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इसीलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहीं पे चलते हैं। तानियन की ये बात सुनने के बाद में लायन अपने मन में कहती है होली रैलिक के अंदर स्टोन टैबलेट पर जो बातें लिखी हैं वे तानियन से संबंधित होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे जाकर देखना होगा। फिर लायन इस चीज को सोचने के बाद में तानियन से कहती है तानियन चलो फिर ठीक है हम लोग वहाँ चलते हैं। और तानियन भी कहता है ओके, फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये कहने के साथ में ही तानियन वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एंकर को निकाल लेता है और लायन से कहता है हालांकि हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये टेलीपोर्टेशन एंकर केवल 3 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकता है। तानियन की ये बात सुनने के बाद में सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन लिंगवा को दिखाते हैं वो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। और तभी तानियन कहता है हमारे साथ 4 लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए अब? लिंगवा तभी वहाँ पे एकदम से अपनी बहन की तरफ देखती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके बहुत बड़े बैलून हैं 40 नंबर वाले। फिर पलट के वो लिटिल फॉक्स की तरफ देखती है और वहाँ पे देखती है कि अरे वहाँ तो 42 नंबर है। और तभी कहती है टेलीपोर्टेशन के लिए 3 लोग चाहिए।
फिर लिंगवा जब उन दोनों के बड़े बड़े बैलून देखती है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और तभी वो अपने हाथों को अपने बैलून पे रख लेती है और देखती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं उनसे। और इस बात को सोचने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी अपने जीजा के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ के रोते हुए कहती है, जीजा जी, भले ही मेरे बैलून छोटे हैं लेकिन मैं अभी भी बड़ी हो सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। दोस्तों इस चीज का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए उससे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम जानवर हो। और उसकी ये बात उसकी वाइफ सुन रही होती है, लेकिन लिंगवा उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की इस तरह की बातचीत को देखने के बाद में जो लाइन होती है वो लिटिल फॉक्स की तरफ देखती है और लिटिल फॉक्स उसकी नजर का इशारा समझते हुए बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ पे कहती है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फॉक्स होती है वहाँ पे अपने आप को एक फॉक्स डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसका अंदाज एकदम अनोखा होता है दोस्तों, और देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। जब तान्युन उसको देखता है ऐसे तो उसके फिर से नाक से खून निकलने लगता है। वो बोलता है, तो नई वैरायटी एकदम, इसको लेने में तो मजा आ जाएगा। जब लाइन तान्युन की तरफ देखती है, फिर से मेरा ठरकी आदमी फिर से बावला होने लगा है, तभी वो फिर खांसती है। उसके इस इशारे को लिटिल फॉक्स समझ लेती है। तभी वो कहती है, ठीक है, मैं फिर से ट्रांसफॉर्म होती हूँ। और वहाँ पे दिखाते हैं उसके ट्रांसफॉर्म होने से वहाँ बहुत ढेर सारा धुआं उठता है, और साथ ही हमें दिखाते हैं उस धुएं के अंदर में से एक लिटिल फॉक्स बाहर की ओर उछल के आता है। और उछल के आने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो लिटिल फॉक्स होती है वो बहुत छोटी और प्यारी सी हो जाती है, और वो सीधे आती है और लिंगवा के सर के ऊपर लैंड करती है, जिसको देखने के बाद में लिंगवा खुश होते हुए कहती है, वाओ, ये तो बहुत सुंदर है दीदी। और दूसरे साइड में दिखाते हैं तान्युन अपने ब्लड को रोक ही नहीं पा रहा होता है दोस्तों, और तभी वो रुमाल से अपने ब्लड को पोंछने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंगवा को दिखाते हैं। लिंगवा बहुत खुश होती है और अपनी दीदी से चिल्ला के कहती है, दीदी मुझे ये बहुत पसंद है। जब तान्युन देखता है कि वहाँ पे अब 3 लोग हो गए हैं, तभी वो अपने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिव कर देता है और हमें दिखाते हैं वो तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी तान्युन उनसे कहता है, अब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम बाहर जा सकते हैं, इसलिए सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। और वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो दोनों मोटू पतलू वहीं पे लिंगवा का खड़े हुए वेट कर रहे होते हैं और साथ ही ठंडा रहे होते हैं बुरी तरह से। जब मोटू वहाँ पे खड़े खड़े और ज्यादा थक जाता है, तभी वो अपने गॉडफादर से कहता है, गॉडफादर, हमारी एम्प्रेस अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। और साथ ही वहाँ पे नौटंकीबाज लौंडा वही मोटू से बोलता है, मुझे पता है ये हमारी एम्प्रेस की तरफ से हमारे लिए एक एग्जाम है। मोटू उसकी बात सुन के चिल्ला के कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है। फिर वो नौटंकीबाज लौंडा दोस्तों पता नहीं कौन सा गांजे का नशा करता है, कौन सा नशा करता है, अलग ही सोच है इसकी। वो कहता है, हमारी जो एम्प्रेस है अभी तक वापस नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे मिशन पे निकल गई होगी। फिर जोश में आके कहता है, अब हमें हमारी एम्प्रेस के लिए यूज होने लायक बनना है। उसके लौटने तक हमें सिटी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, फिर वो खुद सिटी को मैनेज कर सकती है। देख रहे हैं दोस्तों, अलग ही दुनिया, अलग ही नशा इसका चलता है। उस लौंडे की ये बात सुनने के बाद में जो मोटू होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी कहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तो ये वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। इसी को दोस्तों संगति का असर बोलते हैं। जैसे मोटू ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो नौटंकीबाज लौंडा मोटू का हाथ पकड़ता है और बहुत जोर से भागते हुए जाके कहता है, जल्दी, हमें जल्दी करनी चाहिए और इस पूरे सिटी को खरीदने के लिए पैसे को जुटाना चाहिए। मोटू उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ हवा में चिल्ला के कहता है, हाँ गॉडफादर, आप सही कह रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमको शाइनिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सिटी है पूरी की पूरी औरतों से भरी हुई है। यहाँ पे मर्द नहीं है, तो मतलब आपको खूब बड़े बड़े और खूब साइज के खूब अलग अलग बैलून देखने को मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग उस सिटी में आ जाते हैं। तान्युन उस सिटी में इतने ढेर सारे बैलून को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अजीब बात है, इस सिटी में जो गार्ड है वो भी फीमेल है। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक फीमेल गार्ड लाइन के पास आकर उससे कहती है, हेलो मैडम, प्लीज अंदर जाने से पहले एंट्रेंस फीस दे दीजिए। और यहाँ की एंट्रेंस फीस 10 गोल्ड कॉइन पर पर्सन है। उस लेडी गार्ड की ये बात सुनने के बाद में लाइन हैरान होते हुए कहती है, सिटी में एंटर होने के लिए फीस क्यों है और 10 गोल्ड, ये बहुत महंगा है। लायन की ये बात सुनने के बाद में लेडी गार्ड वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ये अवश्य आपके लिए पहली बार होगा कि युवा मिस यहाँ आई हैं। ये फैंटेसी लैंड का सीमांत किला है, मिलिट्री बहुत महंगी है और हम खुद में ही गवर्नमेंट हैं। हमारी एम्प्रेस ने ये चीज करने के लिए आदेश दिया है और हमें इसकी रक्षा करनी है।
और फिर दूसरे साइड में इशारा करते हुए लाइन से कहती है, देखिए हम जो आम लोग होते हैं उनसे एंट्रेंस फीस नहीं लेते हैं, ये इतना बुरा भी नहीं हो सकता, उन लोगों को देखो वे सभी गोल्ड के लिए भुगतान करते हैं। लाइन जब ये देखती है तो अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस ना केवल बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो 10 वर्षों से इस सिटी में शांति बनाए रखने में सक्षम क्यों थी। और ये सोच के हंसते हुए एक गोल्ड का बैग उस फीमेल गार्ड के हाथ में देते हुए कहती है, सच में हमें सीमांत किले की जो मिलिट्री फोर्स है उसको सपोर्ट करना होगा, ये 30 गोल्ड है, एक भी गोल्ड कॉइन कम नहीं है। जब तानुन अंदर की तरफ जा रहा होता है तभी वो फीमेल गार्ड तानुन को देख के कहती है, ये सच में एक रियर ब्यूटी है, तुमने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। और तानुन को देख के वो लोग ब्लश कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ एक अनार 100 बीमार वाला हाल होगा। अपने साथी की ये बात सुनने के बाद में वो फीमेल गार्ड ब्लश करते हुए कहती है, अरे ठीक है तुम इसे भूल जाओ, उसके पास वैसे भी एक मालकिन है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर दूसरी गार्ड तानुन के पिछवाड़े को देख के उसकी तारीफ करते हुए कहती है, आहा ये बहुत अफसोस की बात है कि उसके पास इतना मस्त पिछवाड़ा है। और वहाँ पे एक घोड़ा चारा चबा रहा होता है। और तभी दूसरी फीमेल गार्ड कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी बदमाशी है, ये सब कहना बंद करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके तानुन की तरफ आ जाता है दोस्तों, जहाँ पे तानुन गुस्से में खाना खाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सच में एक आदमी को एक कमरे में नहीं रहने देंगे, मैं केवल तबेले में ही रह सकता हूँ, वे मुझे खाना भी वहाँ खाने नहीं देंगे, मुझे खाना भी तबेले में खाना पड़ेगा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई सिटी होगी। लिंगवा को दिखाते हैं, लिंगवा वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ये सही है, ये सिटी का जो भी मालिक है वो बहुत मजेदार है। और दोस्तों साली साली होती है। तानुन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, लायन हम दूसरे सिटी में क्यों नहीं जाते, मुझे अब यहाँ पे ट्रेजर नहीं चाहिए। तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन को वो समय याद आ जाता है जब तानुन ट्रांसफॉर्म हो गया था स्पिरिट वॉरियर बैटल मोड में। और तभी वो उस चीज को याद करते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तानुन की उस तरह की कंडीशन का पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो गया था। फिर ये सोचने के बाद में लायन उसकी तरफ ब्रश करके हंस के कहती है, ठीक है तानुन, हम तुमको रात के खाने में नहीं भेजेंगे और तुम यहाँ रह के भूसा खा सकते हो। जब वो लोग ऐसे अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी दिखाते हैं वहाँ पे लिटिल फॉक्स भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। लिटिल फॉक्स वहाँ आने के बाद में लिंगवा के सर पे बैठ के लायन से कहती है, मास्टर मैंने पहले ही यहाँ पर सब कुछ देख लिया है, की का दूसरा टुकड़ा शाइनिंग सिटी में है, ये सिटी के लॉर्ड के पास है। आमतौर पर दिन के दौरान इसके अंदर जाना बहुत कठिन होता है, हालांकि आज रात इत्तेफाक से सिटी लॉर्ड के जन्मदिन की पार्टी का प्लान रखा गया है। और ये कहने के साथ में ही लिटिल फॉक्स तानुन की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, पार्टी में केवल लेडीज गेस्ट ही जा सकती हैं, यहाँ तक कि सिटी के लॉर्ड का जीवन साथी भी उनके साथ में नहीं जा पाएगा। उस लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में सारे लोग कुछ सोचने लगते हैं कि अब क्या करें कि तानुन को भी वहाँ पे अपने साथ ले जाएं। फिर तानुन वहाँ पे सोच के एक्साइटेड होते हुए लायन से कहता है, लायन मेरे पास एक आइडिया है, हम उस पे चल सकते हैं। और लायन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी हाउस का जहाँ पे वो लोग रुके होते हैं। वहाँ पे लिंगवा चिल्ला के कह रही होती है, जीजा जी ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है लिंगवा अपने जीजा जी को देख के इतना ज्यादा हंस रही होती है कि उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। और तभी वो हंसते हुए कहती है, जीजा जी ये सच में बहुत ज्यादा हंसी दिला रहा है, ये बहुत मजेदार है। फिर हमको तानुन को दिखाया जाता है, तानुन वहाँ पे पोज देते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो तुम। और दोस्तों आप देख सकते हैं तानुन ने अपने साथ में क्या किया है, वो वहाँ पे एकदम फीमेल लुक में आ गया होता है। और इसको देखने के बाद में आंटी नंबर 1 मूवी की याद आ गई दोस्तों मेरे को तो। फिर तानुन कहता है, इस तरह से कोई कैसे सोच सकता है कि मैं एक मैनेजर हूँ। लिंगवा वहाँ पे उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने बेड को पीट पीट के हंसते हुए उससे कहती है, निश्चित रूप से आप बिल्कुल भी एक आदमी नहीं है जीजा जी, अब आप सिर्फ एक अजीब से व्यक्ति बन गए हैं जो बिल्कुल ठरकी लग रहा है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे अपने बलून को सेट करते हुए उससे कहता है, क्या तुम इस चीज के लिए सहमत नहीं हो, क्या तुम मेरे बलून के साइज को देखने के बाद में इतना ज्यादा जल रही हो, क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने मुझे पहले ही अंदर आने दिया था। तानुन जब ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं वहाँ पे लाइन आ जाती है। और तभी वो तानुन से कहती है, वैसे तुम्हारे लिए एक औरत बनना बहुत अच्छी सोच है, हालांकि ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगी। उसकी ये बात सुन के तानुन जो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है। अपनी दीदी की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा अपने जीजा को तंग करते हुए कहती है, वैसे दीदी हम जीजा की मदद क्यों नहीं करते हैं तैयार होने में, क्योंकि जीजा जी की पसंद बहुत ही अजीब तरह की होती है।
लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन अपनी बड़ाई सोचता है और तभी वहाँ पे पोज मारते हुए कहता है, क्या तुम इस चीज के लिए अपने और लायन के बारे में सोचती हो? तभी लिंगवा कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन होता है शॉक्ड होते हुए पलट के कहता है, ये क्या बोल रही हो? और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन को तैयार करने वाला मिशन रेडी हो जाता है। लायन और लिंगवा दोनों के दोनों तान्युन को घेर लेते हैं और तान्युन वहाँ पे अबला नारी की तरीके अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, तुम लोग क्या करने जा रहे हो मेरे साथ में? ऐसा मत करो। लिंगवा और लायन को दिखाते हैं वो बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे इसके साथ में जबरदस्ती करने वाले हो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स वहाँ पे आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पे तान्युन की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, नहीं ऐसा मत करो, इस जगह पे ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिटी लॉर्ड के बर्थडे का अरेंजमेंट होता है पार्टी का। वहाँ पे जो औरतें होती हैं किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है लिंगवा और लायन दोनों के दोनों वहाँ पे आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पे उन लोग को देखने के साथ में वहाँ की औरतें कहती हैं, वे दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं। दूसरी कहती है, मुझे आश्चर्य है कि वे किस फैमिली से हैं। फिर एक और कहती है, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा इस सिटी में। तभी लिंगवा लायन से कहती है, मिस हम आ गए हैं पार्टी में। जब उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वहाँ की जो लेडीज होती हैं सारी की सारी शॉक्ड हो जाती हैं और हैरान होके कहती हैं, क्या वो जो खूबसूरत लड़की है वो क्या उस लड़की की सर्वेंट है खाली? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी तीसरी कहती है, वो सच में देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन के ऊपर करी हुई मेहनत। लिंगवा और लायन ने तान्युन को बहुत खूबसूरती के साथ तैयार किया होता है, जिसको देखने के साथ में जो वहाँ की औरतें होती हैं वो शॉक्ड होते हुए कहती हैं, अरे वो तो एकदम गॉडेस की तरह लग रही है। सिस्टर क्या आप में कोई कमी है? तो आप ऐसी क्यों नहीं दिख रही? जब तान्युन वहाँ से निकल के जा रहा होता है तभी तान्युन वहाँ पे निकलते हुए एक मीठी स्माइल करता है, जिसको देखने के साथ में लिंगवा उससे कहती है, जीजा जी मुझे देखिए और बताओ मैं पार्टी में कैसी लग रही हूँ, क्या मैं सुंदर लड़की हूँ? तभी तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, लिंगवा अभी इन सब चीजों के बारे में तू भूल जा। फिर तान्युन और उसकी टीम वहाँ पे आगे बढ़ के आ जाती है और तभी तान्युन वहाँ पे आने के बाद में उनसे कहता है, अब समय आ गया है, हमें उस ट्रेजर को खोजने के लिए अलग हो जाना चाहिए। एक बार जब हमें वो की का टुकड़ा मिल जाएगा फिर हम इस जगह को तुरंत छोड़ देंगे। उसकी बात सुनने के बाद में वो दोनों कहती है, अच्छा ठीक है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन लायन और लिंगवा को चाबी ढूंढने के लिए छोड़ के एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे आने के साथ में खड़े होके सोचता है, इस घटिया स्कर्ट को पहनकर घूमना फिरना कितना कठिन है। औरतों की तरह कपड़े पहन के घूमना इतना आसान भी नहीं है और मैं नहीं जानता कि लायन और लिंगवा क्या कर रही होंगी इस समय। जब वो उस जगह पे इस बात को सोच ही रहा था तभी दिखाते एक आवाज आती है और वो कहती है, क्या सभी लोग तैयार हैं? तान्युन इस आवाज को सुनने के बाद में सतर्क हो जाता है और तभी वहीं पे छुप जाता है और तभी वहाँ पे कोई बोलता है, हाँ हमने पहले ही एम्प्रेस की शराब में जहर डाल दिया है, आज वो दिन होगा जब वो मरेंगी। फिर हमको पता चलता है वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक लबादा पहने हुए इंसान के साथ में बात कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है, तो मेरे एसोसिएशन में शामिल होने का क्या होगा? क्या मैं? उसने जैसे ये बात बोली होती तभी लबादे वाला इंसान बोलता है, जब तक हमें वो चीज नहीं मिलती तब तक चिंता मत करो, मैं खुद से तुम्हें सुसमाचार की पुस्तक दूंगा, तब आप सचमुच जाग जाएंगे। तान्युन उनकी ये बात सुनने के बाद में धीरे से बोलता है, क्या एसोसिएशंस, सुसमाचार की पुस्तकें, जागो, मार्शल स्पिरिट का जागना, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? तान्युन ये बात सुनने के बाद में जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तभी दिखाते हैं जो उसकी वैली होती है उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी आ जाती है जिससे कि आवाज आती है। उस लकड़ी की टूटने की आवाज को सुनने के बाद में वो दोनों लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी लड़की चिल्ला के कहती है, कौन है उस जगह पर? तान्युन जब भी देखता है कि उसके कारण वो लोग अलर्ट हो गए हैं तभी वो अपनी शेडो स्किल का यूज करता है और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। तान्युन वहाँ पे शेडो स्किल को यूज करते अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर वाली लड़की एकदम से वहाँ आके जंप कर देती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये एकदम से कैसे आ गई। फिर वो लड़की उसे ढूंढ रही होती है इधर उधर लेकिन उसको दिख नहीं रहा होता है। तभी तान्युन वहाँ पे अपनी शेडो स्किल के कारण इनविजिबल होने के बाद में अपने मन में सोचता है, तुम मुझे नहीं देख सकती हाँ तुम मुझे नहीं देख सकती हो। वो जैसे ही बात बोल के खुश हो रहा होता है तभी दिखाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में आने के बाद में जहाँ पे तान्युन पत्थर पे छुपा होता है उसी जगह पे उसके सर के पास एकदम से अपना हाथ मारती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है
और हमको पता चलता है वो जो उसने हाथ मारा होता है उसकी इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो पत्थर वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और तानिन वहाँ पे थोड़ा सा बचते हुए अपने आप को साइड में करता है। जब वो लड़की वहाँ पे अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए उस पत्थर को तोड़ देती है, तभी उतने में वहाँ पे वो लबादे वाला इंसान आके देखता है कि यहाँ पे क्या हो गया। वो लबादे वाला इंसान वहाँ आकर उस लड़की से पूछता है, इतना ज्यादा मत घबराओ, किसी भी अनजान इंसान का यहाँ पर आना असंभव है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। और ये बात कहने के बाद में वो लबादे वाला जो इंसान होता है वहाँ से डिसपेयर होते हुए कहता है, अगर हम आज रात में असफल हो गए तो आप जानती हैं कि आपको क्या करना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की उसका आगे ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ सर, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो जैसे उस लबादे वाले इंसान को ग्रीट करने के बाद में वहाँ से खड़ी होती, तभी दिखाते हैं तानियन को। तानियन वहाँ पे घबराहट के मारे बिल्कुल शांति से अपने दोनों पैर हाथों का यूज करते हुए वहाँ से निकल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे डर है कि एम्प्रेस मुसीबत में पड़ जाएंगी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे छिप कर जाना होगा और छिप कर यहाँ से भागना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी बर्थडे पार्टी में आ जाता है जहाँ पे एम्प्रेस ने अपनी बर्थडे पार्टी दी थी। उस जगह पे जब तानियन आता है तो लायन और लिंगवा दोनों उसके पास आ जाती हैं। तभी तानियन उन दोनों से कहता है, आप लोगों को क्या मिला? लायन उससे बोलती है, हमें कुछ नहीं मिला। फिर लिंगवा कहती है, हाँ मेरे को भी कुछ नहीं मिला। तानियन उनकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, क्या मुझे लायन को बगीचे में हुई घटना के बारे में बताना चाहिए? जब तानियन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उतने में कोई कहता है, वेलकम, हमारी एम्प्रेस यहाँ पर आ गई हैं। उस आवाज को सुनने के बाद में तानियन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये आवाज, ये तो वही है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी होती हैं, जो कि देखने में दोस्तों बहुत रंगबाज होती हैं। और उनके पीछे वही लेडी खड़ी होती है जो बाहर अभी बगीचे में उस लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही थी। मतलब इनकी ये पर्सनल गार्ड है जो कि इनको धोखा देने वाली है। वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। तभी तानियन उसको देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही औरत है जिसे मैंने अभी अभी बगीचे में देखा था। तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश कर रही है एम्प्रेस के खिलाफ। जब तानियन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर लड़की एम्प्रेस के सामने आ जाती है और सबसे कहती है, आज रात अपने बर्थडे पार्टी के खाने के लिए एम्प्रेस आपके साथ डांस करने के लिए एक पर्सन को चुनने वाली है। अगर उसकी एम्प्रेस खुश है तो वह आपके साथ रात बिताएगी आज। इस बात को सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी की सारी बहुत खुश हो जाती हैं। और एक लड़की चिल्ला के कहती है, वाह क्या बात है, एम्प्रेस के साथ हम डांस करेंगे। फिर दूसरी कहती है, मेरी एम्प्रेस, मुझे चुनिए। उन लोग की इस तरह की हरकतें देख के और इस तरह से इतना खुश देख के एम्प्रेस अपने मन में सोचती है, अपने शासन को आसान बनाने के लिए मुझे हर बार ऐसी उबाऊ चीज की शुरुआत करनी पड़ती है। और ये कहने के साथ में वो किसी को देखती है और वहाँ पे स्माइल करती है। फिर वहाँ स्माइल करने के साथ में इशारा करते हुए कहती है, तुम यहाँ आ जाओ तो कैसा रहेगा, बढ़िया है ना। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो दूसरी औरतें होती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं। और हमको पता चलता है एम्प्रेस ने जिसको चुना होता है वो कोई और नहीं होता है, अपनी तान यूनी ही होती है। और तभी उसको देखने के बाद में एम्प्रेस कहती है, आज रात के लिए तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैंने चुना है। तानियन ये बात सुनने के बाद में जो चम्मच खाने के लिए अंदर डालता है वो निकाल ही नहीं पाता, बेचारा घबरा जाता है। और तानियन को वहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि उसे चुना गया है। इसीलिए तानियन इधर उधर देख रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है धोखे से मेरे ऊपर उंगली कर दी गई हो। फिर वो कहता है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं और अब मुझे क्या करना चाहिए। जब लिंगवा ये देखती है कि तानियन जीजा को एम्प्रेस ने चुन लिया है तो तभी वो उनको छेड़ने के लिए धक्का देते हुए कहती है, यंग लेडी जल्दी करो और जाओ एम्प्रेस के पास में। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तानियन उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझे धोखा देती हो। और ये कहने के साथ में ये तानियन वहाँ पे अपनी अदाओं के साथ में लटके झटके दिखाते हुए एम्प्रेस के सामने जाता है और वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, ओह मेरी एम्प्रेस। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी स्किल का यूज करा गया है कि तानियन के बलून भी एकदम शेपदार बन गए हैं। जब तानियन एम्प्रेस के पास आता है तभी दिखाते एम्प्रेस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ने के साथ में ही उससे कहती है, क्या तुम पहली बार डांस कर रही हो? तानियन उसकी ये बात सुनने के बाद में घबराते हुए कहता है, हाँ माई एम्प्रेस। फिर एम्प्रेस उसको पकड़ के लटके झटके मारते हुए उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी लय का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगी और आप मस्त डांस करेंगी। मेरे कदमों पर ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से अपने कदम को आगे पीछे कर रही हूँ।
जब लिंगवा इस तरह के तानुन के हालात देखती है तो उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और तभी वो अपनी बहन के सामने हंसते हुए कहती है सिस्टर शांत हो जाओ, जीजा अभी एक औरत बने हैं तो इस चीज को सीमा से बाहर नहीं जाना माना जा सकता। और दूसरे साइड में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है उसको ऐसे देख के कि वो किसी और के साथ में डांस कर रहा है। जब लाइन वहाँ पे गुस्साए रही तभी दिखाते हैं एकदम से वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे अनाउंस करती है, चलिए फिर ठीक है डांस पार्टी स्टार्ट करते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद में जितनी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी ब्लश करने लगती हैं और हमको पता चलता है जितनी भी वहाँ की लेडीज होती हैं क्यों ब्लश कर रही होती हैं। एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को कस के पकड़ कर डांस करते हुए स्माइल करके कहती है, मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं आज ही यहाँ पर पहुँची हूँ। मैंने सुना है कि आपके हाथ में एक गेंद है, इसीलिए मैंने इस चीज का आनंद उठाने में शामिल होने का फैसला किया। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उसका सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बताता है सीक्रेट टेजर का पता चला है, सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट स्वार्ड डांस। अपने सिस्टम विंडो की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, मार्शल स्पिरिट और यहाँ तक कि एक सीक्रेट ट्रेजर भी कहाँ है? तानुन वहाँ पे डांस करते करते जो एम्प्रेस होती है उसके बलून की तरफ देख रहा होता है जो कि दोस्तों काफी मस्त साइज के होते हैं और उसके बलून को देखते अपने मन में सोचता है, क्या ये वही ट्रेजर नहीं है जिसकी हम हर जगह तलाश कर रहे हैं? फिर वो कुछ देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर एम्प्रेस की बॉडी पर होगा। जब तानुन ये चीज को देख ही रहा होता है तभी एम्प्रेस को दिखाते हैं। एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। और साथ ही में दिखाते हैं जब उन लोग डांस कर रहे होते हैं तो उनके जो बलून होते हैं दोस्तों आपस में आगे पीछे टकरा रहे होते हैं, जिसको देख के तानुन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ ऐसा भी नहीं है। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको एम्प्रेस का जोश एकदम जाग चुका होता है। वो तानुन के हुस्न को देख के एकदम दीवानी हो चुकी होती है और तभी वो तानुन के चिक को पकड़ के ऊपर उठाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में आना चाहिए और जो तुम देख रही हो उसे आराम से ध्यान से देखना चाहिए। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे ब्लश करने लगता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? एम्प्रेस वहाँ पे ये कहने के साथ में ही तानुन की पीठ पकड़ लेती है और हमको पता चलता है तानुन की पीठ पकड़ने के साथ में ही एक अबला नारी के तरीके तानुन को वहाँ पे अपने कांधों पे लाद लेती है, जिस चीज से तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों देखने में तो लग रहा है आज तानुन का चीरहरण होना पक्का ही है। एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के सब लेडीज की तरफ पलट के देखते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है बच्चों, शाम के बाकी समय का तुम लोग आनंद उठाओ, मैं जा रही हूँ इस लड़की के साथ आनंद उठाने के लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर तानुन एम्प्रेस की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, अब मैं उसे उसके ही खेल में हरा सकता हूँ और इस बार सीक्रेट ट्रेजर और मार्शल स्पिरिट मेरी होगी। जब एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के उठा के ले जा रही होती है तभी दूसरी लेडीजों को दिखाते हैं, वो वहाँ पे तानुन को देख के बहुत ज्यादा जल रही होती हैं। तभी एक कहती है, ये लेडी सच में कितना लकी है। दूसरी कहती है, उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हूँ। तीसरी कहती है, मैं सच में इसको देख के बहुत ज्यादा जल रही हूँ। जब वो लोग इस तरह से बात कर रही होती तभी दिखाते हैं लाइन को। लाइन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती, जो उसका टेम्पर होता बहुत हाई हो गया होता है, जिस चीज को देखने के बाद में लिंगवा घबराते अपनी बहन से कहती है, सिस्टर सबसे पहले तुम अपने आप को शांत करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एम्प्रेस के रूम में चला जाता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े उतरे हुए होते हैं और इसी के साथ आप लोग भी दोस्तों कुछ देखने के लिए एकदम बेकरार हो गए होंगे। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वहाँ पे अपने कपड़े उतार रही होती धीरे धीरे और वहाँ पे ब्लश करते हुए तानुन से कहती है, ओहो मामा मिया जल्दी करो, मैं लगभग नेकेड हो चुकी हूँ और मैंने अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज करने का फैसला किया है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश टॉय की तरह है जो कि आपके अंदर दबी हुई तमन्नाओं को जगा देती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है शाइनिंग सिटी की जो एम्प्रेस होती है उसने तानुन को चुन लिया होता है और वहाँ पे उसको कांधे पे उठा के ले आके वो रूम में तानुन के साथ में मजे करने वाली होती है और तभी वो उसके होठों को पकड़ के ब्लश करते हुए कहती है, अब मेरा ये देखने का समय आ गया है कि तुम कितनी रसीली हो। और ये कहने के साथ में ही जो एम्प्रेस होती है तानुन को वहाँ पे बिस्तर पे लिटा देती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहती है, और क्या आपको लगता है कि आज रात मजे करने के लिए तैयार रहना बेहतर है। तानुन उनकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा सकपका जाता है एकदम कि ये क्या बोल रही है और तभी कहता है, क्या एम्प्रेस
ये क्या, और साथ ही अपने मन में सोचता है ये बहुत तेजी से बाजाबाजी के गेम में आगे बढ़ रही है, मेरे को इतना समय भी नहीं मिल रहा है कि मैं कोई बहाना बनाकर इसको रोक सकूं। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसके फेस को पकड़ के अपने फेस की तरफ घसीट के ला रही होती है और तान्युन से स्माइल करते हुए कहती है, आज मुझे तुम्हारे होठों का स्वाद चखने दो और मुझे देखने दो कि ये कितने रसीले हैं। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन की आंखें तो एकदम बाहर आ जाती हैं, इतना ज्यादा घबरा जाता है वो। और दोस्तों फाइनली वो पल आ गया है जिस चीज का आप लोग वेट करते हैं, और ये कहने के साथ में ही वो अपने होठों को तान्युन के होठों को एकदम क्लोज ले आती है। और तभी तान्युन अपने मन में सोचता है वो अपनी चाल चल रही है, मैं उसको कैसे रोकूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सोचते हुए तान्युन के पसीने आ रहे होते हैं। फिर तान्युन अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा होना सही हो सकता है? लायन, मुझे ये करने के लिए माफ कर देना। एम्प्रेस जैसे उसके होठों पे प्यार कर रही होती तभी दिखाते हैं बाहर की तरफ से एक आवाज आती है, एम्प्रेस तुम सच में कितनी बेशरम औरत हो। एम्प्रेस जैसे ये बात सुनती हैं तो एकदम से वहाँ पलट के देखती हैं और हमें दिखाते हैं वहाँ पे वही ब्लू हेयर लड़की होती है दोस्तों, जो लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही होती है। एम्प्रेस उसको देख के उससे कहती है, तो ये तुम हो, मैं जानती थी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा जो मेरे पीठ के पीछे ऐसा घिनौना काम कर सकता है। ये देखना कि तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और ये कहने के साथ में ही एम्प्रेस उस ब्लू हेयर वाली लड़की की तरफ देख के गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें किसने खरीदा है? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में ब्लू हेयर लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपनी तलवार लेके एम्प्रेस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आज आप मरने वाली हैं। उस लड़की की तलवार जैसी एम्प्रेस के पास आती है, एम्प्रेस अपनी आंखें बंद करे हुए उससे कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम बात नहीं करना चाहती हो, अब मुझे इस बात को जानने की कोई परवाह नहीं है। और ये कहने के साथ में एम्प्रेस उसकी तलवार का जो अटैक होता है अपनी आंखों को बंद करे कर ही डॉज कर लेती हैं। और तभी वो उस लड़की से कहती हैं, ये सब केवल शासन करने के लिए या फिर कुछ लाभ उठाने के लिए हो सकता है, क्योंकि वे भी जो मुझे दीनहीन अवस्था में देखना चाहते हैं। और एम्प्रेस गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना, और ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए। और एम्प्रेस ने जैसे अपनी आंखों को खोला होता है, जो उसके पास में स्पिरिट एनर्जी होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, क्या तुम जानती हो कि मैं आपको अपने छोटे छोटे प्लान को अपनी इच्छा से बताया करती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कब धोखा देने वाली हो। और मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। फिर एम्प्रेस अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ के गुस्से में कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसका इतना कहने के साथ में ही एम्प्रेस के चारों तरफ से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसका सीधे इम्पैक्ट उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर पड़ता है और वो लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़की इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि वहाँ पे चिल्लाने लगती है और उसके चारों तरफ एम्प्रेस की एनर्जी के स्लैश पीछे की ओर निकल के जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की थोड़ा अपने आप को संभालने के साथ में घुटने के बल बैठ के कहती है, ये कैसे हो सकता है? और एम्प्रेस उसके सामने खड़ी होकर उसे गुस्से में देख रही होती है। फिर वो ब्लू हेयर वाली लड़की एम्प्रेस की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, मेरे लोगों के द्वारा तुमको बहुत भारी जहर दिया जाना चाहिए था, तो तुम अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कैसे कर सकती हो? एम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्से में उसके पास आती है और उसके सर पे एक लात मारती है और उसको जमीन पे ले आती है और उसके सर के ऊपर अपना पैर रख के गुस्से में कहती है, क्या मैंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपना सिर उठाने की परमिशन दी है? और वो लड़की एम्प्रेस का इस तरह का बिहेव देख के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, तुम मुझे रोकने के लिए बस एक छोटे से जहर का यूज करना चाहती हो? मुझे केवल अपने दिल को धड़कने से रोकना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपनी इन छोटी मोटी चालों का भूल कर भी मुझ पर यूज मत करना। एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारे ये छोटे मोटे प्लान सब बेकार हैं। तान्युन जब एम्प्रेस के इस तरह के खतरनाक पावर को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उनकी तरफ देख के अपने मन में कहता है, ये एम्प्रेस मुझे नहीं बता सकती कि वह कौन है, लेकिन वो सच में बहुत पावरफुल है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरी साइड एम्प्रेस को दिखाया जाता है। एम्प्रेस गुस्से में उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर अपनी लात से अटैक करते हुए कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसकी लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जो नीचे की जमीन होती है उसका सर उस जमीन को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे अपना पसीना पोंछते हुए उसके बारे में सोचता है, ये लेडी सच में बहुत डरावनी है। मैं उसको अपनी असली पहचान नहीं बता सकता हूँ, वरना उस औरत की जगह पर मेरा सर होगा।
जब तानुन ये सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस उस ब्लू हेयर लड़की को मारने के साथ में ही तानुन की तरफ देख के कहती है, और लिटिल गर्ल तुम बताओ। फिर गुस्से में तानुन को घूर के देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे लिए भी यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या तुमको भी उन लोगों ने नहीं भेजा है? तानुन एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपने हाथ खड़े कर देता है और घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके साथ में नहीं मिला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तानुन का लुक क्या झकास का लग रहा है। तानुन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसको घूर के देखती है और फिर देखने के साथ में कहती है, अगर तुम उनके साथ में नहीं मिले हो तो ये बहुत अच्छा है। और इस बात को कहते हुए वहीं पे जमीन पे धड़ाम से नीचे बेहोश होकर गिरने लगती है। जब तानुन देखता है कि एम्प्रेस वहाँ पे जमीन पे गिर गई है बेहोश होके, तो वो तुरंत उनके पास दौड़ के आता है और उनको अपनी बाहों में उठाकर उनको पकड़ के कहता है, एम्प्रेस आपके साथ में क्या गलत है? क्या आप ठीक हैं? और दूसरे साइड में एम्प्रेस बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तानुन वहाँ पे एम्प्रेस को उठा के वहाँ बिस्तर पे रख देता है जहाँ पे वो रोमांस कर रहे होते हैं, और बेड पे रखने के साथ में उनकी तरफ देख रहा होता है और सीक्रेट ट्रेजर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बारे में सोच रहा होता है, एम्प्रेस मेरी इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और दूसरे साइड में सोचता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो ऐसा करना मेरे लिए ठीक है अभी। और इस बात को सोचने के साथ में ही तानुन अपने हाथों को लेता है और एम्प्रेस के बलून की तरफ बढ़ाते हुए मन में सोचता है, ये सच में बहुत बड़े हैं और बहुत टाइट भी है। और जब वो उस नेकलेस को निकाल रहा होता है दोस्तों, तभी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ मेरे को वो मिल गया। तानुन ने जैसी ये बात बोली होती, दूसरे साइड से एम्प्रेस की आवाज आती है, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा अंदर तक टटोला है। जब तानुन ये देखता है कि एम्प्रेस ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो जाग चुकी है, वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं। तभी वो घबराते हुए कहता है, एम्प्रेस आप जाग गई? मैं तो बस आपकी जांच कर रहा था कि क्या आपका दिल अभी भी धड़क रहा है कि नहीं। तानुन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तानुन उसकी केयर कर रहा है बहुत ज्यादा। और तभी वो उसके हाथों को पकड़ के अपने बलून की तरफ घसीट के लाते हुए कहती है, इस समय तुम अपना हाथ ऊपर लाओ, आप ठीक से मेरे बलून की जांच कर सकती हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितनी ठरकी एम्प्रेस है ये। और ये कहने के साथ में ही एम्प्रेस उसको अपने बिल्कुल क्लोज ले आती है और उसके होठों को वहाँ पे प्यार करने लगती है, जिस चीज को सोचने के बाद में तानुन शॉक्ड हो जाता है कि ये औरत फिर शुरू हो गई। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस ने तानुन को बहुत ज्यादा किस किया होता है, बहुत चुमा होता है। जिस चीज को फील करते हुए तानुन अपने मन में सोचता है, वो मेरे को इतना प्यार कर रही है। फिर एम्प्रेस तानुन को प्यार करने के बाद में उसको देखते हुए प्यार से कहती है, तो अब मुझे बताइए छोटी बेले, क्या इस बार तुम पक्का करने में कामयाब रही थी कि नहीं कि मेरा दिल वहाँ पे धड़क रहा है और मैं जिंदा हूँ। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक इतनी मस्त पप्पी लायन ने भी नहीं दी है। फिर तानुन एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मेरी मासूमियत सारी की सारी इस एम्प्रेस ने खराब कर दी। जब तानुन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वो सीक्रेट ट्रेजर को तानुन की तरफ फेंक देती है और उससे कहती है, हालांकि मैं नहीं जानती कि आप ऐसी क्यों हैं और आपको ये चीज किस लिए चाहिए, या देखते हुए कि आप इसे चाहती हैं, ये चीज मैं आपको दे दूंगी। एम्प्रेस के ऐसा करते हुए तानुन शॉक्ड हो जाता है। फिर एम्प्रेस तानुन तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है अब तुम जाओ मेरी लिटिल बेले, क्योंकि ये जगह आपको शोभा नहीं देती है। और इस बात को कहने के साथ में ही वो तानुन की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, क्योंकि मेरे को अभी भी कुछ लोगों की देखभाल करनी है, क्योंकि दोस्तों मारने के लिए जाना है। तानुन उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद में अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है, उसने मुझे ये सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से दे दिया। जब तानुन ये सोच रहा था तभी एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम अभी भी नहीं जा रही हो, अगर तुम सच में जल्दी नहीं गई तो मैं तुमको अपनी बीवी बनाना चाहती हूँ। तानुन उसकी ये बात सुन के घबरा जाता है और तभी एकदम से कहता है, क्या? हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ यहाँ से तुम। जब तानुन वहाँ से जा रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसको बड़े प्यार से घूर के देख रही होती है और तानुन को देखते हुए राल टपकाती है और अपने होठों पे अपनी उंगली को फेरते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़की सच में कितनी जवान और दिलचस्प है। एक बार जब मैं अपने कुछ सीरियस काम निपटा लूंगी तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। एम्प्रेस से एक आइटम लेने के बाद में अब हम एक हो गए हैं, तुम अब मेरी औरत बन गई हो। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं एम्प्रेस तानुन के बारे में इतना सोचते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिल्कुल वो अपना आपा खोने लगती है और तभी वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कहती है, मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड लाओ, मैं खुद जाकर कुछ कचरे को साफ करना चाहती हूँ।
और उनके ये कहने के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको शाइनिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग एक साथ मिल गए होते हैं, जहाँ उन्होंने तय किया होता है लास्ट में मिलने का। वहाँ पे मिलने के बाद में तान्युन, लिंगवा और लायन को वो नेकलेस दिखाता है जो कि सीक्रेट ट्रेजर होता है। उसको देखने के साथ में लायन कहती है, तुमको ये कैसे मिल गया? तान्युन उस नेकलेस को दिखाते बड़ी रंगबाजी में कहता है, जब मैं किसी काम को करता हूँ तो वो आसानी से हो जाता है। अपने जीजा की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दौड़ के अपने जीजा के पास में आकर उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, जीजा जी आप कमाल के हैं, लेकिन जीजा आपको ये सीक्रेट ट्रेजर कैसे हासिल हुआ? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन का मुंह दिखाते हैं दोस्तों, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। फिर लायन को दिखाते हैं। लायन उसकी तरफ बेताबी से देख के कहती है, हाँ तान्युन, मैं भी ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ, बताओ मुझे ये तुमने कैसे हासिल किया? लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होने के साथ में अपने उसी पलों में चला जाता है जब वो एम्प्रेस के साथ में चुम्मा चाटी करवा रहा था दोस्तों। और तभी उस चीज को सोचते हुए अपने मन में सोचता है, जब एम्प्रेस कह रही होती है, चलो मेरे को जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी एम्प्रेस हूँ और तुम मुझे प्यार करते हो। उस चीज को सोचते हुए तान्युन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये बस एक सीक्रेट है, मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। फिर तान्युन अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे कहता है, अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सबसे क्लोज जो सीक्रेट ट्रेजर है कहाँ पर है। और ये कहने के साथ में जो उसके पास में होली रैलिक होता है दोस्तों, जो एम्प्रेस ने उसको नेकलेस दिया था, वो होली रैलिक के पास में ले आता है। और जैसे ही तान्युन उस नेकलेस को उसके पास में लाता है, होली रैलिक वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हमको दिखाया जाता है जो एम्प्रेस का नेकलेस होता है वो होली रैलिक के अंदर जाने लगता है। जब होली रैलिक एम्प्रेस के नेकलेस को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पे फिर से मैप का होलोग्राफिक इमेजेस बन जाता है, जिसको देखते हुए लिंगवा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, ये इंपीरियल सिटी है। जैसे ही लिंगवा ने ये बात बोली होती, लायन उस चीज को देखते अपने मन में सोचती है, ये यहाँ पे तो तान्युन का घर है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक एराई फॉर्मेशन के पास में वही लबादे वाला इंसान खड़ा होता है और उसके पास में 2 गार्ड आते हैं। गार्ड उसके पास आकर उसके आगे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम आर्क बिशप को रिपोर्ट करते हैं, आर्क बिशप मिशन हमारा फेल हो गया है। एम्प्रेस ने जीतने के लिए सीक्रेट ट्रेजर को किसी और को दे दिया है। वो औरत इस समय कहाँ पर है कोई नहीं जानता है। अपने सब ऑर्डिनेट की ये बात सुनने के बाद में वो जो लबादे वाला इंसान होता है, हमको पता चलता है वो एक लेडी होती है। वो गुस्से में उनकी तरफ देख के फायर का अटैक बना के कहती है, तुम लोग बेवकूफ हो, एक काम को भी ठीक से नहीं कर सकते हो और तुम लोग उस काम को करे बिना वापस क्यों आए? आप सचमुच मार्गदर्शन के भी लायक नहीं हो। और उसने ये कहते हुए अपने एक सब ऑर्डिनेट को फायर से अटैक करके और एक सब ऑर्डिनेट को आइस से अटैक करके मार डाला होता है। उसने जैसे उनको मारा होता है तभी दिखाते हैं कोई वहाँ पे आ जाता है और आने के साथ में उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सिटी के शिविर में इतने ढेर सारे चूहे होंगे। और हमको पता चलता है वहाँ पे कोई और नहीं दोस्तों, अपनी एम्प्रेस आ गई होती है, जो कि उसने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे कुछ लोगों को मारना है। और वहाँ पे वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को निकालती है बाहर, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है फूटू वार्निंग स्टेट में जिन फैमिली के मेंशन में से कोई चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया के बच्चे। और हमको पता चलता है वहाँ के पैट्रियाज होते हैं ये, जो कि वहाँ पे अपने सब ऑर्डिनेट के ऊपर गुस्साते हुए कहते हैं कि लाइन को पकड़ने के लिए भेजे गए सभी लोगों को तान्युन ने मार डाला। उनका सब ऑर्डिनेट कहता है, हाँ माय लॉर्ड, यही मामला कुछ होना चाहिए। हालांकि मैंने इसे खुद जाकर नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें सबसे खतरनाक और गंदे तरीके से मारा गया। उनमें से लगभग सभी पर पीछे से हमला किया गया था। अपने सब ऑर्डिनेट की ये बात सुनने के बाद में वो जो मेंशन के लॉर्ड होते हैं वो गुस्साते हुए कहते हैं, तान्युन सिर्फ एक बदमाश है जो बस बुली कर रहा है हम लोगों को। और जिन फैमिली के लॉर्ड वहाँ पे गुस्से में उठ के जाते हुए सबसे कहते हैं, तुरंत सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ और मेरे पीछे पीछे किन फैमिली तक पहुँचे। हमें किन लॉइन की सेलेस्टियल मार्शल स्पिरिट को हासिल करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हम किन फैमिली को खत्म कर देंगे जो हमें करना है। जिन फैमिली के लॉर्ड जैसे तान्युन को वहाँ पे ज्यादा गाली बकते हैं, दूसरे साइड में तान्युन को एकदम से छींक आ जाती है। तान्युन को ऐसे छींकता हुआ देखकर जो उसकी साली होती है तान्युन से पूछती है, जीजा क्या आप बीमार हो गए हैं? आपको हमेशा छींक क्यों आती रहती है? अब इतने लोगों के पिछवाड़े में उंगली करेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है छींक तो आएगी। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ।
और ये कहने के साथ में ही तानियन वहाँ पे अपनी नाक को ऊंची करते हुए कहता है, हमें लगभग मेरे घर पर होना चाहिए। घर पर कुछ लोग हैं जो मुझे याद करते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो लिंगवा की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, इस तरह से मेरी साली को मेरी चिंता कब से होने लगी है। मुझे अभी भी उसकी धोखा देने वाली आदतों के बारे में याद है। जब तानियन लिंगवा के बारे में मन में बुराई कर रहा होता है, तभी लिंगवा उसकी तरफ देख के कहती है, जीजा जी, क्या टैंग फैमिली खत्म नहीं हुई है? तो यहाँ सिर्फ आप हैं और आपका घर है। दुनिया में आपकी फैमिली के लोग कहाँ हैं? लिंगवा की इस तरह की बात सुनने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है, लिंगवा, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा कहती है, जीजा जी, मेरा मतलब ये नहीं है और आप मुझे गलत मत समझिएगा। लिंगवा जैसे ही कुछ आगे और कुछ बोलने वाली होती है, तभी उतने में दिखाते हैं लायन को। लायन उसका वहाँ पे मुंह बंद कर देती है और साथ में तानियन से कहती है, तानियन, तुम गुस्सा मत हो, लिंगवा अभी भी एक छोटी बच्ची है। लायन की ये बात सुनने के बाद में तानियन वहाँ पे चलते हुए पलट के उसकी तरफ देख के हंस के कहता है, हाँ हाँ ठीक है, क्या अब तुम मेरे पास नहीं हो? तो इसीलिए मैं अब अकेला नहीं हूँ। तुम दो सुंदर औरतें मेरे साथ में रहती हो, तो इसीलिए अब चलो मेरे साथ घर तक, फॉलो करो मुझे। तानियन की ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं। लायन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, ओ मेरी जान तानियन, तुम कितने अच्छे हो। और दूसरे साइड में लिंगवा को दिखाते, वो भी वहाँ पे ब्लश करने लगती है अपनी जीजा की बात सुन के। और तभी वो कहती है, जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है इंपीरियल सिटी का, टैंग फैमिली के रेसिडेंस। उस रेसिडेंस में कोई ताला लगा रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके मार्केट की तरफ आ जाता है, जहाँ पे कोई चिल्ला के कह रहा होता है, फ्रेश मीट ले लो, चर्बी वाला, चाहे रूखा पीस हो, हड्डियों और मांस के साथ, मेरे पास बहुत ढेर सारी पसलियां भी हैं। वो आदमी जैसे ही वहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है, तभी उतने में वहाँ कोई आते हुए कहता है, अंकल, मुझे 2 बीफ दे दो। उस आवाज को सुनने के बाद में वो मीट वाला आदमी खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, क्या तुम ज़ियारो नहीं हो? क्या तुम आज भी अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हो? और हमको पता चलता है उस मीट वाले को एक बहुत सुंदर लड़की ने आवाज दी होती है। और तभी वो लड़की उस मीट वाले की बात सुन के कहती है, अंकल, आज मेरा बर्थडे है। उसकी बात सुन के मीट वाला हंसते हुए कहता है, जियाओ राव, आप अपनी फैमिली में बस एक लास्ट पर्सन बचे हुए हैं। आपको उस खाली पड़े हुए घर में अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और जल्दी से तुमको एक सुंदर सा लड़का ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की उससे कहती है, अंकल, मैं हमेशा तानियन के लिए ही रही हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? और दोस्तों, यहाँ पे एक और नया पार्ट तानियन का खुल गया है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में मीट वाला आदमी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस कमीने तानियन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके पास बाहर जाने कितनी औरतें हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं और तानियन में मार्शल स्पिरिट भी अवेक हो सकती है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे जितना उसने मीट मांगा होता है उसको वहाँ पे रेडी कर रहा होता है और साथ ही वहाँ पे कहता है, तानियन की फैमिली का वंश नॉर्मल नहीं है। एक बार जब वो लोग योद्धा बन जाते हैं तो उसे एक नॉर्मल पर्सन में क्यों दिलचस्पी होगी? उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव वहाँ पे ब्लश करके उससे गुस्साते हुए कहती है, अंकल, आपको तानियन के बारे में इस तरह से बातचीत करने की परमिशन नहीं है। तानियन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। और ये कहने के साथ में वहाँ पे वो प्राउड होते हुए कहती है, आखिरकार मैं उसकी इतनी सुंदर और प्यारी वाइफ हूँ जो उसके लिए इंतजार कर रही है। जिया राव की ये बात सुनने के बाद में वो मीट वाला व्यक्ति उसको मीट देते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसने तुमको कौन सी जड़ी बूटी पिला दी है या देख कर कि आपने अपने आप को बेच दिया उसको। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जिया राव को दिखाते हैं, वो वहाँ पे ब्लश करके शॉक्ड हो जाती है कि इन्होंने ये बात क्या बोल दी। फिर जिया राव मीट वाले से पूछती है, अंकल, मैं इसका कितना रुपया दूं आपको? वो मीट वाला धीरे से कहता है, ये आपके जन्मदिन का गिफ्ट है। अगर मेरी बीवी ने मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी करो और यहाँ से जाओ तुम। उस मीट वाले की ये बात सुनने के बाद में जिया राव अगल बगल देख रही होती कि कहाँ इसकी बीवी है और फिर अंकल की तरफ देखकर बड़े खुशी के मारे स्माइल करते हुए कहती है, अंकल, आपका इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमको टैंग फैमिली का रेसिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की घर पे आ गई होती है और वहाँ आने के साथ में ही वो अपने बर्थडे पे अपने लिए प्रेयर करते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ तानियन कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ बने रहो और तुम बहुत लकी रहो और आगे यह मेरे जन्मदिन के गिफ्ट के लिए यूज करने का समय है। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वहाँ पे उछलना शुरू कर देती है खुशी के मारे। और तभी वहाँ पे उस बेड के ऊपर बहुत ज्यादा उस तकिए को पकड़ के रोल करते हुए कहती है, तानियन, तानियन, आई लव यू, आई मिस यू तानियन। और फिर उस तकिए को प्यार करते करते जब थक जाती है तो गहरी सांस लेती है, उफ, आज सच में मैंने तानियन को बहुत ज्यादा प्यार कर दिया।
और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे रेस्ट करने की तैयारी करने लगती है रात में, और वो अपने बालों से पिन निकालती है और उस हेयर पिन को देखते हुए कहती है, तान्युन आप अभी कहाँ पर हैं? क्या तुम समय पर खाना खा पाते हो? और ये कहते हुए ब्लश कर रही होती है और फिर वहाँ पे अपने सोने की तैयारी करते हुए लास्ट में वो प्रेयर करती है, मेरे बर्थडे की विश है कि मैं तान्युन के साथ में हमेशा रहूं और हम दोनों बहुत खुशहाल जीवन बिताएं। एक बार भी जब मैं तान्युन के पास लौटती हूँ तो वो मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर ले। और जैसे उसने ये बात बोली होती तभी वहाँ गेट पे ठक 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 हो रहा होता है और साथ ही वहाँ पे आवाज आती है, कोई है यहाँ पर? उस गेट पे ठक ठक की आवाज सुनने के बाद में एकदम से जियारू को दिखाते हैं। वो वहाँ पे खड़ी होकर भाग के आगे जाते हुए कहती है, आ रही हूँ, कौन है? और भाग के जाते हुए उस रेसिडेंस का लॉक को खोलते हुए अपने मन में सोचती है, इतनी देर रात में आना, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ बुरे लोग हो यहाँ पे? और इस बात को सोचते हुए वो थोड़ा सा गेट खोल के कहती है, कौन है? और वो जैसे ही सामने देखती है वो ब्लश करके एकदम शॉक्ड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई और नहीं होता है दोस्तों, तान्युन आया होता है। और तान्युन वहाँ पे आने के साथ में ही जियारू से पूछता है, मिस क्या आप तान्युन की फैमिली से हैं? लेकिन जियारू वहाँ पे उसको देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम स्टन हो जाती है, जम जाती है दोस्तों। और तभी तान्युन उसके सामने हाथ हिला के कहता है, मिस क्या आप मेरे को सुन सकती हैं? क्या हुआ आपको? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियारू को दिखाते हैं, वो उसको देख के अपने मन में सोचती है, तान्युन पहले ही मेरे को भूल चुका है, उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। इस चीज को सोचते हुए वो बहुत ज्यादा अंदर से एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या कहे। जियारू जब इस तरह से एकदम स्टन हो जाती है तभी लिंगवा उसकी तरफ देख के कहती है, जीजा जी क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की बहरी हो? लिंगवा बकवास बातें करना बंद करो। जियारू वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी भी थोड़ा कम दिमाग वाली हूँ। आप कौन हैं? तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में उससे कहता है, मैं तान्युन हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी साली लिंगवा है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं जियारू को, वो बहुत ज्यादा अंदर से शॉक्ड हो जाती है और जो उसकी पिन होती है वो उस पिन को अपने हाथ में भोंक लेती है। फिर जियारू अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या तुम्हारी बीबी है? फिर तान्युन उससे कहता है, ये रेसिडेंस देखा जाए तो वो मेरा घर था, लेकिन जब मैं सच में छोटा था तब मैंने इसे छोड़ दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह बेचा गया है या नहीं। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन अपने घर पे आने के बाद में उस लड़की से कहता है, मिस आपको इतनी रात में परेशान करने के लिए हमें खेद है, क्या टैंग फैमिली में कोई बचा है? उस टाइम में मेरी फैमिली में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उस समय मैं क्विंगलिंग जियानफू में था और वहाँ से नहीं जा सका और मुझे अफसोस है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है, तो ये सच में आप हैं यंग मास्टर? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यंग मास्टर? फिर जियाओराव उसको बताते हुए कहती है, मैं वो सर्वेंट लड़की हूँ जिसे टैंग फैमिली के पैट्रियार्च ने खरीदा था। लड़ाई के बाद उन्होंने मुझे घर की देखभाल करने और आपका इंतजार करने के लिए यहाँ रुकने के लिए कहा था। तान्युन जियाओराव की बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, तो आप एक सर्वेंट लड़की हैं जिसे मेरे फादर पीछे छोड़ गए थे, सच में आप बहुत अच्छी हैं। मैं वास्तव में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अगर मेरे फादर ने सारी संपत्ति को बेच दिया तो मैं क्या करूँगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव उसको रास्ता दिखाते हुए कहती है, अब जल्दी करिए और अंदर आ जाइए यंग मास्टर, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। और ये कहने के साथ में तान्युन को लेके वो अंदर की ओर आ रही होती है। तभी वहाँ को देखते हुए तान्युन कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, वैसे आपका नाम क्या है? तान्युन की बात सुनने के बाद में वो लड़की बताती है, हाँ यंग मास्टर आप मेरे को जियाओराव बुला सकते हैं। जियाओराव की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, जियाओराव पिछले कई साल आपके लिए बहुत कठिन रहे होंगे ना? जियाओराव तान्युन की ये बात सुनने के बाद में पलट के उससे कहती है, यंग मास्टर आपका इस बात का कहने का मतलब क्या है? मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े घर की देखभाल केवल एक पर्सन द्वारा करने के लिए उसे कम से कम कुछ और लोग देने चाहिए थे, और इसके अलावा तुम एक लड़की हो, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। हाँ ये सही है, मेरे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे आपको कितना वेतन देते थे वो? मैं अब अमीर हूँ, मैं इसे आपको 2 गुना बढ़ा के दूंगा, आप मेरे को बताइए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव स्माइल करते हुए उससे कहती है,
आपका ये चीज कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी चीजें ठीक हैं, ये सच में बहुत अच्छा है। और हाँ, क्या यंग मास्टर को अभी भी टैन फैमिली में से कोई याद है? जियाओ राव की ये बात सुनने के बाद में तान्युन अपने दिमाग पे जोर डालते हुए सोच रहा होता है और तभी कहता है, मैं लगभग सब कुछ भूल चुका हूँ, बहुत समय हो गया है। जब मैं निकला तो मेरी उम्र कितनी थी? तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते लाइन को। लाइन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए जियारू से कहती है, जब मैंने पहली बार तान्युन को देखा तो आप लगभग 6 साल के थे और उस समय भी आपकी नाक बह रही थी। लाइन की इस तरह की बात को सुनने के बाद में तान्युन शर्माते हुए लाइन से कहता है, हे लाइन, ऐसी शर्मनाक बातें सामने मत लाओ, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। जब वो लोग आपस में ये बात बोल रहे होते हैं तभी दिखाते हैं जियाओ राव को। जियाओ राव वहाँ पे स्माइल करते हुए तान्युन से कहती है, यंग मास्टर इधर आइए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में हॉल में चलते हैं। आपने अभी भी खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, नहीं रुक जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तान्युन जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला होता है तभी दिखाते लाइन उसके हाथ पे हाथ रखते हुए उसको रोक देती है और साथ ही उसके पास आके स्माइल करते हुए तान्युन से कहती है, तान्युन आप और लिंगवा पहले हॉल में जाइए, मैं जियाओ राव की मदद करने जाऊंगी। लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन और लिंगवा दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तभी तान्युन लिंगवा से बोलता है, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हमने ये नहीं कहा कि अभी हम रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खा के आ रहे थे? और ये कहने के साथ में हमारा सीन जियाओ राव की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो खाना पका रही होती है और वहाँ पे बहुत धुआं उठ रहा होता है और वहीं पे लाइन आने के साथ में कुछ ब्रेड्स के टुकड़े काट रही होती है। तान्युन की दोनों वाइफ्स अगल बगल खड़ी होती हैं, लेकिन लाइन को नहीं मालूम होता है कि ये इसकी वाइफ है। जियाओ राव इस चीज से बहुत दुखी होती है कि तान्युन ने वहाँ पे शादी कर ली है और तभी वो रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता तान्युन, तुमने कैसे किया? तान्युन को कोई और मिल गया है और उसके पास उसके लिए उसकी वाइफ है और मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे उसको बधाई देनी चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने मन ही मन में रो रही होती है। जियाओ राव फिर कहती है, भले ही तान्युन हमारी अरेंज मैरिज को भूल गया हो तो भी कोई बात नहीं, और इसके अलावा मार्शल स्पिरिट के अवेक करने के बारे में बात भी नहीं कर रही हूँ और मैं एक वॉरियर नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरे को पैट्रियार्च ने बचाया था, भले ही मैंने उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी। जब वो इस तरह से ऐसे रो रही होती तभी दिखाते हैं लाइन उसके पास में आके उसको एक रुमाल देते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? लाइन ने जैसे ये चीज करा होता है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और शॉक्ड होके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूल्हे में से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा था और उससे मेरी आंखों में जलन पैदा हो रही है, तभी मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। लाइन उसकी बात सुनने के बाद में रुमाल देते हुए उससे कहती है, तो अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गहरी सांस लेते हुए जियाओ राव से कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए 1 मिनट के लिए आराम कर लीजिए, मैं सब्जियां काट दूंगी। जब लाइन वहाँ पे सब्जियां काट रही होती है तभी दिखाते हैं जियाओ राव हैरान होते हुए लाइन से पूछती है, क्या आपकी और तान्युन की दोनों की मार्शल स्पिरिट अवेक हो चुकी है? उसकी ये बात सुनने के बाद में लाइन उससे कहती है, हाँ, और मेरी बहन भी सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट की है। जिसको सुनने के बाद में जियाओ राव हैरान हो जाती है और तभी वो अपने मन में कहती है, सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट, ये लोग तो बहुत हाई रैंक वाले हैं। जब वो इस बारे में सोच ही रही होती तभी दिखाते लाइन वहाँ पे स्माइल करते हुए से कहती है, हाँ ये बात सही है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि जब तान्युन छोटा था तो वह कैसा था? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि सारी फैमिली वहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए आ गई होती है। क्या बात हुई इन लोग के दोनों के बीच में दोस्तों अभी नहीं बताया गया है। जब वो लोग सब खाना खा रहे होते हैं तभी जियाओ राव वहाँ पे खड़ी होती है, जिसको देखने के साथ में तान्युन उससे कहता है, जियाओ राव हमारे साथ खाना खाओ क्योंकि खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओ राव वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं युवा मास्टर के खाना खत्म करने का इंतजार करूंगी। तभी तान्युन उससे कहता है, मेरे फादर और उन बूढ़े सारे लोगों के जो नियम थे उनके बारे में तुम चिंता मत करो, खाना गर्म होने पर ही खाओ, हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। जब वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं तभी दूसरे साइड में लिंगवा को दिखाते हैं, एक नंबर की भुक्कड़। वो वहाँ पे खाना खाते हुए कहती है, जियाओ राव आप सच में बहुत लजीज खाना बनाते हैं, यह चिकन सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन ने जियाओ राव को अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लिया होता है और उसके प्लेट में कुछ देते हुए कहता है, चलिए इसे खाइए। और जियाओ राव भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, थैंक यू।
जियाओराव ने जैसे ही पहला कौर खाया होता है खाने के लिए, उसके आंख से खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं और तभी वो रोते हुए मन में सोचती है, आखिरकार मुझे अपना खाना खाने के लिए तान्युन मिल ही गए। ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है और मैं आशा करती हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रह सकती हूँ। तान्युन जब ये देखता है कि जियाओराव वहाँ पे खाना खाते हुए रो रही है, तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है उससे, जियाओराव आप रो क्यों रही हैं? क्या खाने को ढंग से पकाया नहीं गया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव अपने आंसुओं को पोंछते हुए हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं युवा मास्टर के लिए इतनी देर तक इंतजार करने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसीलिए मेरे आंख में आंसू आ गए खुशी के कारण। इस चीज को सुनने के बाद में तान्युन शॉक्ड हो जाता है और तभी उससे कहता है, मेरे फादर सच में बहुत बदतमीज थे। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोगों को काम पर रखूंगा, तब तुम्हें इतना थकना नहीं पड़ेगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव ब्लश करके स्माइल करते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीजों को खुद कर सकती हूँ और ये सारा काम मुझे खुद ही करने की आदत है। और फिर कहती है, अरे हाँ मैं आपसे पूछना ही भूल गई, यंग मास्टर आप वापस क्यों आए हैं? उसकी बात सुनने के बाद में तान्युन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अरे लो मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, अगर तुम मुझसे ये ना पूछती तो मैं भी तुम्हें बताना भूल जाता। फिर तान्युन जियाओराव से पूछता है, जियाओराव क्या मेरे फादर ने कभी आपको किसी सीक्रेट रास्ते या कमरे के बारे में बताया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जियाओराव ब्लश करने लगती है और शॉक भी हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और इंपीरियल गेट पे आ जाता है, जहाँ पे गार्ड पहरा देते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कौन हो और हम पर अटैक क्यों कर रही हो? तभी दूसरा गार्ड चिल्ला के कहता है, भागो जल्दी यहाँ से भागो। उसने जैसे ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं जो दूसरा पर्सन होता है जो उनके ऊपर मारने आया होता है, उसने उसको मार दिया होता है और साथ ही उसको मारने के बाद में उसकी छाती के ऊपर पैर रख के वहीं पे खड़ी होती है। और हमको पता चलता है लास्ट एपिसोड में एम्प्रेस ने जिसके ऊपर अटैक किया था ये वही लड़की होती है और अपने मन में कहती है, सुसमाचार की पुस्तक में जैसा गाइडेंस के हिसाब से बताया गया है, सीक्रेट ट्रेजर इस सिटी में ही है, मुझे जल्दी करना होगा और उसको ढूंढना होगा। उस लेडी ने जैसी ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं उस लेडी के मुंह से एकदम भल्ले से खून निकल आता है और फिर हमको लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस ने उसको बहुत ज्यादा दौड़ा के मारा होता है, जिस चीज के कारण उसके बहुत जख्म हो गए होते हैं इंटरनल। और तभी वो मन में कहती है, लानत है, अगर वो पागल औरत वहाँ पर नहीं आती तो मुझे इतनी ज्यादा भयानक चोट नहीं लगती। और ये कहने के साथ में वो अपने आप को संभाल लेती है और दूसरे साइड में उस ट्रेजर की खोज के लिए आगे निकल रही होती है और अपने मन में कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी और सीक्रेट ट्रेजर को जल्दी से खोजना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा तान्युन के घर पे आ जाता है। वहाँ पे वो लोग एक मशाल को जलाते हैं और जियाओराव उसको रास्ता दिखाते हुए उससे कहती है, सिर्फ यही एक प्लेस ऐसा है जिसके बारे में पैट्रियार्च ने कुछ नहीं बताया था। वो जो आप पूछ रहे हैं वो जगह यही थी। मुझे नहीं पता था कि ये एक सीक्रेट रूम है जिसके बारे में युवा मास्टर पूछ रहे हैं। और तभी ये कहने के साथ में वो एक दीवार के पास में आ जाती है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए एक ईंट को अंदर की ओर पुश करते हुए कहती है, हाँ वो मुझे मिल गया। जियाओराव ने जैसे ही वहाँ पे उस ईंट को पुश करा होता है वहाँ पे एक सीक्रेट रूम अपने आप अपेयर हो जाता है, जिसके अपेयर होने के साथ में ही वो लोग उस रूम में देख रहे होते हैं कि अंदर क्या है। जियाओराव उस रूम को दिखा के स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, वो रूम यहीं पर है, यंग मास्टर अंदर आप जाकर देख सकते हैं। और ये कहते हुए वो उस मशाल को आगे रखकर उनको रास्ता दिखाते हुए अंदर की तरफ ला रही होती है। वो लोग जैसे अंदर आते हैं कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी तान्युन कहता है, ये तो। और दोस्तों हमको पता चलता है जियाओराव ने वहाँ पे उस रूम में सब्जियां छुपा के रख दी होती हैं, जहाँ पे बंद गोभी और आलू के बॉक्सेस खूब ढेर रखे होते हैं। उन सब्जियों के बारे में जियाओराव बता के हंसते हुए कहती है, अरे मेरे को ऐसा लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे सब्जियों के रूम की तरह यूज किया है। हेलो गाइस, आपको एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जियाओराव ने जितनी भी सब्जी वहाँ पे रखी होती हैं, तान्युन वहाँ पे उन आलू के बॉक्सेस को उठा के किनारे की तरफ रख रहा होता है और हमको बाद में पता चलता है उस बॉक्सेस के पीछे एक एराई फॉर्मेशन होता है दोस्तों, जिसको देखने के बाद में तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तान्युन उस एराई फॉर्मेशन के पास में आकर उसको देख के अपने मन में सोचता है, इस पत्थर में एक गैप है जो कि चाबी के टुकड़े के समान के आकार का है।
तानुन जैसे ही वहाँ पर चाबी को ढूंढ रहा होता है तभी लिंगवा वहाँ पर उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, जीजा जी जल्दी करिए, उस चाबी के टुकड़े को अंदर से बाहर निकालिए। तानुन भी उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कर तो रहा हूँ। जब वो लोग इस चीज को कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं जियाओ राव को। जियाओ राव वहाँ पे जो फॉर्मेशन बना होता है उसमें कुछ सील होती है जिसको क्रैक कर देती है, और उसने जैसे ही इस चीज को करा होता है जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत ढेर सारी ब्राइट रोशनी निकलने लगती है, जिस चीज के कारण उन लोग सामने भी देख नहीं पा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलिक्सर आ जाता है दोस्तों, जो कि देखने में एक पेड़ की टहनी के समान होता है। तानुन उसको देखने के बाद में कहता है, ये क्या है। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो ऊपर की जगह होती है वो एकदम से क्रैक होना शुरू हो जाती है। वहाँ से खूब ढेर सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ खूब धमाका होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे तानुन के सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसको देखने के साथ में तानुन सब लोगों को अपनी तरफ घसीट लेता है और वहाँ से उन लोग को बचाने के साथ में तानुन उनको घसीट के पीछे की तरफ ले आता है। फिर हमको पता चलता है ये वही औरत होती दोस्तों जिसने कि एम्प्रेस के ऊपर अटैक करवाया था और एम्प्रेस ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। इस इविल लेडी ने उस ट्रेजर को हासिल कर लिया होता है और उसको अपने हाथ में लिए हुए हंसते हुए कहती है आखिरकार मेरे को वो ट्रेजर मिल गया। जब तानुन उसको देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम कौन हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो इविल लेडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, दरअसल अगर देखा जाए इस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढने में आप मुझसे एक कदम आगे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस फेवर को चुराना चाहते हो जो अल्लाह ने मुझे दी है। मैं इसकी अनुमति तुमको नहीं दे सकती हूँ। और ये कहने के साथ में ही वो लेडी तानुन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अब तुम मर जाओ। उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी लायन चिल्ला के बोलती है, तानुन जरा संभल कर। और जिया राव भी चिल्लाती है, यंग मास्टर संभल कर रही है, वो आप पर अटैक करने वाली है। लायन ने जैसी ये बात बोली होती वो तुरंत वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए तानुन के सामने आ जाती है और जो उसने अटैक किया होता है उसको डिफेंस कर लेती है। और डिफेंस करते हुए मन में सोचती है, सच में जो इसका प्रेशर है बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है लायन ने वहाँ पर अपनी आइस फिनिश की पावर को यूज करते हुए एक आइस वॉल बना दिया होता है। उस आइस वॉल को देखने के बाद में इविल लेडी लायन से कहती है, तो तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट मार्शल स्पिरिट है और ये काफी अच्छी रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में लायन तानुन की तरफ देख के चिल्ला के कहती है, तानुन जल्दी से यहाँ से निकलो, जियाओ राव को लो और बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ पर नहीं लड़ सकती, ये कमरा बहुत ज्यादा कमजोर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन तुरंत रेडी हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। तानुन जियाओ राव को अपनी गोदी में उठाते हुए कहता है, जियाओ राव कसकर पकड़ो, लिंगवा मेरे साथ में जल्दी चलो। लिंगवा उसकी बात सुनकर अपने जीजा जी के साथ में आ जाती है तुरंत। जब वो बुरी लेडी देखती है कि वो लोग भागने वाले हैं तभी वो गुस्साते हुए कहती है, क्या आप सोचते हैं कि ऐसी बर्फ की दीवार मुझे रोक सकती है। उसने जैसे ये बात बोली होती है अगले पल ही हमें दिखाया जाता है उसने अपने एक हाथ के अटैक से जो लायन ने वहाँ पर अपनी आइस फिनिक्स से वॉल खड़ी करी होती है उसको वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी हमें पता चलता है तानुन ने वहाँ पे उन लोगों को बचाते हुए उस सीक्रेट रूम से बाहर ले आता है। फिर तानुन वहाँ पे लाने के बाद में जियाओ राव को नीचे उतारता है। तभी जियाओ राव कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। तानुन उसकी ये बात सुनकर उससे कहता है, अभी बहुत खतरनाक कंडीशन चल रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसको वहाँ पे छोड़ने के बाद में तानुन वापस पीछे पलटता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अंदर से बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। तभी तानुन वहाँ पे चिल्ला के कहता है, लायन हम बाहर आ गए हैं, जल्दी करो, तुम भी बाहर निकल आओ। तानुन की ये बात सुन के लायन वहाँ पे अलर्ट हो जाती है और उसकी तरफ देखती है और अगले पल ही दिखाते लायन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए भागती हुई ऊपर की तरफ निकल रही होती है। जब वो लेडी देखती है कि वो लड़की वहाँ पे भाग के जा रही है तभी वो उसको फॉलो करते हुए चिल्ला के कहती है, क्या आपको लगता है कि आपका बाहर निकलना मददगार होगा। उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं तानुन लायन का अटैक यूज करते हुए कहता है, आइस लुआन, जिसको सुनने के बाद में वो लेडी शॉक्ड हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं तानुन जंप लगाकर आसमान की तरफ से उसके ऊपर स्लैश मारने वाला होता है और अगले पल ही तानुन वहाँ पर लायन की मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस इविल लेडी के ऊपर वहाँ पे आइस स्लैश लगा देता है। तानुन का आइस स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस लेडी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो वहाँ पे बुरी तरह से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और उसके कपड़े वहाँ पे फटने लगते हैं तानुन के पावर से।
तान्युन के अटैक के कारण वो लेडी वहाँ पे घायल होकर वहीं बैठ जाती है और तभी तान्युन उसकी तरफ तलवार करते हुए उससे कहता है, अब मेरी बात को मानो और खुद को मेरे को सौंप दो या मरने को तैयार हो जाओ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो एविल लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी गुस्से में कहती है, तुम कमजोर लोग सोचते हो कि तुम मेरे को मार सकते हो। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसकी मार्शल स्पिरिट को जैसे वो रिलीज करती वहाँ पे जितने भी उसके जख्म होते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तान्युन उस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो रिकवरी मार्शल स्पिरिट है एक। जैसे कि आपने एक एपिसोड में मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास में रिकवरी देखा था, वैसे ही मैजिक की यूज कर रही है। वो अपने जख्मों को वहाँ पे हील करने के साथ में ही तान्युन के ऊपर फायर से बना हुआ एक अटैक करते हुए कहती है, फायर फिस्ट। तान्युन इस तरह के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के थोड़ा घबरा जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, क्या ये भी बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट को यूज कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी तरह मार्शल स्पिरिट को कॉपी कर सके? दूसरे साइड में लायन उस अटैक को देखने के साथ में अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, ये अटैक बहुत करीब जा रहा है तान्युन के। ज़ियाओराओ भी उसके ठीक पीछे खड़ी है, तो इसी कारण से तान्युन वहाँ से बच के हट नहीं सकता है। जब लायन ये सब चीजें सोच लेती तभी वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहती है, सीक्रेट स्वॉर्ड मून। और तान्युन के सामने आकर अपने स्लैश को उस इविल लेडी के स्लैश के अपोजिट डायरेक्शन से लगा देती है और एक तरफ आग और एक तरफ आइस दोनों आपस में टकराती हैं। लेकिन तभी एकदम से लायन को उसके अटैक में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है और तभी लायन उसके अटैक को फील करते हुए मन में सोचती है, इस आग का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। लायन जैसे ही वहाँ पे उस चीज को फील करती है तभी दिखाते हैं दूसरे साइड से वो इविल लेडी फिर से अपने दूसरे अटैक को रेडी करते हुए लायन के ऊपर स्लैश लगा देती है। लायन उसके फायर मार्शल स्पिरिट के विरुद्ध किसी तरीके से अपनी आइज मार्शल स्पिरिट से डिफेंड कर रही होती है। तभी वो लेडी हंसते हुए कहती है, तुम लिटिल गर्ल इतना खराब भी नहीं कर रही हो। किन फैमिली ने सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है? लायन उसकी ये बात सुन के गुस्साते हुए कहती है, इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लायन उस इविल लेडी के अटैक को डिफेंस करते हुए अपने मन में सोचती है, विंट्री मून स्किल की जो आइज है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है, मैं बहुत देर तक इसके अटैक को डिफेंस नहीं कर पाऊंगी। जब वो इविल लेडी देखती है कि लायन ने उसके अटैक को डिफेंस कर लिया होता है तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूरती है और लायन के ऊपर अपनी दूसरी स्किल को अटैक करते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम इसे झेलो, मार्शल स्पिरिट थंडर गॉड। इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती उसके साथ में ही वो अपने एक हाथ को पीछे की तरफ कर लेती है, जिस चीज को देखने के साथ में जॉकिंग थोड़ा घबरा जाती है कि अब ये कौन सी स्किल यूज करने वाली है। और साथ ही दिखाते हैं उसके हाथ पर वहाँ पे खूब ढेर सारी बिजलियां इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस इविल लेडी ने अपने हाथ में बहुत ढेर सारे थंडर को इकट्ठा कर लिया होता है और जैसे वो अपने हाथ को आसमान की तरफ ऊपर करती है तभी वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, थंडर एक्सप्लोजन। और वहाँ पे बहुत ढेर सारी थंडर उसके हाथ के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। लायन जैसे ही देखती है उसने दूसरी स्पिरिट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, वो शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है और तभी वो उसके अटैक से बचने के लिए जंप लगा के थोड़ा पीछे हो जाती है और उस इविल लेडी का अटैक जॉकिंग के बहुत क्लोज से निकल जाता है। जब तान्युन इस चीज को देखता है तो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, लायन वहाँ से हट जाओ तुम। तान्युन ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उस इविल लेडी को। उस इविल लेडी ने अलग ही तरह की मार्शल स्पिरिट को यूज करा होता है, उसने आइस के साथ में थंडर को मिक्स कर दिया होता है और तभी लायन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम मेरे लॉर्ड की पावर का एक्सपीरियंस करो, देखो कितनी खतरनाक है पावर ये। और ये कहने के साथ में ही उस इविल लेडी ने जमीन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन पे आइस फैलने के साथ में पूरी जमीन पे थंडर भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो आइस जैसे ही जॉकिंग के पास पहुंचती तुरंत वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ढेर सारी बिजलियों से अटैक हो जाता है और जॉकिंग वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाती है, आह। और तभी वो इविल लेडी कहती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। उस इविल लेडी का वहाँ पे लायन के ऊपर से अटैक खत्म होने के बाद में हमको दिखाया जाता है लायन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके चारों तरफ से बिजलियां निकल रही होती हैं और लायन वहाँ पे बुरी तरह से तड़प रही होती है दर्द के मारे। तभी वो इविल लेडी लायन को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, मैं इसे अब देख रही हूँ, मेरे लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल और अद्भुत थे। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से तान्युन ने वहाँ पे अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस लेडी के चारों तरफ चेन को बांध दिया होता है। जैसे वो लेडी तान्युन के फॉर्मेशन से चेन में बंधने लगती है तभी वो देख के कहती है, क्या ये तो एक फॉर्मेशन है।
और दूसरे साइड से हमें दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे अपनी शेडो स्किल का यूज करते हुए एकदम उसके क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर गुस्से में अटैक करते हुए कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरी बीवी को छू सकती हो, अब तुम मरो। वो इविल लेडी जैसे ही तान्युन को देखती है अपने पास एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ये इनविजिबल मार्शल स्पिरिट को भी यूज कर सकता है? इस आदमी में मल्टीपल मार्शल स्पिरिट क्यों है? जब वो इविल लेडी देखती है कि तान्युन की तलवार एकदम उसके गले के पास आ गई होती है, तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तलवार को पकड़ लेती है और तान्युन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, लड़के, तुम्हें यहाँ हीरो बनने से पहले अपनी ताकत को देख लेना चाहिए कि तुम कितने ताकतवर हो। ये कहते हुए वो इविल लेडी तान्युन की तलवार को पकड़ के अपने साइड में घसीट रही होती है, जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन शॉक्ड होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से पकड़ लिया। तान्युन को इविल लेडी अपनी तरफ घसीटते हुए एक लात मार के कहती है, तुम बहुत कमजोर हो। फिर वो लेडी तान्युन को लात मारने के साथ में अपने मन में कहती है, आप अभी भी अपने मार्शल सिस्टम को यूज करने में कुशल नहीं हैं, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट है। मुझे आपकी बैकग्राउंड की जांच करनी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप अभी हाल ही में अवेक हुए हैं। उस इविल लेडी ने जैसे तान्युन को लात मारी होती है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, तान्युन सीधे दूसरे साइड के वॉल की तरफ जाकर सीधे धड़ाम से लड़ता है और साथ ही इविल लेडी अपने हाथ में कुछ स्पाइक्स को निकाल लेती है और स्पाइक को निकालने के साथ में ही तान्युन की तरफ फेंक देती है। वो सारी की सारी स्पाइक्स तान्युन की तरफ जा रही होती हैं और जाते हुए उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में जाके गड़ जाती हैं और उसको वहीं दीवार के साथ में टांग देती हैं। जैसे वो स्पाइक्स तान्युन के हाथ और पैरों में जाके गड़ती हैं, तान्युन को बहुत दर्द होता है और तभी तान्युन वहाँ पे चिल्ला देता है, आह! जब लाइन ये देखती कि तान्युन को उस लेडी ने वहाँ पर स्पाइक के साथ में लटका दिया है, वो देख के घबराते हुए चिल्ला के कहती है, तान्युन संभल कर। फिर वो इविल लेडी तान्युन के पास आकर तलवार उसकी गर्दन पे लगाते हुए कहती है, तो ठीक है, अब मुझे बताओ आपके पास इतनी ढेर सारी मार्शल स्पिरिट कैसे हैं? तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में वहीं पे जख्मी हालात में हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे पूछ रही हो। तान्युन के इस तरह के हंसी को देखने के बाद में वो लेडी गुस्सा जाती है और साथ ही उसके एक कांधे पर अपनी तलवार को भोंकते हुए कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी कि आपको मार्शल स्पिरिट कहाँ से मिली है? उस लेडी ने जैसे तान्युन के कांधे पे अपनी तलवार को भोंका होता है, तान्युन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे चिल्लाने लगता है। लेकिन तान्युन अपना कठोर लौंडा वो इतनी पिघलने वाला नहीं था और तभी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके फिर से उसकी तरफ देख के स्माइल करके कहता है, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? तुम मुझसे विनती करो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो इविल लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और साथ ही गुस्से में उसकी तरफ अपनी तलवार को तानते हुए कहती है, सुन बे लड़के, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, मैं तुमको वापस ले जाऊंगी और तुम्हारे मरे हुए शरीर से ये सब पता लगा लूंगी। और दोस्तों ये जो इविल लेडी का आर्मर है ये कुछ अलग तरह से है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से औरतों का आर्मर बनाया जाता है यार। कभी ऊपर से नीचे की तरफ खाली छोड़ देते हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ खाली छोड़ देते हैं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में लाइन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। तान्युन के ऊपर जैसे वो लेडी अटैक करने वाली होती है तभी तान्युन वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, धत तेरे की, क्या इसी तरह से मेरा अंत होना है? उस लेडी ने जैसे उसके ऊपर अटैक करा होता है तुरंत दिखाते वहाँ पर बहुत ढेर सारे खून के छींटे उड़ते हैं। उस खून के छींटों को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी तान्युन को दिखाते हैं, तान्युन की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं और हमें पता चलता है वो जो इविल लेडी ने अटैक करा होता है वो बिल्कुल तान्युन के आंख के पास में आकर रुक जाता है। उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और हमें बाद में दिखता है कि वहाँ पे ज़ियाओराव ने आकर तान्युन की जान बचा ली होती है और जो अटैक को उस इविल लेडी ने तान्युन के ऊपर करा होता है ज़ियाओराव बीच में आकर उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लेती है, जिस चीज से वो तलवार तान्युन के ऊपर लगने से बच जाती है। तान्युन जब भी देखता है ज़ियाओराव ने मेरे को बचाने के लिए उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लिया होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर ज़ियाओराव वहाँ पे अपने घुटने के बल बैठती है और तान्युन के गाल को अपने हाथों से पकड़ लेती है। फिर तान्युन की तरफ देख के आखिरी पलों में स्माइल करते हुए कहती है, भले ही ज़ियाओराव एक वॉरियर नहीं है लेकिन फिर भी मैं तान्युन की रक्षा कर सकती हूँ। फिर ज़ियाओराव अपने पास में से कुछ निकालते हुए तान्युन से कहती है, लेकिन ज़ियाओराव को तान्युन हमेशा याद रखेगा। और ये बात को कहने के साथ में वो अपने पास में से हेयर पिन को निकालती है और तान्युन की तरफ आगे करते हुए कहती है, मेरे अगले जीवन में तान्युन मेरे साथ होगा। फिर ज़ियाओराव वहाँ पे तान्युन को वो हेयर पिन देते हुए ब्लश करके आखिरी समय पे फिर कहती है, मेरे अगले जन्म में तान्युन मेरे साथ होगा।
तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वहाँ पर ज़ियाओ धीरे से नीचे गिर रही होती है और अगले पल ही तानुन के सामने ज़ियाओ जमीन पे नीचे धम्म से नीचे गिर जाती है, जिसको देखते हुए तानुन की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे घबरा रहा होता है। तानुन जब इस तरह से उस हेयर पिन को देखता है तभी वो इविल लेडी तानुन की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, जमीन पर जो गिरा है वो चाकू नहीं है बल्कि हेयर पिन है। और दूसरे साइड में तानुन को दिखाया जाता है। तानुन इस तरह से अपनी फैमिली मेंबर के एक आदमी को नीचे गिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और तभी उसको एकदम से अपनी एक बचपन की मेमोरी याद आती है जहाँ पे ज़ियाओ को तानुन ये हेयर पिन गिफ्ट में दे रहा होता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ज़ियाओ मैं वॉरेट बनने की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओ ब्लश करके हंसते हुए कहती है, ज़ियाओ तुम्हारा पक्के तौर पर इंतजार करेगी तानुन। जब तानुन अपनी ये मेमोरी को याद करता है और तभी वो घबराते हुए कहता है, वो लड़की तैन फैमिली की नौकर नहीं है, वो मेरी औरत है। और ये कहने के साथ में वो ज़ियाओ की तरफ घूर के देख रहा होता है। जब तानुन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी एकदम से दिखाते हैं वो इविल लेडी आती है और ज़ियाओ के पीठ के अंदर से अपने तलवार को खींच के बाहर निकाल के उसके ऊपर से पार होते हुए कहती है, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर अड़चने पैदा हो रही हैं। तानुन के ऊपर फिर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, इस दुनिया में बिना ताकत के तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। वो लेडी जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं दूसरी साइड में तानुन को दिखाते हैं। तानुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जो उसके स्पाइक घुसे होते हैं सनी देओल के तरीके, वो स्पाइक को अपने हाथों से खींच के बाहर निकाल रहा होता है, जिस कारण से वहाँ की दीवार भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब वो इविल लेडी तानुन के इस तरह की पावर को देखती है तो घबरा के अपने मन में कहती है, वो ये कैसे कर सकता है और वो खड़ा कैसे है। उस इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती है हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है। तानुन वहाँ पर नीचे गिरी हुई हेयर पिन को अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे लेक्चर देना बंद कर सकती हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। और हमें दिखाया जाता है उस लेडी की स्पाइक के कारण तानुन का जो हाथ होता है उसमें गड्ढे हो गए होते हैं। ज़ियाओ की हेयर पिन को उठाने के बाद में तानुन अपने बालों में लगा के बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम आज मरने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है तानुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों गुस्से वाला, जिसमें वो अपने बैटल आर्मर में आ जाता है, वो स्टार्ट हो गया होता है। फिर तानुन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए कहता है, ब्लड रिचुअल बोन इराल्डिंग स्वॉर्ड। और ये कहने के साथ में उसके नीचे का पोर्शन का आर्मर आ जाता है और फिर तानुन कहता है, वॉन्ड्स ऑफ द आइजी हार्ट। और इसके साथ में उसके हाथ की तरफ का आर्मर आ जाता है। फिर तानुन कहता है, एब्सॉर्बिंग द डिजास्टर ऑफ ऑल सेंटिएंट लाइफ। उसके चेस्ट का आर्मर अपीयर हो जाता है। फिर हमको दिखाते हैं तानुन का पूरा लुक चेंज हो जाता है और आखिरी में तानुन कहता है, बैटल आर्मर। फिर तानुन वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मौत देता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तानुन के इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के साथ में ही वो पगलिया इविल लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा पागलों के तरीके हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, ये स्वरूप और इस तरह की पावर यह बिल्कुल 1000 साल पहले जैसी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। उस लेडी ने जैसे ये बात बोली होती तभी उतने में दिखाते हैं तानुन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ने के साथ में तानुन उसको मारने वाला होता है। तभी वो लेडी कहती है, ओह आप मेरे लॉर्ड। लेकिन तब तक तानुन उस पागल लेडी के ऊपर एक घूंसा जड़ चुका होता है। तानुन के घूंसे के कारण वो लेडी वहाँ पे रोल खाते हुए दूर जा रही होती है और तभी वो कहती है, आप मेरे ग्रेट गॉड हैं, आप तो सच में वही हैं। और उतने में तानुन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भाग के जा रहा होता है। फिर तानुन उसके पास आकर उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है, जिस कारण से वो फुटबॉल के तरीके ऊपर उछल के जाती है और तभी वो चिल्ला के कहती है, आप हमारे ग्रेट लॉर्ड गॉड हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे गुस्से में रोते हुए उससे कहता है, तेरी माँ का पकौड़ा, मैं घंटा तेरा गॉड नहीं हूँ। और ये कहने के साथ में तानुन वहाँ पे खूब तेज जंप लगाता है और उसके ऊपर जाकर एक लात मारता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो लेडी दूसरी जगह जाके धम्म से नीचे गिरती है और फिर अपने आप को धीरे से संभालते हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वहाँ पे वो पागल लेडी संभलते हुए तानुन की तरफ देख के घबरा के कहती है, गॉड आप हमारे गॉड हैं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन जैसा कि हमको पता है इस लेडी के बारे में, ये पागल और मेंटल लेडी है एकदम। और एकदम से उसको वहाँ पे कुछ होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ के पागलों की तरीके हरकत करते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गॉड को अभी अवेक नहीं होना चाहिए था, ये नकली गॉड होना चाहिए।
और इस बात को कहते हुए वहाँ पे एकदम वो पागल हो जाती है और खूब जोर से चिल्ला के कहती है, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम हमारे गॉड के विरुद्ध में तिरस्कार करने का साहस कैसे कर रहे हो? अब तो तुम माफी मांगने के योग भी नहीं रहे हो। और इस चीज को कहने के साथ में ही वो अपने पास में से एक टेस्टिकल ट्यूब को निकालती है और उसमें कुछ लिक्विड होता है और उसको खोलने के साथ में ही वहाँ पे गट 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 करके पी जाती है। उस पगलिया लेडी ने जैसे ये चीज करा होता है, दिखाते हैं उसके पास में से बहुत ढेर सारी स्पिरिट पावर पर्पल कलर की निकलना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे वो स्पिरिट पावर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे स्पिरिट मिस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उस पागल लेडी ने उस लिक्विड को पीने के बाद में अपनी पावर को बढ़ा लिया होता है और साथ ही वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उस पागल इविल लेडी ने वहाँ पे इस लिक्विड को पीने के बाद में जैसे तानुन ने अपना रूप को चेंज करा होता है, वैसे इसने भी अपने रूप को पूरी तरह चेंज कर दिया होता है। उसके पास से स्पाइडर के बहुत ढेर सारे टेंटिकल निकल गए होते हैं। वो उस जगह पे बहुत जोर से हंसते हुए कहती है, ये कैसा है? आपको मेरा नया फॉर्म कैसा लगा? तुम इतनी पिछली जगह से आए हो कि इस बारे में तुम नहीं जानते होगे। आप केवल अकेले नहीं हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब पागल लेडी अपनी बड़ाई कर रही होती है तभी दूसरे साइड में दिखाते हैं तानुन वहाँ पे अपने कान को खुजली करते हुए उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और तभी उससे कहता है, तो क्या हुआ? आपने इतना समय बर्बाद कर दिया। मुझे लगा कि आप सुपर पावर में कुछ विस्फोट करेंगे, लेकिन देखने में सच में ये बहुत ज्यादा बेकार चीज निकली। तानुन की ये बात सुन के वो लेडी हैरान हो जाती है। फिर वो इविल लेडी अपने पागलपन को जारी रखते हुए आगे हंस के कहती है, क्या कहा तुमने? आप इस चीज के बारे में इतना ज्यादा गंदा कैसे कह सकते हैं? मेरी तरफ देखो तुम। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने होठों की तरफ देख और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने होठों को टच करके बहुत गंदे तरीके से दिख रही होती है। वो जैसे ही वहाँ पे वो नौटंकी कर रही होती है दोस्तों, तभी हमें दिखाते हैं तानुन को। तानुन को आप जानते हैं बिल्कुल मनमौजी इंसान है, क्या कर दे उसे खुद नहीं पता होता है। उस पागल लेडी के ऊपर वहाँ से जंप करते हुए एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है और वो पागल लेडी वहाँ जमीन में धम्म से गिर पड़ती है और तभी वो चिल्ला के कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानुन यहाँ पे रुकता नहीं है। वो उसके ऊपर चढ़ने के साथ में जो उसके टेंटिकल होते हैं उसको बुरी तरह से घसीटते हुए कहता है, गीजर प्लाविंग सोइल स्टाइल। और उसके ऐसा कहते हुए वो उसको वहाँ पे खूब ज्यादा जिस तरह से खेत में जोता जाता है दोस्तों हल, उसी तरह से उसको बुरी तरह से पेल रहा होता है, जिस चीज के कारण उस लेडी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं तानुन उसको इतने बुरी तरीके से धक्का दिया होता है कि जमीन में उसके बलून जमीन में घसड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तानुन के ऐसा करने के कारण जो उसके बलून होते हैं उस जमीन पे बुरी तरह घसीटते हुए जो वहाँ की जमीन होती है उसमें दो शेप बन जाते हैं। फिर वो लेडी वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और इस चीज को फील करते हुए गुस्से में कहती है, इसने कैसी नीच हरकत करी है मेरे साथ में। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तानुन उसके ऊपर अपने टांग रख के मस्त अंदाज में खड़ा होता है। तभी वो इविल लेडी तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, कैसे? तुम मेरे पीछे कैसे आए? मुझे पता भी नहीं चला। जब वो ये चीज को बोली रही होती तभी दिखाते हैं तानुन एकदम से आगे की ओर आ जाता है, जिसको देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी तो मेरे पीछे था, अब एकदम से आगे कैसे आ गया। जब वो लेडी सामने की तरफ देख रही होती है तभी दिखाते हैं वहाँ पे लिंगवा ने तानुन का रूप ले लिया होता है और धीरे धीरे फिर से लिंगवा में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसको चिढ़ा रही होती है, जिसको देखने के साथ में वो लेडी गुस्साते हुए कहती है, उस बदतमीज झड़ली लड़की के पास में ट्रांसफॉर्म मार्शल स्पिरिट है। जब वो इस बारे में बोली रही होती तभी दिखाते हैं तानुन एकदम से उसके बगल में अपेयर हो जाता है और उसके पास खड़े होकर कहता है, अब तुम्हें समझ में आया? जब तुम लड़ती हो तो आपको अपने दिमाग का भी यूज करने की जरूरत होती है, वरना आप बेवकूफ बन जाते हैं। तानुन फिर ये बात को बोलने के बाद में अपने मन में कहता है, जियाओ राव, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताती है, शैडो सोर्स का पता चला है, क्या आप इसको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे? तानुन सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, शैडो सोर्स वो क्या है? इस बार जब मैंने उसे छुआ तो मुझ में उसकी मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने की एबिलिटी नहीं थी। फिर तानुन कहता है, अरे छोड़ो इसे, भूल जाओ, हाँ मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा। और तानुन के ये कहने के साथ में ही जितनी भी उस पागल लेडी के अंदर शैडो सोर्स था सारा का सारा तानुन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता और वहाँ पे बहुत ढेर सारी ब्लैक कलर की पावर तानुन के अंदर जाने लगती है। वो पावर जैसे तानुन के अंदर जाना स्टार्ट होती है वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है, नहीं मेरी ताकत, क्यों नहीं, ऐसा मत करो। जब वो लेडी ऐसा कर रही होती तभी तानुन उसको देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके सिस्टम ने जितनी भी उसकी पावर होती उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिस चीज को तानुन वहाँ पे रोक नहीं पाता है।
तभी वहाँ पे ब्लैक कलर की बहुत ढेर सारी पावर मिस्ट इकट्ठा होने लगती है और गोल गोल वहाँ घूमने लगती है, जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको बहुत बड़ा मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे खुला आसमान होता है। उस जगह पे एक छोटी हट टाइप बनी होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे तानुन की आंख खुलती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक बैठा होता है। तानुन को देखने के साथ में वो कहता है, फाइनली तुम जाग गए। तानुन जब अपने बगल में इतने बड़े स्नेक को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उछल के एकदम किनारे चला जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो? तानुन जैसे उछल के किनारे गया होता है तभी दिखाते हैं हम वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल एकदम कन्या बैठी होती है दोस्तों, और वो अदाएं दिखाते हुए तानुन से कहती है, इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जियाओ जिन बहुत प्यारी स्नेक है। और वो स्नेक भी कहती है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये। तानुन उस लड़की को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, ये मैं कहाँ आ गया और आप कौन हैं और तुम मेरे को यहाँ पर क्यों ले आई हो? तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो सुंदर कन्या ब्लश करके हंसते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, बल्कि वो तुम ही हो जो मुझे यहाँ लाए हो। फिर उसको बताती है, मेरा नाम शैडो सरपेंट है और मैं आपकी मार्शल स्पिरिट हूँ भी और नहीं भी हूँ। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? और आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी मार्शल स्पिरिट हैं भी और नहीं भी हैं। अगर आप वास्तव में मेरी मार्शल स्पिरिट हैं तो मुझे बाहर जाने दीजिए। उस जगह में लोग मेरा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तानुन के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में वो सुंदर कन्या तानुन की तरफ देख के सोचती है, पिछले 1000 वर्षों में इंसानों को क्या हो गया? क्या वे सचमुच इतना ज्यादा रिग्रेट करते थे? और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे अपनी कुछ स्किल का यूज करती है और वहाँ पे कुछ वाटर पैटर्न में कुछ होता है दोस्तों, जिसके ऊपर वो हाथ फेरते हुए तानुन से कहती है, आपको अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बाहर है वो स्पाइडर डीमन आपके द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद पहले ही स्पाइडर की एक भूसी में बदल चुकी है। और ये कहने के साथ में उस पानी के अंदर वो बाहर का सीन दिखा रही होती है तानुन को, जिसमें कि तानुन वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। लायन और लिंगवा उसको संभाल रही होती हैं और दूसरे साइड में जो स्पाइडर होती है वो बिल्कुल बुरी तरह से वहाँ अधमरी हो चुकी होती है। और उस जगह को दिखाते हुए वो तानुन से कहती है, आपको अपनी सिस्टर जियाराओ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। और वो ये कहने के साथ में ही वहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपने बलून पे हाथ लगा के स्माइल करते हुए कहती है, और अभी आपको किसी और चीज के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास आओ और मेरे को देखो। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लेडी तानुन की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ, चलो फिर ठीक है, हम लोग साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाएं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे घबराते हुए खड़ा हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक फैमिली है और तुम जियाराओ के बारे में क्या कह रही थी? तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो सुंदर कन्या वहाँ पे रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, तुम दूसरी औरतों के बारे में कैसे सोच सकते हो? ऐसा बेवफा आदमी, क्या तुम अपने आर्मर के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? सबसे जरूरी बात ये है कि आप मार्शल स्पिरिट की कॉपी क्यों कर सकते हो? उस सुंदर कन्या की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीना आने लगते हैं और तभी वो उससे कहता है, ये कैसे होता है? क्या आप जानती हैं कि मैं दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को कॉपी कैसे कर सकता हूँ? हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो सुंदर कन्या तानुन की ये बात सुनने के बाद में ब्लश करके स्माइल करके कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपकी मार्शल स्पिरिट हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपने वही वाटर इमेज की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहती है, अय्या हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है, एक लंबी कहानी को मैं छोटा करके आपको बताती हूँ। फिर वो लेडी हमें बहुत पुरानी स्टोरी बताती है। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में अराजकता का जन्म हुआ था तो वहाँ पे 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट प्योर सोल का था और दूसरा कंपोनेंट ग्रेट फिजिकल बॉडी का था। फिर वो वहाँ पे खूब मस्त एक हसीना को दिखाते हुए बताती है, सोल्स को इसका समर्थन करने और एक जीवन में आने के लिए एक फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। और यही कारण है कि सोल जानवर और पौधों के अंदर रहती है और सबसे पहले एक डीमन बनी। हालांकि एक सोल बॉडी के बिना अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन सोल के बिना एक बॉडी पूरी तरह खाली होती है। इसलिए मनुष्य ने उस खालीपन को भरने के लिए इमोशंस नाम की एक भयानक चीज को बनाया और उसको बनाने के बाद में जलन, वासना, खुशी, आनंद और भी प्रकार के मनुष्य के हृदय में सभी तरह की भावनाएं भर गईं।
जब वो तानुन को ये बता ही रही होती तभी दिखाते हैं वो धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगती है, जिसको देखने के साथ में वो शॉक्ड होते हुए कहती है, अय्या समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, मैंने केवल शुरुआत के बारे में ही बताया था। और फिर वो जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करती है, हजारों साल पहले की डीमन एम्प्रेस में से मैं एक हूँ। ऐसा ही होता है कि शैडो सरपेंट मुझसे सहमत हो जाती है, इसलिए वो आपके सामने अपेयर हुई। आपने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और शैडो मतलब मुझे अवेक किया। फिर वो वहाँ की सारी एम्प्रेस के बारे में तानुन को बताती है। कुल मिलाकर वहाँ पे 7 डीमन एम्प्रेस है, जो 7 तरह की अलग अलग एनर्जी को यूज करती हैं। दुनिया पर लगी हुई सील लगभग टूट चुकी है और दूसरी जातियां भी फिर से उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं। फिर हमको बहुत बड़े आइलैंड के बारे में सुंदर कन्या बताती है। लियू आइलैंड पर जाइए, आप वहाँ पर मार्शल स्पिरिट एकेडमी से सीख सकते हैं। ये दूसरी डीमन एम्प्रेस की जगह भी है। फिर वो डिस्पेयर होते हुए जल्दी से बताती है, हाँ ये सही है, मैंने आपके लिए एक हथियार छोड़ा है, हालांकि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप। वो जैसे आगे कुछ बोलने वाली होती है, तानुन वहाँ पे उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए चिढ़ा के कहता है, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम गायब होने से पहले कम से कम अपनी बात को खत्म कर सकती हो? सोल और बॉडी के बारे में बताओ, आखिर कौन जानना चाहता है कि दुनिया कैसे बनी? वो जैसे इस बात को बोल रहा होता है तभी एकदम से वो वहाँ से डिस्पेयर होकर अपनी रियल दुनिया में आंखें खोलता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे पहले मुझे सही से इसके बारे में समझाओ तो। तानुन वहाँ पे जैसे ही जागता है, लायन उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको अपने बलून से एकदम चिपकाते हुए कहती है, अरे मेरी जान तानुन, तुम ठीक हो, तुम जाग गए। और दूसरे साइड में लिंगवा भी उसके पास में आते हुए कहती है, जीजा जी मुझे ऐसा लगा कि आप मर गए। लायन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड में वो जो इविल लेडी होती उसके अंदर से बहुत ढेर सारी ब्राइट लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो ब्राइट लाइट जैसे ही निकलती है तभी उतने में तानुन कहता है, इतना शोर मचाना बंद करो, जल्दी जाओ और ज़ियाराओ को देखो जाकर। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी हमें दिखाते हैं वो जो इविल लेडी के अंदर से लाइट निकली होती पर्पल कलर की, वो सीधे ज़ियाराओ की बॉडी में जाकर घुस जाती है, जिसको देखने के साथ में लिंगवा चिल्ला के कहती है, ऐसा लगता है कि, और तभी घबराते हुए कहती है कि वो फिर से जिंदा हो रही है। और तभी हमें दिखाते हैं जो ज़ियाराओ की बॉडी होती है वो अपने आप मार्शल स्पिरिट के कारण खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख के वो लोग घबरा जाते हैं। जब तानुन उसकी तरफ देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो फिर से जिंदा हो गई? और दूसरे साइड में ज़ियाराओ इन लोग के ऊपर अपना एक अटैक करने के लिए रेडी हो रही होती है। जब तानुन नीचे देखता है कि ज़ियाराओ अपना एक बहुत बड़ा अटैक इनके ऊपर करने वाली है, तभी वो अपनी बीबी और अपनी साली को धक्का दे के चिल्लाते हुए कहता है, संभल कर रहो, वो अटैक करने वाली है। और जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, तानुन उन लोग को हटाकर वो पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और साथ में ही हमें दिखाते हैं उसने अपनी एक ब्लैक कलर की मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज कर लिया होता है वहाँ पे। उस अटैक के खत्म होने के बाद में हमको पता चलता है तानुन ने किसी तरीके से जो उसका अटैक होता है उसको रिफ्लेक्ट करके 2 हिस्सों में बांट दिया होता है और वो बच गया होता है। और फिर हमको पता चलता है तानुन किस तरह से बचा था। जब वो बेहोश था तो उस सुंदर कन्या ने जिस वेपन के बारे में बताया था, तानुन ने उस वेपन को अपने हाथों में ले लिया होता है, जो शैडो वेपन होता है। और तभी वेपन को लेके और तभी तानुन वेपन को लिए हुए अपने मन में सोचता है, ये क्या है, इसने मुझे खुद ही अपने आप इस हमले को रोकने में मेरी मदद करी है। तानुन जब इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक दूसरे नए मेंशन को दिखाया जाता है। और हमको पता चलता है यहाँ पर वही शैडो सरपेंट सुंदर कन्या होती है जो एक लेडी के सामने झुक के ग्रीट कर रही होती है। और वो लेडी बड़े एटीट्यूड में रंगबाजी से कहती है, आपने कहा कि आपने उसको सही से नहीं समझा पाई और आपको उसे वापस भेजना पड़ा। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुंदर कन्या कहती है, हाँ आप सही कह रही है माई एम्प्रेस। और हमको पता चलता है ये जो दूसरी लड़की है वो एक एम्प्रेस है। और तभी वो झल्लाते हुए चिल्ला के कहती है, बाहर जाने वाली पहली व्यक्ति तुम ही क्यों बनी? तुम बहुत ज्यादा चीटर हो, तुमने ऐसा क्यों किया? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो घबराते हुए कहती है, मुझे बस लंबे समय तक सील रखा गया है, इसके अलावा मैंने उसके पास अपना हथियार भी छोड़ दिया है। इसकी बात सुनने के बाद में एम्प्रेस गुस्साते हुए कहती है, लेकिन क्या आपने उसे इसका इस्तेमाल करना बताया कि इसे कैसे यूज करते हैं और इसके बाद के जो इफेक्ट पड़ते हैं वो बताया आपने? एम्प्रेस की बात सुनने के बाद वो कहती है, नहीं वो तो बताना भूल गई मैं। एम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्सा जाती है और तभी उसके गाल पे पिंच करते हुए गुस्से में कहती है, तुम मेरे लिए एकदम बेकार हो। जब एम्प्रेस ये कर रही होती तभी सुंदर कन्या चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? आप मुझे मार डालेंगी क्या? उसके ये कहने के साथ में हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होके 10 रेसिडेंस में आ जाता है, जहाँ पे तानुन उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद में बहुत खुश होते हुए कहता है, ये वही चीट वेपन होना चाहिए जो मुझे उस औरत ने दिया था। और ये कहने के साथ में वो अपनी शैडो तलवार को ज़ियाराओ की तरफ उठाते हुए कहता है, तुम 1 नंबर की ठरकी हो, ज़ियाराओ की बॉडी को मुझे सौंप दो।
उसकी ये बात सुनने के बाद में जियाराओ अपने मन में कहती है, तानयुन तुम मुझे क्यों नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फिर गुस्से में कहती है, आपको मर जाना चाहिए। इतने लंबे सालों तक मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते कितना ज्यादा कष्ट उठाया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ही गॉड की सेवा करती हूँ। मैं जवान लड़की बेवकूफ नहीं हो सकती हूँ। फिर जियाराओ अपने चेहरे को कवर करते हुए उससे कहती है, तानयुन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा हो सकता है मैंने मना कर दिया हो। और ये सब बातें बड़बड़ाते हुए वहाँ पे खूब जोर से चिल्लाती है, जिस कारण से जो उसकी स्पिरिट पावर होती है बहुत ज्यादा वहाँ पे डार्क कलर में रिलीज होती है और वहाँ पे उसकी स्पिरिट पावर का एक सर्कल बन जाता है। फिर हमको दिखाते हैं वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए एक ब्लैक कलर का शैडो वेपन बना लेती है और हमको पता चलता है वो अपने हाथ में एक डैगर पकड़े होती है और उस डैगर से वो अपने बालों को काट देती है। अपने बालों को काटने के साथ में हमें दिखाते हैं जियाराओ वहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई होती है एक नए लुक में, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है और वो तानयुन की तरफ गुस्से में घूर के देख रही होती है। जब जियाराओ ने ऐसा किया होता है तो तानयुन को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और तभी वो जियाराओ को चिल्ला के कहता है, जियाराओ तुम ऐसा मत करो। फिर तानयुन कहता है, मेरी बॉडी ये क्या हो रहा है? और वो वहाँ पे धीरे धीरे उसको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब तानयुन अपनी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी बुरी तरह से वीक हो चुकी होती है, एकदम उसके अंदर कमजोरी आ गई होती है। और इस बात को कहते हुए एकदम से तानयुन वहाँ पे धड़ाम से गिर जाता है, जिसको देखते हुए लाइन वहाँ पे भागते हुए उसकी तरफ आके कहती है, तानयुन क्या हुआ तुमको? और लिंगवा भी चिल्लाती है, जीजा जी फिर तो नहीं टपक गए आप? और ये कहने के साथ में वो दोनों तानयुन के आगे आके खड़े हो जाते हैं उसको डिफेंस करने के लिए। जब जियाराओ देखती है कि तानयुन बेहोश हो जाता है तभी वो कहते हैं, ये क्या हुआ इसके साथ में? और अगले पल ही में दिखाते हैं जियाराओ वहाँ पे अपने शेडो को यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाती है और लायन और लिंगवा दोनों के दोनों तानयुन के सामने खड़े होते हैं। जब जियाराओ वहाँ से जा रही होती है तभी लिंगवा चिल्ला के कहती है, तुम बदमाश रुक जाओ वहीं पे। अगर तुम इतनी पावरफुल हो तो जियाराओ की बॉडी पर कब्जा करना बंद करो। जब लिंगवा वहाँ पे चिल्ला रही होती है तभी लायन उससे बोलती है, अरे लिंगवा बस बहुत हुआ, अब चिल्लाना बंद करो और जल्दी करो। तानयुन को चल के वहाँ पे देखो और सबसे पहले हम उसे अंदर लेके चलते हैं। और लिंगवा भी अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में उससे कहती है, ठीक है। जब वो लोग वहाँ की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं लिंगवा के बलून को। लिंगवा के बलून में एकदम से एक पर्पल कलर की लाइट सर्कल बनने लगती है और वो उसके बलून में से बाहर निकलती है। लिंगवा जैसे उस लाइट को बाहर निकालती तभी उसमें से आवाज आती है, लिंगवा तुम अभी कहाँ हो? लिंगवा उस आवाज को सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहती है, पापा मैं लायन और जीजा जी के साथ में हूँ। फिर उसमें से उसके पापा की आवाज आती है, ये बहुत बढ़िया बात है, आप तीनों लोग सुनो, ट्रू मार्शल सेक्ट में कभी वापस मत आना। उनकी बात सुनने के बाद में लिंगवा शॉक्ड होते हुए कहती है, पापा आखिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ वहाँ पे? फिर उसके पापा वहाँ से उसको बताते हैं, जिन त्यान हाउ के पापा कुछ लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए लेकर आए, तुम लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से वापस मत आना। तभी लिंगवा कहती है, डैड क्या बोल रहे हैं? तभी उतने में कनेक्शन कट हो जाता है। फिर हमको वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी होती है और वहाँ पे लायन तानयुन के होठों पे प्यार करते हुए उससे कहती है, तानयुन मुझे घर वापस जाना है, मैं लिंगवा को तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ छोड़ देती हूँ। और ये कहने के साथ में ही लायन वहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को अपने हाथ में ले लेती है, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है, दीदी ये क्या कर रही हो आप? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे बोलती है, लिंगवा तानयुन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं ये पक्का करने के लिए वापस जाऊंगी कि ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट ठीक है कि नहीं। मैं फॉक्स डीमन को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, तुम दोनों को तानयुन का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे घबराते हुए उसके पास दौड़ के जाती है और जो अपने हाथ में टप लाई होती है उसको भी वहाँ पे गिरा देती है और तभी अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे सैड होते हुए उससे कहती है, लिंगवा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, आपको यहीं पे रहना होगा और तानयुन की देखभाल करनी होगी। और ये कहने के साथ में जो उसके पास में टेलीपोर्टेशन एंकर होता है उसको एक्टिवेट करने लगती है और तभी अपने मन में कहती है, तानयुन लिंगवा मैं अब जा रही हूँ। अपने सिस्टर को ऐसे जाता हुआ देख के लिंगवा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसको रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पाती। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, लिंगवा तानयुन के पास आकर उसी के ऊपर रो रही होती बुरी तरह से और रोते हुए चिल्ला के कहती है, जीजा जी जल्दी करो, उठो तुम यहाँ पे। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि यहाँ का हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तभी वो अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेती है और लिंगवा को दिखाते वो तानयुन के ऊपर बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसके आंसू बहुत निकल रहे होते हैं। तभी लिटिल फॉक्स उसके पास आते हुए कहती है, तुम मुझे मत छोड़ के जाओ। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लायन वहाँ से टेलीपोर्ट होने के साथ में ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेक्ट में आ गई होती है। जब लायन वहाँ पे आती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा होता है, सारे के सारे लोग वहाँ से गायब होते हैं और रास्तों पर भी वहाँ पे लड़ाई के निशान होते हैं, मतलब कि ब्लड पड़ा होता है। जब लायन इस चीज को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है यहाँ पर इतनी शांति क्यों है और अभी तो सोने का समय भी नहीं हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? और इस चीज को सोचते हुए वो अपने ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का गेट खोल के अंदर की तरफ जा रही होती है और तभी मन में सोचती है पापा मम्मी मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना हुआ हो। लायन जैसे ही ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का मेन गेट खोल के अंदर देखती है, वो देखने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। जब लायन सामने की तरफ देखती है वहाँ पे बहुत ढेर सारा फाइट करने के कारण ब्लड पड़ा होता है हर जगह पे। तभी वहाँ पे एकदम से कोई कहता है मिस किन आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गयी। जब लायन उस आवाज की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो लायन से कहता है आपने बहुत लंबे समय तक मेरे को वेट कराया, क्या इस लायक थी आप? लायन उस आदमी को देखने के साथ में उससे कहती है आप कौन है? वो आदमी कहता है मैं जिन ताई युआन हूँ, जिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। लायन उसकी बात सुनने के बाद में उससे कहती है क्या जिन फैमिली से? क्या आप अपने छोटे भाई जिन त्यान हाओ का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? लायन की ये बात सुनने के बाद में जिन ताइवान अपना सर खुजलाते हुए सोचता है जिन त्यान हाओ ये कौन है? फिर लायन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है अरे हाँ आप मेरे एक छोटे से बेवकूफ भाई के बारे में बात कर रही हैं, वो तो उंगली उठाने लायक भी नहीं है। फिर हंसते हुए कहता है मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं खुद आपको देखना चाहता था क्या तुम मेरी वाइफ बनने के योग्य हो कि नहीं। और ऐसा लगता है कि जिन त्यान्युन की यह बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है तुम बेवकूफ चुप हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे बारे में बात कर सको, मैं केवल और केवल सिर्फ तान्युन की हूँ। और ये कहने के साथ में वो उसके पास आकर उसके गले पे तलवार रखते हुए गुस्से में कहती है तुम मुझे पहले बताओ मेरे पापा और मम्मी कहाँ हैं? लायन की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का हंसते हुए कहता है सच में यार किन फैमिली में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी और पापा जिन फैमिली के मेहमान बन के वहाँ पर हैं। और अपने गले के पास से तलवार को हटाते हुए हंस के कहता है हालांकि जिस तान्युन के बारे में आप बात कर रही हैं वो वही है जिसके साथ आप भागी थी, मैंने सही कहा ना? इस चीज के कारण मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, एक ऐसी एक्सीलेंट औरत को प्राप्त करना सच में बहुत कठिन होता है। फिर लायन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है मिस किन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपने मम्मी पापा की जान बचाने के लिए तान्युन का सिर भी ला रही हैं। जिन त्यान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए गुस्से में कहती है मैं इस तरह के ट्रेड के लिए आपके दिमाग का यूज कर सकती हूँ। और ये कहते हुए वो उसके गले पे अटैक कर रही होती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल हिलता भी नहीं है। जिस चीज को देखने के साथ में वो अपनी तलवार को रोक के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है क्या तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे हो? उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जिन त्यान हाओ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम जानती हो कि मैंने क्यों कहा कि जिन त्यान हाओ एकदम बेकार इंसान है? क्योंकि उसका विक्टर कंट्रोल। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है बहुत कमजोर था। और उसके मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने के कारण लायन एकदम से वहाँ से उछल के दूर गिरती है जाकर, और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सीधे गिरने के साथ में जमीन में क्रैक डाल देती है और लायन वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाती है। और दोस्तों जिन त्यान हाओ को यहाँ पे देखने के बाद में मेरे को ड्रैगन बॉल जी के ब्लोडी की याद आ जाती है। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन मेरी मार्शल स्पिरिट है। और ये कहने के साथ में वो लायन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से जंप लगाकर सीधे नीचे आता है और वहाँ आकर उससे कहता है मिस किन आपके चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ है, मुझे ये और भी ज्यादा पसंद है, आज मैं तुम्हें और परेशान करूंगा। और दूसरे साइड में लायन वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बैठ के गुस्सा रही होती है इसके ऊपर। फिर जिन त्यान हाओ उसके बगल से आगे निकल के कहता है अरे हाँ ये सही है, मैं आपको बताना भूल ही गया, हमारी शादी 3 दिन में होने वाली है, तुम शादी की पोशाक पहनकर मेरे घर आओ। फिर आगे बढ़कर बाय करते हुए उससे कहता है यह सबसे अच्छा होगा अगर आप भागोगी नहीं, क्योंकि आपके मम्मी पापा सच में आपको बहुत याद करते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे बहुत अफसोस करते हुए एकदम से गिर जाती है नीचे, और वहाँ पे गिरने के बाद में रोते हुए तान्युन को याद करती है कि तान्युन तुम कहाँ पर हो?
फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जिन फैमिली के मेंशन पे आ जाता है और वहाँ पे कोई चिल्ला के कह रहा होता है कुत्ते के बच्चे। और दोस्तों जिन फैमिली का जो पैट्रियार्च है उसका ये तकिया कलाम है। वो अपने लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है तुम पहले ही किन लाइन को इस हद तक घायल कर चुके हो, तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए। उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़का कहता है मैं उसका फायदा उठाना चाहता था। अपने लड़के की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि किन लाइन की मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में जिन त्यान हाओ अपने सर को नीचे झुका लेता है। तभी उसका फादर गुस्से में कहता है मैंने ऐसे बदमाश लड़के को कैसे पैदा कर दिया, और अपना मुंह बनाते हुए आगे बढ़ के गुस्से में चिल्ला के कहता है ना करो, 3 दिन में होने वाले भंडारे की तैयारी करो, 3 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में जिन त्यानहाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला के कहता है ये है पापा मान गए, और अपने पापा को वहाँ से बाय करते हुए हंस के जाते हुए कहता है पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज की तैयारी करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। अपने बेटे को इतना ज्यादा खुश देख के जो उसके फादर होते हैं एक लंबी सांस लेते हैं, आखिरकार मैं इसका फादर हूँ तो मुझे करना तो होगा ही। फिर वो आगे बढ़ते हुए मन में सोचते हैं सच में ये कितना ज्यादा बेवकूफी वाला काम है। फिर सोचता है ग्रेट गॉड मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। जब उसने ये बात कही तो वहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद में हमारा तान्युन रेसिडेंस में आ जाता है। वहाँ पे लिंगवा बैठी रो रही होती है। तभी अचानक से तान्युन की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और लिंगवा को देख के कहता है लिंगवा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। लिंगवा अपने जीजा को उठते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो उसके पास आकर रोते हुए कहती है जीजा जी आखिरकार आप उठ गए। और वो तान्युन के ऊपर वहीं पे चद्दर पे अपने सर को रगड़ के रोने लगती है। फिर तान्युन वहाँ पे हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और लाइन कहाँ पर है। जैसे ही तान्युन ने ये बात पूछी होती लिंगवा वहाँ पे एकदम से शांत हो जाती है और उसको कुछ नहीं बता पाती है और कहती है वो ऐसा है वो। तान्युन उसको ऐसा करते हुए देख के शक खाते हुए चिल्ला के कहता है लाइन कहाँ पर है, उसके साथ में क्या हुआ, लिंगवा बताओ मेरे को। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती लिंगवा उसके पास आकर चिपक कर उससे रोने लगती है और रोते हुए कहती है ऐसा लगता है कि जिन फैमिली ने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया है, जिस चीज के कारण दीदी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी और वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एंकर का यूज करा और वो यहाँ से चली गई। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है क्या ये जिन त्यानहाओ का बदला लेने के लिए हो सकता है। और तभी वो एकदम से वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है लिंगवा चलो जल्दी चलें। और लिंगवा उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तान्युन जैसे ही वहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ता है एकदम से वहाँ पे धम से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है, जिसको देखने के बाद में एकदम से लिटिल फॉक्स उसके पास आती है और उसको उठाते हुए कहती है क्या आप ठीक है। जब वो उठा रही होती तभी तान्युन उससे पूछता है आप कल कहाँ गई थी। और ये बात कहने के साथ में गुस्साने लगता है और गुस्से में कहता है जब हम लोग लड़ रहे थे तो आप कहाँ पर थी। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स वहाँ घबराते हुए कहती है वो मैं मतलब कुछ बता नहीं पा रही होती। दोस्तों जब तान्युन ये देखता है कि इसने हमको धोखा दिया और ये वहाँ पे छिप गई थी तभी गुस्से में कहता है ये बस सही है, तुम बस हमारे मुसीबत पे आने पे छिपी रहो क्योंकि तुमको मरने से बहुत डर लगता है। और ये कहने के साथ में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों जो लिटिल फॉक्स के साथ उसने किया था उसको बाहर निकाल लेता है और लिटिल फॉक्स को दिखाते हुए कहता है क्योंकि आप मरने से डरती हैं तो तुम्हारा मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। और ये कहने के साथ में वो अपने हाथों से जो लिटिल फॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वहाँ पे तोड़ देता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही हमको दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो लिटिल फॉक्स के ऊपर कॉलर बंधा होता है वो एकदम से वहाँ पे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तान्युन उस कॉन्ट्रैक्ट के स्क्रोल को लिटिल फॉक्स की तरफ गुस्से में फेंकते हुए कहता है मैं इन सब से मानने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जब लिटिल फॉक्स से सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो तान्युन का हाथ पकड़ के उससे गिड़गिड़ा के कहती है मास्टर मैं गलत थी, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन तान्युन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो एकदम से उसके हाथ को वहाँ से झड़कते हुए उसके पिछवाड़े पे एक लात मारते हुए कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसने जैसे ही इतनी तेज चिल्ला के कहा होता है एकदम से उसको कुछ अलग फील होता है और अगले पल ही हमें दिखाते हैं तान्युन बहुत ज्यादा अंदर से जख्मी होता है, उसके बहुत चोट लगी होती है जिस कारण से जैसे उसने प्रेशर लगाया होता है उसके मुंह से भलभला के खून निकलना स्टार्ट हो जाता है जिसको वो अपने हाथ से रोकता है। जब लिंगवा देखती है कि जीजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं तभी वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है जीजा जी आप पहले शांत हो जाइए, आप बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और इस हालात में आप कहीं नहीं जा रहे हैं।
लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी मेरे को समझाने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि लायन को मेरी जरूरत है। अगर मुझे रेंगते हुए भी वहाँ पर जाना पड़े तो मैं वहाँ पर रेंगते हुए जाऊंगा। और वो ये कहते हुए 10 मैंशन से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है, जीजा जी, अरे जीजा जी रुक जाओ। दूसरे साइड में हमको लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है। लिटिल फॉक्स को उस लड़ाई में डर जाने के कारण अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस कर रही होती है कि वो अपने मास्टर की हेल्प नहीं कर पाई, और इस चीज को सोचने के बाद में लिटिल फॉक्स वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और दूसरे साइड में हमको इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर तान्युन अपने एक ब्लैक घोड़े के ऊपर सवार होके बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट की तरफ निकल जाता है लायन को बचाने के लिए। और बहुत दूर जाने के बाद में एकदम से जो उसका घोड़ा होता है बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना उसने उसे कुछ खिलाया होता है ना पिलाया होता है, बस पेल के दौड़ाए रहता है, जिस कारण से वो जो घोड़ा होता है वो बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। और वहीं पे वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे उसका एकदम से घोड़ा गिरता है, दिखाते तान्युन जो उसके ऊपर बैठा होता है गुलाटी खाता हुआ आगे की ओर जाकर धम्म से गिरता है, और वहां पे गिरने के बाद में अपने अंदर बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं अभी तक वहां पहुंचा क्यों नहीं। और जैसे इस बारे में सोचता है वो एकदम से उसे उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों लिंगवा तानुन का पीछा करते हुए आ रही होती है, और तभी जब लिंगवा देखती है कि तानुन वहाँ पे गिर पड़ा है, एकदम से वो दौड़ के उसके पास जाती है उसको देखने के लिए, और तानुन के पास जाकर उसको संभालते हुए कहती है, जीजा जी हम पहले ही 3 दिन से लगातार सफर कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट तक पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, लिंगवा आप थकी हुई हैं तो आप आराम करने के लिए जा सकती हैं। मैंने पहले ही कहा है अगर मुझे रेंगना होगा तो मैं रेंग कर लायन की तरफ जाऊंगा। लिंगवा की ये बात सुन के गुस्सा के चिल्ला के कहती है, जीजा जी मेरी बात सुनो पहले। और दूसरे साइड में बेचारे उस काले घोड़े को दिखाते हैं, वो बेचारा वहाँ पे मर चुका होता है। लिंगवा चीज बोल रही होती तभी तानुन वहाँ पे रेंग कर आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, लायन मैं आ रहा हूँ। जब तानुन वहाँ पर रेंग कर आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको बचपन की एक अपनी मेमोरी याद आती है। तभी वो लायन से वहाँ पे कहता है, लायन फ्यूचर में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अवेक करूंगा और उसके बाद मैं आपकी रक्षा करूंगा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, मुझे मालूम है। और दोस्तों जिया राव के साथ में भी इसने यही वादा किया था हेयर पिन देते हुए, और वो निपट गई। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन लायन की गोदी में सर रख के लेटा होता है। तभी लायन उससे पूछती है, तान्युन तुमने किस तरह की मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है? तान्युन उससे हंसते हुए कहता है, फिलहाल के लिए मुझे अपनी असली ताकत छुपानी होगी। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं मार्शल स्पिरिट की कॉपी क्यों कर सकता हूँ। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है कि सही समय आने पर आप मुझे बता देंगे। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, छिपाना क्या ताकत छिपाऊं, मैं अभी तक नहीं बदला हूँ। और वो ये कहने के साथ में जिया राव को याद करता है, जहाँ पर वो तानुन को बचाते हुए वहाँ पे मर जाती है। तभी तानुन उसके बारे में सोचता है, फिलहाल मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ, बेकार गंदगी का एक टुकड़ा जो किसी को भी बचा नहीं सकता है। और अब देखा जाए आखिरी में वो जैसे इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी एकदम से उसके सामने एक पैर आके खड़ा हो जाता है, और वो उसके सामने आकर स्माइल करते हुए कहता है, यो क्या बात युंगेन तुम। और हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं होती है, अपनी मस्त लल्लन टाम छम्मक छल्लो मिस एम्प्रेस होती है। वो तानुन के सामने आकर बड़ी रंगबाजी में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं अपने इस मैटर को सुलझाने के बाद में तुमको ढूंढने आऊंगी। और वो उसके सामने आकर हंसते हुए कहती है, क्या तुमको मेरी मदद चाहिए? जिसको देखने के बाद में तान्युन और लिंगवा दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि एकदम से ये कहां से आ गई। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आप इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिन फैमिली का रेसिडेंस, जहाँ पर जिन फैमिली के पैट्रियार्च और उनका लड़का शादी का सूट पहन के खड़ा होता है, और सारे लोग उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है जहाँ पर वो लायन के साथ में शादी करने वाला होता है। जिन फैमिली के पैट्रियार्च सबसे कहते हैं, आज मेरा सबसे बड़ा बेटा किन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी से शादी करेगा। यहाँ पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो वहाँ की पब्लिक होती है सब चिल्ला के कहती है, मिस्टर जिन हमें दुल्हन को देखना है, लेकिन दुल्हन कहाँ है? जिन फैमिली के पैट्रियार्च उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, दुल्हन जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, क्या दुल्हन अपने आप आ जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ?
फिर पैट्रियार्च वहाँ पर चिल्ला के कहते हैं, जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो बाहर आओ। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में जिन तियान हाओ वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर वहाँ की जो पब्लिक होती है वो वहाँ पे आसमान की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखो वहाँ देखो, कोई आसमान से नीचे आ रहा है। उसने जैसे ये बात बोली होती है हमें लॉयन का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों सच बताऊं, जो इसका लुक है और जो इसका फिगर है ऑसम है यार, एकदम मतलब बोले तो दोस्तों ड्रीम गर्ल वाला हाल है इसके साथ। वो वहाँ पर शादी का जोड़ा पहन के नीचे उतर रही होती है। जब जिन तियान हाओ उसको ऐसे देखता है तो वो एकदम से कहता है, ये सच में बहुत सुंदर है। जो वहाँ की पब्लिक होती है वो सारी उसको ऐसे देख कर अपने आपस में बात करने लगती है। वह शादी की काली पोशाक क्यों पहने हैं, ये पहले से ही देखने में कुछ अलग लग रहा है। दूसरा कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, मैंने सुना है कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसकी ये बात सुनने के बाद में तीसरा आदमी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो पहले ही भाग गई थी, तो फिर क्यों आई है यहाँ पे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे आदमी ने फेंक दिया हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरा आदमी कहता है, अबे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि दूसरा आदमी पोल्ट्रून है और जिन फैमिली को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। जब जिन फैमिली के पैट्रियार्च देखते हैं कि लाइन वहाँ पे आ गई है, तभी उसके सामने आकर उससे कहते हैं, बहुत बढ़िया, आइए मेरी अच्छी बहू, आखिरकार तुम आ गई हो। आपके बिना ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में लॉयन उसकी तरफ घूर के देख के गुस्से में कहती है, मेरे मम्मी और पापा कहाँ हैं? उसकी बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च कहते हैं, आपकी पूरी फैमिली घर के पीछे खाना खा रही है। एक बार जब आप और मेरा बेटा सेरेमनी खत्म कर लेगा तो मैं आपको उनसे मिलाने ले जाऊंगा। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में लॉयन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में चिल्ला के कहती है, मेरे मम्मी और पापा को बाहर आने दो, नहीं तो यहाँ पर कोई सौदा नहीं होगा। पैट्रियार्च जब देखते हैं कि मेरी बहू तो बहुत गर्म दिमाग की है, पता नहीं क्या करेगी, अब आगे खाना खिलाएगी कि भूखा ही मार डालेगी। तभी वो अपनी नौकरानी से कहते हैं, ठीक है, उसके मम्मी और पापा को लाओ। नौकर सुनने के बाद में कहता है, ठीक है मास्टर। फिर पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं, चलो फिर देखते हैं हम, जब आप मेरे डोमेन में हैं तो आप किस तरह की ट्रिक्स का यूज करेंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद उसके फादर आ जाते हैं और वो वहाँ से आते हुए कहते हैं, बेटी तुमने ऐसी बेवकूफी भरा काम क्यों किया? लॉयन अपने मम्मी पापा को देखने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और तभी उनकी तरफ भाग के जाते हुए कहती है, मम्मी पापा आप ठीक हैं? पापा उसके गुस्साते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुमको वापस नहीं आना है? अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में लॉयन अपने मम्मी के गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा मम्मी मैं एक बेकार लड़की हूँ, मैं अब आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अपने बेटी की बात सुनने के बाद में उसके पापा कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रही हो, जल्दी करो और भाग जाओ, टैनिन के साथ में अपने जीवन में बाजाबाजी करो, हम आपके भागने में आपको मदद करेंगे। उसकी माँ भी कहती है, हाँ लॉयन हमारे बारे में चिंता मत करो, हमने बहुत बाजाबाजी करी है। जब लॉयन के पेरेंट्स ने ये बात बोली होती है तभी उतने में लॉयन अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने के साथ में ही अपने मदर एंड फादर को वहाँ से दूर कर देती है और दूर करने के बाद में अपने मन में दुखी होते हुए सोचती है, मम्मी पापा मुझे पालने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, अगले जन्म में मैं इस चीज का बदला चुका दूंगी। लॉयन ने जैसे ये चीज करी होती तभी उसके माँ बाप दोनों गुस्सा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, लॉयन इतनी लापरवाही मत करो। तभी उसके पापा चिल्ला के कहते हैं, मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो? फिर लॉयन वहाँ पे अपनी तलवार निकालने के बाद में सारी जनता के सामने खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ देख के कहती है, तुम्हारी माँ का पकौड़ा कुछ गलत है क्या जो ऐसे घूर रहे हो? क्या मेरा मेकअप कम हो गया? उसकी बात सुनने के बाद में पब्लिक में से एक आदमी कहता है, यहाँ पर किस तरह का गेम चल रहा है? साले खाना खिलाओगे या भूखा ही भेजोगे हमको? उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में लॉयन गुस्साते हुए कहती है, साले तेरे को खाने की पड़ी है, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। फिर लॉयन कहती है, मुझे अपने पति से माफी मांगनी चाहिए, आज यहाँ पर मर कर ही मैं अपनी ईमानदारी को दिखा सकती हूँ। फिर कहती है, क्या तुम लोग मेरी मार्शल स्पिरिट को हासिल नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें ये दूंगी। और ये कहने के साथ में वो अपनी तलवार को अपनी गर्दन पे घसीटने वाली होती है। तभी दिखाते एकदम से जो वहाँ के पैट्रियार्च होते हैं उन्होंने अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए उसके हाथ को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया होता है और साथ ही जो उसकी तलवार उसके हाथ में होती है वो एकदम से वहाँ पे उड़ते हुए पैट्रियार्च के हाथ में चली जाती है। पैट्रियार्च उसकी तलवार को लेने के साथ में उसको घूर के कहते हैं, क्या तुमने अब शोर मचाना बंद कर दिया है? अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो अब सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। पैट्रियार्च की इस तरह की पावर को देखने के बाद में लॉयन थोड़ा घबरा जाती है। तभी पैट्रियार्च उससे बोलते हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, क्या किसी और को कुछ और कहना है? पैट्रियार्च की पावर को देखने के बाद में जो वहाँ की जनता होती वो भी दुखी होने के साथ में अपने सर को झुका लेती है। और दूसरी साइड में लॉयन के जो मम्मी पापा होते हैं उनको पैट्रियार्च के गार्ड ने वहाँ पे घेर रखा होता है, आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
पेट्रियाज ने जैसे ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं एकदम से तानुन वहाँ पे आता है और पेट्रियाज के मुंह पे एक लात मारते हुए कहता है, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइन को तंग करने की। तानुन की लात खाने के बाद में जो पेट्रियाज होते हैं वो जमीन पे एकदम से गिरते हैं, बुम। और तभी तानुन चिल्ला के कहता है, मैंने कहा मुझे इस शादी से दिक्कत है। तानुन वहाँ पे पेट्रियाज को लात मारने के बाद में अपनी वाइफ लायन के पास में आ जाता है और उसको अपने सीने से लगाकर उससे कहता है, लायन क्या तुम ठीक हो? तो लायन भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तानुन उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लायन मुझे माफ कर देना, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे आपकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है, तानुन ये बात कहना बंद करो तुम। फिर लायन तानुन के होठों पे हाथ रखते हुए उससे कहती है, आपकी अभी अभी मार्शल स्पिरिट अवेक हुई है और आपके पास पावर को इकट्ठा करने का समय भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई ग्रेट पावर है जो आपकी मदद करती है जिस तरह से वे करते हैं। फिर तानुन और लायन अपने पुराने पलों को याद करने लगते हैं कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई और एक साथ रहे हमेशा। और तानुन उस पल को याद करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा मेरी रक्षा करी है। मुझे बस इस बात की भी चिंता थी कि मैं सचमुच तुम्हारे लिए बोझ हूँ। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं करती। लायन तुम। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी लायन कहती है, तानुन इन सब चीजों को खत्म कर दो अब। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरे दिल में आप सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन है। अब मैं इस बात को बोलना खत्म कर सकती हूँ। और इस बात को बोलने के साथ में ही वो दोनों बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी लायन कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू तानुन। और तानुन भी वहाँ पे किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू लायन। जब वो लोग आपस में चुम्मा चुम्मी कर ही रहे होते हैं दोस्तों, तभी दिखाते हैं पेट्रियाज एकदम से वहाँ पे सीक्रेटली अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको एम्प्रेस देखने के बाद में हंसते हुए उससे कहती हैं, एक एल्डर के रूप में अचानक ऐसे छिपकर हमला करना अच्छा नहीं है, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, प्लेस को बदल लेते हैं। और इस बात को कहने के साथ में ही वो पेट्रियाज के ऊपर अपने एक तलवार से स्लैश मारते हुए कहती है, आइए इस जगह को इन दोनों जवान लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जब पेट्रियाज उस स्लैश को देखते हैं तभी वो उस स्लैश को डॉज करते हुए कहते हैं, ये तो शाइनिंग सिटी की एम्प्रेस है। और तभी हमें दिखाते हैं एम्प्रेस के अटैक से डॉज करने के लिए वो वहाँ से जंप करके हट रहे होते हैं। फिर एम्प्रेस वहाँ पर पेट्रियाज के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए तानुन और लायन से कहती है, लड़के जब तुम्हें समय मिले तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं उस बूढ़े आदमी का पीछा करने जा रही हूँ। फिर कहती है, ये सब हो जाने के बाद में मुझे याद रखने के लिए बताना कि उस लड़की को जो आपकी तरह दिखती है वो कहाँ है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन और लायन वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो मालूम है कि इन्होंने तानुन को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लड़की बना दिया होता है जिसे एम्प्रेस ढूंढ रही है। जब वो लोग इस बारे में सोच ही रहे होते तभी दिखाते हैं जिन त्यान हाउ को। वो तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम ही तानुन हो? और क्या तुमने अभी अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है? और मुझे लगता है तुम भी घायल हो और तुम ऐसी घायल स्टेट में मुझसे किसी भी तरह से जीत नहीं सकते हो। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, तुमसे लड़ना यह मेरी उंगली उठाने जितना आसान होगा, क्योंकि अभी। और ये कहने के साथ में वो अपनी शेडो तलवार को बाहर निकाल लेता है और निकाल के हंसते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और जिन त्यान हाउ की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो फिर ठीक है, आओ अब वो समय आ गया है जो तुमने मेरी बीबी के साथ किया मैं तुम्हें वापस दूं। और ये बात कहते हुए तानुन वहाँ पे अपनी तलवार से शैडो स्लैश लगाना स्टार्ट कर देता है। जब जिन त्यान हाउ देखता है कि तानुन वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए स्लैश लगा रहा है, तभी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए स्माइल करके कहता है, इस तरह की प्योर एनर्जी का हमला मुझे छू भी नहीं पाएगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी मार्शल स्पिरिट का एक बैरियर टाइप बना लेता है, जिससे कि तानुन ने जो स्लैश मारे होते हैं वो उसके बैरियर से रिफ्लेक्ट होकर अगल बगल निकल जा रहे होते हैं। जिन त्यान हाउ इस चीज को सोच के बड़ा खुश होता है। तभी एकदम से दिखाते हैं तानुन वहाँ पे रुकता नहीं, स्लैश मारने के बाद में वो अपनी तलवार को आगे लेके बढ़ता है और उसके बैरियर में अपनी तलवार को घुसेड़ देता है, जिस चीज को देखने के बाद में जिन त्यान हाउ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या हो रहा है। और तभी में दिखाते हैं जो उसकी तलवार का अटैक होता है उसके अंदर लायन की आइस फिनिक्स की आइस की पावर होती है, जो कि वहाँ पे उसको पूरी तरह जमा देती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बर्फ का पिलर बन जाता है। तानुन के इस तरह के अटैक से जिन त्यान हाउ थोड़ा घायल हो जाता है और वहाँ पे बैठा होता है और अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सामने तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो? तानुन उसकी ये बात सुन के उससे कहता है, क्यों?
और ये कहने के साथ में लायन का हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेता है और जिन तियान हाओ से कहता है ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सब मेरी बीवी के लिए है, मैं इसी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये कहने के बाद जिन तियान हाओ की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है अपने चैप्टर के अंत के लिए तैयार हो जाओ। तान्युन ये कहने के बाद में अपनी शैडो तलवार को उठाता है और जिन तियान हाओ के ऊपर स्लैश लगाने के लिए रेडी हो जाता है। जब जिन तियान हाओ ये देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है और दूसरे साइड में दिखाया जाता है पैट्रियार्च और एम्प्रेस के बीच में बहुत घमासान फाइट चल रही होती है। वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश लगा रहे होते हैं। जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं आपस में तभी दिखाते हैं जो एम्प्रेस होती है उस फाइट को बहुत मजे में एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी जब पैट्रियार्च अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पसीने निकलने लगते हैं और वो उसको देख के घबराते हुए कहते हैं क्या वो उसको मारने वाला है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं उसको मार डालूंगा। और इस बात को सोचते हुए वो एम्प्रेस के अटैक को वहां से डॉज करके अपने बेटे की तरफ आगे बढ़ के चिल्ला के कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? फिर हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च अपने पावर को यूज करते हुए तान्युन के पीछे अपने हाथ को स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बढ़ा रहे होते हैं। वो जैसे तान्युन के ऊपर छुपकर अटैक करने वाले ही होते हैं तभी दिखाते हैं एकदम से कोई अटैक आता है और उनके हाथों को वहां पे रोक देता है, जिस चीज को वो फील करके शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है वो कोई और नहीं होता है, एम्प्रेस होती है। वो अपनी पावर का यूज करके एकदम से उसके क्लोज आकर तान्युन को बचा लेती हैं, जिस चीज को महसूस करके जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा था। और इस बात को कहते हुए वो अपना एक क्लोन बना लेते हैं और वो तुरंत उस बॉडी के अलावा दूसरी बॉडी के थ्रू होते हुए वो अपने बेटे के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वहां बहुत रोने लगते हैं और अगले पल ही गुस्साते हुए कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो मेरे लिए सबसे प्यारा बेटा था मेरा, मैं तुमको इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकता। और दूसरे साइड में दिखाते हैं एम्प्रेस तान्युन के पास में आकर उसकी कमर में हाथ डाल के खड़ी होती है, जिसको देख के तान्युन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जब पैट्रियार्च ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उनके अंदर से बहुत डार्क कलर की मार्शल स्पिरिट निकलना स्टार्ट हो जाती है जो उतने एरिया को वहाँ पे कवर करने लगती है। तान्युन उस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है वहाँ पे क्या हो रहा है? एम्प्रेस उसको बताती है मुझे लगता है कि अभी अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। एम्प्रेस ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो पैट्रियार्च होते हैं वो अपने स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो उनकी मेंटिस स्पिरिट फॉर्म होती है वो सामने आ जाती है बॉडी के रूप में और तभी उसको देख के एम्प्रेस बोलते हैं इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, इसके अंदर से सीवर के उन लोगों की ऑरा निकल रही है। और ये कहने के साथ में जो उसके हाथ में भाला होता है वो तान्युन की तरफ फेंकते हुए हंस के कहती है लड़के स्ट्रांग बनने की राह पर चलना पड़ता है, आज तुम बहुत लकी हो। जो मैं करने वाली हूँ उस चीज को ध्यान से देखना, मुझे एक एडवांस मार्शल स्पिरिट टेक्निक का यूज करना होगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी पूरी की पूरी लुक्स को चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं। उनका लुक पहले से भी बहुत ज्यादा प्रिटी हो जाता है और वो अपने बलून के अंदर में से दोस्तों एक भयानक तलवार निकाल रही होती हैं और उनके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए वो आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देती हैं और जो मेंटिस होता है वो उनकी तरफ घूर के देख रहा होता है। एम्प्रेस उस मेंटिस की तरफ देखते हुए कहती है आपकी ताकत इतनी भी नहीं है, आप उस प्योर शील्ड को बनाए रखने के लिए दवाइयों का यूज कर रहे हैं लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो मेंटिस होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाते हैं वो कभी अपने हाथों से और तो कभी अपने पैरों से बहुत ढेर सारे स्लैश लगाता है और एम्प्रेस भी उस मेंटिस के सारे स्लैश को डॉज कर रही होती हैं और उस मेंटिस के सारे स्लैश को डॉज करते हुए वो एक गैप देखते हुए सीधे मेंटिस के मुंह पे एक लात मारती हैं और उस लात को मारते हुए रोल करते हुए पीछे की तरफ आ जाती हैं। और जब वो पीछे आती हैं तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करते हुए कहती हैं कॉस्टिक रेंस और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पे खूब ढेर सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं जिनके अंदर से बहुत ढेर सारे रेड कलर के भाला निकल आते हैं। जब मेंटिस उनके इस तरह की स्किल को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पे इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है ताकि उनके भाले उसके ऊपर ना लग जाएं। जब वो देखता है कि उनके भालों से वो नहीं बच सकता तभी वो अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर करते हुए बचने की कोशिश कर रहा होता है। जब एम्प्रेस देखती हैं कि ये अपने सर को बचा रहा है तभी वो उसकी तरफ घूर के देख के गुस्साते हुए कहती हैं ओहो, तुम इतने पावरफुल होने के बाद में भी आपने अभी तक अपने डरने की जो क्षमता होती है उसको बरकरार रखा है। इस बात को कहने के बाद में एम्प्रेस वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी एक दूसरी स्किल का यूज करती हैं।
एम्प्रेस ने जैसे ही अपनी स्किल का यूज करा होता है, जो मेंटिस अपने हाथों को यूज करते हुए अपने सर को बचा रहा होता है, उसके दोनों हाथों में बहुत ढेर सारी चेन आके लिपट जाती हैं, जिस चीज से वो अपने सर को डिफेंस नहीं कर पाता है। और तभी हमें दिखाते हैं जो एम्प्रेस के जितने भी भाले होते हैं वो सारे उस मेंटिस के ऊपर आके लग रहे होते हैं, पुम पुम पुम। उस मेंटिस की जो स्पिरिट सोल होती है जैसे गायब होती, पैट्रियार्च सामने आते हैं, लेकिन एम्प्रेस एकदम से एक गैप को देखने के साथ में ही वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए वहां पे एक स्लैश लगा देती हैं और पैट्रियार्च की गर्दन और कमर पे स्लैश लगाते हुए आगे निकल आती हैं। फिर एम्प्रेस पैट्रियार्च की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती हैं, तो तुम इसी का पीछा कर रहे थे, ये तो सच में बहुत कमजोर है। और ये कहने के साथ में वो अपने पुराने लुक में आने लगती हैं, जैसे कि वो पहले थी, हॉट एंड सेक्सी, और जितनी भी स्पिरिचुअल पावर उनके अगल बगल थी फॉर्म के रूप में वो सारी हटने लगती है। एम्प्रेस उस चीज को फील करते हुए ब्लश करके अपने मन में कहती है, धत तेरे की, मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर दिया यहाँ पर। और ये कहते हुए वो आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगती है। वो जैसे जमीन पे आकर नीचे टकराने वाली होती है, एकदम से दिखाते हैं तानून वहाँ पे आकर एम्प्रेस को गोद में कैच कर लेता है। एम्प्रेस तानून की गोद में आकर धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और उसको देखती हैं। तुम और उनको वहाँ पर तानयूनी, मतलब जो उसका फीमेल रूप था, अब बगल में तानयून, दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं। हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 32 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक रेसिडेंस। उस रेसिडेंस के मेन हॉल में, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा होता है, वहाँ के सिंहासन के ऊपर एम्प्रेस बैठी होती है और उनके सामने तान्यून और लायन दोनों आगे की तरफ बढ़ के जा रहे होते हैं। तभी एम्प्रेस उनसे कहती है, मार्शल स्पिरिट सच में सोल की ही सोच का एक अवतार है, और सच तो ये है कि सभी मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन केवल सेलेस्टियल मार्शल रैंक वाले ही पूरी बॉडी को आर्मर से कवर करने वाले बैटल आर्मर को बना सकते हैं। एक बार जब आप बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं, तभी आपने वास्तव में मार्शल स्पिरिट का यूज करना शुरू कर दिया है। जब एम्प्रेस ये बता रही होती है, तभी तान्यून अपने बारे में सोचता है कि मैं नॉर्मल और जो मेरा बैटल आर्मर है कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर एम्प्रेस उनसे कहती है, फैंटेसी लैंड में अतीत की समस्याओं के कारण हमने हमेशा लड़ाई को दबा दिया है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को मार्शल स्पिरिट्स का यूज करने की केवल बहुत कम ही समझ है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्यून अपना सर खुजलाते हुए उनसे कहता है, लेकिन मैं मार्शल स्पिरिट को क्यों प्रकट कर सकता हूँ। तान्यून की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसे चिल्ला के कहती है, क्या तुम मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट कर सकते हो। एम्प्रेस ने जैसे ही वहाँ पे चिल्लाया होता है, तभी लायन उनसे कहती है, हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से 2 बार देखा कि इसने मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट किया। लायन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस अपने सर को पकड़ लेती है और तभी अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, मैं कल एक बेवकूफों के तरीके दिखावा कर रही थी कि मेरे पास मार्शल आर्मर है। ये सोचने के बाद में एम्प्रेस वहाँ से खड़ी होकर तानून के पास आ जाती है और उससे कहती है, क्योंकि ये ऐसा ही है, बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो और लियो मार्शल स्पिरिट एकेडमी जाओ। वे आपको मार्शल स्पिरिट आर्मर का यूज करना सिखाएंगे। मैंने भी वहीं से ग्रेजुएट किया है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्यून लायन की तरफ देखने लगता है और लायन भी तान्यून की तरफ देख रही होती है और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे होते हैं और लायन ब्लश करने लगती है कि अब क्या करें। फिर तान्यून एम्प्रेस के सामने आकर उनसे कहता है, अच्छा तो ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम जाएंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है तान्यून वहाँ से लायन को लेके बाहर की तरफ जा रहा होता है, मतलब मार्शल स्पिरिट एकेडमी की तरफ, और एम्प्रेस उनको जाते हुए देख रही होती है। वो लोग जैसे ही वहाँ से चले गए होते हैं, तभी एम्प्रेस को एकदम से कुछ याद आता है और वो मन में गुस्साते हुए कहती हैं, अरे नहीं, मैं उस लड़की के बारे में पूछना तो भूल ही गई जो तान्यून की तरह दिखती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके 2 मार्शल स्वॉर्ड सेट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लायन के मॉम एंड डैड बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और उनसे कहता है, मास्टर, ये बहुत बुरा हुआ, दूसरी मिस ने एक लेटर छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो घर छोड़ रही हैं। लायन के फादर जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, क्योंकि अब तो उनको आदत सी हो चुकी है, जब देखो तब ये घर छोड़ के भाग जाती है। और उसकी मॉम भी कूल होकर एकदम चाय के मजे ले रही होती है। तभी लायन के फादर वहाँ पे चाय पीते हुए उससे कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम आज रात का खाना बनाना भूल जाओ। उनको इस तरह से कूल देखने के साथ में जो सर्वेंट होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, और अपने मन में सोचता है, ये कैसे माँ बाप हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक खुले आसमान पे आ जाता है जहाँ पे रात का सीन चल रहा होता है और तभी हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेंट हाउस लगा होता है और हमको पता चलता है उस टेंट के अंदर जंगल में मंगल करने के लिए लायन और तान्युन वहाँ पे आ गए होते हैं और लायन तान्युन के कांधे पे सर रखे होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसको देख के तान्युन कहता है, लायन क्या हमारे लिए लिंगवा को इस तरह से छोड़कर आ जाना क्या ठीक है? इस चीज को कहने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचते हुए थोड़ा उदास हो रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी साली खास तौर पर अकेले रहने से डरती है। अगर वह जानती है कि हमने उसे छोड़ दिया है तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे डांटेगी। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लिंगवा इस चीज को फील करने के साथ में वहाँ अकेले बैठी बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। तान्युन जब लायन के बारे में फिक्र कर रहा होता है तभी लायन तान्युन से ब्लश करते हुए कहती है, इस समय में देखा जाए तो लिंगवा लियो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मजबूत नहीं है और साथ ही और ये कहने के साथ में वो तान्युन का हाथ लेके एकदम क्लोज चिपक जाती है, अपने बलून चिपकाने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, हर कोई तान्युन को अपने पास रखना चाहता है तो क्या थोड़े समय के लिए मैं तान्युन के पास नहीं रह सकती? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसको देख के हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? फिर उसके पास आकर उससे कान में कहता है, लायन क्या आपको याद है पिछली बार जब हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, क्या आपको याद है कि आपने वहाँ पर मुझसे क्या वादा किया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, मुझे याद है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लायन ने वादा किया था कि वहाँ पे उन लोग को अगर तुमने मार दिया और बच गए तो जो तुम चाहोगे तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। जब तान्युन देखता है कि वहाँ से मुझको हरी झंडी मिल चुकी है तभी वो लायन का हाथ पकड़ के एकदम क्लोज ले आता है और अपनी छाती से लगा लेता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, मेरी बीवी आज पक्की तौर से चीजों को बर्बाद करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या हम लोग शुरू करें बाजा बाजी बजाना? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा ब्लश करने लगती है और साथ ही उसके बिल्कुल धुएं छूटने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिंगवा ब्लश करते हुए तान्युन के सामने आकर उससे कहती है, हाँ ठीक है तो बाजाबाजी शुरू कर सकते हो तुम। फिर हमें दिखाते हैं लायन के हाँ बोलने के साथ में ही वो दोनों आपस में किस करने के लिए अपने होठों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में। तान्युन जैसे उसको किस करने वाला होता है एकदम से उसके पेट में गल 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 होने स्टार्ट हो जाता है। तान्युन अपने पेट को इतना तरह बसते हुए देख के गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, ये तो बहुत बुरे टाइम पे साला ये हुआ। और दूसरे साइड में लायन वो भी शॉक्ड हो जाती है कि उसे एकदम से क्या हुआ। फिर तान्युन अपना पेट पकड़ते हुए मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि आज रात मुझको इनाम मिलने वाला है तो मैं पहले से इतना ढेर खाना नहीं खाता। मतलब दोस्तों उसको पॉटी लगाई होती है। तान्युन अपना पेट पकड़े हुए वहाँ से जाते हुए लायन से कहता है, लायन तुम मेरा इंतजार करो, बस मैं गोबर फेंकने जा रहा हूँ, गोबर फेंक के आता हूँ। और दोस्तों सच में ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। तान्युन ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं उस कैंप से बहुत तेजी रफ्तार में भागता हुआ हल्का होने के निकल जाता है। जब वो वहाँ से चला गया होता है तभी लायन अपने मन में सोचती है, फैमिली में बॉयफ्रेंड को कौन जानता है, वो केवल बकवास करना जानते हैं। जब तान्युन वहाँ से चला गया होता है तभी हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपनी छम्मक छल्लू लिंगवा को। लिंगवा वहाँ पे पेड़ के एक तने के ऊपर बैठी हुई बहुत ज्यादा इविल स्माइल दे के अपने मन में सोचती है, जीजा जी ये देखते हुए कि आपने और दीदी ने मुझे वहाँ पर छोड़ा है और मेरी परवाह भी नहीं की, तो इसलिए मेरे यहाँ पर होने पे मुझ पे दोष मत दीजिएगा। और इस चीज को सोचने के साथ में लिंगवा वो जो पेड़ के तने के ऊपर बैठी होती वहाँ से जंप लगा देती नीचे की ओर और वहाँ से कूदने के साथ में सीधे जमीन पे आ जाती है। और जमीन पे आने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंगवा ने एकदम हूबहू तान्युन की तरह अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करके शेप ले लिया होता है। अब वहाँ पे राल टपकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है दीदी मैं आ रही हूँ। और दोस्तों ऐसी अगर बहन किसी के पास हो तो बॉयफ्रेंड की जरूरत किसे। और ये कहने के साथ में लिंगवा को दिखाते हैं वो तान्युन का रूप लेके अपनी दीदी के पास आ जाती है। तभी लायन उसको देख के स्माइल करते हुए कहती है, अरे तान्युन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम पूरी तरह से हल्के नहीं हुए? लिंगवा उसकी तरफ देख के बड़े एटीट्यूड में कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बहुत तेज इंसान हूँ इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। लिंगवा ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है जब वो शर्माती है तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। मुझे खेद है जीजा जी, आपका ये पहली बार मेरा है। और इस बात को सोचने के साथ में लिंगवा अपनी दीदी के एकदम क्लोज आ जाती है और उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपने होठों को एकदम शेप में लाकर प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जिस चीज को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर दोस्तों हमको नहीं दिखाया जाता है लेकिन लिंगवा और लायन आपस में चुम्मा चाटी कर रही होती है। देख रहे हैं दोस्तों लेस्बियन बना रही है दोनों बहनें। और लग रहा है लायन वहाँ पे आंख बंद करके पप्पी ले रही है, तभी इसको पता नहीं चल रहा है कि सामने इसकी सिस्टर है।
और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तानुन वहां से आ रहा होता झूमता हुआ ले ला 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 ले ला 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 और तभी कहता है लायन तुम्हारा आदमी आ गया है। जब तान्युन टेंट का पर्दा हटाता है तो सामने देखने के बाद में उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता हाय दैया रे मैंने क्या देख लिया, मेरी बीबी दूसरे के साथ लगी हुई है। तभी तान्युन सामने देखता है अरे बाप रे सामने तो लेस्बियन बन रही है भाई साहब, एक लड़की दूसरी लड़की के चुम्मी चाटी करे पड़ी है। और तभी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है ये जो सीन चल रहा है ये देखने में इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों है। फिर तान्युन देखने के बाद में एकदम पगला जाता है दोस्तों, उसकी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है। और तभी वो चिल्ला के कहता है नहीं ये तो मेरी साली है इसने मेरी जगह लेने के बाद में मेरी बीबी के साथ पहले ही चुम्मा चाटी शुरू कर दी। और दोस्तों ऐसी साली दुश्मनों को भी ना मिले। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जो आत्मा होती शरीर छोड़ के ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी वो एकदम बेहोश होते हुए कहता है ये सब मेरे ही कर्म है, मेरी साली ने मेरे परिवार को चुरा लिया, क्या मेरा शादीशुदा जीवन खत्म हो गया है। और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको ट्रू मार्शल स्वार्ड सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी लिटिल फॉक्स बिल्डिंग टू बिल्डिंग वहाँ से जंप लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और वहाँ से उछल के आते हुए वो एक जगह पर लैंड करती है। वो जैसे ही वहाँ जमीन पे उतरती है तभी उतने में कोई चिल्ला के कहता है डीमन क्लैन के किसी सदस्य को ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट से क्या काम है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है और शॉक्ड हो जाती है। जब लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे लायन के फादर होते हैं जो उसके पीछे तलवार लेके खड़े होते हैं, जिसको देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी घबराते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा के कहती है मैं अपने मास्टर की पालतू पेट हूँ और मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपनी तलवार को नीचे कर लेते हैं और तभी उससे कहते हैं क्या मास्टर को ढूंढ रही हो? हाँ मेरे लॉर्ड, तान्युन ही मेरे बस एकमात्र मास्टर है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, एकदम झल्ला जाते हैं बुरी तरह से। और तभी गुस्साते हुए कहते हैं तान्युन कमीना, उसके पास मेरी बेटी है लेकिन क्या फिर भी वो ईमानदार नहीं बन सकता? वह इस समय फ्लैंडरिंग से बाहर है, अगर तुम मेरे सामने होते मैं तुमको आधा काट देता। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि पैट्रियार्च मेरे मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहे हैं, बिल्कुल भड़बड़ा रहे हैं बुरी तरह अंदर ही अंदर, तभी वो उनके आगे घुटने टेक देती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है पिछली बार मैं अपनी कायरता के कारण मास्टर की ओर से नहीं लड़ी, इस बार मुझे अपने मास्टर के लिए मरने में बहुत खुशी होगी, प्लीज मेरे को वहाँ जाने दीजिए। पैट्रियार्च लिटिल फॉक्स की इस तरह की ईमानदारी को देखने के बाद में वहाँ पे पिघल जाते हैं और तभी शांत हो जाते हैं। अपनी तलवार को अंदर म्यान में डालते हुए कहते हैं तुम यहाँ देर से आई हो, वे दिन में पहले ही लियू एकेडमी के लिए चले गए हैं। पैट्रियार्च ने जैसे ये बात को बताया होता है लिटिल फॉक्स को, लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके आगे बो करते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से तुरंत जंप लगाते हुए जिस तरह से आई थी उसी तरह से बिल्डिंग टू बिल्डिंग दोस्तों निकल जाती है। लिटिल फॉक्स की इस तरह की फीलिंग को देखने के बाद में पैट्रियार्च वहाँ पर राल टपकाने लगते हैं और वो फील करते हुए कहते हैं तान्युन मेरी बेटी और एक डीमन गर्ल के साथ में मजे करेगा। अरे तान्युन सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारे तरीके होती। जब पैट्रियार्च ये सब सोचने के बाद में थोड़े सुकून के पल बिताए रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, तभी उतने में उनकी वाइफ पीछे आकर उनको धम्म से एक घूंसा मारते हुए स्माइल करके कहती है तुम बदतमीज बुढ़े आदमी, तुम एक दिन भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, अब तुम राल टपकाते हुए क्या गंदा सोच रहे हो। पैट्रियार्च जब उसकी आवाज सुनते हैं और देखते कि पीछे तो मेरी बीबी है, उनके पसीने छूटने लगते हैं कि अब मैं इसको क्या बताऊं। और तभी वो घबराते हुए कहते हैं अरे मेरी जान तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और दोस्तों बीबी तो बीबी होती है, वो आदमी की रग रग से वाकिफ होती है। तभी वो पैट्रियार्च के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम इतने भी अच्छे आदमी नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तभी पैट्रियार्च चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात को समझो तो। क्या तुम मेरे सर पे मारना बंद कर सकती हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 33 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग अपने आगे लियू स्पिरिट मार्शल एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लिंगवा अपने जीजा जी की रात बर्बाद करने के बाद में बहुत खुश होती है और तभी वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहती है दीदी मैंने सुना है कि लियू एकेडमी सभी प्रकार के गिफ्टेड और टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करती है, ये एक बहुत बढ़िया ऑसम लैंड और हमारी सोच से भी अच्छी जगह होनी चाहिए।
तान्युन लिंगवा को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा के अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, टैलेंट्स को किसकी परवाह है, मुझे अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रदर्शित करना है। जब लाइन ये देखती है कि तान्युन का मूड थोड़ा ऑफ है, तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और दूसरे साइड में लिंगवा का हाथ भी पकड़ लेती है और वो हंसते हुए कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं तान्युन के परफॉर्मेंस के होने का वेट कर रही हूँ, चलो चलते हैं। और लिंगवा भी वहाँ पर खुशी के मारे चिल्ला के कहती है, लियू एकेडमी हम आ रहे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद एक टापू दिखाया जाता है छोटा सा, और वो जो होता है वो लियू आइलैंड होता है दोस्तों, जिसको दूसरी साइड से देखने के बाद में तान्युन चिल्ला के बोलता है, वो लियू एकेडमी कहाँ पर है। और जब तान्युन और लिंगवा दोनों के दोनों वहाँ एकेडमी को नहीं पाते तो वो बिल्कुल हदस जाते हैं, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और उनका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता दोस्तों। और तभी लिंगवा शॉक्ड होते हुए कहती है, आपने कहा था कि वो बहुत बढ़िया जगह है। और तभी तान्युन भी शॉक्ड होते हुए कहता है, और यहाँ पर जो युवा टैलेंट की बात हो रही थी वो सब कहाँ है। लिंगवा वहाँ पे एक झोपड़ी की तरफ देख के बहुत जरा गुस्साते हुए चिड़चिड़ा के कहती है, ये तो बस एक टूटी हुई बिल्डिंग है और ये इतनी कमजोर लग रही है कि एक लहर का झोंका आकर इसको गिरा देगा। जब लायन देखती है कि लिंगवा और तान्युन वहाँ पे उस चीज को देखने के बाद में बहुत जरा गुस्सा रहे होते हैं, तभी वो स्माइल करते हुए उनसे कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो अंदर चलते हैं और उनसे वहाँ पे जाके पूछते हैं कि यहाँ पर लियू एकेडमी कहाँ है। लायन की ये बात सुनने के बाद में वो छोटे से घर जो होता है उसके पास आ जाते हैं, उसके गेट पे खड़े होकर चिल्ला के कहते हैं, अरे हमको माफ करें लेकिन क्या यहाँ पर कोई है और हमको आप बता सकते हैं लियू एकेडमी कहाँ है। तान्युन जब ये देखता है कि आवाज लगाने के बाद में भी कोई नहीं आया है, तभी वो दरवाजे के अंदर धक्का दे के अंदर आते हुए कहता है, यहाँ पर जो कोई भी है मैं इस गेट को खोल रहा हूँ। तान्युन जैसे ही अंदर गेट खोल के आता है तो वहाँ पे खूब मस्त फीमेल एक्शन फिगर वाली एकदम लल्लन टॉप हॉट गर्ल वहाँ पे डॉल्स रखी होती हैं और साथ ही वहाँ पर हारम पैटर्न वाली बहुत ढेर सारी बुक्स रखी होती हैं, जिसको देखने के बाद में तान्युन बहुत सारा शॉक्ड हो जाता है कि ये सब क्या है। और दोस्तों ये वाला जो सीन है, इस सीन को बनाने में जो राइटर है उसने भी बहुत मेहनत करी होगी। देख सकते हैं आप कि उस चीज को देखने के बाद में तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों की हालत क्या हो जाती है। जब वो लोग उस चीज को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, तभी एकदम से एक पीछे से लड़की आती है और उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ कैसे आए। और जब वो देखती है कि इन लोग की तो उस जगह से निगाह एकदम हट ही नहीं पा रही है, तभी वो शर्माते हुए कहती है, क्या तुम लोग ऐसे ही किसी के कमरे के अंदर चले आते हो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जितनी भी वहाँ पे हॉट सेक्सी कॉमिक्स और साथ ही जो मस्त लल्लन टॉप जो डॉल्स रखी होती हैं, उनको वहाँ पे वो सेफ को बंद कर देती है और उनके सामने लायन, तान्युन और लिंगवा बैठे होते हैं। वो जो लड़की होती है उन लोग को सामने बैठा के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है और गुस्से में उनसे कहती है, तो तुम लोग यहाँ पे लियू एकेडमी में एडमिशन लेने आए हो और क्या सचमुच तुम लोग मेरे कलेक्शन को चुराना नहीं चाहते थे। उनको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तान्युन अपना लेटर आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता है, हाँ ऐसा हमारा करने का कोई इरादा नहीं है, ये हमारे लिए लियू एकेडमी में एम्प्रेस ने अपनी तरफ से एक एनरोलमेंट लेटर दिया है। उस लेटर को पढ़ने के बाद में वो जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है, ये तो सच में यान जियांग की राइटिंग है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जो उनको नहीं देखना चाहिए था। अगर वो लोग इसके बारे में एकेडमी में जाकर बकवास करते हैं तो मेरी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। फिर ये सब बातें सोचने के बाद में वो लड़की वहाँ पर गहरी सांस लेती है और फिर उनके लेटर को पढ़ने के बाद में उनसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं आपको लियू एकेडमी में ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत लेट में आए हो। लियू एकेडमी का जो एडमिशन टाइम था वो खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को वापस अगले साल आना चाहिए। उनकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे सैड होते हुए कहता है, क्या ये आप सच बोल रही हैं? लेकिन एम्प्रेस ने हमसे कहा था कि जब तक हमारे पास उनका एनरोलमेंट लेटर है तब तक हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप हमसे झूठ बोल रही हो। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो सामने लड़की बिल्कुल शांत फेस बनाते हुए उससे कहती है, आपसे झूठ बोलने से मेरे को क्या मिलेगा और आपको जल्दी वापस चले जाना चाहिए। तान्युन उस लड़की की बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, इरिटेट हो जाता है और तभी गुस्से में उससे कहता है, क्या मैं वापस चला जाऊं? ठीक है अगर ऐसी बात है तो। और ये कहने के साथ में वो लायन और लिंगवा को लेकर गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, हालांकि लियू एकेडमी के डोर कीपर अपने कमरे में किस तरह के और कितने गंदे गंदे टॉयज और कितनी गंदी गंदी किताबें हारम टाइप की अपने कमरे में रखी हुई हैं, मुझे आश्चर्य है कि इस आइलैंड पर ये कितने में बिकेगी। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो शॉक्ड हो जाती है
और उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती। एकेडमी की तुलना में अगर बाहरी लोगों को ये सब पता चला तो यह और भी बुरा होगा। मैं अपनी जॉब को नहीं खो सकती जिसने मुझे 30 सालों तक गलत रास्ते पर जाने से बचाया है। और ये सोचते हुए वो उसको आवाज देते हुए कहती है, अरे लड़के, तुम रुक जाओ, इस तरह से तुमको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ले जा सकती हूँ, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप एकेडमी में जाकर कोई भी बकवास नहीं करेंगे। तानियन उसकी तरफ देख के इविल स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझसे डील कर रही हो? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर उन लोगों को एक रूम में ले आती है जहाँ पर एक छोटा सा पूल टाइप बना होता है दोस्तों। अब वो लड़की वहाँ पे एक स्विच को दबाते हुए कहती है, दरअसल हमारी लिव एकेडमी समुद्र के अंदर है, आप इस दरवाजे को यूज करके वहाँ पर जा सकते हैं। अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। और ये कहने के साथ में ही वो लोग वहां से नीचे समुद्र की तरफ आ रहे होते हैं दोस्तों। और इस सीन को देखने के बाद में मेरे को मुआना मूवी की याद आ गई दोस्तों। जब वो लोग नीचे केकड़े वाले मॉन्स्टर के पास जा रहे होते तब भी ऐसा ही सीन दिख रहा था। वो लड़की उन लोग को वहां नीचे भेजने के बाद में बहुत इविल स्माइल देने लगती है और तभी वो अपने हाथ में तानियन का एनरोलमेंट लेटर लेने के साथ में इविल स्माइल देते हुए कहती है, आपके एनरोलमेंट लेटर के बिना मुझे आश्चर्य है कि आप वहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तानियन वहाँ पर उस फॉर्मेशन को यूज करते हुए लियो एकेडमी में आ जाता है, जिस चीज को देखते हुए लाइन बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी तानियन से कहती है, अच्छा तो ये है असली लियो एकेडमी। और लिंगवा भी उसको देखते हुए कहती है, अरे दीदी, ये तो सच में बहुत बड़ी एकेडमी है। तानियन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में उनसे कहता है, चलो फिर चलते हैं, जल्दी से हम लोग अपना एडमिशन करवाएं। तानियन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है जो उसको रोकते हुए कहता है, हे तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में तानियन उससे कहता है, मुझे लियो एकेडमी आने के लिए कहा गया था। और ये कहने के साथ में वो उसके आगे अपने एनरोलमेंट लेटर को बढ़ा रहा होता है। लेकिन हमें दिखाते हैं जो उसका एनरोलमेंट लेटर होता है वो तो वहाँ उस लड़की के पास रहता है और उस लड़की की एक बुक जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। मतलब दोस्तों वही लल्लन टॉप हॉट गर्ल वाली ब्यूटी वाली बुक, समझ सकते हैं आप लोग, जिसको देते हुए तानियन उससे कहता है, ये रहा मेरा रिकमेंडेशन लेटर। और वो गार्ड भी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। जब तानियन उस बुक को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दोस्तों फिर से उसका मुंह बंद नहीं हो पाता है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, ये क्या बकचोदी है। इस साइड में लाइन को दिखाते हैं, वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये बुक इसके पास क्यों है। जब वहाँ पे तानियन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है तभी वहाँ का गार्ड जो होता है उसकी तरफ घूर के चिल्ला के कहता है, ठीक है जाओ जाओ, लेकिन इतना शोर मचाना बंद करो, ये एक एकेडमी है, ये उन गंदी जगहों में से एक नहीं है, ऐसी बकवास करना बंद करो, तुम इसमें भाग लेने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और ये कहने के साथ में वो लिंगवा और लायन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा बहला जाता है। एकदम उसकी आंखों में रात की चांदनी, हुस्न की जवानी सब निकल आती है दोस्तों। और वो उनको देखते हुए कहता है, लेकिन तुम दोनों प्रिटी लेडीज, मैं आप दोनों को सीक्रेटली अंदर जाने दे सकता हूँ जब तक कि आप मुझे अंदर जाने के लिए कुछ और दे सकें। तानियन उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, तेरी माँ का पकौड़ा साले हरामखोर, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? जब वो गार्ड देखता है कि उन तीनों ने अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर लिया होता है तभी वो गुस्साते हुए कहता है, अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग मेरे साथ में क्या करना चाहते हो जो अपनी मार्शल स्पिरिट रिलीज कर दी? अगर दम है तो आओ। जब इस तरह का शोर होने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्टरबेंस होने लगता है। तभी एक लड़का वहाँ देखते हुए कहता है, अरे देखो वहाँ पर कोई परेशानी पैदा कर रहा है। और उस गार्ड के चिल्लाने के कारण वहाँ पे दूसरे गार्ड जो होते हैं वो भी आ गए होते हैं और वो गार्ड सारे तानियन की तरफ अपना भाला लेके आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं तभी धीरे आवाज में आपस में बात करने लगते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है? तभी एक लड़की कहती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदमाश स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक लड़का कहता है, लेकिन यहाँ पे ये औरतें क्यों हैं? उन लोग की फाइट जैसे स्टार्ट होने वाली होती तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं एक लल्लन टॉप एकदम रापचिक बनी गर्ल जो तानियन के ऊपर से जंप करते हुए आगे बढ़ रही होती है और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी लोग रुक जाओ। और तानियन भी उसको ऊपर से निकलते हुए उसके नीचे देख रहा होता है। हेलो गाइस, मैं ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 34 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल इसके अभी तक 34 एपिसोड
रिलीज हुए हैं, जिसमें से ये लास्ट एपिसोड है और इसके एपिसोड जैसे जैसे रिलीज होंगे वैसे वैसे मैं इसके अपडेट करता रहूंगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो बनी गर्ल वहाँ पे आने के साथ में ही उन गार्ड्स की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, तुम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। उनकी बात सुनने के बाद में गार्ड उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मैडम डीन, ये आदमी जबरदस्ती एकेडमी में घुसना चाहता है। गार्ड की ये बात सुनने के बाद में वो बनी गर्ल बोले तो मैडम डीन तानिन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन जैसा कि फोर्थ ने कहा, और इस बात को सोचने के साथ में वो तानिन को देख रही होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ के गार्ड को हाथ हिलाते हुए इशारा करके कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और इस आदमी को मुझ पे छोड़ दो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया इनाम दूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में गार्ड खुश होते हुए कहता है, अच्छा मैडम ठीक है, और हमारे साथ वाले बाके बिहारी को याद रखिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मिस डीन होती है वो तानियुन के एकदम क्लोज आ जाती हैं, एकदम उसके चेहरे के क्लोज आने के बाद कहती हैं, चलो फिर चलते हैं। तानियुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए बोलता है, लेकिन कहाँ चलते हैं। तानियुन ने जैसे ही ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों वो जो मिस डीन होती हैं उसको उड़ाते हुए वहाँ से ले जा रही होती हैं और उससे और उनके पीछे पीछे लिंगवा और लायन भी जा रही होती है उड़ते हुए। उनको देख के वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे उसको ऐसा देख कर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, मैं भी चाहता हूँ कि डीन मुझे ले जाकर अकेले में पूछताछ करे। तभी दूसरा कहता है, अरे क्या वो लियू एकेडमी की डीन है, ये पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा है। तभी तीसरा कहता है, अरे यार हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ पोन्स बुक खरीद लेते हैं और फिर अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि डीन हमको लेके जाती है कि नहीं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डीन अपने ऑफिस में तानियुन, लायुन और लिंगवा को लेके जा रही होती है। वहाँ पहुँचने से पहले डीन वहाँ पलटती है और तानियुन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, इसके आगे मैं तानियुन के साथ में अकेले बातचीत करना चाहूंगी, मुझे आप दोनों को बाहर इंतजार करने के लिए परेशान करना होगा। डीन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा उनकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में कहती है, हे क्या तुम दूसरी औरत नहीं हो जो मेरे जीजा जी में इंटरेस्ट रखती है, तुम मेरी बहन और मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो डीन होती है वहाँ पे हंसने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं, अरे ये छोटी लड़की किस बारे में बात कर रही है, मैं लियू एकेडमी की डीन हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन मुझे ऑर्डिनरी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चिंता मत करो क्यूट लिटिल गर्ल। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन वहाँ पे पानी पानी हो जाता है और तभी डीन फिर कहती है, और इसके अलावा ये वही है जो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन लिंगवा और लायन से बोलता है, लिंगवा लायन मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। जैसे कि दोस्तों किसी जंग में जा रहा है ऐसे बोल रहा है तो। और ये कहने के साथ में ही वो डीन के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों ये देखने में तो कसम से कहीं से डीन नहीं लग रही है, मस्त हॉट सेक्सी लल्लन टॉप एक नंबर यार। और तानियुन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सब जगह को देख रहा होता है। तभी तानियुन वहाँ पे अगल बगल देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये कैंपस सच में देखने में बहुत सुंदर है, सच में यार बेवकूफ है, इतनी मस्त लड़की सामने और कैंपस देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है डीन अपने ऑफिस में तानियुन को लेके चली आती हैं और अंदर आते हुए उससे कहती है, मिस्टर तानियुन प्लीज कुछ समय के लिए आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन स्माइल करते अपने मन में सोचता है, लियू एकेडमी की डीन उस चालबाज शैडो सरपेंट से अलग है, वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड एक औरत लगती है। फिर तानियुन वहाँ पे बैठा हुआ डीन का वेट करते हुए मन में सोचता है, इस बार आखिरकार मैं अपनी कंडीशन और उस ओल्ड लेजेंड के बारे में पूछ सकता हूँ। जब तानियुन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं डीन बगल से आते हुए कहती है, आपने बहुत समय तक इंतजार किया। जब तानियुन डीन की तरफ देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो ब्लश करते हुए कहता है, डीन आप। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानियुन क्यों वहाँ पे ब्लश कर रहा था, एकदम शॉक्ड हो गया था क्योंकि जब वहाँ पे डीन आती हैं तो वो अपना मेकओवर पूरा चेंज कर लिया होता है उन्होंने, मतलब जो कपड़े थे वो भी चेंज, बिल्कुल टाइट स्किनी कपड़े। और दोस्तों मेरे को तो कुछ अलग ही लग रहा है डीन के बारे में, वो कुछ अलग ही सोच रही तानियुन के लिए। अब वहाँ पे वो उसके लिए बिस्कुट और चाय ला के ब्लश करते हुए कहती है, तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो और तुमने बहुत परेशानियां झेली हैं, मैंने सही कहा ना मिस्टर तानियुन। जब तानियुन
तान्युन उसको देखने के बाद में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी दिखाते हैं तान्युन अपना मुंह फेर लेता है, मतलब दूसरे साइड कर लेता है, जिसको देखने के बाद में डीन उससे कहती है, तान्युन आपको क्या हुआ और आप देखने में इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हैं? डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है और कुछ भी नहीं, मैं आपके बलून को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। उसको ऐसे अनकंफर्टेबल होते हुए देख के डीन को दिखाते हैं, वो एक बड़ी प्यारी सी मस्त वाली स्माइल दे देती है दोस्तों। फिर उस प्लेट में से अपने हाथ में बिस्कुट रखती है और तान्युन की तरफ देते हुए उससे कहती है, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो आप बिस्किट क्यों नहीं खा लेते? और तान्युन उसकी ये बात सुन के अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए और उसको देख सकते हैं किस नजरों से देख रहा है साला, और उनसे कहता है, अच्छा ठीक है तो दे दो तुम। फिर तान्युन उन बिस्किट को लेने के साथ में बड़े चाव से खाना स्टार्ट कर देता है और खाते हुए कहता है, ये बिस्किट बहुत अमेजिंग है, सच में अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा नमकीन स्वाद है जो खत्म ना होने वाली चिपचिपी मिठाई की तरह स्वाद कर देता है, और मुझे इसे खाने के बाद में ऐसा महसूस होता है जैसे कि समुंदर की हवा मेरे चेहरे के सामने बह रही है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में डीन कप में उसको चाय देते हुए ब्लश करके कहती हैं, और दोस्तों कप ही देखना और कुछ मत देखना, अब आप शांति से चाय पी लीजिए और मुझे बताओ कि इस चाय का स्वाद कैसा है। और दोस्तों सच में ये चाय का स्वाद एकदम मस्त लल्लन टाप है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे ब्लश करके हंसते हुए कहता है, ये चाय तो बिल्कुल इंसानियत के लिए अमृत कहलाने के लायक है, ये इतनी बढ़िया है और ये मेरे मुंह में बहुत रेशमी और चिकना है, और इसमें बस एक चीज गलत है कि यह थोड़ा सा मोटा है और इसका फ्लेवर बहुत ही मैजिकल है। तान्युन की इस तरह की तारीफ सुनने के बाद में जो डीन होती है वो बिल्कुल आसमान में पहुंच चुकी होती है, वो ब्लश करने लगती है और तभी कहती है, क्या तुम ये बात सच में बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा ही बना है? फिर तान्युन अपना सख्त लौंडा इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, पिघला देता है सामने वाले को। डीन, मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ जानती हैं तो मैं नहीं जानता, तो क्या आप मेरे को 1000 साल पहले की कुछ बात बता सकती हैं? तान्युन ने जैसे ही 1000 साल पहले की बात को कुछ बोला होता है, दोस्तों में दिखाते हैं जो डीन होती है उसकी बॉडी पूरी सेंसेशन में हो जाती है, मतलब कांपने लगती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है वो, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग को संभालते हुए तान्युन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा के रोकते हुए कहती है, मिस्टर तान्युन प्लीज अब तुम रुक जाओ, मुझे कुछ होने लगा है, मेरे अंदर इस तरह के चेंजमेंट को देखते हुए आपको तुरंत एकेडमी की तरफ निकल जाना चाहिए। और दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कौन सी फीलिंग बाहर निकल रही है और ये तान्युन को बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है डीन वहाँ पे तान्युन की तरफ हाथ बढ़ा के उसको धक्का देते हुए उससे कहती हैं, तो ठीक है आप पहले अपने क्वार्टर में जाइए, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो हम इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तान्युन उसके इस तरह के चेंजमेंट को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि इनको एकदम से क्या हो गया। और ये कहते हुए दोस्तों हमें दिखाया जाता है डीन जो होती है तान्युन को जबरदस्ती धक्का देके अपने रूम से बाहर निकाल देती हैं, और तान्युन उनको इस तरह से करते हुए देख के उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं एकदम से डीन ने अपना गेट धम से बंद कर लिया होता है तान्युन के मुंह के सामने, और तान्युन वहाँ पे उनके गेट के सामने खड़े हुए उनसे कहता है, अरे मेरी बात सुनिए, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था वो समझो तो। लेकिन तब तक सब कुछ बंद हो चुका होता है। जब तान्युन देखता है कि अब डीन गेट नहीं खोलेंगे तो वहाँ से वो निकल आता है दोबारा अपनी बीबी और साली की तरफ, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है, ओहो जीजा जी आप वापस आ गए। फिर लाइन उससे कहती है, तान्युन डीन ने आपसे क्या कहा? लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, और तभी घबराते हुए लाइन से कहता है, हमारे पास तो बात करने के लिए भी समय नहीं था, मैंने कुछ वहाँ पर बिस्किट्स खाए और चाय पिया, लेकिन शायद डीन को कुछ करना था और फिर उसने मुझे लात मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। फिर तान्युन उनको एक की कार्ड देते हुए कहता है, ये हमारे एकेडमी के रूम का मेन की कार्ड है, डीन पहले हमें अपनी जगह को सही करने दे रही हैं। उस कार्ड को देखने के बाद में लाइन और लिंगवा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा था। लिंगवा जब उस की कार्ड को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी खुशी के मारे अपनी बहन के एकदम गले लग जाती है, एकदम बलून में घुस जाती है दोस्तों। अब मन में सोचती है, मेरा और दीदी का आई कार्ड एक ही है, इसका मतलब हम लोग साथ रहेंगे। उसको ऐसा करते हुए देख के जो लाइन होती है वो भी ब्लश करने लगती है। फिर लिंगवा अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि मुझे अपने बेवकूफ जीजा जी के साथ में रहने की जरूरत नहीं है। अब जब लिंगवा को इस तरह से चिपका हुआ देखता है लाइन के साथ में तो तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अब आप समझ ही सकते हैं वही फील कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, ये कबाब में हड्डी मेरे अच्छे खासी शादीशुदा जीवन को इसने बर्बाद कर दिया।
जब वो लोग इस तरह से आपस में सोच रहे होते हैं तभी दूसरी साइड में दिखाया जाता है जो हमारी डीन होती है, उनको कुछ हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उनके पसीने आ रहे होते हैं। तभी वो कहती हैं उसने उन्हें खा लिया, उसने उन बिस्कुट्स को खा लिया। और इस बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एकदम सातों आसमान पे पहुंच जाती है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है उसने मेरे बनाए हुए हनी बिस्किट्स को खा लिया। और फिर वहीं पे ब्लश करके हंसते हुए कहती है जैसा कि मैंने उस गॉड से उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही, और उसने मुझे लगभग अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया। या ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसकी बीबी इस रूम से बाहर थी। और इस बात को सोचते हुए हमें दिखाया जाता है तान्युन ने जिस कप से चाय पी होती है, डीन उस कप को उठा लेती है और अपने गालों में सहलाते हुए ब्लश करके कहती है मैं अब आगे देखती हूँ वास्तव में उसे खाने के लिए। अब दोस्तों क्या सस्पेंस खुलने वाला है मुझे भी नहीं मालूम। अभी आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने अपने क्वार्टर्स की रूम की कार्ड को मिलने के बाद में तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर लिंगवा उछलते हुए हंसते हुए लायन से कहती है वैसे मेरी सिस्टर ने सुना है कि लियू एकेडमी मेन लैंड पर सबसे पावरफुल यंग टैलेंट्स का घर है, तो ये वहाँ पर बहुत ज्यादा जीवंत और हलचल भरा होना चाहिए। लिंगवा की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करके स्माइल करके कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने ही ज्यादा युवा टैलेंट्स हैं, वह अभी भी एकेडमी में मुझे अपने एम्बिशंस को दिखाते हुए देखना चाहते हैं। तान्युन और लिंगवा को इस तरह से एक्साइटेड होते हुए देखकर जो लायन होती है वहाँ पर उन दोनों का हाथ पकड़ के हंसते हुए कहती है तो अगर ऐसी बात है तो मुझे तान्युन के परफॉर्मेंस का इंतजार करना होगा। चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। लिंगवा भी वहाँ पे नाचते हुए कहती है हाँ लियू एकेडमी जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी चलें। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको लियू एकेडमी दिखाया जाता है, जिस जगह को देखने के बाद में वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा औसम है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा एकेडमी होता है ये। और तभी तान्युन वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर एकेडमी को देखते हुए कहता है तो मेरा रूम यहाँ पर है। और वहाँ पर अपने रूम की बिल्डिंग को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये आर्किटेक्चरल स्टाइल सच में जेनेक्सियो की स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग है। और इस चीज को कहते हुए तभी हमें दिखाया जाए तान्युन का रूम। दोस्तों इतना बड़ा फील्ड होता है कि वहाँ पर पूरी एक शादी निपटा दी जाए। और तान्युन वहाँ पर अपने रूम के साइड आते हुए कहता है ओहो इतनी बड़ी जगह वो भी फ्री में दी गई है मेरे को। और इस बात को कहने के बाद में वो उस जगह से आते हुए अपने रूम के साइड आ जाता है और वहाँ पर अपने बेड और रूम की डेकोरेशन को देखने के बाद में फिर से हैरान होते हुए कहता है ये बिस्तर लायन के साथ सोने के लिए बिल्कुल मस्त है यार, यहाँ तो धक्का-पेल करने में मजा आ जाएगी। और इस चीज को कहते हुए उसे गेट पे एकदम से खटखट की आवाज आती है और वो पलट के देखते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि लायन मेरी वाइफ और लिंगवा मेरे साथ में रहने का सोच रहे हो और वो लोग मेरे साथ में यहाँ रहने के लिए आए हो। और इस चीज को कहने के बाद में वो सारी की सारी फीलिंग्स वो फील करने लगता है दोस्तों, और अपने हाथ को रब करते हुए कहता है ओहो लेकिन ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन यह सच है कि इतने बड़े घर में रहना बहुत अकेलापन महसूस कराता है। और इस चीज को कहने के बाद में तान्युन आगे की तरफ बढ़ते हुए खूब इतरा रहा होता है और इतराते हुए कहता है ओ मेरी बीबी तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ रहा है। और इसी तरह से तान्युन अपने सपनों में इतराते हुए सीधे जाता है और गेट को खोलते हुए ब्लश करके पप्पी देते हुए कहता है मेरी बीबी लायन, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा पति क्या चाहता है। और दोस्तों में दिखाया जाता है सामने लायन तो नहीं एक लायन खड़ा होता है, वो भी बहुत भैंसे जैसा। जैसे तान्युन अपने आंखें खोलने के बाद में उस छोटे गैंडे को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए चिल्ला के कहता है अरे तुम कौन हो। और तभी अचानक से दोस्तों वो जो मोटा गैंडा होता है वो वहाँ पर रोते हुए तान्युन के आगे आकर कहता है आप क्या तान्युन ग्रैंडपा है मेरे। तान्युन वहाँ पर उस गैंडे को इस तरह से रोते हुए देख के अपने मन में सोचता है यह छोटा मोटा लड़का कौन है, लेकिन कुछ भी कहो ये लड़का बहुत गोल है। जैसे तान्युन ने इस चीज के बारे में कहा होता है दोस्तों, तभी अचानक से वो लड़का वहाँ पे रोते हुए तान्युन को वहाँ पे गले से लगा लेता है और तान्युन वहाँ पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है अरे ग्रैंडपा, आखिर कौन ग्रैंडपा। और वो लड़का भी वहाँ पे तान्युन को कस के जकड़े हुए रोते हुए कहता है आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वाह क्या बात, आखिरकार मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिल ही गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं तियानजिन येपिन के कोर्टयार्ड में रह सकता हूँ। और तभी वहाँ पर वो तान्युन के आगे रोते हुए अपने नाक अपनी आंसू सारे उसके कपड़े में लगाते हुए गंदा करते हुए तान्युन से कहता है मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये कौन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरे ग्रैंडफादर हैं।
उस मोटे की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे बहुत सारा घबराने लगता है और तभी उससे चिल्ला के कहता है, अरे मोटे गेंडे हट यहाँ से, रुक जा पहले और मुझे सही से समझाओ कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा कैसे हूँ। तियानजिन येपिन का और ये सब का क्या मतलब है। और सबसे पहली बात बड़े कायदे से समझ लो, मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे घर के अंडे मेरी टांगों में रगड़ रहे हैं। तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों, वो वहाँ पे दूर हो जाता है और फिर उसको बताता है, तो ग्रैंडपा क्या आप अभी भी नहीं जानते, मेरा नाम युआन क्यू है और मैं युआन दातो का ग्रैंडसन हूँ और युआन दातो आपके ग्रैंडसन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप मेरे ग्रेट ग्रैंडपा हैं। और ये कहने के साथ में वो मोटा वहाँ पे तानुन की एक बहुत बड़ी फोटो उसके सामने निकाल के रख देता है और हंसते हुए उससे कहता है, ग्रैंडपा ये देखो, ये हमारे युआन फैमिली का नया इंडस्ट्रियल पोस्टर है। तानुन वहाँ पर अपनी इतनी बड़ी फोटो देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मोटा हंसते हुए कहता है, ये जो फोटो है, इस फोटो में ग्रेट ग्रैंडपा एक पेड़ की तरह जिंदा दिख रहे हैं और बिल्कुल ये तस्वीर जिंदा जैसी है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया ग्रैंडपा। तानुन अपनी इस तरह की फोटो को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा खिसिया जाता है, एकदम सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, युआन दातो और कियान बिंगलू, तुम दोनों छोटी बिल्ली की को मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखना जब मैं वापस आऊंगा तो आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा, इतनी लाठियां लगाऊंगा तुम्हारा पिछवाड़ा बंदर के तरीके लाल हो जाएगा। और ये कहने के बाद में दोस्तों तानुन वहाँ पर उस शील्ड और फोटो को तुरंत बंद कर देता है और सीधे उसको पकड़ के डस्टबिन के अंदर डालते हुए उससे कहता है, अब इस चीज का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी तीसरा व्यक्ति नहीं करना चाहिए, इसे अपने पास से निकालो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तानुन की बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कहने के बाद में तानुन वहाँ पे उस फोटो को डस्टबिन के अंदर डालने के बाद अपने हाथों को झाड़ते हुए आगे बढ़ के कहता है, वैसे आपने अभी जिस तियानबी येपिन हाउस के बारे में बताया है, उससे आपका कहने का मतलब क्या है। क्या ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तानुन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों वहाँ पर तानुन के घर के बारे में बताते हुए कहता है, मेरी बात को समझिए, इस प्रकार ग्रैंडपा लियो का कॉलेज के स्टूडेंट के रहने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के आंगन हैं और जो घर सबसे ज्यादा सिंपल है उन्हें दातोंग बंगले से लेके सबसे शानदार एम्परर के नंबर 1 अलग अलग लेवल के रूम है। फिर वो तानुन के रूम के बारे में बताता है, कॉलेज में एक बड़ा योगदान देने के अलावा कॉलेज 3 मेन ग्रेड की रैंकिंग सीटों के आधार पर रहने वाले स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकेशंस पर निर्धारित करेगा। और दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी बकचोदी करने के बाद में वो मोटा वहाँ पे हंसते हुए तानुन से कहता है, मैंने लियो एकेडमी में आने के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन को डोनेट किया है और मैं बस तियानजी के 4th ग्रेड हाउस के किनारे तक ही पहुँच पाया, लेकिन जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर आए वे सीधे एम्परर के 1st ग्रेड के रूम में पहुँच गए। मोटे की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, वैसे ये प्रिंसिपल मेरे लिए इतना खास क्यों कर रही है। अगली बार जब हम मिले तो मुझे उससे स्पष्ट पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। तानुन इस चीज को सोचने के बाद में उस मोटे से पूछता है, वैसे क्या तुम जानते हो कि लड़कियों के रहने की जगह कहाँ है। और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है, ये घर अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा है, अगर मैं लायन और लिंगवा को ले आऊं तो हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद में वो मोटा अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने अपने ग्रैंडपा से उम्मीद की थी, उन्हें लड़कियों के पास जाना पड़ा। स्कूल के पहले दिन सोने के लिए वो लड़कियों की जगह ढूंढ रहे हैं। और इस बात को सोचने के बाद में वो तानुन से कहता है, ग्रैंडपा मेरे साथ आइए, जहाँ पर लड़कियां रहती हैं उस तरफ चलते हैं हम लोग। और मैंने इस चीज की बहुत अच्छे से जाँच की है कि वो लोग कहाँ रहती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक झरने को दिखाया जाता है और वो मोटा तानुन को लेके ऐसी झरने वाली जगह से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडपा लियो कॉलेज के जो टीचर हैं वो सब अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि जैन सखियों में हमारी स्वॉर्ड मैंशन से अलग टीचिंग होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोटा और आगे की तरफ जाते हुए तानुन से कहता है, ये एक एकेडमिक सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कि उन लोगों ने इस जगह को बनाया था और यह हजारों सालों से अभी तक अस्तित्व में है और यहाँ का जो एंट्रेंस होता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो एक जगह को दिखाते हुए तानुन से कहता है, ग्रेट ग्रैंडपा वो बिल्डिंग देखिए, वो लड़कियों के रहने की जगह है। और जब तानुन उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो अपना मोटा धीरे से तानुन से कहता है, हाँ ये सही है ग्रैंडपा, और मैंने सुना है कि आज 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं, एक लड़की बड़ी है तो एक लड़की छोटी है। और इस बात को कहने के बाद में वो उनके बारे में सोचते हुए बिल्कुल इतराने लगता है और फिर तानुन से कहता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज आपसे मिला। और तभी हमें दिखाया जाता है तानुन वहाँ पर आगे जब बढ़ रहा होता है तो एक बालकनी पे कुछ लड़कियां आपस में बहस कर रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है, क्या वहाँ पर वो मेरी पत्नी लाओयिन है। और इस बात को फील करने के बाद में तानुन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका ऑरा रिलीज होने लगता है और वो मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को छूने की। जब तानुन वहाँ पे मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है तभी वो मोटा उससे कहता है, क्यों ग्रैंडपा, बस मुझे जो कहना है उसे सुनो।
लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। लाविन के वहाँ पर कोई कह रहा होता है तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना होगा। फिर दूसरा कोई कहता है मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि आपके पास बर्फ स्टाइल की सबसे मजबूत मार्शल स्पिरिट है। दूसरी लड़कियों की बात सुनने के बाद में लाविन उनसे कहती है सीनियर सिस्टर मुझे खेद है, मुझे इस चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। लाविन की बात सुनने के बाद में जो सामने लड़की खड़ी होती है दोस्तों, वो वहाँ पे लाविन से बड़ी रंगबाजी में कहती है अब तुम्हें सोचने के लिए क्या समय चाहिए, तुम बस हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ। लेकिन तभी दिखाते हैं अपनी पत्नी का भक्त बोले तो तानियुन वहाँ पे गुस्से में उस लड़की के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और लाविन के साथ में इस तरह से रंगबाजी से बात करते हुए देखकर तानियुन वहाँ पे गुस्से के कारण सीधे उसको वहाँ पे गिरा लेता है और उसके पैर को पकड़ के एंगर लॉक लगाते हुए कहता है तुम कमीनी कहाँ से आई हो। तानियुन के इस तरह से एंगर लॉक लगाने के कारण उस लड़की की बुरी तरह फट चुकी होती है दोस्तों और वो वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ पे तानियुन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को इस तरह से बुली करने की, और कोई भी उसके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तानियुन वहाँ पर उस लड़की के एंगल लॉक लगाए होता है तभी लाविन उसके सामने आते हुए उससे कहती है तानियुन वो हमारी एक सीनियर सिस्टर है, कोई लड़का नहीं है, तुम उनको इस तरह से कैसे जकड़ सकते हो। लाविन की बात सुनने के बाद में दोस्तों तानियुन की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो सोचा था कि लड़का है ये। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते हैं और कोई आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं तानियुन का सबसे पुराना माल बोले तो बचपन का प्यार जिससे इसकी शादी हुई थी दोस्तों, ये वही होती है जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि इसके ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा करने के कारण इसका रूप रंग पूरा बदल जाता है। और वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और गार्ड से कहती है प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या ये लियो कॉलेज है। गार्ड इतनी खूबसूरत लौंडे को देखने के बाद में बिल्कुल इतरा जाते हैं दोस्तों, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और एक गार्ड इतराते हुए कहता है हाँ मेरी लिटिल सिस्टर ये लियो एकेडमी ही है। दूसरा गार्ड उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है क्या तुमको किसी चीज की जरूरत है, क्या मैं तुम्हें दूं। गार्ड की इस तरह की बातें सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है दोस्तों, इसका नाम मैं भूल गया तो प्लीज अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखवाया है। इतनी मासूम खूबसूरत और पटाखा माल देखने के बाद में उन तीनों गार्ड का मन एकदम डोल गया होता है और वो तीनों गार्ड ब्लश करते हुए आगे बढ़कर उससे कहते हैं लिटिल सिस्टर तुम इतना घबराओ मत, हम गर्मजोशी से भरे बहुत दोस्ताना गार्ड हैं। तभी दूसरा गार्ड भी ब्लश करते हुए आगे बढ़ के कहता है हाँ अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो सीधे मुझे आप बताओ। उन गार्ड को इस तरह से हाथ आगे बढ़ा के अपनी तरफ आते हुए देखकर वो जो तानियुन की वाइफ होती है दोस्तों, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए कहती है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की की बात सुनने के बाद में जो एक गार्ड होता है दोस्तों, उसका हवस तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया होता है। वो वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए ब्लेस करके सिंघम का पंजे वाला पोज बना के दोस्तों आगे की तरफ बढ़ के कहता है क्या ऐसा करना अलाउ नहीं है। जूनियर सिस्टर मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तानियुन की वाइफ जब उनको इस तरह से क्लोज आते हुए देखती है दोस्तों, तभी उसकी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लगती है और वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तीनों के तीनों गार्ड एकदम से झटके से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और पीछे गिरने के बाद में उसकी एनर्जी के कारण खाली उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे डर के भागते हुए कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और गार्ड के पास जाकर बड़े मासूम तरीके से अपने हाथ को बढ़ाकर कहती है क्या तुम सभी लोग ठीक हो, वैसे मेरी एबिलिटी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। गार्ड जब उस लड़की को देख रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है और वो सारे के सारे गार्ड वहाँ पे कांपने लगते हैं। और एक गार्ड घबराते हुए कहता है इसका मतलब आप अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं रख सकती हैं और आप जब चाहें तब हमें इस तरह से फेंक सकती हैं। तीसरा गार्ड तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है अरे नहीं ये तो एक डेविल है, जाहिर तौर पर वो बहुत ज्यादा मासूम लग रही है लेकिन नहीं वो एक डेविल है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों उन तीनों के वहाँ पसीने आ रहे होते हैं और वो तीनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी अचानक से वो गार्ड कुछ प्लानिंग करने के साथ में बहुत ज्यादा स्पीड में वहां से भागते हुए चिल्ला के कहते हैं बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन तभी दिखाते हैं दोस्तों वो तीनों के तीनों गार्ड इतना ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए एकदम से गिर जाते हैं और घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं हमें माफ कर दो, हम फिर कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। और दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रेशर बन रहा होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं ये डीन होती हैं दोस्तों, बनी डीन बोलते हैं। और वो वहाँ पर उन गार्ड से पूछती हैं तुम तीनों घोस्ट का नाम क्या है और जी तुम दरवाजे पर क्यों नहीं गए, इसके बजाय एकेडमी में इधर उधर भाग रहे हो।
वो गार्ड वहाँ पर डीन को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उनके पैर पकड़ के एक गार्ड चिल्ला के कहता है, डीन प्लीज हमारी मदद करो, ये लड़कियां सच में बहुत ज्यादा भयानक होती हैं। दूसरा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ अब इस धरती में हम किस बारे में बात करेंगे। उन गार्ड्स की ऐसी हालत देखने के बाद में डीन वहाँ पर उनसे कहती है, वैसे इन सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ, मुझे बस तुमसे कुछ लेना देना है, इसलिए मेरे साथ आओ। और इस चीज को कहने के साथ नहीं, वो तान्युन की जो पहली वाइफ होती है दोस्तों, उसको अपने साथ आगे ले जा रही होती है। और तभी वो वहां पर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या इन गार्ड्स के लिए इतना ज्यादा जेंटलमैन होना ठीक है? एक तो उनकी फाड़ दी बुरी तरीके से, अब इसको समझ में भी नहीं आ रहा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे लायुन ने तान्युन को बताया होता है कि तान्युन इसे रोको अभी, क्योंकि वो हमारी सीनियर सिस्टर है और ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाला कोई बुरा आदमी नहीं है। तान्युन इस बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीना आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए उस लड़की की तरफ देख के कहता है, अरे आखिर वो एक लड़की क्यों हो सकती है? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्सा के कहती है, आखिर मैं एक लड़की क्यों नहीं हो सकती? और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तान्युन झटके से पीछे जाके उससे माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा करने के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे लगा कि लायन को आप धमकी दे रही हैं और मुझे देखने में आपका फिगर बिल्कुल लड़कों की तरह दिखता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, वो वहाँ पे तान्युन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो सीनियर सिस्टर और ज्यादा गुस्सा ना जाए, तो इस चीज को देखते हुए लायन उसके पास आकर उसको ग्रीट करते हुए उससे कहती है, सीनियर सिस्टर वो मेरे हस्बैंड है, उसने बस यहाँ पर गलत समझ लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लायन जब वहाँ पे उसको झुक के ग्रीट कर रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर होती है लायन के बलून को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, तुम्हें माफी मांगना है तो बस माफी मांगो ना, तुम ऐसे अपने बलून क्यों दिखा रही हो? इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। और फिर वहाँ पे गुस्साते हुए लायन से कहती है, गलत फहमी क्या है? क्या वो गलत समझते हैं कि मैं एक लड़का हूँ? सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन के वहाँ पसीना आने लगते हैं और वो सीनियर सिस्टर की चेस्ट की तरफ देख के घबराते हुए कहती है, वो मैं आपको कैसे कहूँ? सीनियर सिस्टर उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्साने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मुझे ज्यादा समझाने वाली बातें पेलना बंद करो और तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझती हो। और ये कहने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे मुंह फुला लेती है और लायन की तरफ देख के अपने मन में सोचती है, क्या कोई इनमें से एक भी मेरी इस बात को नहीं समझ सकता? और जब सीनियर सिस्टर इस चीज के बारे में कही रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है लायन के बगल में उसकी सिस्टर लिंगवा आके खड़ी हो जाती है। और लिंगवा के भी बलून दोस्तों इस लड़की से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में सीनियर सिस्टर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरे से ये छोटी है लेकिन इसके बलून अभी से मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। और जैसा कि हमें लिंगवा के बारे में मालूम है दोस्तों, वो किसी की भी मौज लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट पाती है। और वहाँ पर उसको इस तरह से घूरते हुए देखकर सीनियर सिस्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या बात है, आप इस तरह से मेरे को क्या देख रही हैं? क्या मेरे बड़े और बहुत बड़े हैं क्या? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, उसकी तो एकदम फायर हो चुकी होती बुरी तरह से, उसके आग जलने लगती है अंदर ही अंदर। और वो गुस्साते हुए लिंगवा की तरफ देख के कहती है, तुम सभी लोग मुझे तंग कर रहे हो। और सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे उसकी और मौज लेते हुए वहाँ पे हंसने लगती है। और दोस्तों ये कंडीशन सच में बहुत ज्यादा फनी होती है। सीनियर सिस्टर की इस तरह से मौज लेते हुए जो तान्युन होता है वहाँ पे बीच में आ जाता है ताकि और बवाल बढ़ ना सके। और वो वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, तो ठीक है सीनियर सिस्टर, क्या हम पहले यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़कने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में डुएल करना चाहती हूँ। और दोस्तों डुएल का दूसरा मतलब मत निकाल लेना आप लोग, अगर तुम फाइट में हारते हो तो तुम्हारी वाइफ को हमारे गिल्ड के साथ में जुड़ना होगा। लायन इसकी ये बात सुनने के बाद में सर को खुजलाते हुए कहती है, आप तो हमारे जैसे नए स्टूडेंट के साथ में फर्जी गर्माहट भरा माहौल बना रही है सीनियर सिस्टर, और हमें अभी भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। लायन की बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, आपको अपने गिल्ड में होने के लिए इनवाइट करना आपके लिए सम्मान की बात है, तो आप इस चीज के लिए तारीफ क्यों नहीं करती? या तो मेरे साथ जुड़ो या मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ में आए हुए लोग जब वहाँ पे सीनियर सिस्टर की बात सुनते हैं तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ ये ठीक है, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा कर लिया? एक डुएल बिल्कुल सही है, मैंने और तान्युन ने इसे ले लिया है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगी। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, हालांकि मैं अपनी बीबी को बेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहता, और अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी? तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, इस कॉलेज के 3rd ईयर की मैं चीफ हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऐसे बेकार से इंसान से हार जाऊंगी? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या प्रपोज है? बस क्या करना है मुझे बताओ। सीनियर सिस्टर की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, इस बात को मैं आपको तब बताऊंगा अगर आप इस गेम को हार जाती हैं,
फिर सीनियर सिस्टर के सामने आते हुए उनसे कहता है, बात कुछ ऐसी है, हमने अभी भी इस स्कूल में एंटर किया है, इसलिए जब हम स्कूल में होते हैं तो तुम मेरी साली बन सकती हो और एक अच्छे जोड़े के रूप में मेरी डेली लाइफ में मेरी देखभाल कर सकती हो। तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद करते हुए कहती है, तुम हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर अपने आप को शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, मैं तुझे इतना मारूंगी तेरी गोटियां सुझा दूंगी। वहाँ की ये सब बातें सुनने के बाद में जो वहाँ की जनता खड़ी होती है दोस्तों, जिनको बवाल देखने में बड़ा मजा आता है, दूर से आपस में बात करते हुए कहती है, हाँ हाँ सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया सब। जो हमारी सीनियर सिस्टर मैनलिंग है वो 3rd ग्रेड की 3rd सीट में है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में एक और लड़का कहता है, उस नए लड़के को देखो, वो सीनियर सिस्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का साहस क्यों करेगा। चलो ठीक है, जो भी होता है हमें उससे क्या, हमें तो देखने में खूब मजा आने वाला है। तो ठीक है, चैलेंजिंग ग्राउंड की तरफ जल्दी चलते हैं। अगर हम लोग देर से जाएंगे तो मजा नहीं देख पाएंगे, तो जल्दी चलो शो देखने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है चैलेंजिंग ग्राउंड, जहाँ पर दोस्तों फाइट होती है। वहाँ पे एक साइड में सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे साइड में अपना ठरकी लौंडा तान्युन खड़ा होता है। मैंगलिंग वहाँ पे तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खूब बढ़िया लेसन सिखाने वाली हूँ कि अपने सीनियर का सम्मान कैसे करा जाता है। और इस चीज को कहने के बाद में जो सीनियर सिस्टर मैनलिंग होती हैं, वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड को अपेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर मैनलिंग मार्शल सोल आर्मर। तान्युन जब वहाँ पे मैनलिंग के सोल स्पिरिट को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वहाँ पर हंसते हुए कहता है, आपके कपड़े तो सच में जैसे नौकरानी पहनती हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। तान्युन की बात सुनने के बाद में जो मैनलिंग होती है वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तान्युन की तरफ हाथ बढ़ाकर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम पहली बार वुहान आर्मर देख रहे हो। ये मैं कैसे भूल गई। जिन लोगों ने अभी अभी ल्यू कॉलेज में एंटर किया है वे केवल बेसिक नॉलेज के बारे में ही जानते होंगे। और इस चीज को बोलने के बाद में वो फिर तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तान्युन तुम पक्के तौर पर आज हारोगे। अगर तुम प्रशंसा पाना नहीं चाहते तो बस नीचे उतरो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि मेरी तरह मार्शल सोल आर्मर को कैसे अवेक किया जाए। तान्युन उसकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है सीनियर सिस्टर, और मुझे इस तरह के बहुत ज्यादा कहे जाने वाले मार्शल सोल आर्मर के बारे में पहले से पता है। तान्युन की बात सुनने के बाद में मैनलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, बकवास करने की भी कोई हद होती है बेवकूफ। मैनलिंग ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी दिखाते तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने स्पिरिचुअल आर्मर को वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी स्कूल में एंटर किया है इसलिए मैं इतना अहंकारी नहीं होना चाहता था। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ को झटकते हुए अपनी मार्शल स्पीड को वहाँ पे अपेयर करते हुए कहता है, लेकिन मेरी ताकत इसकी परमिशन नहीं देती। तान्युन को इस तरह से अपने स्पिरिचुअल आर्मर को एक्टिवेट करते हुए देखकर जो मैनलिंग होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये बच्चा सच में मार्शल आर्ट आर्मर का यूज करना जानता है। और दूसरे साइड में जो पवेलियन में बैठे हुए लोग होते हैं दोस्तों, उनके तो वहाँ मुंह से थूक निकल आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहता है, अरे उसकी बकवास मत सुनो, ये कैसे हो सकता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में उसका साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंट मार्शल पावर नॉर्मल मार्शल स्पिरिट की लिमिट को पार कर गई है। उन सब की ये सारी बातें सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मार्शल स्पिरिट अवेक। और उसने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता दोस्तों, जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि तान्युन की जो मार्शल स्पिरिट है वो किंग लेवल की है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जहाँ पे तान्युन ने अपनी पावर को रिलीज करा होता है वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है। और इसी के साथ में हमारे हीरो तान्युन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और तान्युन वहाँ पर अपने हीरो वाले रापचिक फॉर्म में आने के बाद में स्माइल करते हुए मैंगलिंग से कहता है, तो मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ ना, तुम तो बस एक नौकरानी हो। तान्युन की मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद में मैंगलिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। क्या ये व्यक्ति सच में अपने आर्मर को पूरी तरह से पहन सकता है। और इस बात को सोचने के बाद में वो तान्युन की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर इस बच्चे की पहचान क्या है। और तभी वहाँ पर ये कहने के बाद में जो मैंगलिंग होती है वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट के प्रेशर को रिलीज करते हुए तान्युन से कहती है, हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप एक जीनियस डिसाइपल हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपने आर्मर को अवेक किया तो मुझे बाल बाल बचने का एक्सपीरियंस हुआ था और ये ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप जैसे शराबी से तुलना की जा सके। और ये मेरे मार्शल स्पिरिट का झटका आपके और मेरे बीच का जो गैप है वो आपको समझा देगा। जैसे मैंगलिन ने इस चीज के लिए कहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन की तरफ मैंगलिन का एक स्पिरिचुअल अटैक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे वो अटैक तान्युन के ऊपर लगने वाला होता है, अपना रापचिक लौंडा वहाँ पे तुरंत जंप लगाते हुए उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है।
लेकिन जब मैगलिन देखती है वहाँ पे कि तानुन ने वहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर लिया है, तो मैगलिन दोबारा से अपने हाथों में एक और स्पिरिचुअल अटैक को रेडी करते हुए तानुन से कहती है, इंसान हवा में इतना फ्रीडम नहीं घूम सकते हैं, क्या तुम भूल चुके हो? और मैगलिन ने जैसे वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज किया होता है, तभी अचानक से जमीन के नीचे से बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल स्पाइक तानुन को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी मैगलिन वहां पे कहती है, तियानलिंग का वहां पे पीछा करो। जब तानुन अपना हवा में होता है और वो देखता है कि नीचे से बहुत ढेर सारे स्पाइक उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हवा में वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत उसके स्पाइक से साइड में चला जाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, इतना रेज देने के लिए आपका थैंक यू। और साइड में जाने के बाद में तुरंत वो जंप लगाता है वहां से और सीधे मैगलिन के ऊपर अपनी ब्लैक फायर शॉट से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद में मैगलिन वहां पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी में दिखाया जाता है तानुन का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है, उसकी ब्लैक शेडो शॉट सीधे मैगलिन के गर्दन के पास पहुंच रही होती है। और उसकी इतनी स्पीड वाले अटैक को देखने के बाद में मैगलिन वहां पे घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, इस लड़के की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से तानुन के उस अटैक से मैगलिन वहां पे बचते हुए अपने आप को पीछे ले जाती है और पीछे जाते हुए तानुन की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मैं अभी लगभग मारी गई थी और इसका मतलब है कि मैं आपसे नजदीक की लड़ाई में नहीं लड़ सकती और मुझे उससे दूरी बना कर रखनी होगी। मैगलिन को इस तरह से अपने पास से भागते हुए देखकर तानुन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओहो क्या बात है सीनियर सिस्टर, क्या आपने मुझे कुछ कमी नहीं दिखा दी? और मैंने तो अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैगलिन को वहाँ पे छेड़ने के बाद में तानुन उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है, इस लड़की की मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, चलो फिर देखते हैं क्या मुझे इसको कॉपी करने का मौका मिल सकता है। तानुन जब इस तरह से स्माइल करते अपने मन में सोच रहा होता है, तभी दूसरे साइड में हमें मैगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर गुस्साते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देती है तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर वहां पर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्योंकि इस लड़के की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, तो मुझे इससे लड़ने के लिए इसकी स्पीड पे कंट्रोल मिलाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और इस बात को कहने के बाद में मैगलिन वहां पे जंप कर देती है और उसके पास जो भी मार्शल स्पिरिट होती है टेंटिकल्स वाली दोस्तों, और पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कपड़े है कि टेंटिकल्स, वो सीधे तानुन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तानुन जब वहां पे देखता है तो मैगलिन के स्पाइक होते हैं दोस्तों, वो वहां पे चारों तरफ से तानुन को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक ट्रैप में बंद कर लेते हैं। और जिस चीज को तानुन देखने के बाद में सोचता है, अच्छा तो ये मुझे फंसाने की सोच रही है। तानुन को वहां पे फंसाने के बाद में मैगलिन उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचती है, इस तरह से उसके पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां वो बच के भाग सकता है। और इस बात को सोचने के बाद में जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है दोस्तों, जिसने तानुन को वहां पे जाल में फंसा के रखा होता है, मैगलिन वहां पे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, चलो ठीक है तो इसे पकड़ लेते हैं, मुझे देखने दो कि तुम इस समय मुझ पर चिल्ला रहे हो कि नहीं। सीनियर सिस्टर आपको सिखाएगी कि आपके सीनियर होने का मतलब क्या होता है। तानुन जब वहां पर उस वेब को अपनी तरफ खींचते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वहां पर वो ट्रैप में बुरी तरह फंस गया है और वो शॉक्ड हो जाता है इस चीज को देख के। और तभी अचानक से जितने भी मैगलिन ने वहां पे स्पाइक्स भेजे होते हैं जिसने कि उसको पूरी तरह से ट्रैप में फंसा लिए होते हैं, वो सारे के सारे स्पाइक्स अपनी दूरी को कम करते हुए तानुन की तरफ क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तानुन देखता है कि वहां पे वो पूरी तरह फंस गया है, तभी वो आखिरी पल में उस ट्रैप को देखते हुए कहता है, तो चलो ठीक है, अपनी ट्रिक को आजमाने का समय आ गया है। और इस बात को कहने के साथ में तानुन के पास जो ब्लैक शेडो तलवार होती है दोस्तों, उसमें वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहां पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगले पल में दिखाया जाता है मैगलिन ने जिस तरह से तानुन को ट्रैप में फंसा के रखा होता है, वो एक बॉल का शेप का होता है दोस्तों। और तानुन वहां पर अपनी एक स्किल को यूज करते हुए चिल्ला के कहता है, एसेंट्रल मून स्लैश इन द स्काई। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो उसका बॉल वाला ट्रैप होता है वो पूरी तरह से वहां पे कटने लगता है तानुन के सिर्फ अटैक के कारण, जिसका इम्पैक्ट वहां पे दूर दूर तक दिखाई दे रहा होता है। और मैगलिन जब देखती है कि उसका इतना हाई पावर का ट्रैप तानुन ने सिर्फ एक स्लैश में काट दिया, तो इस चीज को देखने के बाद में उसके वहां पसीने आ रहे होते हैं और वो घबराते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है। आगे एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है मैगलिन के ट्रैप बॉल स्किल को एक अटैक में काटने के बाद में तानुन वहां पे उसके सामने आ जाता है और मैगलिन की हालत तानुन के एक अटैक के कारण बुरी तरह खराब हो चुकी होती है, उसके कपड़े भी कुछ जगह से फट गए होते हैं। और तभी तानुन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मैगलिन से कहता है, तो मुझे बताइए इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मुझसे अब आप कन्विंस्ड हैं कि मैं इस लायक हूँ। तानुन की पावर देखने के बाद में मैगलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बलून के पास के भी कपड़े वहाँ पे फट गए होते हैं और वो अपनी अमानत को वहाँ पे छुपाते हुए तानुन से कहती है, मैं अब क्या कहूँ। तानुन उसकी ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में वहाँ पे अफसोस कर रहा होता है, उसके पसीना आने लगते हैं और तभी वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओहो लड़कियों को धमकाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, जरा सा धमकाओ नहीं कि उनके कपड़े गलत गलत जगहों से फट जाते हैं।
और इस चीज को सोचने के बाद में तानुन अपनी मार्शल स्पिरिट आर्मर को वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है और मैंगलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, ये लीजिए, पहले इसे लगाइए ताकि आपको सर्दी न लग जाए। और एक और बात, चलो शर्तों के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, वैसे भी सबसे पहले यह मेरी ही गलती थी, अगली बार इतना उतावला बनने की जरूरत नहीं है। तानुन के रोप को लेने के बाद में मैंगलिन अपने अमानत को वहाँ पे ढक लेती है और तानुन की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? और जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, अपना तानुन बहुत ही चॉकलेटी लौंडा है और बाद में इसकी पावर देख के तो सारी की सारी लड़कियां इसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। और जैसे कि मैंगलिन को देख सकते हैं आप, वो भी वहाँ पे तानुन को देखने के बाद में ब्लश कर रही होती है और तानुन वहाँ पर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, वेल मैं क्या कहूँ, आखिरकार तुम एक लड़की हो, इसलिए। तानुन की ये बात सुनने के बाद में कि वो एक लड़की है, मैंगलिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ पे ब्लश करके जाने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद में तानुन वहाँ पे कहता है, अरे इसे आखिर क्या हो गया, ये इस तरह से शर्मीली लड़कियों की तरह से शर्मा के भाग क्यों रही है? फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी मस्त आराम कर रहा होता है और दो लड़कियां आगे की ओर देख रही होती हैं। और तभी हम उन लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि सेकंड लेवल की बाई लिंग और बाई क्योआ होती है। और जैसा कि इनका चेहरा देखने के बाद में आप समझ ही गए होंगे कि वो दोनों वहाँ पे जुड़वा होती हैं। तभी बाई लिंग वहाँ पे फाइट की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये लड़का तो बहुत दिलचस्प है, क्यों बाई क्योआ? अपनी बहन की बात सुनने के बाद में बाई क्योआ बोलती है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही है बाई लिंग। और फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आराम कर रहा होता है और हमको पता चलता है ये 3rd ग्रेड का स्टूडेंट चीफ डुआन यू होता है। और वो तानुन की तरफ देख के एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात तानियोन, तुम तो कमाल के हो। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चॉकलेटी लौंडा तानियोन, उसके पास कितनी ज्यादा लड़कियां थी। और दोस्तों अब एपिसोड बाय एपिसोड उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स इस स्कूल में दोबारा वापस आने वाली हैं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है अपनी फॉक्स लेडी को, जो कि लियो एकेडमी में अंदर की तरफ आ रही होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी फॉक्स लेडी भी दोस्तों मस्त लन टॉप पटाखा रापचिक माल है। और वो अंदर आते हुए ब्लश करके कहती है, सच में ये तो बहुत खराब है, एक बच्चे को दरवाजे पे छोड़ रखा है इन लोगों ने। और इस बात को कहने के बाद में वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वो अपने मन में सोचती है और वो इस चीज को याद करती है कि अंदर आने से पहले वो जो लड़की होती है उसने वहाँ पर बड़े अजीबोगरीब पोज बनवाना सिखाए थे। और फिर वो एक जगह पे एक पोज को याद करती है जहाँ पे वो बैठ जाती है और ब्लश कर रही होती है और उस चीज को याद करते हुए कहती है, मुझे अंदर आने देने से पहले उस लड़की ने सच में मुझसे बहुत ज्यादा शर्मनाक पोज बनवाए थे, तब जाकर मैं लियो एकेडमी के अंदर आ पाई हूँ। और दोस्तों में पता चलता है वो जो छोटी लड़की होती है जिसको तानुन ने तंग किया था, वो वहाँ पर उससे वैसे पोज बनवाने के बाद में उसको थम्स अप करते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, तुम पास होती हो और तुम अंदर जा सकती हो। और अपनी नोटी फॉक्स आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार मैं घुसने में कामयाब हो गई, मेरे मास्टर कहाँ है? और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो अपनी नोटी फॉक्स होती है दोस्तों, वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए किसी से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यही लियो एकेडमी है? और जैसा कि दोस्तों लास्ट एपिसोड में देखा ही था आपने, जो तानुन का फर्स्ट वाला माल था, मतलब जो उसकी वाइफ थी दोस्तों, उसने इन तीनों की हालत बुरी तरह खराब कर दी थी, जिस चीज के कारण इन लोग अभी भी झटके में होते हैं। और वो वहाँ पर फॉक्स लेडी की तरफ देखे बिना ही कहते हैं, हाँ यही लियो एकेडमी है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड बड़ा अफसोस करते हुए कहता है, देखो मेरा गला, अगर मुझे ये पता होता तो मैं सबसे पहले ऐसा क्यों करता। तभी दूसरा गार्ड कहता है, हमें टेंगुइन नाम के उस लड़के को क्यों उकसाना चाहिए, प्रिंसिपल ने हमारी बॉडी को बदलने के लिए अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट को यूज किया। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में जो तीसरा गार्ड होता है दोस्तों, जिसका ठरकपन अभी तक गया नहीं होता है, वो वहाँ पर अपने बलून को सहलाते हुए ब्लश करके कहता है, अरे ये सब बेकार की चीजें क्यों सोचते हो, भले ही हमारे तीसरे ब्रदर को प्रिंसिपल ने एक लेडी बना दिया है, फिर भी हमारा ही फायदा है, हम एक दूसरे के साथ में बाजाबाजी कर सकते हैं। देखा दोस्तों, इसी को कहते हैं जी फटे तो फटे, शहंशाही ना घटे। उस गार्ड की बात सुनने के बाद में बीच वाला गार्ड अपने सर को शर्मिंदा के साथ झुका के कहता है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई आपको गूंगा नहीं समझेगा। अपने साथी की बात सुनने के बाद में जो लबरा रही थी गार्ड दोस्तों, वो वहाँ पर अपना फेस फेरते हुए कहती है, क्या ये सिर्फ कुछ नॉर्मल इफेक्ट नहीं है और तुम लोग इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? अपनी साथी की बात सुनने के बाद में दोनों गार्ड वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, अब तुम्हें हम क्या कहें, हमारी जवानी आज से खत्म हो गई है, हम किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते हैं, हमारा फौलादी सामान वो भी हमसे छीन लिया गया। उन लोग की ये सब बकचोदी होने के बाद में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लियो एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर दो लड़के आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और बात करते हुए कहती हैं, क्यों आपको क्या लगता है, क्या आपने सुना कल हमारी सीनियर सिस्टर मैंगलिंग एक डुएल में हार गई? जब वो दो लड़के आपस में बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर अपनी नोटी फॉक्स आगे की तरफ बढ़ के जा रही होती है और तभी वो लड़की फिर कहती है, और हाँ मैंने सुना है कि जिस लड़के ने सीनियर मैंगलिंग को हराया था वो अभी अभी नया कॉलेज में आया है, ऐसा लगता है कि इस लड़के को तान्युन कहा जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको टाइपिन नंबर 1 दिखाया जाता है दोस्तों।
और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, टाइपिन नंबर 1 किसका रूम है? वो अपने हीरो तानुन का रूम होता है। तानुन वहाँ पर अंदर अकेले रूम में बेचारा अपनी मस्त लल्लन टाप पटाखा लाविन के बारे में सोच रहा होता है और वो सपने देखते हुए अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, मेरी बीबी और अच्छे से। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा होता है, उतने में उसके हाथ में एक लड़की का हाथ आ जाता है और उस हाथ को पकड़ने के बाद में वो अपने ऊपर बैठा लेता है उसको। और इस चीज को देखने के बाद में वो लड़की वहाँ पर घबराते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? और उसकी ये आवाज सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे झटके से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे सीनियर सिस्टर आप। और सीनियर सिस्टर को वहाँ पे अपने आप से धक्का देते हुए ब्लश करके घबराते हुए कहता है, आखिरकार आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? जो सीनियर सिस्टर मैंगलिंग होती हैं, वो वहाँ पर तानुन के आगे बड़े सम्मान तरीके से ग्रीट करते हुए कहती हैं, मास्टर क्या आप भूल गए हैं कि आपने कल मुझसे शर्त लगाई थी, अगर मैं हार गई तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसकी आंखें एकदम कंचे के तरीके बाहर निकल आती हैं। और तभी दोस्तों हमें मैंगलिंग का बिल्कुल पूरा पोज दिखाया जाता है, जो कि देखने में सच्ची दोस्तों बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी होता है, वो भी एक मेड की ड्रेस में। मैंगलिन को देखने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है, आहा कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही है ये, इसके पैर तो सच में बहुत अच्छे हैं, काश मैं लायन और इसके साथ में बिस्तर में होता। और तभी दोस्तों ये कहने के बाद में वो अपनी सोच पे काबू करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मैं किस तरह की बकवास चीजें सोच रहा हूँ। और फिर दोस्तों अपने फलादी औजार के ऊपर कंट्रोल करते हुए तानुन वहाँ पे घबराते हुए मैंगलिन से कहता है, सीनियर सिस्टर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था कल, आपको मेरी बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैंगलिन तानुन की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे बड़ा अजीब सा पोज बनाते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, नहीं मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और आज से मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए भी रेडी हूँ। और हाँ प्लीज मुझ पे दया मत दिखाओ और मेरा बेरहमी से इस्तेमाल करो। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, मेरे को तो दिमाग में एक ही चीज आ रही है और आप लोग समझ लीजिए। इस बात को बोलने के बाद में मैंगलिन तानुन के लिए एक गिलास पानी लेके आते हुए उससे कहती है, इधर आइए मास्टर, ये लीजिए सुबह के लिए माउथ वॉश। मैंगलिन के ऐसे बिहेव को देखने के बाद में तानुन के तो वहाँ पे सर में पसीने निकलने लगते हैं। और तभी तानुन वहाँ पे घबराते हुए मैंगलिन से कहता है, ओहो सीनियर सिस्टर, अगर मेरी बीबी को इस बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में गलत समझेगी, तो प्लीज मेरी बात को समझो आप। मैंगलिन तानुन की तरफ माउथ वॉश को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत करो, मैं उस समय अपने मास्टर की वाइफ को समझा लूंगी। और मैंगलिन की इस तरह की जिद को देखने के बाद में दोस्तों तानुन भी सोच रहा था, बे यार मैंने कहा अपने गले में घंटी लटका ली। और घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। मैंगलिन वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करके कहती है, नहीं मास्टर आप अपनी बात पर कायम रहिए। तानुन उसकी ये ऐसी हरकत को देखने के बाद में दोस्तों और ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो अपनी बेडशीट को हटाते हुए मैंगलिन से कहता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज पहले मुझे उठने दे। तानुन ने जैसे दोस्तों वहाँ पे अपनी बेडशीट को हटाई होती है, तभी अचानक से उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। वो देखता है कि उसके बेड के अंदर वही दोनों ब्लू हेयर लड़की होती है दोस्तों, बाई लिन और बाई क्वाओ। और उनको देखने के बाद में वो तो एकदम घबरा जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर तानुन को खूब मजे से चिपका के लेटी होती हैं और वहाँ पर उठते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग हबी। तानुन जब उन दोनों की ये बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी वहाँ पे डर के मारे कांपने लगती है, उसको बुरी तरह पसीने आ रहे होते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तानुन के रूम की तरफ कोई आगे की तरफ बढ़ के आ रहा होता है और कोई चिल्ला के कहता है, सिस्टर क्या हम दोनों बहनों के लिए वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा? और हमको दोस्तों पता चलता है कोई और नहीं, लाइन वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है, जो कि लिंगवा का हाथ पकड़ने के बाद में वहाँ पर हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपने जीजा जी के साथ में आकर क्यों रहना है बताओ मुझे। और इस चीज का जवाब बेचारी लिंगवा बिल्कुल नहीं दे पाती। लेकिन जब लाइन आगे की तरफ बढ़ के जा रही होती है तभी वो लिंगवा से कहती है, लेकिन मुझे ये चिंता भी है कि तानुन वहाँ पे अकेले रह रहा होगा और इस डर से कि वो अकेले वहाँ पर किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। और ये कहते हुए दोस्तों तभी अचानक से कोई वहाँ पर एक गेट को ओपन कर रहा होता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मैंगलिंग और वो दोनों बाई लिंग और बाई क्वा अभी तक तानुन के साथ में वैसे ही बिस्तर में चिपकी लेटी होती हैं। और तभी अचानक से गेट के खुलने के बाद में वो तीनों की तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। बाई क्वा, बाई लिंग और मैंगलिंग तीनों की तीनों तानुन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर हमको पता चलता है जो गेट खोला होता है दोस्तों किसी और ने नहीं, अपनी लिंगवा ने खोला होता है, जो कि अंदर का सीन देखने के बाद में बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है, जीजा जी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है अपनी नॉटी फॉक्स को दोस्तों, जो कि वहाँ पर तानुन को ढूंढते हुए किसी तरीके से आ जाती है और तानुन से छुप के वहाँ पे अपने मन में सोचती है, मास्टर मुझे जरूर माफ कर देंगे।
और तभी हमें पता चलता है जहाँ पर अखंड बकचोदी चल रही होती है दोस्तों, वहीं पे खिड़की के पीछे अपनी नॉटी फॉक्स भी छुपी होती है और वो अंदर की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मेरे फॉक्स क्लैन की सीक्रेट जब तक मैं इसे पहन के रखती हूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे मैं हरा ना सकूं। जब नॉटी फॉक्स अंदर की तरफ देखती है दोस्तों, तो वहाँ की अखंड बकचोदी दुगने लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ पे लॉयन भी आ जाती है और वहाँ पर वो अंदर की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है। और जब नॉटी फॉक्स देखती है कि तानुन के साथ में तो वहाँ पे तीन खूबसूरत लड़कियां हैं एकदम, जो कि उसके साथ में सो रही थी, और लाइन और लिंगवा भी आ गई हैं, तो वहाँ पर इस चीज को फील करने के बाद में उसका दिल टूट जाता है और वो एक झटके से नीचे गिर जाती है और फिर वो घबराते हुए कहती है, आह मेरा दिल टूट गया है। मास्टर के पास तो पहले से ही एक नौकरानी है जो कि मेरे से ज्यादा हॉट कपड़े पहनती है, मैं तो उसके आगे बिल्कुल बेकार हूँ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब नॉटी फॉक्स इस तरह से वहाँ पे अपने दिल के टूटने के कारण झटके से नीचे गिर गई होती है, तभी हमें ऊपर छत का सीन दिखाया जाए दोस्तों। वहाँ पर तानुन की पहली बीबी, वो भी वहाँ पर दोस्तों तानुन के पास मिलने के लिए ऊपर से देख रही होती है। तो बेसिकली अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि तानुन की जितनी भी गर्लफ्रेंड थी सारी की सारी वहाँ पे आ जाती हैं, और साथ ही साथ जो नई बन रही हैं वो भी वहाँ पर हैं। फिर जब उसकी वाइफ वहाँ पर तानुन को इस तरह से देखती है सबके साथ में, तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तानुन तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये चैप्टर और ज्यादा मस्त होता जा रहा है। जो कुछ भी टाइम पे नंबर 1 रूम के अंदर हो रहा होता है, कोई किसी टेलीपोर्टेशन मिरर के द्वारा वो अंदर सारा का सारा सीन बाहर देख रही होती है, और फाइनली हमको पता चलता है ये कोई और नहीं दोस्तों अपना करारा माल लल्लन टॉप प्रिंसिपल होती है, बोले तो डीन दोस्तों। वो वहाँ पर तानुन के इस तरह के सिचुएशन को देखने के बाद में कहती है, ओहो मैं नहीं जानती कि इस तरह की लाइफ इसकी कितने लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि डे बाय डे दोस्तों और एपिसोड बिल्कुल तूफानी होता जा रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब लॉइंग वहाँ पे तानुन के बिस्तर में 2 लड़कियां और साथ ही उसके सामने सीनियर सिस्टर को मैडन की ड्रेस में देखती है, तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में तानुन को घूर रही होती है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं लॉइंग को वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पत्नी है। उसने वहाँ पे तानुन को बांध दिया होता है और साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया होता है, और तानुन वहाँ पे बेचारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मतलब मेरी बीबी गलत फहमी है, ये सब तुम्हारे सामने बस एक गलत फहमी है। और ये बात बोलने के बाद में दोस्तों वो अपने मन में सोचता है, साला अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं लगभग ये मेरे को 30 बार बांध चुकी है, साला इस तरह से मैं क्या गुंडा बनूंगा। तानुन की ऐसे हरकत देखने के बाद में लाइंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है लॉइंग को, जो कि वहाँ पर तानुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसकी आंखें जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल शेरनी की तरह शिकार करने के लिए लगी होती हैं। अपनी सिस्टर को इस तरह से तानुन को घूरते हुए देख के जो लिंगवा होती है वहाँ पर उससे कहती है, सिस्टर आप इस तरह से गुस्सा मत हो, जीजा जी नहीं, मर्द तो सारे ऐसे ही बेशरम होते हैं। और दोस्तों इसी को कहा जाता है आग में घी डालना। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाइंग वहाँ पे सामने खड़ी लड़कियों की तरफ देखती है और गुस्से में उनसे कहती है, ये कहना कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और कल रात में क्या हुआ यहाँ पे, तुम लोगों ने मेरे आदमी के साथ क्या किया, ये चीज तुम लोग मुझे पहले बताओ। लाइन की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती हैं दोस्तों सारी की सारी वहाँ पे सर झुका के खड़ी होती हैं। लाइन की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन उससे कहती है, अरे समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल मैं कॉन्टेस्ट हार गई और तानुन की शर्त के हिसाब से मैं उसकी मैडम बनने के लिए एग्री हो गई हूँ, और इसीलिए मैं आज अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर हूँ। और दोस्तों थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैगलिन अपने तानुन को उठने से पहले ही उसके सामने एक गिलास पानी को लाते हुए कहती है, मास्टर उठिए और अपना मुंह धो लीजिए। लेकिन तभी तानुन जब उठ रहा होता है अचानक से कुछ हो जाता है और वो जो पानी होता है वो मैगलिन की बॉडी के ऊपर गिर जाता है, और इस चीज का फायदा उठाते हुए मैगलिन वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहती है, मास्टर के जागने के बाद में उसने मेरे साथ पूरी रात बाजाबाजी करी है, तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तानुन जब उसकी ऐसी बात सुनता है दोस्तों उसको सदमा लग जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल टमाटर के तरीके हो जाती हैं, उसके आंसू निकल रहे होते हैं कि साला मैंने क्या कर दिया, लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मैंने तो गर्दन पे मार ली। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है आखिर ये किस तरह की ठरकी लड़की है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो सिर्फ माउथ वॉश था। अरे मेरी बीबी उसकी बकवास को मत सुनो तुम। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे वो कू कर रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैगलिन की बात खत्म हो जाने के बाद में लाइन वहाँ पे नोटी फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे कहती है, और अब तुम बताओ क्या मैंने तुमको तानुन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा था। और इस बात को सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो तो बिल्कुल घबरा जाती है और तभी वहाँ पे बुरी तरह से रोते हुए कहती है, मैडम मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, मुझे माफ करें, मैं पिछली बार लड़ाई में मदद नहीं कर सकी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन आपके जाने के बाद में जैसे ही मास्टर उठे उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी याद आई मेरी मालकिन, मैं तुरंत आपको ढूंढते हुए यहाँ पर चली आई।
जब वो इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी अचानक से जो मैगलिन होती है तानून के मुंह के पास जो रुमाल लगा होता है दोस्तों उसको बाहर खींच लेती है। और इस चीज को देखने के बाद में नोटी फॉक्स कहती है लेकिन मेरी मैडम को एक नई सर्वेंट मिल गई है, तो क्या मैं अब मास्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मास्टर अपने टेस्ट को बदलना चाहते हैं? उसने जैसे ही दोस्तों ये चीज कहा होता है तानून की और ज्यादा आंखें फट जाती है। साला आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ में? नॉटी फॉक्स की बात सुनने के बाद में लाइंग वहाँ पे देखते हुए अपने मन में सोचती है बस इतना ही। और इस चीज को सोचने के बाद में चिल्ला के कहती है तो ठीक है अब मैं वापस आ गई हूँ। मैगली ने जैसे ही वहाँ पे तानून के मुंह से कपड़ा निकाला होता है तो तानून वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं मेरी बीबी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और जैसे ही दोस्तों तानून आगे बोलने वाला होता है तभी उतने में मैगलिन घबराते हुए उसके मुंह में दोबारा से कपड़े को ठूंस देती है। मैगलिन की ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानून गुस्साते हुए मन में सोचता है क्या तुम मेरे साथ में इस तरह से खिलवाड़ करने जा रही हो? मैं कितना ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल हूँ तुम अभी नहीं जानती। और इस चीज को दोस्तों करके बोल रहा होता है। उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद में लायन उन दोनों लड़कियों के पास में आती है दोस्तों, बाई लिंग और बाई कुआ के पास में, और उनकी तरफ घूर के देख के कहती है और अब तुम बताओ तुम लोग यहाँ पर कैसे हो, या फिर ये कहूँ कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा तैन्यून के साथ में क्या लेना देना है। और दोस्तों यहाँ पर सच में लायन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखने के बाद में तो कोई भी डर जाए। और उसके ऐसे डरावने एक्सप्रेशन को देखने के बाद में जो बाई कुआ होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है मैं अपने आदमी की पहली बीबी हूँ और मैं अपने आदमी के बिस्तर को गर्म करने के लिए जिम्मेदार हूँ। अपने सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाई लिंग भी कहती है मैं अपने आदमी की दूसरी बीबी हूँ और मेरा बिस्तर गर्म करने की जिम्मेदारी मेरी पति की है। कसम से यार अभी रुको, यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर बाई कुआ कहती है मेरे पति ने यहाँ तक कहा कि वो ना केवल मेरी बहन को बल्कि इस एकेडमी की सारी लड़कियों को जीत लेंगे। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाई लिंग कहती है मेरे पति ने ये भी कहा था कि वह इस दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों को अपना बना लेंगे। अब बताओ भैया ये क्या हो गया। तानियन उनकी ये बात सुनने के बाद में पहले तो ये सोचता है मैं मादा चोर हूँ जो इसमें आया, और साथ ही उन लड़कियों की ये बात सुनने के बाद में उसकी जो बच्ची कुछ आशा थी दोस्तों बचने की, जिससे कि उसको लगा था कि लॉइंग उसको जान से नहीं मारेगी, वो भी खत्म हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मेरी कब्र सुंदर जगह में बनी होगी और प्लीज भगवान के खातिर अब इसे खत्म कर दो, मैं थक गया हूँ। उन दोनों लड़कियों की बात सुनने के बाद में लॉइंग उनकी तरफ देख रही होती है और तभी वहाँ पर फील करते हुए वो हाथ से इशारा करके कहती है ज़ियारू तुम भी यहाँ पर आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम नहीं बताओगी? लॉइंग की बात सुनने के बाद में ज़ियारू घबराते हुए आके कहती है वो सिस्टर लॉइंग। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में लॉइंग तुरंत उसके पास आ जाती है और उसको ऐसे आते हुए देखकर उसके वहाँ पे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी अचानक से दोस्तों कुछ अजीब होता है। लॉइंग वहाँ पर ज़ियारू के पास में आती है और उसको बहुत प्यार से हक करते हुए कहती है ज़ियारू मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। लॉइंग की ऐसी हरकत को देखने के बाद में ज़ियारू वहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है और फिर वहाँ पर फिर से तानू की तरफ घूर के देखते हुए मन में सोचती है अभी एकेडमी में आए हुए केवल एक ही दिन बीता है और इस लड़के ने बहुत ढेर सारी परेशानी पैदा कर दी। जब लॉइंग इस चीज के बारे में सोच रही होती तभी दोस्तों लिंगवा वहाँ पे आती है और लॉइंग से कहती है बहन जीजा जी क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ में सोऊं? बताओ मुझे कि अगर ये जुड़वा बच्चे होते तो मैं यहाँ पर बहुत डर जाती। मैं और मेरी बहन हमेशा जीजा जी के हैं, क्या इसलिए हमें मिलकर अपने केक को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये केक तो हमारा है? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानून वहाँ पे और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उतने में लाइन उसके पास चल के आने लगती है। इस चीज को देखने के बाद में तानून के वहाँ पे बुरी तरह पसीने छूट रहे होते हैं और तभी जब लाइन उसके सामने आती है तब तानून का चेहरा दोस्तों बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है चलो ठीक है आ जाओ, मुझे पेलना शुरू कर दो और मुझे मार डालो और जब तक मेरी बीबी खुश रहेगी तो ठीक है तुम मेरे पैर भी तोड़ दो। और इस बात को सोचने के बाद में वो घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन तभी जब वो अपनी आंखों को खोल के देखता है तो हमें पता चलता है दोस्तों लॉयन ने उसको कुछ नहीं किया होता है, ना मारा होता है ना पेला होता है। वो सीधे उसके बगल से निकल के गुस्से के मारे चली जाती है और तभी उतने में कोई आता है और उसकी रस्सी को वहाँ पे खोल देता है और तानून वहाँ पे लॉयन को इस तरह से गुस्सा के जाते हुए देखकर उसको आवाज देके कहता है लॉयन मेरी बीबी आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तानून की ये बात सुनने के बाद में जो लायन होती है उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है बेवकूफ मैं अपना बैग पैक करके यहाँ पर आ रही हूँ। लायन की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे की तरीके तानून वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी जंप लगाते हुए सीधे लायन को वहाँ पे उसके बलून के पास से पकड़ लेता है और प्यार करते हुए कहता है मेरी बीबी तुम सच में बहुत प्यारी हो, बहुत दयालु हो, मैं इसीलिए हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन बस स्माइल कर रही होती है और फिर लायन तानून की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि मैं इस समय सिर्फ तुम्हें ही देख रही हूँ और जो तुम चाहते हो वो आखिर क्यों नहीं करते।
लायन की इस तरह की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है, अरे ये कैसी बात कर रही हो, मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने की। और तभी तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन जो होती है वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में तानुन वहाँ पे उन सारी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, तो अब मेरी बीवी चली गई है और अब इन सारी लड़कियों का मुझे क्या करना चाहिए। तानुन जब वहाँ पे उन लोग की तरफ देख रहा होता है तभी उतने में नॉटी फॉक्स को दिखाया जाता है, जो कि उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मास्टर के पास अब एक नई मेड है, मेरा मेडन के रूप में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को सोचने के बाद वो ब्लश करते हुए तानुन की तरफ घूर के देख के मन में फिर सोचती है, मुझे अपने मास्टर के साथ रहने का कोई और दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसको इस तरह से घूरते हुए देख के तभी तारुन उससे बोलता है, हे तुम फॉक्स। जैसे तारुन ने दोस्तों ये चीज कहा होता है तभी फॉक्स वहाँ पे वो 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 करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही दोस्तों फॉक्स वहाँ पे ही नहीं रुकती है, वो तुरंत वहाँ पे तारुन के पास घुटने के बल आ जाती है आगे और भौंक रही होती है। फॉक्स के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में तारुन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और दोस्तों फॉक्स यहीं पे नहीं रुकती है, वो तारुन के और पास आकर अपनी जवान को एक कुत्ते के तरीके आगे पीछे कर रही होती है। उसको ऐसा देख के तारुन वहाँ पे पसीने पसीने हो जाता है और वो समझ जाता है कि लगता है मेरे से थोड़ा सा प्यार चाहती है। और इस चीज को समझने के बाद में तारुन वहाँ पे उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है और जिस चीज को फील करने के बाद में जो फॉक्स होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तारुन अपने मन में सोचता है, अरे इसे क्या हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसे अपने पास में रखना अच्छा ख्याल होगा, इसलिए मैं फॉक्स के ऊपर पूरी तरह से इल्जाम नहीं दे सकता। और फिर वहाँ पर फॉक्स से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, तुम यहाँ पर कमरे के अंदर रह सकती हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए वहाँ पे तानुन के आगे वहाँ पे भौंक रही होती है। फॉक्स का मैटर सॉल्व करने के बाद में वो सीनियर सिस्टर मैगलिन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आपको मेरा कोई भी वादा निभाने की जरूरत नहीं है, उस समय भी ये गलत फहमी थी, तो इसलिए आप पहले वापस जाओ। आपने भी इस चीज को देखा है कि मेरी बीबी कितनी ज्यादा गुस्से वाली है और जैसे दोस्तों इस चीज के आगे वो बोलने वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि लिंगवा वहाँ पे उसके पीछे खड़ी होती है और जो कुछ भी तानुन वहाँ पे हरकत कर रहा होता है या बोल रहा होता है वो सारी की सारी बातें वो एक नोटबुक के अंदर नोट कर रही होती है। और इस चीज को फील करने के बाद में तानुन पसीने पसीने हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, और मैं सचमुच तुम्हें नहीं रख सकता। और इस बात को बोलने के बाद में मैगलिन के पास जाके कहता है, सीनियर सिस्टर मैगलिन मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। तानुन की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे खूब जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, क्या बात, बहुत खूब, जाहिर तौर पर सबसे पहले मेरे लिए आप ही हैं और मुझे पता है कि आप मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे बलून दूसरी लड़कियों के तरीके बड़े बड़े नहीं है। तानुन मैगलिन को इस तरह से रोते हुए देखकर थोड़ा घबरा जाता है और तभी उसके पास में आकर उसको समझाते हुए कहता है, अरे प्लीज रोना बंद करो, मेरा मतलब ये नहीं है, अगर आपके बलून छोटे भी हैं तो भी मेरे लिए ठीक है। तानुन की बात सुनने के बाद में मैगलिन फिर रोते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे नापसंद करते हो। उसको इतना रोते हुए देख के तानुन वहाँ पे भी घबरा के कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भी यहाँ पे रुक सकती हो। मैगलिन जैसे ही वहाँ पे तानुन की ये बात सुनती है तुरंत वहाँ पे चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है और उछल के नाचते हुए कहती है, ओहो क्या बात, ये तो बढ़िया है। और मैगलिन के इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तानुन समझ जाता है कि ले तेरी, फिर से मैं फंस गया। और तभी वहाँ पे मैगलिन इतने ज्यादा खुश हो जाती है दोस्तों कि वहाँ पे उछलना स्टार्ट कर देती है, नाचने लगती है। और तानुन उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में उससे कहता है, अरे क्या हुआ, क्या अभी तुम रो नहीं रही थी? तानुन की बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे नाचते हुए कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी देखभाल करूँ लेट के, तो ठीक है मैं कमरा साफ करने के लिए जा रही हूँ। मैगलिन की ऐसी बात सुनने के बाद में तानुन समझ जाता है कि मुझसे चाहती क्या है और इस चीज को फील करते हुए उसके वहाँ पसीने आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरे साइड देखते हुए कहता है, और प्लीज अब तुम भी बताओ कि तुम दोनों कौन हो। लेकिन तानुन ने जैसे वहाँ पे चीज कहा होता है दोस्तों तभी दिखाया जाता है वो दोनों जुड़वा लड़की वहाँ से गायब हो गई होती है। उनको इस तरह से गायब होते हुए देख के तानुन घबरा के कहता है, अरे तुम लोग क्या चाहते हो और तुम लोग कहाँ चले गए? और वो दोनों ट्विंस वहाँ पे जाते हुए कहती हैं, अरे आप हमारे बारे में भूल जाओ, जब तक हम इस एकेडमी में हैं हम देर सवेर आपसे मिलते रहेंगे। उन दोनों ट्विंस के जाने के बाद में तानुन वहाँ पे ज़ारू की तरफ देखता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ ये तो ज़ारू है। और तानुन के देखने के कारण ज़ारू वहाँ पे ब्लश करने लगती है और तभी अचानक से वो बहुत तेजी से भागते हुए आकर तानुन के पास आने लगती है। उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी ज़ारू उसके पास आकर उसको गले से लगा लेती है और उसको देखने के बाद में रोने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, तैन्यून मैं तुमको याद करती हूँ। ज़ारू को इस तरह से पास आते हुए देख के तानुन ब्लश करने लगता है और वो साथ ही बहुत सारा घबरा भी रहा होता है।
क्योंकि दोस्तों जब वो पीछे पलट के देखता है तो लिंगवा डिटेक्टिव की तरीके बिल्कुल उसको घूर रही होती है कि साले तू कुछ करने की कोशिश कर, मैं अभी दीदी को बताती हूँ। इस चीज को फील करने के बाद में तानुन बहुत ज्यादा अफसोस में होता है और उसकी तरफ देखते हुए उसको पसीने आ रहे होते हैं कि अब मैं इससे क्या कहूँ। लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलने के साथ में ही वो अपने बचपन को प्यार मतलब ज़ियारू को खूब प्यार से उसको गले से लगा के कहता है, ज़ियारू आपका घर में स्वागत है। तानुन को इस तरह से हक करते हुए देख के ज़ियारू वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। जब वो दोनों आगे कुछ बात करने वाले होते हैं तभी उतने में उसका ग्रैंडसन आ जाता है और चिल्ला के कहता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करो, ग्रैंडपा कहाँ हैं आप, मदद करिए मेरी। अपने ग्रैंडसन को इस तरह चिल्लाते हुए देख के फिर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुरी तरह रो रहा होता है और तभी वो मोटा बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे कुछ लड़के मिलके बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं। तानुन जब बाहर की तरफ देखता है तो जो लड़के उसको तंग कर रहे होते दोस्तों वो भी उसका पीछे करते हुए बाहर आ गए होते हैं और एक लड़का तानुन की तरफ देखते हुए कहता है, अरे क्या तुम इसके ग्रैंडपा हो? तानुन उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इसे क्यों मारा? तानुन के इस बात को सुनने के बाद में जो उस ग्रुप का लीडर होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे इस ग्रैंडसन ने तुम्हारे पोस्टर को पूरे के पूरे कैंपस में लगा दिया है और अभी अभी मुझे एक पोस्टर हटाने के लिए लड़कियों के बाथरूम में जाना पड़ा। उस लड़के की बात सुनने के बाद में अपना मोटू वहाँ पे कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने उनके पोस्टर लगाए? मेरे ग्रैंडपा दुनिया के बेस्ट अपने ग्रैंडसन की केयर करने वाले हैं और तुम ये कह रहे हो कि मैंने लड़कियों के बाथरूम में पोस्टर क्यों लगाए? अगर मेरे ग्रैंडपा सीधे लड़कियों के बाथरूम में चले जाएं तो क्या होगा? मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, ये मोटा बकलोल लड़का इतनी बकवास क्यों करता है? तुम सभी लोग मेरे लिए उसका बाजा बजा दो। और इस बात को कहने के साथ में जितने भी लड़के वहाँ पे खड़े होते हैं दोस्तों सारे के सारे मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एकदम से एक स्पिरिचुअल अटैक तानुन और मोटू के बीच से निकल के आगे की तरफ आता है और आने के साथ में ही वो वहाँ पर उन तीनों को एकदम से जकड़ लेता है और ऐसे सरप्राइज अटैक के इम्पैक्ट के कारण वो तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जब मोटू उनको इस तरह से रोते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देखता है और देखता है कि उनकी हालत बुरी तरह खराब हो गई है, तभी वो हंसते हुए कहता है, तुम लोग तो सच में बहुत बड़े कचड़े हो और तुम जैसे कचड़े को तो कोई कबाड़ वाला भी ना खरीदे। तुम लोग को शायद नहीं मालूम मेरे ग्रैंडपा बहुत कमाल के हैं और मैंने तुम्हें कहा था मेरे ग्रैंडपा तुम्हें पेलते समय अपनी एक उंगली का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो जो रेड हेयर लड़का होता है दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मोटे अखरोट चुप हो जाओ। और इस बात को कहने के साथ में वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए मोटू की तरफ अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। जब तानुन वहाँ पे उसको इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अटैक करते हुए देखता है तो वो भी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे वहाँ पे तानुन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट किया होता है तो वहाँ पे ज़ियारू आगे निकल के आ जाती है और उसको ऐसे आते हुए देख के तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी में दिखाते हैं ज़ियारू वहाँ पे तानुन के सामने आके खड़ी हो जाती है। तानुन उसको वहाँ पे ऐसे सामने आते हुए देख के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, ज़ियारू मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं तानुन के पास में जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं सारी की सारी बहुत पावरफुल हैं। तभी वो जो लड़का वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, ज़ियारू उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, उसकी आंखें भी गुस्से के कारण लाल हो जाती हैं और ज़ियारू इस चीज को देखने के बाद में गुस्साते हुए सीधे अपनी ब्लैक कलर की पावर को वहाँ पे रिलीज कर देती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो लड़का जितनी स्पीड से आगे की तरफ आ रहा होता है दोस्तों वो तुरंत उतनी स्पीड से पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। जैसे वो लड़का पीछे जाके गिरता है तभी ज़ियारू वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए एक बहुत खतरनाक डार्क कलर का स्पिरिचुअल अटैक उस लड़के के ऊपर कर देती है। और उस अटैक के खत्म होने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का बड़ी रंगबाजी से आगे बढ़ रहा होता है तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए। उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वहाँ पर उस लड़के को मारने के बाद में ज़ियारू तुरंत तानुन के पास आकर उसको गले से लगाकर उससे स्माइल करते हुए कहती है, हे तानुन देखो मैंने उसे निपटा दिया तुम्हारे लिए। और ज़ियारू के ऐसी पावर देखने के बाद में तानुन की आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और तभी वो ज़ियारू की पावर को देख के सोचता है, इस ज़ियारू की बच्ची ने सच में कितनी ज्यादा मजेदार पावर को अपने अंदर सप्रेस करके रखा है और उसके पास क्या कमाल का एक्सपीरियंस है। ज़ियारू की ऐसी पावर देखने के बाद में दूसरे साइड में मैंगलिंग को दिखाते हैं दोस्तों, वो भी वहाँ पे गेट खोल के ये चीज देख रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़के को ज़ियारू ने मारा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे ज़ियारू को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन जब वो मैंगलिंग को देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद करो, हमारी मदद करो। जब वो लोग वहाँ पे मैंगलिंग को बुला रहे होते हैं तो मैंगलिंग अपने तानुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर क्या कुछ ऐसा और है जो मुझसे आप करवाना चाहते हैं? मैंगलिंग को तानुन के आगे इस तरह झुकते हुए देख के वो जो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या मास्टर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी नोबल प्रेसिडेंट क्या सच में इस आदमी की मेडन है? मैंगलिन की ये बात सुनने के बाद में तानुन उन लड़कों की तरफ देखते हुए मैंगलिन से कहता है, हाँ पहले इन लोग को फेंकवाने में मेरी मदद करो क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मैंगलिन तानुन को ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर।
और तानुन का ऑर्डर लेने के बाद में मैगलिन उन लड़कों की तरफ आ रही होती है और मैगलिन को ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर उन लोंडों का बॉस वहाँ पे उसके आगे फटी की फटी रह जाती है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, क्या उस मोटे अखरोट के ग्रैंडपा इतने ज्यादा कमाल के हैं कि हमारी प्रेसिडेंट भी उनके आगे मेडल बन के रहती है। जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से मैगलिन उनके पास आती है और उन सभी को लात मार के उस जगह से उड़ा देती है और वहाँ पे वो लात खाने के बाद में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैडम, ग्रैंडपा, हम अब ऐसा करने की कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। उन सबका मैटर शॉर्ट आउट करने के बाद में तानुन उस मोटे की तरफ घूर के देखता है और तभी से कहता है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम मेरे पोस्टर को लड़कियों के बाथरूम में क्यों लगा रहे थे। जिस कारण से वो मोटा बहुत ज्यादा घबराने लगता है। मोटा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ग्रैंडपा, आप कुछ नहीं जानते हैं, ग्रेट कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है और मैं आपके लिए एडवांस में ही बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा हूँ। उस मोटे की ऐसी बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, ग्रेट कंपटीशन, ये क्या है। तानुन की ये बात सुनने के बाद में सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। जैसे कि लिंगवा की साइड आप देख ही सकते हैं, वो तो एकदम अलग ही दिखने लगी अब डे बाई डे। और तभी तानुन वहाँ पे कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्रेट कंपटीशन क्या है। और जैसे कि हमें पता ही चला है कि अपनी मैगलिन नोबल प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर वो उसकी बात को सुनते हुए ग्रीट करके कहती है, मास्टर, आप अभी तक इस सेरेमनी में शामिल नहीं हुए हैं, जिस कारण से कि आप अभी तक लियो एकेडमी के नियमों को नहीं जानते हैं। और ये कहने के बाद में मैगलिन वहाँ पर तानुन को वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स दिखा के समझाना स्टार्ट करती है कि लियो एकेडमी को 3 ग्रेड में बांटा गया है और जिस कारण से लियो एकेडमी के डिसाइबल्स भी 3 प्रकार की जगहों में रहते हैं। सबसे पहले है ए, फिर सी और दूसरा भी सी, या दोस्तों बी होगा, लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है राइटर से। फिर मैगलिन वहाँ पर 3 उंगलियां दिखाते हुए आंख मार के तानुन से कहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रेड है वहाँ पर होने वाले सारे कॉम्पिटिशन में अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग सोने वाली जगह में रह सकते हैं और स्टूडेंट जहाँ पर रहते हैं वो अपने स्टेटस और उनके स्टेट्स के बारे में पता चलता है। और ये कहने के बाद में मैगलिन वहाँ पे हमें रैलिक के बारे में बताती है। इस कंपटीशन में 3 टॉप ग्रेड के वुहान आर्मर के होली रैलिक को हासिल करने का आपके पास मौका मिलता है। मैगलिन की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे सोचते हुए कहता है, खैर सुनने में ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये कंपटीशन किसी काम का नहीं है, तो फिर ठीक है, ये सब तुम ही देखो, क्योंकि मैं पहले से फर्स्ट ग्रेड के रूम में रहता हूँ और साथ ही मेरे पास मार्शल सोल आर्मर भी है। और ये कहने के बाद वो पीछे पलट के लिंगवा की तरफ देखते हुए कहता है, लिंगवा, क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। तानुन को इस तरह से अपनी केयर करते हुए देख के लिंगवा वहाँ पे ब्लेस करने लगती है और तभी अपने मन में सोचती है, क्या बात, मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो इसलिए मुझे तानुन के साथ में मिलना चाहिए, तभी मैं उसके साथ में काम करके उसे पा सकती हूँ। और इस चीज को सोचने के बाद में वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी दूसरी साइड में हमें मोटा दिखाया जाता है, जो कि तानुन के चार्म को देखने के बाद में एकदम बावला सा होकर अपने मन में सोचता है, जैसा कि मेरे को अपने ग्रैंडपा से उम्मीद थी, मेरे ग्रैंडपा के पास मार्शल और आर्मर भी है। और ये सोचने के साथ में मुझे बहुत आराम मिलता है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो मैं मौज मस्ती में शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि अगर मैं शामिल हुआ तो उनको धमकाने का कोई मतलब नहीं है। अपने ग्रैंडपा को इस तरह जाते हुए देखकर मोटा वहाँ पे बड़ा एक्साइटेड होकर कहता है, ग्रैंडपा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रेड के इंसान के तौर पे आपको भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर आप एक पॉडकास्टर हैं और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप केवल चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोटे की बात सुनने के बाद में तानुन को वहाँ पसीना आने लगते हैं और तभी वो कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो, और मैंने ये भी तो कहा कि मुझे इस चीज के बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो कॉलेज में कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए एक मस्त रापचिक माल पटाखा होस्ट को बुलाया जाता है और वो वहाँ पर कहती है, लियो एकेडमी का कंपटीशन ऑफिशियली अब शुरू हो गया है। और फिर ये कहने के बाद में वो सामने की तरफ खड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं उनकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है, आगे मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाले टॉप 10 पार्टिसिपेंट के बारे में आपको बताऊंगी। और होस्ट हमें बताती है, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्लू हेयर लड़के के बारे में होस्ट बताती है। इनका नाम लू चैंग फेंग है और इसके पास सारस वाली मार्शल स्पिरिट है। फिर दूसरी दोस्तों एक बनी होती है जिसके बारे में बताया जाता है, ये लियो मैंक्यू है और इनके पास खरगोश वाली सोल स्पिरिट है। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर एक चश्मे लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम जाओ मिंगवू होता है और इस लड़के के पास में ग्रास और हैमर की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर तभी वहाँ पे एक मेन इन ब्लैक का आदमी आ जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, इनका नाम ली ट्यानजियांग है और इनके चेहरे से विपरीत इनके पास एक बटरफ्लाई की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर हमारा नंबर आता है एक्स-मैन के वॉल्वरिन के ऊपर और हमें होस्ट बताती है, इसका नाम चैंग मिंग जियांग है और इनके पास रेन डियर की मार्शल स्पिरिट है। और तभी दोस्तों इन माँ के पकौड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा अंगूर निकल के आता है और हमें होस्ट बताती है कि इसका नाम चैंग मिंग हुआंग होता है और सबसे बुरी बात, इसके पास सुअर की मार्शल स्पिरिट होती है।
फिर हमारा सीन मैंगलिंग के ऊपर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि मैंगलिंग के पास में कपड़े की बेल्ट वाली मार्शल स्पिरिट है और ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है। फिर हमें ट्विन सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से चिपक के खड़ी होती हैं और होस्ट हमें बताती है कि इनके पास आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट की जोड़ी है। फिर में वही मास्क मैन दिखाया जाता है दोस्तों जो 2 एपिसोड पहले दिखाया गया था और होस्ट हमें बताती है कि इस मास्क मैन के पास में थंडर और लाइटनिंग स्पिरिट है। सभी के बारे में बताने के बाद में होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है तो आखिरकार ये सभी इस कंपटीशन के विनर हैं। फिर लास्ट में दोस्तों हमें अपने लेजी हीरो तान्युन को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से सो रहा होता है और होस्ट उसके बारे में बताती है कि इसका नाम तान्युन है और इसके पास एक मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट है। उस कंपटीशन को जितने भी लोग देखने आए होते हैं दोस्तों, जब तान्युन को वहाँ पे सोते हुए देखते हैं तो सब चिल्ला के कहते हैं ये आदमी किस बारे में इतना पागल है। दूसरा कहता है इस बदतमीज इंसान को ऐसा व्यवहार करना किसने सिखाया है। तभी एक लड़की कहती है हाँ ये इस गेम के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में खूब ताबड़तोड़ फाइट होने वाली। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जो वहाँ पे हॉट एंड सेक्सी मस्त ललन टॉप होस्ट होती है दोस्तों। वहाँ के टॉप 10 कॉम्पिटिटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद में स्माइल करते हुए कहती है इसके बाद प्लीज लियो एकेडमी की प्रिंसिपल को इस कंपटीशन के रूल को बताने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। और उसके ये कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पर लियो एकेडमी की वही अपने लल्लन टॉप खरगोश वाली प्रिंसिपल आ जाती है और होस्ट वहाँ पर चम्मचगिरी करते हुए प्रिंसिपल के आगे रिस्पेक्ट देते हुए माइक देती है। अपनी पटाखा प्रिंसिपल आने के बाद में वहाँ पे सभी को बताती है इसके बाद मैं आप सभी को इस कॉम्पिटिशन के रूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर प्रिंसिपल हमें आगे बताती है ये कॉम्पिटिशन ग्रेड लेवल टीम कॉम्पिटिशन है और हर एक टीम 3 लोगों से बनी है। केवल सेम ग्रेड के पार्टिसिपेट को ही एक ही टीम में भाग लेने की इजाजत मिलती है। और इस बात को बोलने के बाद में जो प्रिंसिपल होती है दोस्तों वो उन सभी जगहों को दिखाना स्टार्ट करती है जहाँ पर कंपटीशन अलग अलग जगह पे होने होते हैं। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कंपटीशन के दौरान बैटल एनवायरनमेंट को बेहतर ढंग से सामने लाया जाता है और अलग अलग बैटल अलग अलग जगहों पे होते हैं, इसलिए हर किसी को लड़ाई के दौरान अलग अलग एनवायरनमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। प्रिंसिपल ये बताने के बाद में जो पार्टिसिपेंट डिसाइपल कर रहे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं मैंने हर एक ग्रेड के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल के साथ बचाव दल की एक टीम भी बनाई है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी पहली टीम में ब्लू हेयर लड़का रैबिट गर्ल और वो चश्मे लड़का होता है। फिर दूसरी टीम हमारे सामने आती है जिसमें कि अपना एक्समैन का वॉल्वरिन, MI ब्लैक मूवी का सूट पहने लड़का और अपनी मस्त ललन टॉप पटाखा सुपर स्पीड वाली लड़की होती है दोस्तों। फिर प्रिंसिपल वहाँ बताती है हर कोई नया चैंपियन बन सकता है जब तक कि वह मौजूदा टीम को हरा दे। और इसी के साथ दोस्तों हमारी तीसरी टीम सामने आती है जिसमें कि अपनी मैंगलिंग ट्विन सिस्टर और वो मास्क मैन होता है। और फिर प्रिंसिपल बताती हैं इस कंपटीशन के चैंपियन को चुनाव करने के लिए टॉप 3 बचाव टीमों को टॉप 4 में तान्युन की टीम के साथ में कॉम्पिटिट करते हुए लड़ाई करनी होगी। और फाइनली दोस्तों हमें अपने चॉकलेटी लौंडा मतलब बोले तो तान्युन की टीम को दिखाया जाता है जिसमें कि उसकी साली और बीवी होती है और वो उन दोनों की कमर पकड़ के बड़े मस्त रोमांटिक अंदाज में खड़ा होता है। फिर प्रिंसिपल हमें बताती है आखिरकार इस कंपटीशन के प्राइज की घोषणा कर दी गई है। और ये कहने के साथ में प्रिंसिपल अपने पास से कुछ निकालती हैं और दोस्तों हमको पता चलता है ये बॉल जैसी कोई चीज होती है। और प्रिंसिपल उसको निकालने के बाद में स्माइल करते हुए कहती हैं जो भी इस कंपटीशन का चैंपियन बनेगा वो मार्शल सोल अवेकनिंग क्रिस्टल को हासिल करेगा। जब पवेलियन में खड़े हुए सारे लोग प्रिंसिपल के हाथ में उस बॉल को देखते हैं तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक कहता है अरे नहीं ये तो सच में मार्शल सोल अवेकनिंग क्रिस्टल है। दूसरा कहता है यह चीज सीधे तौर पर लोगों के मार्शल सोल आर्मर को अवेक कर सकती है। उस बंदे की बात सुनने के बाद में उसका साथी कहता है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, ये चीज एक अनमोल ट्रेजर है। प्रिंसिपल वहाँ पे विनर प्राइज को दिखाने के बाद में स्माइल करते हुए कहती हैं तो फिर ठीक है लियो एकेडमी मार्शल टूर्नामेंट को ऑफिशियली रूप में स्टार्ट करा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों प्रिंसिपल वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन को समझाने के बाद में चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद में जो बनी रैबिट वाली टीम होती है दोस्तों उसके पास एक दूसरी टीम आते हुए कहती है लू चेंग फेंग हर कोई पहले साल का सुपरनोवा है, चलो फिर ठीक है आज हम ये देख ही लेते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में कितना गैप है। उन तीनों की बात सुनने के बाद में जो ब्लू हेयर लड़का होता है दोस्तों उनकी तरफ देखते हुए उनकी मौज लेते हुए कहता है क्या सुपरनोवा, लेकिन तुम लोग तो इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें ये कह सकूं। और इसी बकचोदी के साथ दोस्तों ये टूर्नामेंट यहीं पे स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। और होस्ट वहाँ पे चिल्ला के कहती है लू एकेडमी कॉम्पिटिशन। लू एकेडमी कॉम्पिटिशन का पहला गेम शुरू होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जैसे कि प्रिंसिपल ने बताया दोस्तों हर एक फाइट अलग एनवायरनमेंट में स्टार्ट होगी। तो हमें दिखाया जाता है जो पहली फाइट होती है वो वाटर एनवायरनमेंट में होती है और लू चेंग फेंग उस जगह को देखते हुए कहता है क्या ये तो एक नदी है
उनके सामने वाली टीम भी उसकी बात सुन के कहती है, हाँ बकलोल, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये नदी है और तुम्हारे लिए बहुत बुरा है कि मेरी मार्शल स्पिरिट वाटर टाइप की है और अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। और ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है जिसके पास वाटर टाइप के मार्शल स्पिरिट होती है दोस्तों, वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए एक बहुत बड़ा वाटर ड्रैगन अपेयर करते हुए लू चेंगफेंग की टीम, मतलब बोले तो बनी वाली टीम दोस्तों, उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैंकियाओ, वाटर ड्रैगन को बाहर निकालो और इनके बेड़े को नष्ट कर दो। उस ड्रैगन को आते हुए देखकर जो ब्लू हेयर लड़का होता है दोस्तों, वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, मैंकियाओ, इस वाटर ड्रैगन को जल्दी से हटाओ और अपने बेड़े को नष्ट मत होने देना। और दोस्तों मैंकियाओ रैबिट का नाम होता है, वो वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में कहती है, हाँ ठीक है मैं करती हूँ। उस ब्लू हेयर वाले लड़के की बात सुनने के बाद में जो मैंकियाओ होती है वहाँ पर अपनी रैबिट वाली मार्शल स्पिरिट को अपेयर कर लेती है और अपेयर करने के साथ में ही जो दूसरे साइड में वाटर ड्रैगन इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो मैंकियाओ भी अपनी रैबिट वाली मार्शल स्पिरिट को अपेयर करके उस ड्रैगन के साइड में आगे की तरफ कर देती है उसको डिफीट कराने के लिए। और जैसे कि हमें यहाँ पे पता चलता है नीले वाला लड़का वहाँ पर अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, तो वहाँ पे वो चश्मे लड़के से कहता है, लाओ वू, इन सभी को खत्म कर दो। अपने टीम लीडर की बात सुनने के बाद में जो लाओ वू होता है वो भी वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए दोस्तों पानी के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है और खूब स्पीड में उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब सामने वाली टीम लाओ वू को इस तरह से पानी के ऊपर चलते हुए देखती है तो वहाँ पे सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे उनका लीडर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है कि वो इस पानी के ऊपर बहुत आराम से चल रहा है। उसका साथी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मास्टर मास्टर वहाँ देखिए, मास्टर वो देखिए, वो तो सॉसेज है। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो लाओ वू होता है वो सच में सॉसेज के ऊपर खड़ा होता है। इस चीज को देखने के बाद में जो सामने वाली टीम का लीडर होता है वो गुस्से में चिल्ला के कहता है, क्या ये तो लू चेंगफेंग की मार्शल स्पिरिट है, वो तो सच में अपने सॉसेज का यूज एक छोटी नाव की तरह कर रहा है। जैसे वो लोग इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी अचानक से दिखाते हैं हमको लाओ वू को, वो वहाँ पर अपने सेकंड मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए एक बहुत बड़ा हैमर बना लेता है और उस हैमर से सामने वाली टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस चीज को देखने के बाद में सामने वाली टीम का बंदा घबरा के कहता है, मास्टर वो देखिए, वो अपने हैमर से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और उसको ऐसे आते हुए देखकर जो लीडर होता है उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है। वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके ऐसा कहने के बाद में तुरंत जो लाओ वू होता है अपने हैमर को यूज करते हुए जिस बेड़े के ऊपर उन लोग तैर रहे होते हैं उस बेड़े के ऊपर वहाँ पे अटैक करते हुए कहता है, तुम चूतिए लाल हेयर लड़के, मैं तुम्हारे दादाजी के पिछवाड़े पे भी हथौड़ा मार दूंगा। और उसके ये करने के साथ में दोस्तों जो उनका बेड़ा होता है उनके बेड़े में वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिस चीज के कारण उनका जो बेड़ा होता है वो पानी के अंदर जाने लगता है। उनके बेड़े में इतना बड़ा होल करने के बाद में जो लाओ वू होता है वहाँ पे जंप करके दोबारा से अपनी टीम की तरफ जाते हुए सामने वाले बंदे को छेड़ने के लिए उसको सलूट करते हुए जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो जो लीडर होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, उसका पीछा करो क्योंकि बेड़े के बिना हम लड़ नहीं सकते। उस लीडर ने जैसे ये चीज कहा होता तभी अचानक से उस बेड़े के नीचे से जो पानी के अंदर घास होती है दोस्तों, वाटर वीड, उसके पैरों के चारों तरफ लपेट जाती है और उसको देखते हुए वो घबरा के कहता है, अरे ये तो वाटर वीड है, ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि लाओ वू ने अपनी सेकंड मार्शल स्पिरिट को यूज करा होता है और इस चीज को फील करने के बाद में वो लीडर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, मुझे तुमसे नफरत है लाओ वू, और सच में तुम्हारे पास में 2 मार्शल स्पिरिट है, ये तो गलत बात है। और दूसरे साइड में हमें लाओ वू को दिखाया जाता है जो कि बड़े कूल अंदाज में उनको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और उसके आगे बढ़ने के साथ में दोस्तों जो दूसरी टीम का बेड़ा होता है वो वहाँ पे टूट जाता है और वो सारे के सारे पानी के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को इस तरह से पानी के अंदर गिरे हुए देखकर जो लू चेंगफेंग होता है उनकी मौत लेते हुए कहता है, क्यों घनचक्कर, तुम तो विनर डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और आपको अपने साथियों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम सुपरनोवा कहलाने लायक नहीं हो। फर्स्ट मैच के खत्म होने के साथ में अपनी लल्लन टॉप पटाखा होस्ट सामने आती है और वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस, लू चेंगफेंग और उनकी टीम बड़े मजेदार तरीके से जीत गए हैं। तो अगले मैच के लिए प्लीज आप सभी लोग सेकंड ग्रेड के कंपटीशन एरिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले ग्रेड का कंपटीशन अरीना चैलेंज है जिसमें कि दोनों साइड से लड़ाई होती है। और इसी के साथ दोस्तों हमें सेकंड ग्रेड की टीम दिखाई जाती है जिसमें कि अपना वॉल्वरिन और लल्लन टॉप पटाखा माल थे। और इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे होस्ट बताती है, टॉप 3 सेकंड ईयर के डिसाइपल से बनी एक टीम जो कि सेकंड ईयर के ब्लू हेयर ट्राई को चैलेंज देने वाले हैं। और ये कहने के बाद में बहुत एक्साइटेड होते हुए होस्ट कहती है, मैं आपको शांति से बता दूं कि ऐसा कहा जाता है ब्लू हेयर टीम के लीडर का ली टियानजियांग की टीम की एक लड़की तांग मियांग के साथ में प्यार मोहब्बत में उलझे हुए हैं।
होस्ट की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी पब्लिक बाहर पे खड़ी होती है सारी की सारी आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक कहता है, मैंने सुना है कि लैन माओ लंबे समय से तान मिंग हुआंग का पीछा कर रहा है और इस कारण से दोनों के बीच में खूब मारपीट हुई और उसका रिजल्ट ये है कि ली तियानजियांग ने धोखे से उसके प्यार को चुरा लिया। उस लड़की की बात सुनने के बाद में दूसरा कहता है, और हाँ यही नहीं, क्या मेरा विजन तुमसे अलग नहीं है? मैंने तो ये सुना है कि ब्लू हेयर वाले टीम का लीडर मेंढक हो के भी हंस का मांस खाना चाहता है। अपना हीरो तियानयुन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में बड़ा अजीब समूह बनाते हुए अपने मन में सोचता है, ओहो इस गेम को इन लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और इस बात को सोचने के बाद में जब वो मैंगलिंग की तरफ देखता है तो उसको हाई कर रही होती है। और इस चीज को देखते हुए तानुन अपने मन में सोचता है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, इस स्कूल के जितने भी लोग हैं इस कंपटीशन को कोई भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और तभी वहां पर अगला चैलेंज स्टार्ट होने के लिए दूसरा एनवायरनमेंट का गेट ओपन होने लगता है, जिसको देखते हुए होस्ट बताती है इस बार के कॉन्टेस्ट का जो हमारा वेन्यू प्लेस है। और उसके ये कहने के साथ में दोस्तों वो जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और तभी हमें दिखाते हैं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने एक अरीना में खड़े हो जाते हैं। और फिर होस्ट हमें बताती है, तो इस कंपटीशन का वेन्यू सच में एक डेथ मैच स्टेज है और यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है। दोनों टीमों के लीडर आमने सामने आ जाते हैं। तभी चैलेंजर टीम बोलती है, बिल्कुल ठीक समय पे अरीना आया है, इस तरह हम उनके अजीबोगरीब तरीकों से बच सकते हैं और असली मर्द की तरह लड़ सकते हैं। ब्लू हेड ट्रायो का टीम का लीडर वहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है, लैन माओ अगर आप एम्परर मिंग का पीछा करना चाहते हैं तो आपको डेथ मैच बैटल अरीना में नहीं बल्कि फूलों की दुकान में जाना चाहिए। ब्लू हेयर टीम लीडर की बात सुनने के बाद में जो चैलेंजर टीम होता है दोस्तों लैंग माओ, वो वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में मर्ज करते हुए एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, ये तो सिर्फ तुम पर टिका है कि आप उन बेवकूफों की गपशप को सुनकर कैसे सेटिस्फाई करें। ली तियानजियांग तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें चैलेंज क्यों देता हूँ। और इस बात को कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पर लुओ माओ अपनी स्पीड को यूज करते हुए ब्लैक हेयर वाले लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी गुस्से में चिल्ला के कहता है, मैं बस एक बात साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। लुओ माओ को इस तरह से अपने पर अटैक करने के लिए आते हुए देखकर जो ब्लू हेयर टीम का लीडर होता है दोस्तों वो भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और फिर उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, तुम भी ऐसा मत सोचो कि केवल तुम ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वो दोनों टीम लीडर आपस में बुरी तरह से फाइट करने के लिए टकरा जाते हैं और जिनके टकराने के इफेक्ट के कारण वहाँ पे खूब ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों को फाइट करने के बाद में दोस्तों जो अपनी लल्लन टॉप पटाखा माल होती है वो वहाँ पर वॉल्वरिन से कहती है, ब्रदर चैन उन दोनों बेवकूफों को अकेले छोड़ दो, वो साले ऐसे ही पिलते रहेंगे आपस में क्योंकि उनको डोली शोली दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लल्लन टॉप पटाखा माल की बात सुनने के बाद में अपना वॉल्वरिन कहता है, मुझे इन सब चीजों की चिंता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी स्वीट हार्ट है और इन दोनों बेवकूफों में से कोई एक भी टेंशन फ्री नहीं है और इस चीज को देखते हुए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसीबत में कोई भी आएगा अंत में तुम्हारे फादर तुम्हारे पास जरूर आएंगे। क्या ये मेरे लिए आसान है? जब मिस्टर चैंग इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी चैलेंजर टीम से दोनों बंदे आ जाते हैं सामने और उनके सामने आते हुए चिल्ला के कहते हैं, मिस्टर चैंग हमारे सबसे एल्डर ब्रदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही मत करो। दूसरा भी कहता है, हाँ ये बात सही है क्योंकि हम दोनों तुम्हारे अपोनेंट होंगे। मिस्टर चैंग उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में बहुत बड़ा डेविल फेस बनाते हुए क्रिपी स्माइल देने लगते हैं और तभी हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये तुमने सही कहा, मैं पहले से ही बहुत जरा गुस्सा चुका हूँ तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम दोनों के ऊपर अपना गुस्सा क्यों ना निकालूं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने वॉल्वरिन भैया उन दोनों लौंडों की बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और तभी अचानक से वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन दोनों लौंडों के पास जाकर उनको मारते हुए आगे निकल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है वॉल्वरिन वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। उन दोनों को एक एक घुसा लगाने के साथ में वो दोनों लौंडे वहाँ पे ढेर हो चुके होते हैं और इस चीज को देखते हुए वॉल्वरिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके पसीने आने लगते हैं और घबराते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो सच में कितने ज्यादा बेकार है और ब्लू फर के कारण टीम के साथी आपके जैसे कैसे हो गए और मैंने तुम्हें सी नहीं दी तो इस चीज का दोष मुझे मत देना। वॉल्वरिन जब वहाँ पे ये चीज बोल रहा होता है तभी अचानक से जो उसका MI ब्लैक वाला साथी होता है दोस्तों वहाँ पर उसके पास धड़ाम से गिरते हुए सड़क के पीछे की तरफ जा रहा होता है और हमको पता चलता है MI ब्लैक वाले आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वहाँ पर वो गिरने के साथ में बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। तभी कोई कहता है, तियानजियांग, और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं उनका चैलेंजिंग लीडर होता है जिसके साथ में MI ब्लैक वाले लड़के की फाइट हो रही थी। वो वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करके कहता है, वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ।
वॉल्वरिन जब अपने साथी की इस तरह के हाल को देखता है और देखता है कि वो इसके पास आ रहा है, तभी वो अचानक से अपने साथी के पास जाकर उसको काने से उठाते हुए दूसरी टीम के लीडर से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया तुम बहुत अच्छे हो, तो इसलिए लड़ना बंद करो, नहीं तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अपने जीजा के मेडिकल खर्च का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। वॉल्वरिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरी टीम का लीडर होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, बकवास करना मेरे साथ बंद करो, चलो ठीक है साथ चलते हैं और पूरी एकेडमी को बताएं कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दूसरे टीम के लीडर को इतना गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखकर जो वॉल्वरिन होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपनी लल्लन टॉप पटाखा माल से कहता है, ए लड़की टैंग, तुम क्यों घबरा रही हो, जल्दी करो और लैंड मार्क को कंट्रोल में लाने का कोई तरीका ढूंढो। वॉल्वरिन की ऐसी बेरुखी बात सुनने के बाद में जो अपनी लल्लन टॉप पटाखा टैंग होती है दोस्तों, वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाती है और तभी खिसियाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो उसे शांत करने के लिए अभी भी पुराने तरीकों का यूज करती हूँ। जैसे पटाखा टैंग ने ये चीज कहा होता है दोस्तों, तभी उतने में दिखाते हैं जो लैंड माओ होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और खूब कस के एक घूसा मारता है, जिससे कि वॉल्वरिन ने वहाँ पे डॉज करते हुए अपने साथी को बचा लिया होता है और उसका जो घूसा होता है जमीन में जैसे ही लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करने के बाद में पीछे आके वॉल्वरिन कहता है, हमें मार्शल स्पीड फ्यूजन का यूज करना होगा। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों के तीनों अपनी पावर को एक साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देते, फ्यूज करने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और तभी वो लोग कहते हैं, द ड्रैगन डिसेंट, लॉन्ग जियान जैसे बत्तख को दूर करो हमसे। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जैसे उनकी पावर वहाँ पर एक साथ मर्ज होती है तो उनकी पावर फ्यूज होने के साथ में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी थंडर रिलीज हो रही होती है। और दूसरे साइड में जब लामो इस चीज को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने भी अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी वहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसके पीछे भी एक टाइगर का स्पिरिचुअल फेस बन जाता है। और जैसे ही उन दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जो लाओ माओ होता है वो वहाँ पर तीन लोग की पावर के आगे नहीं टिक पाता और जिस कारण से वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल होने के साथ में वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहाँ पर चिल्ला के कहती है, तो हमें यहाँ पर सेकंड मैच में विनर मिल चुके हैं, हमारी विजेता ली तियांग की टीम है। बाहर बैठी पब्लिक जब इस तरह की पावर को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पे लोग चिल्ला के कहते हैं, वो क्या बात, द ब्लूफर, उन तीनों लोगों ने सच में लड़ाई को बहुत करीब से लड़ा है। दूसरा कहता है, हाँ ये बात बहुत बढ़िया लड़ाई हुई। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टाइगर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के साथ में मेडिकल टीम वाले स्ट्रेचर पे उसको ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है, खैर मैच में तो ये सब होता रहता है तो इस खेल को जारी रखते हैं और ब्लू हेयर वाले क्लासमेट को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। लेकिन तभी होस्ट एक जगह देखने के बाद में उसको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर होस्ट बताती है, थर्ड ईयर की टीम के बीच में, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बीच क्या कोई भी सीनियर मैनलिंग या कोई और नहीं है और दूसरे चैलेंज देना नहीं चाहते हैं। होस्ट की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बैठी होती है दोस्तों फिर से बकचोदी करना शुरू कर देती है। तभी उतने में कोई कहता है, हम बेवकूफ हैं। दूसरा कहता है, नहीं हम बेवकूफ नहीं हैं। तीसरा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, सीनियर मैंगलिंग के पास में किस तरह की ताकत है, उसके पास मार्शल सोल आर्मर है, क्या हम जैसे सड़ी हुई मछली के लिए इस तरह की चीनी मिट्टी के बर्तन को छूना पॉसिबल भी है। तीसरा वहाँ पे कहता है, मैंगलिंग बस वहाँ पे मस्ती करने के लिए शामिल हो रही है, बस इतना ही है। उन सब की ये सारी बात सुनने के बाद में होस्ट वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, हमारे पास फाइनल 4 टीम आ चुकी हैं और अगले 4 टीमों के सेमीफाइनल के लिए उन सभी को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों जो भी टीम सेमीफाइनल में आई होती है वो सारे के सारे स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो पब्लिक बाहर बैठी होती है दोस्तों वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती हैं, नहीं जरा रुक जाइए, सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे लोग पहले ही अपनी ताकत को दिखा चुके हैं और फाइनल में जाने पर हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा चिल्ला के कहता है, हाँ ये सही है, सवाल ये है कि टेंगुन नाम के उस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वह सीधे फाइनल राउंड में पहुंच सके। फिर सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं, हाँ ये बात सही है। अपना चॉकलेटी लौंडा दोस्तों उनकी ये बात सुनने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम लोगों ने जो भी कहा वो मैं समझ सकता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में लड़ाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। टैनियन की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बाहर खड़ी होती है उनमें से एक बकचोद गुस्से में चिल्ला के कहता है, अगर तुम नहीं लड़ते तो मैं तुमको नहीं हरा सकता।
उस लड़के की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और तभी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुम। आगे जैसे ही तानुन कुछ बोलने वाला होता है तभी फिर से वो चिल्ला के कहता है, क्या तुम मेरी बात से राजी नहीं हो? और उसकी बात सुनने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है, को ऑथर सच में एक मास्टर है। बाहर बैठी पब्लिक की ये बात सुनने के बाद में होस्ट के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहती है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही होस्ट आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दोस्तों अपने लौंडे को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे तानुन होस्ट के माइक को छीनते हुए कहता है, तो ऐसा ही होता है अगर कोई मुझसे असंतुष्ट है, और हाँ मैं भी कोई ठलवा नहीं रहता, मेरे पास ये बहुत जरूरी काम है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो। और दोस्तों हमको पता चलता है जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे खड़े होते हैं, तानुन वहाँ पर उन सब की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, आओ तुम सारे के सारे 9 आ जाओ, एक साथ आओ, मैं जल्दी में हूँ, मैं एक एक करके तुम्हारे साथ लड़ने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तानुन की बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं दोस्तों सबको झटका लग जाता है और तभी मैन इन ब्लैक वाला आदमी वहाँ पर चिल्ला के कहता है, हे तुम, क्या तुम हम लोगों को नीचे नजरों से देखते हो? उस आदमी की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पर अपने थंब को नीचे गिराते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुम लोग सच में एकदम कमजोर और कचड़े हो, और मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर कोई बेकार है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों अपना हीरो तानुन वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, काफी समय हो गया है जब से मैंने किसी और की मार्शल स्पिरिट को कॉपी नहीं किया है। आपकी मार्शल स्पिरिट मेरी सोल मार्शल स्पिरिट के कलेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगी। तानुन की बात सुनने के बाद में होस्ट का दिमाग काम करना एकदम से बंद हो जाता है और तभी वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिंसिपल ये लड़का जो कह रहा है अब हमें क्या करना चाहिए? और जैसा कि हम लोग जानते ही दोस्तों अपनी ललन टॉप पटाखा माल प्रिंसिपल तानुन के ऊपर वैसे ही फिदा है, बिल्कुल लट्टू है। और वो तानुन की तरफ देखते हुए ब्लेस करके कहती है, अब जबकि आपने 9 लोगों के साथ में अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, इसे हम लोग आजमाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं मरेगा तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रिंसिपल की रजामंदी मिलने के बाद में तानुन वहाँ पर उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सारे के सारे बेकार लोगों वहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी आओ और मैं तुमको बताता हूँ कि एक बाप अपने बेटे को कैसे पेलता है। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो मैन इन ब्लैक वाला आदमी होता है दोस्तों वहाँ पर उसको घूरते हुए कहता है, तुम रुक जाओ लड़के, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी होस्ट होती है वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, तो ठीक है इसके बाद लियो एकेडमी कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो तानुन ने वहाँ पे 9 के 9 कॉम्पिटिटर को एक साथ चैलेंज कर दिया होता है दोस्तों। और इसी के साथ वहाँ पर सारे के सारे चैलेंजर तानुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहाँ पे अनाउंस करती है, ऐसा लगता है कि फाइनल राउंड के लिए खुद ब खुद ही वुहान टावर को चुन लिया गया है। और होस्ट की ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वुहान टावर, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। तभी होस्ट हमें बताती है वुहान टावर में 5 मंजिल हैं और हर किसी को वुहान टावर में अलग अलग पदों पर रैंडमली नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हमें फिर दिखाया जाता है एक स्पिरिचुअल डिस्प्ले के अंदर जितना भी वुहान टावर में खेल चल रहा होता है बाहर की पब्लिक देख रही होती है। और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई आपके दरवाजे पर टैंगुन का इंतजार कर रहा है या अगर पहले वो आपस में लड़ते हैं। फिर में वुहान टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो तानुन सामने की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, ली तियानजियांग, अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों की मार्शल स्पिरिट सभी तरह के जानवरों की है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तानुन की बात सुनने के बाद में अपना MI ब्लैक वाला लौंडा दोस्तों बहुत सारा गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, पहले मेरे इस अटैक को देखो। तानुन उसकी बात सुनने के बाद में दोस्तों वहाँ पे स्माइल कर देता है और फिर उसके अटैक को देखते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर हो। और जैसे दोस्तों वहाँ पर ली तियानजियांग का अटैक तानुन के ऊपर लगने वाला होता है वो वहाँ पर एकदम से गायब हो जाता है। और तानुन को इतनी स्पीड से गायब होते हुए देखकर जो ली तियानजियांग होता है वो वहाँ पर एकदम हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर अपना वोल्वरिन चिल्ला के कहता है, अपने ऊपर देखो। और जैसे दोस्तों ली तियानजियांग वहाँ पे देखता है ऊपर की तरफ तो अपना हीरो डेविल फेस के साथ में क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर, बहुत स्लो हो। और ये कहने के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ली तियानजियांग उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या? लेकिन तब तक दोस्तों अपना हीरो तानुन वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके सर के ऊपर सिंघम की तरीके दोस्तों कस के मारते हुए उसको जमीन पे गिरा देता है। और जैसे ही वहाँ पर गिरता है नीचे की जमीन पूरी की पूरी टूट जाती है। और तभी तानुन के आगे नोटिफिकेशन आता है कि मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है। जब तानुन वहाँ पे ली तियानजियांग को अपने बीच का गैप दिखा देता है तो ली तियानजियांग घबराते हुए पीछे सरक के जा रहा होता है। और तभी तानुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम सभी लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, अपना अल्टीमेट मूव चलो मेरे आगे, ये सही रहेगा ना? और क्या आपने अभी तक इसका यूज नहीं किया? हाँ, तुम लोग उसी ड्रैगन को बुला सकते हो।
तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो वॉल्वरिन और पटाखा माल होती है दोस्तों, दोनों को दोनों गुस्साते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और तभी उससे कहते हैं तुम इस तरह से दूसरों को नीची नजरों से देखना बंद करो। पटाखा माल भी आगे बढ़ते हुए कहती है हाँ तुम मेरे इस घूंसे को देखो। और इसके ये कहने के साथ में दोस्तों तान्युन बिल्कुल एक मास्टर स्टाइल में, जिस तरह का एक मास्टर होता है अपने स्टूडेंट को सिखाता है, उसी तरह से उनके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज कर रहा होता है। और वो लोग तान्युन को मारने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा अंदर अंदर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तान्युन वहाँ पर उनके अटैक से बोर हो जाता है तभी उनके ऊपर एक लात मारते हुए कहता है क्या तुम लोग इसे और ज्यादा तेजी से नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारे तरीके नल्ला नहीं बैठा हूँ, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। और तान्युन के एक लात के कारण वो दोनों के दोनों उछलते हुए पीछे जाके गिरते हैं। तान्युन को जब इस तरह से अपनी टीम को मार खाते हुए देखता है ली तियानजियांग तो वहाँ पर उठ के बैठते हुए कहता है हे तुम लड़के, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम बाद में इस चीज से पछताना नहीं। और इस बात को कहने के बाद वो अपनी टीम की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है अब चाहे जो कुछ भी हो जाए इस बच्चे को हमारी सबसे मजबूत चाल देखने दो। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों फिर से अपनी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसी ड्रैगन को फिर से अपेयर कर लेते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही सामने आता है दोस्तों वो तान्युन को मारने के लिए उस ड्रैगन को भेज देते हैं। और वो ड्रैगन थंडर के साथ में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तान्युन को मारने के लिए। और तभी तान्युन जब उसको देखता है तो लाओइंग की वहाँ पे मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है आइज लुआन स्लैश। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहाँ पर अपनी शैडो तलवार को बाहर निकाल के आइज लुआन के बहुत ढेर सारे स्लैश उस ड्रैगन के ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देता है। और अगले पल्ले में दिखाया जाता है तान्युन के आइज लुआन स्लैश के इम्पैक्ट के कारण जो ड्रैगन दोस्तों उसके पास आ रहा होता है वो उड़ता हुआ दीवार तोड़ के टावर के बाहर निकल जाता है। और इस तरह के तान्युन की पावर को देखने के बाद में जो पब्लिक वहाँ पे दोस्तों उसकी मौज ले रही थी, लड़ने के लिए कह रही थी, उनके वहाँ पे पसीने आने लगते हैं और उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और थोड़ी देर बाद अटैक के इम्पैक्ट का धुआं हटने के बाद में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों वहाँ पे बुरी तरीके से बिखरे पड़े होते हैं। और तभी ली तियानजियांग कहता है ये बच्चा, उसकी बात कंप्लीट करने के लिए वॉल्वरिन कहता है सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अपनी पटाखा माल भी कहती है इसकी ताकत तो अथाह है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। जब वो तीनों के तीनों वहाँ पे बिखरे पड़े होते हैं दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है दोस्तों जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे पोज देते हुए सोचता है इस तरह की फ्रेश किडनी ओह वुहान टावर, मैं आ रहा हूँ ऊपर। और जैसे तान्युन ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो सिस्टम वहाँ पे अपेयर होते हुए कहता है मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है। और इसके बाद दोस्तों अपना तान्युन वुहान टावर के और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तान्युन जब ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पे बनी गर्ल होती है और उसको देखते हुए तान्युन हैरान होके कहता है अरे क्या आप इस फ्लोर पर अकेले हैं? बनी गर्ल तान्युन को देखने के बाद में अपनी चार्म स्किल को यूज करते हुए बड़े अलग अलग पोज बनाकर उससे कहती है हाँ मैं इस फ्लोर में बिल्कुल अकेली हूँ तो प्लीज मेरे साथ आप सॉफ्ट एंड जेंटल रहिएगा। तान्युन वहाँ पर उस बनी को देखने के बाद में दोस्तों और साथ ही जो उसने चार्म स्किल को यूज करा होता है उसके इम्पैक्ट के कारण वो राल चुवाते हुए सीधे बनी गर्ल की तरफ भाग के जाते हुए कहता है ओह तुम चिंता मत करो, मैं मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ और बिल्कुल भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा और हाँ ये कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है तान्युन ठरकी एक नंबर का तो है, वो उसके मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए दोस्तों उसके बलून के ऊपर हाथ लगाने वाला होता है क्योंकि वहाँ पर बनी गर्ल भी अपनी चार्म स्किल को यूज कर रही होती है तो उसका बउआ उसके कंट्रोल में नहीं होता इस समय। लेकिन तभी अचानक से जैसे अपना तान्युन उस बनी गर्ल के पास जाता है तो वो एकदम से होश में आते हुए शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये मैं क्या करने वाला था। और तभी अचानक समय दिखाया जाता है दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था हमने वो ब्लू हेयर लड़के के पास में सॉसेस को बनाने की स्पिरिट होती है तो वहाँ पर बनी गर्ल के पास जैसे तान्युन पहुंचने वाला होता है एकदम से जमीन के अंदर से खूब ढेर सारे सॉसेस तान्युन के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं और जिसको देखने के बाद में तुरंत तान्युन वहाँ पे जंप करते हुए उन सॉसेस को डॉज करने लगता है। लेकिन जब तान्युन देखता है कि सॉसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वहाँ पर वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उन सॉसेस को बीच से काटना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही दोस्तों कुछ सॉसेस को काटते हुए और कुछ के ऊपर बैठ के आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जब तान्युन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे टीम फाइट हो रही है तो लावू वहाँ पर अपने हैमर मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तान्युन के पीछे एकदम से निकल आता है और चिल्ला के कहता है हे लड़के इसे देखो तुम। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि तान्युन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तभी वो उसकी बात सुनते हुए एकदम से रिएक्ट करता है और उसके हैमर को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब तान्युन वहाँ पर उसके हैमर को ब्लॉक कर रहा होता है कुछ देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें पता चलता है एक साइड से लाओ वहाँ पर तान्युन के ऊपर हैमर से अटैक करता है, दूसरे साइड से जो बनी गर्ल होती है जिस सॉसेज के ऊपर वो खड़ा होता है उस सॉसेज को बीच से वो फाड़ देती है, काट देती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है।
और उस सॉसेज के कटने के कारण तानुन के पास में कोई भी बेस नहीं बचता है कि उसको डिफेक्ट कर सके। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए लाओ अपनी पावर का प्रेशर और जरा बढ़ा देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो तानुन होता है वहाँ पे जमीन पे जाके धम्म से गिरता है। और वहाँ पे गिरते हुए तानुन अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और इस बात को कहने के साथ ही दोस्तों उसके हैमर के प्रेशर के कारण तानुन वहाँ पे जमीन के पास आके गिरने वाला होता है। लेकिन तभी तानुन वहाँ पे दोस्तों जब गिर रहा होता है किसी और साइड देखते हुए बहुत सारा स्माइल करने लगता है और तानुन के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और दोस्तों जैसा कि हमें तानुन से उम्मीद थी, उसने 2 एपिसोड पहले ज़्यारू को जब गले लगाया होता है दोस्तों, तो उसकी मार्शल स्पिरिट को भी वहाँ पे कॉपी कर लेता है। और तभी वहाँ पर ज़्यारू की मार्शल डार्क स्पिरिट को कॉपी करने के साथ में ही उस जगह से अपने आप को बचा लेता है। तानुन को उस जगह से एकदम से गायब होते हुए देखकर जो ब्लू हेयर लड़का होता है हैरान होके कहता है, अरे वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। और जैसे ही वहाँ पर ब्लू हेयर लड़के ने इस चीज के बारे में कहा होता है, तभी अचानक से तानुन उसके जस्ट पीछे निकल के आता है और उसके पीठ के ऊपर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, मुझे लुका छुपी का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस गेम में अच्छा नहीं हूँ। और तानुन को इतने करीब आते हुए देख के वो जो लड़का होता है वहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है और अपने साथी के ऐसे हाल को देखते हुए उसके दोस्त वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, अरे भाई संभल के। और तभी वहाँ पर ब्लू हेयर लड़के को मारने के साथ में दोस्तों तानुन फिर से वहाँ पे शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए वहाँ से फिर से डिस्पेयर हो जाता है। जैसे ही वो लोग अपने साथी के पास मदद करने के लिए भाग के जा रहे होते हैं, तभी तानुन वहाँ पर अपनी शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए तुरंत उनके पीछे आकर कहता है, तुम लोग ग्रेट टैक्टिक्स बनाते हो, लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। और जैसे तानुन ने इस चीज के बारे में कहा होता है, वो दोनों एकदम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है। तानुन वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक एक पंच लगा के आगे की तरफ निकल जाता है और जिसके इम्पैक्ट के कारण वो दोनों हवा में उछलते हुए उड़ के जा रहे होते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने वोल्वरिन भैया उन दोनों लौंडों की बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और तभी अचानक से वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन दोनों लौंडों के पास जाकर उनको मारते हुए आगे निकल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है वोल्वरिन वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। उन दोनों को एक एक घूंसा लगाने के साथ में वो दोनों लौंडे वहाँ पे ढेर हो चुके होते हैं। और इस चीज को देखते हुए वोल्वरिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके पसीने आने लगते हैं और घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो सच में कितने ज्यादा बेकार है और ब्लू फर के कारण टीम के साथी आपके जैसे कैसे हो गए और मैंने तुम्हें सी नहीं दी, तो इस चीज का दोष मुझे मत देना। वोल्वरिन जब वहाँ पे ये चीज बोल रहा होता है, तभी अचानक से जो उसका MI ब्लैक वाला साथी होता है दोस्तों, वहाँ पर उसके पास धड़ाम से गिरते हुए सड़क के पीछे की तरफ जा रहा होता है। और हमको पता चलता है MI ब्लैक वाले आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वहाँ पर वो गिरने के साथ में बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। तभी कोई कहता है, टियानजियांग। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, उनका चैलेंजिंग लीडर होता है जिसके साथ में MI ब्लैक वाले लड़के की फाइट हो रही थी। वो वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करके कहता है, वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। वोल्वरिन जब अपने साथी की इस तरह के हाल को देखता है और देखता है कि वो इसके पास आ रहा है, तभी वो अचानक से अपने साथी के पास जाकर उसको काने से उठाते हुए दूसरी टीम के लीडर से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया तुम बहुत अच्छे हो, तो इसलिए लड़ना बंद करो, नहीं तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अपने जीजा के मेडिकल खर्च का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। वोल्वरिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरी टीम का लीडर होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, बकवास करना मेरे साथ बंद करो, चलो ठीक है साथ चलते हैं और पूरी एकेडमी को बताएं कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दूसरे टीम के लीडर को इतना ज्यादा गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखकर जो वोल्वरिन होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपनी लल्लन टॉप पटाखा माल से कहता है, ए लड़की टैंक, तुम क्यों घबरा रही हो, जल्दी करो और लैंड माओ को कंट्रोल में लाने का कोई तरीका ढूंढो। वोल्वरिन की ऐसी बेरुखी बात सुनने के बाद में जो अपनी लल्लन टॉप पटाखा टैंक होती है दोस्तों, वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाती है और तभी खिसियाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो उसे शांत करने के लिए अभी भी पुराने तरीकों का यूज करती हूँ। जैसे पटाखा टैंक ने ये चीज कहा होता है दोस्तों, तभी उतने में दिखाते हैं जो लैंड माओ होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और खूब कस के एक घूंसा मारता है, जिससे कि वोल्वरिन ने वहाँ पे डॉज करते हुए अपने साथी को बचा लिया होता है और उसका जो घूंसा होता है जमीन में जैसे ही लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करने के बाद में पीछे आके वोल्वरिन कहता है, हमें मार्शल स्पीड फ्यूजन का यूज करना होगा। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों के तीनों अपनी पावर को एक साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देते, फ्यूज करने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी वो लोग कहते हैं, द ड्रैगन डिसेंट, लॉन्ग जियान जैसे बतख को दूर करो हमसे।
और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जैसे उनकी पावर वहाँ पर एक साथ मर्ज होती है तो उनकी पावर फ्यूज होने के साथ में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी थंडर रिलीज हो रही होती है। और दूसरे साइड में जब लामो इस चीज को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने भी अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी वहां पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसके पीछे भी एक टाइगर का स्पिरिचुअल फेस बन जाता है। और जैसे ही उन दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वहां पर एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा धमाका होता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जो लाओ माओ होता है वो वहां पर 3 लोग की पावर के आगे नहीं टिक पाता और जिस कारण से वो वहां पर बहुत ज्यादा घायल होने के साथ में वहां पे बेहोश हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहां पर चिल्ला के कहती है तो हमें यहाँ पर सेकंड मैच में विनर मिल चुके हैं, हमारी विजेता ली तियांगजियान की टीम है। बाहर बैठी पब्लिक जब इस तरह की पावर को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पे लोग चिल्ला के कहते हैं वो क्या बात, द ब्लूफर, उन तीनों लोगों ने सच में लड़ाई को बहुत करीब से लड़ा है। दूसरा कहता है हाँ ये बात बहुत बढ़िया लड़ाई हुई। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टाइगर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के साथ में मेडिकल टीम वाले स्ट्रेचर पे उसको ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है खैर मैच में तो ये सब होता रहता है तो इस खेल को जारी रखते हैं और ब्लू हेयर वाले क्लासमेट को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। लेकिन तभी होस्ट एक जगह देखने के बाद में उसको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो हैरान होते हुए कहती है अरे ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर होस्ट बताती है थर्ड ईयर की टीम के बीच में, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बीच क्या कोई भी सीनियर मैनलिंग या कोई और नहीं है और दूसरे चैलेंज देना नहीं चाहते हैं। होस्ट की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बैठी होती है दोस्तों फिर से बकचोदी करना शुरू कर देती है। तभी उतने में कोई कहता है हम बेवकूफ हैं, दूसरा कहता है नहीं हम बेवकूफ नहीं हैं, तीसरा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है सीनियर मैंगलिंग के पास में किस तरह की ताकत है, उसके पास मार्शल सोल आर्मर है, क्या हम जैसे सड़ी हुई मछली के लिए इस तरह की चीनी मिट्टी के बर्तन को छूना पॉसिबल भी है। तीसरा वहाँ पे कहता है मैंगलिंग बस वहाँ पे मस्ती करने के लिए शामिल हो रही है, बस इतना ही है। उन सब की ये सारी बात सुनने के बाद में होस्ट वहाँ पे हंसते हुए कहती है अच्छा तो ठीक है, हमारे पास फाइनल 4 टीम आ चुकी हैं और अगले 4 टीमों के सेमीफाइनल के लिए उन सभी को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों जो भी टीम सेमीफाइनल में आई होती है वो सारे के सारे स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो पब्लिक बाहर बैठी होती है दोस्तों वो वहां पर चिल्लाते हुए कहती हैं नहीं जरा रुक जाइए, सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे लोग पहले ही अपनी ताकत को दिखा चुके हैं और फाइनल में जाने पर हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा चिल्ला के कहता है हाँ ये सही है, सवाल ये है कि टेंगुन नाम के उस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वह सीधे फाइनल राउंड में पहुंच सके। फिर सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं हाँ ये बात सही है। अपना चॉकलेटी लौंडा दोस्तों उनकी ये बात सुनने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ तुम लोगों ने जो भी कहा वो मैं समझ सकता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में लड़ाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। टैनियन की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बाहर खड़ी होती है उनमें से एक बकचोद गुस्से में चिल्ला के कहता है अगर तुम नहीं लड़ते तो मैं तुमको नहीं हरा सकता। उस लड़के की बात सुनने के बाद में तानन वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और तभी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है अच्छा तो फिर तुम। आगे जैसे तानन कुछ बोलने वाला होता है तभी फिर से वो चिल्ला के कहता है क्या तुम मेरी बात से राजी नहीं हो। और उसकी बात सुनने के बाद में तानन अपने मन में सोचता है गो ऑथर सच में एक मास्टर है। बाहर बैठी पब्लिक की ये बात सुनने के बाद में होस्ट के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहती है ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही होस्ट आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दोस्तों अपने लौंडे को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे तानियन होस्ट के माइक को छीनते हुए कहता है तो ऐसा ही होता है अगर कोई मुझसे असंतुष्ट है और हाँ मैं भी कोई ठलवा नहीं रहता, मेरे पास ये बहुत जरूरी काम है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो। और दोस्तों हमको पता चलता है जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे खड़े होते हैं तानियन वहाँ पर उन सब की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है आओ तुम सारे के सारे 9 आ जाओ, एक साथ आओ, मैं जल्दी में हूँ, मैं एक एक करके तुम्हारे साथ लड़ने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तानियन की बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर खड़े होते दोस्तों सबको झटका लग जाता है और तभी मैन इन ब्लैक वाला आदमी वहाँ पर चिल्ला के कहता है हे तुम, क्या तुम हम लोगों को नीचे नजरों से देखते हो। उस आदमी की बात सुनने के बाद में तानियन वहाँ पर अपने थंब को नीचे गिराते हुए कहता है नहीं तुम मेरे को गलत समझ रहे हो क्योंकि तुम लोग सच में एकदम कमजोर और कचड़े हो और मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर कोई बेकार है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों अपना हीरो तानियन वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है काफी समय हो गया है जब से मैंने किसी और की मार्शल स्पिरिट को कॉपी नहीं किया है। आपकी मार्शल स्पिरिट मेरी सोल मार्शल स्पिरिट के कलेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगी।
तानुन की बात सुनने के बाद में होस्ट का दिमाग काम करना एकदम से बंद हो जाता है और तभी वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिंसिपल ये लड़का जो कह रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते ही दोस्तों, अपने ललन टॉप पटाखा माल प्रिंसिपल तानुन के ऊपर वैसे ही फिदा है, बिल्कुल लट्टू है। और वो तानुन की तरफ देखते हुए ब्लेस करके कहती है, अब जबकि आपने 9 लोगों के साथ में अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, इसे हम लोग आजमाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं मरेगा तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रिंसिपल की रजामंदी मिलने के बाद में तानुन वहाँ पर उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सारे के सारे बेकार लोगों वहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी आओ और मैं तुमको बताता हूँ कि एक बाप अपने बेटे को कैसे पेलता है। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो मेन इन ब्लैक वाला आदमी होता है दोस्तों, वहाँ पर उसको घूरते हुए कहता है, तुम रुक जाओ लड़के, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी होस्ट होती है वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, तो ठीक है, इसके बाद लियो एकेडमी कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो तानुन ने वहाँ पे 9 के 9 कॉम्पिटिटर को एक साथ चैलेंज कर दिया होता है दोस्तों। और इसी के साथ वहाँ पर सारे के सारे चैलेंजर तानुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहाँ पे अनाउंस करती है, ऐसा लगता है कि फाइनल राउंड के लिए खुद ब खुद ही वुहान टावर को चुन लिया गया है। और होस्ट की ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वुहान टावर, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। तभी होस्ट हमें बताती है वुहान टावर में 5 मंजिल हैं और हर किसी को वुहान टावर में अलग अलग पदों पर रैंडमली नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हमें फिर दिखाया जाता है एक स्पिरिचुअल डिस्प्ले के अंदर जितना भी वुहान टावर में खेल चल रहा होता है, बाहर की पब्लिक देख रही होती है। और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई आपके दरवाजे पर टैंगुन का इंतजार कर रहा है या अगर पहले वो आपस में लड़ते हैं। फिर में वुहान टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो तानुन सामने की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, ली तियानजियांग, अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों की मार्शल स्पिरिट सभी तरह के जानवरों की है। क्यों, मैंने सही कहा ना। तानुन की बात सुनने के बाद में अपना MI ब्लैक वाला लौंडा दोस्तों बहुत सारा गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, पहले मेरे इस अटैक को देखो। तानुन उसकी बात सुनने के बाद में दोस्तों वहाँ पे स्माइल कर देता है और फिर उसके अटैक को देखते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर हो। और जैसे दोस्तों वहाँ पर ली तियानजियांग का अटैक तानुन के ऊपर लगने वाला होता है, वो वहाँ पर एकदम से गायब हो जाता है। और तानुन को इतनी स्पीड से गायब होते हुए देखकर जो ली तियानजियांग होता है वो वहाँ पर एकदम हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर अपना वोल्वरिन चिल्ला के कहता है, अपने ऊपर देखो। और जैसे दोस्तों ली तियानजियांग वहाँ पे देखता है ऊपर की तरफ तो अपना हीरो डेविल फेस के साथ में क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर, बहुत स्लो हो। और ये कहने के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ली तियानजियांग उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या। लेकिन तब तक दोस्तों अपना हीरो तानुन वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके सर के ऊपर सिंघम की तरीके दोस्तों कस के मारते हुए उसको जमीन पे गिरा देता है। और जैसे ही वहाँ पर गिरता है नीचे की जमीन पूरी की पूरी टूट जाती है। और तभी तानुन के आगे नोटिफिकेशन आता है कि मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है। जब तानुन वहाँ पे ली तियानजियांग को अपने बीच का गैप दिखा देता है तो ली तियानजियांग घबराते हुए पीछे सरक के जा रहा होता है। और तभी तानुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम सभी लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, अपना अल्टीमेट मूव चलो मेरे आगे, ये सही रहेगा ना। और क्या आपने अभी तक इसका यूज नहीं किया? हाँ, तुम लोग उसी ड्रैगन को बुला सकते हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो वोल्वरिन और पटाखा माल होती है दोस्तों दोनों गुस्साते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। और तभी उससे कहते हैं, तुम इस तरह से दूसरों को नीची नजरों से देखना बंद करो। पटाखा माल भी आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ तुम मेरे इस घूंसे को देखो। और इसके ये कहने के साथ में दोस्तों तानुन बिल्कुल एक मास्टर स्टाइल में, जिस तरह का एक मास्टर होता है अपने स्टूडेंट को सिखाता है, उसी तरह से उनके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज कर रहा होता है। और वो लोग तानुन को मारने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा अंदर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तानुन वहाँ पर उनके अटैक से बोर हो जाता है तभी उनके ऊपर एक लात मारते हुए कहता है, क्या तुम लोग इसे और ज्यादा तेजी से नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारे तरीके नल्ला नहीं बैठा हूँ, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। और तानुन के एक लात के कारण वो दोनों के दोनों उछलते हुए पीछे जाके गिरते हैं। तानुन को जब इस तरह से अपनी टीम को मार खाते हुए देखता है ली तियानजियांग तो वहाँ पर उठ के बैठते हुए कहता है, हे तुम लड़के, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम बाद में इस चीज से पछताना नहीं। और इस बात को कहने के बाद वो अपनी टीम की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को हमारी सबसे मजबूत चाल देखने दो। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों फिर से अपनी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसी ड्रैगन को फिर से अपेयर कर लेते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही सामने आता है दोस्तों वो तानुन को मारने के लिए उस ड्रैगन को भेज देते हैं। और वो ड्रैगन थंडर के साथ में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तानुन को मारने के लिए। और तभी तानुन जब उसको देखता है तो लाओइंग की वहाँ पे मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आइज लुआन स्लैश।
और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहां पर अपनी शैडो तलवार को बाहर निकाल के आइज लुआन के बहुत ढेर सारे स्लैश उस ड्रैगन के ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देता है। और अगले पल में दिखाया जाता है तानुन के आइज लुआन स्लैश के इफेक्ट के कारण जो ड्रैगन दोस्तों उसके पास आ रहा होता है वो उड़ता हुआ दीवार तोड़ के टावर के बाहर निकल जाता है। और इस तरह के तानुन की पावर को देखने के बाद में जो पब्लिक वहां पे दोस्तों उसकी मौज ले रही थी, लड़ने के लिए कह रही थी, उनके वहां पे पसीने आने लगते हैं और उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और थोड़ी देर बाद अटैक के इम्पैक्ट का धुआं हटने के बाद में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों वहां पे बुरी तरीके से बिखरे पड़े होते हैं। और तभी ली तियांजियांग कहता है ये बच्चा, उसकी बात कंप्लीट करने के लिए वॉल्वरिन कहता है सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अपनी पटाखा माल भी कहती है इसकी ताकत तो अथाह है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। जब वो तीनों के तीनों वहां पे बिखरे पड़े होते हैं दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वहां पे पोज देते हुए सोचता है इस तरह की फ्रेश किडनी, ओह वुहान टावर, मैं आ रहा हूँ ऊपर। और जैसे तानुन ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो सिस्टम वहां पे अपेयर होते हुए कहता है मार्शल स्प्रिट कॉपी हो गई है। और इसके बाद दोस्तों अपना तानुन वुहान टावर के और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तानुन जब ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पे बनी गर्ल होती है और उसको देखते हुए तानुन हैरान होके कहता है अरे क्या आप इस फ्लोर पर अकेले हैं? बनी गर्ल तानुन को देखने के बाद में अपनी चार्म स्किल को यूज करते हुए बड़े अलग अलग पोज बनाकर उससे कहती है हाँ मैं इस फ्लोर में बिल्कुल अकेली हूँ, तो प्लीज मेरे साथ आप सॉफ्ट एंड जेंटल रहिएगा। तानुन वहां पर उस बनी को देखने के बाद में दोस्तों और साथ ही जो उसने चार्म स्किल को यूज करा होता है उसके इम्पैक्ट के कारण वो राल चुवाते हुए सीधे बनी गर्ल की तरफ भाग के जाते हुए कहता है ओह तुम चिंता मत करो, मैं मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ और बिल्कुल भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और हाँ ये कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है तानुन ठरकी एक नंबर का तो है, वो उसकी मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने के लिए दोस्तों उसके बलून के ऊपर हाथ लगाने वाला होता है, क्योंकि वहां पर बनी गर्ल भी अपनी चार्म स्किल को यूज कर रही होती है तो उसका बहुआ उसके कंट्रोल में नहीं होता इस समय। लेकिन तभी अचानक से जैसे अपना तानुन उस बनी गर्ल के पास जाता है तो वो एकदम से होश में आते हुए शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये मैं क्या करने वाला था। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था हमने, वो ब्लू हेयर लड़के के पास में सॉसेस को बनाने की स्पिरिट होती है तो वहां पर बनी गर्ल के पास जैसे तानुन पहुंचने वाला होता है एकदम से जमीन के अंदर से खूब ढेर सारे सॉसेस तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं। और जिसको देखने के बाद में तुरंत तानुन वहां पे जंप करते हुए उन सॉसेस को डॉज करने लगता है। लेकिन जब तानुन देखता है कि सॉसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वहां पर वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उन सॉसेस को बीच से काटना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही दोस्तों कुछ सॉसेस को काटते हुए और कुछ के ऊपर बैठ के आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जब तानुन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे टीम फाइट हो रही है, तो लावू वहाँ पर अपने हैमर मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तानुन के पीछे एकदम से निकल आता है और चिल्ला के कहता है हे लड़के इसे देखो तुम। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि तानुन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, तभी वो उसकी बात सुनते हुए एकदम से रिएक्ट करता है और उसके हैमर को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब तानुन वहां पर उसके हैमर को ब्लॉक कर रहा होता है कुछ देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है एक साइड से लाओ वहां पर तानुन के ऊपर हैमर से अटैक करता है, दूसरे साइड से जो बनी गर्ल होती है जिस सॉसेज के ऊपर वो खड़ा होता है उस सॉसेज को बीच से वो फाड़ देती है, काट देती है, जिस चीज के कारण तानुन वहां पे शॉक्ड हो जाता है। और उस सॉसेज के कटने के कारण तानुन के पास में कोई भी बेस नहीं बचता है कि उसको डिफेक्ट कर सके। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए लाओ अपनी पावर का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो तानुन होता है वहां पे जमीन पे जाके धम से गिरता है। और वहां पे गिरते हुए तानुन अपने मन में सोचता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और इस बात को कहने के साथ ही दोस्तों उसके हैमर के प्रेशर के कारण तानुन वहां पे जमीन के पास आके गिरने वाला होता है। लेकिन तभी तानुन वहां पे दोस्तों जब गिर रहा होता है किसी और साइड देखते हुए बहुत सारा स्माइल करने लगता है और तानुन के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और दोस्तों जैसा कि हमें तानुन से उम्मीद थी, उसने 2 एपिसोड पहले ज़्यारू को जब गले लगाया होता है दोस्तों तो उसकी मार्शल स्पिरिट को भी वहां पे कॉपी कर लेता है। और तभी वहां पर ज़्यारू की मार्शल डार्क स्पिरिट को कॉपी करने के साथ में ही उस जगह से अपने आप को बचा लेता है। तानुन को उस जगह से एकदम से गायब होते हुए देखकर जो ब्लू हेयर लड़का होता है हैरान होके कहता है अरे वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। और जैसे ही वहां पर ब्लू हेयर लड़के ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से तानुन उसके जस्ट पीछे निकल के आता है और उसके पीठ के ऊपर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहता है मुझे लुका छुपी का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इस गेम में अच्छा नहीं हूँ। और तानुन को इतने करीब आते हुए देख के वो जो लड़का होता है वहां पे एकदम हैरान हो जाता है और अपने साथी के ऐसे हाल को देखते हुए उसके दोस्त वहां पे चिल्ला के कहते हैं अरे भाई संभल के। और तभी वहां पर ब्लू हेयर लड़के को मारने के साथ में दोस्तों तानुन फिर से वहां पे शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए वहां से फिर से डिस्पेयर हो जाता है।
जैसे ही वो लोग अपने साथी के पास मदद करने के लिए भाग के जा रहे होते हैं, तभी तानन वहाँ पर अपनी शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए तुरंत उनके पीछे आकर कहता है, तुम लोग ग्रेट टैक्टिक्स बनाते हो, लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। और जैसे तानन ने इस चीज के बारे में कहा होता है, वो दोनों एकदम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है। तानन वहां पर अपनी पावर को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक एक पंच लगा के आगे की तरफ निकल जाता है, और जिसके इम्पैक्ट के कारण वो दोनों हवा में उछलते हुए उड़ के जा रहे होते हैं। और तानन भी वहां पर दोस्तों उनको मारने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, ब्रेक ऑल लॉस विथ वन फोर्स। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माय ब्रदर इन लॉ के जितने भी एपिसोड आए थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जैसे आगे और आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।